अगर आप टी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखना, या फिर बिजनेस हो या जॉब में इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना। इसमें पूरा का पूरा मैंने टॉपिक कवर किया है। इसमें बहुत सारा टॉपिक सीखने को मिलेगा। इसमें आपको टी प्लांटेशन, वेराइटी ऑफ टी प्लांट यानी कि क्लोन के बारे में सीखने मिलेगा, या नर्सरी, या टी प्लांटेशन, टी पुलिंग, प्लकिंग, टिपिंग, या फर्टिलाइजर, या पेस्ट मैनेजमेंट, या डिजीज मैनेजमेंट, या फिर टी प्रोसेसिंग में सीटीसी प्रोसेसिंग, टी टेस्टिंग। इस सारे का सारे टॉपिक पूरा का पूरा इस वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा सीखने को मिलेगा। और सीखने के बाद अपना करियर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉब में या बिजनेस में। और पूरा का पूरा इसमें आपको देखने के बाद भी फायदा मिल सकता है। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, मुफ्त में और फ्री में मिल रहा है। तो सीधे हम लेसन की और टॉपिक एक एक चैप्टर बाई चैप्टर सीधे जाते हैं। टी मैनेजमेंट क्या होता है या टी फार्मिंग क्या होता है। बेसिकली हम लोग देखा है जो टी उगाने का बहुत सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन अभी हम टी में एक स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक के हिसाब से हम देखेंगे, कंटेंट के अनुसार। मतलब इसके क्या क्या होता है कंटेंट के अनुसार। जैसे चैप्टर 1 में हम सीखने वाला है टी गार्डन इंफॉर्मेशन, चैप्टर 2 में सीखने वाला है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, और चैप्टर 3 में सीखने वाला है फील्ड प्रैक्टिस, और चैप्टर 4 में प्लांट प्रोटेक्शन, चैप्टर 5 में गार्डन प्लानिंग, और चैप्टर 6 में गार्डन सर्विस। तो आप लोग ने कहीं ना कहीं सुना है, तो आप देखिए कि इसका पूरा एक एक किस तरह से फार्मिंग करने का प्रोसेस या इसका करने का कल्चरल करने का तरीका क्या होता है। तो चैप्टर 1 में हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर 1 जो गार्डन इंफॉर्मेशन है, मतलब बेसिकली जो गार्डन होता है उस गार्डन में आपका जो होता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, या इसको फार्मिंग करने के लिए क्या क्या आपको जानकारी चाहिए, क्या क्या मेन बात होता है, उसको देखना है। उसके चैप्टर 2 में प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट कहने का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट जो होता है ना, जो प्लांट बोलिए आप, या तो क्लोन बोलिए या टी बुश बोलिए, या चाय का जो फार्मिंग करता है, उस प्रोडक्शन में आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा प्लांट होता है, मतलब वेराइटी क्या होता है, या उसका कितनी प्रकार की प्रजाति होता है, या प्लांट की कितना प्रकार की होता है, एक एक करके हम देखेंगे। मतलब चैप्टर 3 में फील्ड प्रैक्टिस, मतलब इसी ही मेन जो होता है टी फार्मिंग में यही होता है फील्ड प्रैक्टिस। फील्ड प्रैक्टिस कहने का मतलब ये होता है कि आप जितना भी मतलब प्लांटिंग करके जो यंग हो जाता है ना, यंग टी, तो उस यंग टी के अंदर में आपका जो डेली का डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ते हैं, आपका जो मेंटेन करना पड़ता है, या उसको प्लाकिंग करना, उसको देखभाल करना, और उसी के द्वारा ही हमको इनकम यानी कि प्रॉफिट होना है ना। इसी तरह से फार्मिंग का एक मेन जो होता है इस प्रैक्टिस के द्वारा ही पूरा होता है। उसके बाद चैप्टर 4 में है आपको प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन कहने का मतलब ये होता है कि आप जब प्लांट ये फार्मिंग कर रहा है, तो फार्मिंग करते समय में कई असुविधा या सुविधा, या मतलब बाहरी इस तरह से इन्फेक्शन, या इस तरह से जो है साइड इफेक्ट, या इस तरह से अटैक इंसेक्ट का, पेस्ट का, फंगीसाइड का, माइस का, इस तरह से कई प्रकार की जो है साइड इफेक्ट हो सकता है ना, उसको हमको प्रोटेक्शन करने के लिए मतलब एक एक करके स्टेप देखेंगे। इसको ही प्लांट प्रोटेक्शन कहते हैं। चैप्टर 5 में गार्डन प्लानिंग, गार्डन के अंदर में क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या जरूरी है, वो सारी बात को हम देखने वाला है। उसी तरह से हम चैप्टर 6 में गार्डन का सर्विस, गार्डन के अंदर में क्या क्या सर्विस चाहिए, जैसे कि पूरा फार्मिंग हो रहा है उसके अंदर में कुछ ना कुछ ऐसे जो चाहिए जो कि हमको एक्स्ट्रा हमको ज़रूरत होता है, जैसे कि व्हीकल वगैरह हुआ, रोड गार्डन के अंदर में कैसा ट्रांसपोर्ट के लिए, या तो उसको इरिगेशन करने के लिए उसका वाटर पंप वगैरह, इस तरह से जो गार्डन का जो सर्विस वाला चीज़ हम इसको देखेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो वीडियो में बनी रहिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं गार्डन इंफॉर्मेशन। इस गार्डन इंफॉर्मेशन में क्या जानकारी लेना है, तो फर्स्ट हमको जानकारी लेना है कि इसका क्लाइमेट, जो वेदरिंग जो होता है, माने जो इसका वेदर जो होता है, इसका पूरा जलवायु जो होता है गार्डन के अंदर में या जहाँ पे हम कर रहे हैं, उसको कितना कितना हमको जलवायु या क्लाइमेट चाहिए।
तापमान कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए, ऐसा करके हम स्टेप बाई स्टेप देखेंगे। और हम देखेंगे इसके अंदर में लैंड का ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, है ना, लैंड का ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा। उसके बाद में इसका सॉइल माने किस तरह से होने से अच्छा रहेगा और किस तरह से ना होने से अच्छा रहेगा, या पूरी सॉइल का पूरा स्ट्रक्चर या उसका पूरा बनीवाटी या कितना प्रकार के होते हैं और कौन से सॉइल में सुइटेबल होते हैं, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके रिव्यू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। क्लाइमेट में आपको जलवायु जो है, जलवायु किसी जगह की लंबी समय तक की एक आबादी की मौसम, औसत की मौसम की स्थिति होती है। मतलब जो भी स्थान में कुछ ना कुछ टेम्परेचर या कोई हवा पानी ऐसा कुछ तो होगा ही होगा, तो उसकी एक किसी भी जगह की एक लंबे समय तक की औसत मौसम उसकी स्थिति, जैसे कि तापमान हुआ, बारिश हुआ, नमी हुआ, हवा, धूप, इस मौसम जो पर्यटन में शामिल होता है ना, इसका पूरा स्ट्रक्चर का एक डेटा उसके अनुसार में एक स्थिति पैदा होता है, उसको ही क्लाइमेट या जलवायु हम मानते हैं। अब बात करते हैं इसके क्या जरूरी होता है। मेन एक तो जलवायु जरूरी होती है, दूसरा जो जरूरी होता है माने रेन, बारिश जो होता है कि टी फार्मिंग के लिए, टी मैनेजमेंट के लिए या टी प्लांटेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो बारिश और तापमान और इस तरह से हवा, है ना। तो हम पहले बात करेंगे बारिश कि बारिश कितना इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिना बारिश का खेती पाती होना असंभव है, बिना बारिश का जो है एग्रीकल्चर होना असंभव है। तो एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, टी प्लांटेशन के लिए उतना ही जरूरी है जितना एग्रीकल्चर के लिए। तो हम इसमें देखेंगे रेंगेज एक होता है जिसका हम डायमीटर मापने वाले एक ग्लास के बराबर से हो और लेवल किनारा हो और जमीन से 30 ऊपर हो और बिना किसी रुकावट के हो। उसी रोज 8 बजे से IST मतलब स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से उसको खाली करके मीटर में मापा जाता है ना, ये सब रोजाना डेली करा जाता है। इसके लिए एक रेंगेज होना जरूरी है। तो हम आगे देखेंगे कि इस रेंगेज के द्वारा किस तरह से पानी को मापा जाता है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली जो है वो जलवायु इम्पोर्टेंट होता है, जलवायु फार्मिंग के लिए। इस तरह से नक्शा में देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका जो है नक्शा में देखिए पानी बनना कैसा है, बारिश कितना होना है। तो इस तरह से बारिश आपको नक्शा में दिख रहे हैं होना जरूरी है, लेकिन कितना होगा आगे हम देखने वाला है, ठीक है। तो बारिश जो होता है, रेनफॉल जो होता है बारिश, वो प्लेन के लिए, जैसे कि प्लेन एरिया के लिए 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर प्लेन एरिया में बारिश होना अनिवार्य है, ठीक है। तो उसी तरह से हिल्स एरिया के लिए 170 से 240 मतलब हिल्स एरिया के लिए आपका जो बारिश होना जरूरी है। अगर इतना तक नहीं होता है तो आपको इरिगेशन के द्वारा मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बारिश का इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कम हो गया तो आपको इरिगेशन सिस्टम से आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 200 से 250 सेंटीमीटर प्लेन के लिए और 170 से 240 जो है वो हिल्स एरिया के लिए। इस तरह से अगर यदि बारिश होता है तो पानी बरखा होता है तो बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा फार्मिंग माना जाता है, अच्छा प्लांटेशन माना जाता है, ठीक है। अगर ये कम हो गया तो आपको इरिगेशन करना जरूरी पड़ता है। इसलिए आपको याद रखना है कि प्लेन के लिए 250 तक अच्छा होगा। और टेम्परेचर की बात करें तो प्लेन एरिया में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेके 38 डिग्री तक टेम्परेचर होना ठीक है। इससे ऊपर अगर यदि जाता है तो चाय का क्वालिटी में इफेक्ट पड़ता है या प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअल अगर देखेगा तो प्लेन्स एरिया के लिए 30-32 के हिसाब में ही ठीक होता है, और हिल्स के लिए 18 से लेके 28 में हिल्स के लिए बहुत अच्छा तापमान होता है। इससे ज़्यादा होता है तो थोड़ा इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है ना। तो तापमान पे ध्यान दीजिए। तो अधिक न्यूनतम तापमान खास करके थर्मामीटर से पढ़े जाते हैं, तो एक थर्मामीटर होना जरूरी है। और इसमें थर्मामीटर में हाई
ड्राई बल्ब और वेट बल्ब का तापमान खास थर्मामीटर में जो पढ़े जाते हैं उसका डिफरेंस वाला, जो बारिश की पानी भारी को मापने के लिए, और कड़ा एक मतलब इस तरह से एक थर्मामीटर से लेके उसको मापने के लिए मतलब रखा जाता है थर्मामीटर, ठीक है ना। और ये इसका एक ये हाइड्रोमी मतलब मेट्रोमोनो जोग्राफिकल जो होता है ना, जो एक रखता है, वो एक टेम्परेचर को, वेदर को मापने के लिए एक छोटा सा मेट्रोपोली स्टेशन बनाया जाता है, जैसे कि उसमें तापमान, बारिश और ह्यूमिडिटी, हवा, इस सब को मापने के लिए ये सब बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर यदि इस तरह से करते हैं तो अच्छा बात, और नहीं करता है तो ये 3 बात तापमान और बारिश को ध्यान देना चाहिए। उसी तरह से हर शाम को धूप के घंटे की अनुसार संख्या और बदलाव खास करके जरूरी रिकॉर्ड रखना होता है। अब हम बात करते हैं कि रिंगेज सिस्टम कैसा होता है। रिंगेज सिस्टम इस तरह से, ये देख रहे हैं ना, रिंगेज सिस्टम जो होता है इस तरह से, अब जो है रिंगेज सिस्टम का इस तरह से एक छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन का या एक स्टील का बना के इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से बना के यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इस तरह से रिंगेज का एक छोटा सा खुले मैदान में हो, एकदम ऊपर में कोई शेडो ना हो, कोई ऐसा ये ना हो, एकदम खुले मैदान में इस तरह से एक पुट या बर्तन कुछ ऐसा लगाया जाए स्टील का, ये देख रहे हैं ना 1 नंबर पे। उसी तरह से भीतर में इसको बना के भीतर में इसको लगाया जाता है, इसको कोनिकल फ्लास्क स्टील का बोलते हैं। ये पहले वाला जो देख रहा है ये तो है शीशा का है, लेकिन ये स्टील का जो कोनिकल फ्लास्क है, ये स्टील का कोनिकल फ्लास्क को यहाँ पे लगाया जाता है। ये 1 लीटर या 2 लीटर वाला होता है, 1-2 लीटर वाला, 2 लीटर वाला लगा दीजिए, ठीक है ना। उसको सबसे अच्छा 5 लीटर वाला लगा दीजिए, ठीक है। उसको लगाने के बाद में अब इसमें रख दीजिए, जो बारिश आएगा, बारिश आने के बाद में इससे नापा जाता है, कोनिकल फ्लास्क से, शीशा का, इससे मापा जाता है। और इसको मापने के बाद में जो होता है इसको मेजरमेंट किया जाता है कि कितना बारिश हुआ है, नहीं हुआ है ना। इस तरह से आपको इसमें देखने को मतलब कितना बारिश हुआ नहीं हुआ इससे पता चलता है। और साल का जिस तरह से हमने बोला 200 से 250, तो इसी के द्वारा आपको मैनेज करना है, जानकारी लेके कि बारिश कितना हो रहा है। अगर आप इस तरह से रिंगेज बनाए हैं तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि इससे आपको डेली सुबह 8 बजे आपको मापना है, डेली सुबह 8 बजे मापना है, और इसको एक रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा साल का या तो हर दिन का जो रिकॉर्ड रख के साल में 250 तक होना चाहिए। उसी तरह से एवरेज जो है मंथली का एवरेज जो है 30 से 40 सेंटीमीटर तक आपका होना जरूरी है, ठीक है। अगर इतना तक होता है तो आपका सॉइल के अंदर में मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में होने का संभावना रहेगा। अन्यथा अगर यदि उतना तक नहीं है तो ड्राई हो जाएगा, तो फार्मिंग के लिए इफेक्टेड पड़ता है। इन बातों को आपको ध्यान देना। और नंबर ये दूसरा है, सेम इस तरह से कोनिकल फ्लास्क होता है, ये फनल बोलता है, ठीक है। अगर इसका जो है ऊपर में इस तरह का लगाता है तो अच्छा होता है। ये जो फनल देख रहे हैं ना, इस तरह से है, इस तरह से ऊपर में इस तरह से फनल लगाता है, एक भी वेस्ट नहीं होता है। ये देख रहे हैं ना फनल, ठीक है। इस तरह से अगर यदि इसके ऊपर में लगाया देगा तो अच्छा रहता है। पूरा मतलब बारिश में जो ऊपर में आएगा जो सब का सब उसमें आ जाएगा, यानी कि प्रॉपर रीति में मेजरमेंट आएगा इसमें। जब आप कैलकुलेशन करेगा इस कोनिकल फ्लास्क में, तो इस फाइनल के जरिए मतलब पूरा का पूरा आने से मतलब एक्यूरेट इसका मेजरमेंट निकलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना। और दूसरा नंबर इस तरह से भी देख रहे हैं ना, इस तरह से भी होता है फनल, इस तरह से भी माप सकता है, या इस तरह का वाला लेता है उससे भी माप सकता है, या इस तरह से। आपको सिर्फ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा सेटअप होता है। और मैं जहाँ तक बात करूँ कि इस रेंजेस में जो ग्लास का जो मेजरमेंट है, आपने देखा इसका मेजरमेंट, इसको देखा है ना, इस तरह से इसमें भर के फिलअप करके इसमें mm में होता है, mm में भी होता है, सेंटीमीटर में भी होता है। लेकिन मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप जो है दोनों सीख के रखिए, mm वाला भी सीख के रखिए और सेंटीमीटर वाला भी सीख के रखिए। बाद में आपको इंचेस में इसको निकालना है, रिकॉर्ड में रखना है इंचेस में कि कितना इंच पानी मतलब जमीन के अंदर में आया है। आप कोई भी एग्रीकल्चर करता है उसमें इसको रिकॉर्ड को रख सकता है। टी प्लांटेशन के लिए भी जरूरी बहुत मानता है, और अन्यथा किसी भी प्लांटेशन के लिए रिकॉर्ड रख सकते हैं।
तो पहले हम बात करते हैं एमएम में जो होता है, तो आपका जो है एमएम में ये 1200, मतलब एनुअल में 1200 से 2500 एमएम पूरा साल में पानी होना जरूरी होता है, पूरा साल में। और मंथली बोलेगा तो 100 से 200 एमएम मंथली में इसका होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह बेस्ट मेथड होता है, अगर यदि कम बेसी होता है स्प्रिंकलर के द्वारा ड्राई को रिकवर किया जाए। और इसका मेजरमेंट करने का दो तरीका, जैसे अगर एमएम में अगर कैलकुलेशन है तो इसको इंच में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देख रहा है ये, ठीक है, ये जो देख रहा है ना, ये देख रहा है ना। तो अगर यदि यहाँ पे आपका एमएम में, इसमें अगर यदि पूरा दिन का जो बारिश आया, बारिश आने के बाद में अगर यदि मेजरमेंट किया इस कॉनिकल फ्लास्क में 50 एमएम है, तो इसको इंच में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, 50 एमएम पूरा इसमें भर दिया है, पूरा इसमें मेजरमेंट में आया है, तो उसको 5.4 एमएम से डिवाइड करना है, तो वो क्या है, इंच में आ जाता है, ठीक है। जितना एमएम इसमें अगर यदि कॉनिकल फ्लास्क में एमएम में मेजरमेंट कर रहा है, तो जितना आया फिलअप किया, मापा, अगर 50 आया तो उसको डिवाइड करना है 2.5 से, ठीक है। उसमें 2.5 से 0.4 से एमएम में डिवाइड करने से वो इंच में आ जाए। जैसे कि 50 एमएम था तो इसका 1.7 इंच आया। अगर आपको सेंटीमीटर में करना है, तो अगर मान लीजिए इसमें मापा, बारिश आने के बाद में इसे निकाल के कॉनिकल इसमें मापा, इसमें मापने के बाद तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, अगर 10 सेंटीमीटर आया तो 10 सेंटीमीटर को 2.54 से इसको डिवाइडेड करने से ये इंच में आ जाता है। यानी कि 10 सेंटीमीटर जो था वो 2.54 से अगर यदि डिवाइड करेगा तो वो 3.94 इंच में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से रिंगेज का जो बारिश का जो है मेजरमेंट इस तरह से आपको किया जाता है। आपको इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी बनता है, ठीक है। उसी तरह से मैंने बोला था टेम्परेचर के लिए भी एक ज़रूरी होता है। तो टेम्परेचर के लिए इस तरह से थर्मामीटर एक होता है, टेम्परेचर थर्मामीटर जो हाइड्रोमीटर, इस तरह से आप रख सकते हैं। इस तरह से उसमें सेटअप में खुले जगह में रख के एक छोटा सा इसके ऊपर में शेडो बना दो, इसको अलग से इसका डेली का टेम्परेचर रिकॉर्ड करो। इस तरह से रिकॉर्ड करने से आपका कितना है, फार्मिंग में कितना चाहिए, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं सेट के द्वारा, शेडो के द्वारा। इसमें ज़्यादा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या लोपिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये इस भी बहुत ज़रूरी होता है। या क्या रीज़न है जो कि इसमें क्वालिटी में टेम्परेचर का इफेक्ट आ रहा है, तो इसको भी देखने के लिए ये लगाया जाता है, ज़रूरी बनता है। तो ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर वाला ऐसा वाला एक लगा के रखना जरूरी है, क्योंकि इसका जो है कैलकुलेशन करने के लिए और बाद में रिजल्ट को निकालने के लिए एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड हो, है ना। इस तरह से आपका ह्यूमिडिटी क्या है और इसका जो है हवा किस तरह से आता है, बेसिकली इस तरह से मापा जाता है। अब हम बात करेंगे लेन ड्रेनेज। लेन ड्रेनेज अब क्या होता है, तो अब हम बात कर रहे हैं लेन ड्रेनेज। लेन ड्रेनेज भी क्या होता है। लेन ड्रेनेज एक प्रकार की, मतलब ज़मीन का जो एक हिस्सा है और ज़मीन का में जो ड्रेनेज डिग किया जाता है और मतलब उसमें खोदा जाता है, विशेष करके एग्रीकल्चर फार्मिंग के समय में। तो हम प्लांटेशन में, टी प्लांटेशन के भीतर में हम किस तरह से ड्रेनेज को मैनेज करेंगे, किस तरह से हम ड्रेनेज को डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से हम ड्रेन उसको निकालेंगे पूरा एग्रीकल्चर में, इसका भी एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि आप मन में जो आया ऐसा कर देगा। तो इस तरह से करने से आपका रिजल्ट प्रॉपर रीति से मतलब फार्मिंग का नहीं मिलेगा। लेकिन आप, मैं जो सिस्टम बता रहा हूँ यहाँ पे, जितना भी मैं सिस्टम बता रहा हूँ ना, तो इस तरह से आपको पूरा लेन में ड्रेनेज का अगर सिस्टम बनाना है, अगर बना पाया, तो आपका फार्मिंग प्रॉपर रीति से या प्रॉपर रीति से प्लांटेशन, टी प्लांटेशन होगा। तो आप बने रहिए, देखिए कि पहला जो प्रोसेस हो क्या होता है। मतलब ड्रेनेज का जरूरी इसलिए होता है कि प्रोडक्शन के लिए जो रूट होता है ना, वो रूट अगर अंदर तक जाएगा तो आपको ग्रोथ होने के लिए और मजबूती, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होने के लिए, या ज़्यादा करके मतलब इसमें मॉइस्चर पाने से न्यूट्रिशन वगैरह या ग्रोथ के लिए फास्टर होता है। इसीलिए आपका ड्रेनेज करना जरूरी है, नहीं तो कई कई जगह में ऐसा रहता है वाटर लॉगिंग होने का चांस होता है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं जो दिया है कि अगर यदि पुअर ड्रेनेज
और water logging result in the crop loss of 14% to 40%, and poor response of the fertilizer and susceptibility to the disease, and which growth and expense to moisture stress and development of drainage pattern can be expected to the result in 10 to 15 इन परसेंटेज क्रॉप लॉस। मतलब ये होता है कि अगर यदि आप मान लीजिए कि अगर यदि आपका ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, आजकल ख़राब है, तो इसमें अगर वाटर लॉगिंग हो रहा है, मतलब ख़राब ड्रेनेज से अगर वाटर लॉगिंग हो रहा है, तो फसल जो होता है वो फसल को 15 से 40% नुकसान करा सकता है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर रीति से अगर यदि दिया है तो आपका इसमें इंक्रीज, मतलब जो ड्रेनेज के द्वारा अच्छा सिस्टम लेन का जो किया है, मैनेज किया है, तो उसके सिस्टम आप 10 से 15% का मतलब खेती में, एग्रीकल्चर में या फार्मिंग में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, और प्रॉपर रीति से नमी और फर्टिलाइजर मिल सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना। इसीलिए ड्रेनेज करना जरूरी है कि वाटर लॉगिंग ना हो, वाटर लॉगिंग से बचे, 15 से 40% नुकसान से बचे, और इसमें टोटल मतलब प्रॉपर रीति से जो है फर्टिलाइजर मतलब न्यूट्रिशन पूरी से प्लांट को मिले, और नमी प्लांट के अंदर हमें बना रहेगा, ह्यूमिडिटी, और बीमारी होने का शंका ना रहे, और जो है ग्रोथ में 10 से 15% का ग्रोथ में बढ़ोतरी हो। तो इसके लिए क्या जाता है, अब ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार का ड्रेनेज होता है। कैसमेंट ड्रेन होता है, ठीक है। कैसमेंट ड्रेन जो होता है वो मिनिमम डीप जो होता है 5 फीट का डीप होता है, मिनिमम डीप, और जो होता है बॉटम का जो चौड़ाई होता है वो 4 फीट। लेकिन ये जनरली नेचुरल भी ऐसा छोटा छोटा करके ड्रेन नेचुरली भी इसका निकलता है, मतलब किसी जगह से, एक स्रोत से, लेन से निकलता है, ठीक है। नेचुरल भी निकलता है जगह जगह में, छोटा छोटा, मतलब एक स्रोत से निकलता है, लेन का स्रोत से। अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो हमको बेसमेंट एक ड्रेन का डिजाइन करना है 5 फीट डीप का और 4 फीट चौड़ाई का, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आउटफॉल या आउटलेट ड्रेन। आउटफॉल या आउटलेट ड्रेन मिनिमम डीप जो होता है उसकी गहराई 2.5 फीट होता है, और जो चौड़ाई होता है और मिनिमम बॉटम का 1.5 फीट होता है। ये जो पूरा का पूरा जो साइड साइड में जो फार्मिंग कर रहा है, जो प्लांटेशन किया है, उसका साइड में होता है। अब हम बात करें मेन ड्रेन जो होता है, और जो फार्मिंग कर रहा है, जो प्लांटेशन लगा है, उसके बीच में ऐसा मेन होता है। उसमें डीप जो होता है 2 फीट होता है, और बॉटम का साइज 1.1 से लेकर 2 ऐसा करके ऊपर में 14 इंची, सपोज मान लीजिए 1.2 बोलने का मतलब जो है 14 इंची पकड़ लीजिए। इस तरह से मेन ड्रेन में ऊपर का बॉटम होता है। उस तरह से फील्ड ड्रेन में जो होता है पूरा ड्रेन, मतलब भीतर जो फील्ड के अंदर में जो प्लांटेशन या फार्मिंग करते हैं उसके अंदर में है ना, मिनिमम जो डीप होता है उसका 1.5 उसका डीप होता है, इससे गहराई 1.5 होता है, और उसका मिनिमम जो होता है बॉटम, उसके जो ऊपर का टॉप लेवल का जो चौड़ाई होता है वो 8 इंची से 10 इंची होता है। इस तरह से 4 प्रकार का पूरा ड्रेन हम टी फार्मिंग के लिए, टी प्लांटेशन के लिए हम पूरे डिजाइन करेंगे, टी एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो आप इसमें पूरा ध्यान देना है कि मैनेजमेंट किस तरह से करना है। 4 प्रकार का ड्रेन आपको होना जरूरी है। अगर हम नक्शा में बात करें तो इस तरह से होगा, ठीक है। मैंने जो कैटमैन जो बोला वो बाहर में एक नेचुरल होता है, या बीच में भी आ सकता है, या साइड में भी इस तरह से, मतलब साइड में इस तरह से, साइड में इस तरह से, साइड में भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह से साइड में भी आ सकती है, या तो बीच में इस तरह से नेचुरली हो सकता है। और दूसरा जो मैंने बोला था आउटपुट, ये जो होता है ये वो नेचुरल ही, मतलब खुद से बनाया जाता है साइड में। इस तरह से अगर नहीं है तो खुद से ऐसा करके बनाया जाता है साइड में, ठीक है। और मेन जो जो एग्रीकल्चर टी प्लांटेशन के लिए, टी फार्मिंग के लिए जो मेन जो है मैनेजमेंट आपको करना है ड्रेन, वो 2 होता है, मेन ड्रेन और फील्ड ड्रेन। तो मेन ड्रेन इस तरह से होता है, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये नॉर्थ से साउथ, इस तरह से नॉर्थ से साउथ, इस तरह से
एक मेन ड्रेन होता है, और फील्ड ड्रेन ये है, ये दिख रहा है ना, ये फील्ड ड्रेन है, ये दिख रहा है, ये फील्ड ड्रेन है, ये नक्शा में दिख रहा है ना, ये फील्ड ड्रेन है, ये दिख रहा है ना, ये फील्ड ड्रेन, ये फील्ड ड्रेन, ये फील्ड ड्रेन है। तो इस तरह करके आपको पूरा डिजाइन करके, मतलब पार्ट्स टू पार्ट्स, पार्ट्स टू पार्ट्स, पार्ट्स टू पार्ट्स करके आपको बनाना है। तो अब इसकी लंबाई क्या होगा, इसकी लंबाई जो होगा जो है मेन ड्रेन का जो लंबाई फास्ट जो होगा वो 70 फीट नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ 70 फीट, फिर 70 फीट, फिर 70 फीट, उसके बीच में 70 फीट के बीच में इस तरह से फील्ड ड्रेन, फील्ड ड्रेन इस तरह से आपको 70 फीट, ये भी फील्ड ड्रेन होगा, इस तरह से फील्ड ड्रेन 70, इसके बीच बीच में ऐसा करके आपको जोड़ना है फील्ड ड्रेन, ठीक है ना। इस तरह से 70 फीट, इस 70 फीट मेन ड्रेन में इसको फील्ड ड्रेन को जोड़ना है। इस तरह से मेन ड्रेन और फील्ड ड्रेन को अटैच करके पूरा से डिजाइन करना है, और इसके जो है इस ब्लॉक में ही मतलब प्लांटिंग करना है, इस ब्लॉक में ही टी बुश या टी प्लांटेशन या टी फार्मिंग इसके बीच में होगा, ठीक है ना, ये दिख रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सा लेन का लेन ड्रेनेज आपको प्रॉपर से माइनस करना है, मतलब मैनेजमेंट करना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना कि किस तरह से करना है। अगर इस तरह से किया तो प्रॉपर रीति से ग्रोथ होगा, मतलब जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो प्लांट को फार्मिंग करने में प्रॉपर रीति से मिलेगा, और प्रॉपर रीति से न्यूट्रिशन मिलेगा, और अच्छा खासा प्रोडक्शन और डेवलप करेगा, अच्छा खासा ग्रोथ, अच्छा खासा प्रोडक्शन में आपको इंक्रीज मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आपको एक एक बातों को जो मैंने बताया वो एक एक बातों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि आप अपने सिस्टम से करेगा और इन सारे बातों को आप क्या है छोड़ दे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकली जो देख रहे हैं, प्रैक्टिकली जो हम देख रहे हैं, इस तरह से हमारा ड्रेन होगा, देख रहे हैं ना। जो एक नंबर हम कैशमेंट ड्रेन जो बोला था इस तरह से होगा, ठीक है। और आउटफॉल जो ड्रेन बोला था इस तरह से, ये देख रहे हैं लंबाई, ये आउटफॉल ड्रेन है, इसका ये जो चौड़ाई जो है ये देख रहे हैं ना, चौड़ाई इस तरह से इसका चौड़ा, और डीप इस तरह से डीप आपको रहेगा, ठीक है ना। तो आप जो ध्यान देना है कि आउटफॉल ड्रेन इस तरह से होता है, और कैशमेंट ड्रेन जो नेचुरली है साइड साइड में होता है, ये नेचुरली होता है, साइड साइड में होता है। और ये आउटफॉल ड्रेन है जो इसको बनाया गया है खुद से, मतलब इसको डिगिंग किया गया है खुद से, इसको खोद करके निकाला गया है, ठीक है, लंबाई खोद के ऐसा तरह से निकल गया है। उसी तरह से हम मेन ड्रेन जो होता है प्रैक्टिकली इस तरह से होता है, ये दिख रहा है ना साइड साइड में, ये मेन ड्रेन, इधर में ये गार्डन दिख रहा है ना, ये गार्डन, ये पूरा गार्डन दिख रहा है, ये फार्मिंग किया हुआ है, इस गार्डन के पूरा साइड में ये एक मेन ड्रेन दिया जाता है, ये दिख रहा है पूरा गार्डन के साइड साइड में। उसके बीच में आप छोटा सा कच्चा रास्ता भी निकल सकते हैं, कच्चे रास्ते में आने जाने के लिए, लेबर्स प्लगर्स या फार्मर को इधर में काम करने के लिए, इसमें आने जाने के लिए, ठीक है ना, फार्मर के लिए, वर्कर के लिए, यह सब होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है प्रॉपर रीति से आप मैनेज इस तरह से मतलब प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बीच में ये जो है फील्ड ड्रेन 4 नंबर में देख रहे हैं, फील्ड ड्रेन ऐसा रहता है, मैंने पहले भी जो नक्शा में दिखाया था, वो बीच का जो फार्मिंग है, फार्मिंग कर रहा है ना, वो फार्मिंग का बीच बीच में जो फार्मिंग हो रहा है उसके बीच बीच में इस तरह से मतलब कटिंग किया जाता है लैंड का, इस तरह से लैंड को आप देख रहे हैं नक्शा में, इस तरह से कटिंग किया गया है। इसका कटिंग करने का इसका टॉप है 14 इंची, ठीक है ना, इसका तो है आपका 1.5 फीट है ना, इसका है 14 इंची, और इसका जो है 70 लंबाई है, 70 में इस तरह से ब्लॉक करके आपको ब्लॉक करके इस तरह से ड्रेनेज करना है। उसके अंदर में इस तरह से प्लांटिंग दिख रहा है ना, इस तरह से प्लांटिंग आपको ब्लॉक में करना है, और फाइनल इस तरह से रेडी होगी, इस तरह से आपको दिखता है। तो आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है, आप इस तरह से आपको प्रॉपर रीति से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिट्टी जो होता है, जो सॉइल होता है, तो ये जो सॉइल है, मिट्टी जो है, इसको मिट्टी पहले हम इसका डिफिनेशन, मिट्टी की परिभाषा, मिट्टी पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत, मतलब जो मिट्टी जो ऊपर में जो परत होता है ना जनरली, वही जो पेड़ पौधा और जीवन को रहना सहारा देती है, और इसमें खनिज, ऑर्गेनिक पदार्थ, पानी, हवा और जीवन जीवित बनी रहती है। इसी को ही ऊपर का जो परत पृथ्वी की सतह को मतलब मिट्टी कहते हैं, एकदम साधारण बातों में।
अगर देखेगा तो इसको जो है मतलब मैनेज मतलब प्रबंध क्या करना है, इसका अंदर में जो मिट्टी का गुण को चेक करना है, इसके लिए ही हम मिट्टी का पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम जो है इसका आगर है, आगर से हमको मिट्टी को ऊपरी मतलब टॉप साइल को कलेक्शन करना है, ठीक है। आगे हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका पूरा कितना प्रकार का मिट्टी होता है या क्या क्या इसमें होता है वो देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कलेक्शन करने का तरीका, जो मिट्टी होता है जो उसको हम कलेक्शन में इसमें मिट्टी के अंदर में जो न्यूट्रिशन है, फर्टिलाइजर इसका कंटेंट न्यूट्रिशन का वो कितना कितना मतलब इसके अंदर में है, उसको हमको जांचने के लिए एक आगर से 2.5 वाला आगर से टॉप सॉइल को कलेक्शन करना है और सब सॉइल को कलेक्शन करना है, मतलब एक बोरिंग करके उसको कलेक्शन करना है। तो टॉप सॉइल जो होता है 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर, मतलब 0 से 50 सेंटीमीटर, मतलब उस मिट्टी का जो टॉप सॉइल है उससे आपको आगर से सॉइल को कलेक्शन करना है, उसको बोलता है टॉप सॉइल। और उसके दूसरा वाला जो है निचली सेल, मतलब जो 16 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, उसी गड्ढा में उसी बोरिंग में 16 से 30 सेंटीमीटर गहराई से उसमें बोरिंग करना है और जो मिट्टी को कलेक्शन करना है, मिट्टी को निकालना है। और जो कुछ बेसिकली जो मिट्टी निकलना है, मिट्टी जो निकलेगा है ना, उसको ही आपको कलेक्शन करना है। या टॉप सेल और सब सेल दोनों को कलेक्शन करना है मिट्टी को, और आपको यहाँ पे टेस्टिंग करना है कि इसके अंदर में क्या क्या न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर मिट्टी के अंदर में है ना। इस तरह से आपको बराबर प्रॉपर रीति से प्रबंधक मैंने मैनेज करना है। और दोनों ऊपरी और निचली दोनों सतह को सैंपल को एक साथ में इकट्ठा करके अच्छी तरह से आधा किलो करके दोनों को आपको कोई लेबोरेटरी में इकट्ठा करके दे देना है और सैंपल को चेक करना है, उसमें सैंपल में क्या क्या है वो पता करना है, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं ना प्रैक्टिकल, ये जो है अगर इस तरह से जो है देख रहे हैं ना, अगर इस तरह से ये देख रहे हैं ना, इस तरह से जो है आपको अगर इस तरह से मिलता है, ये रेन्यू मार्केट में मिल जाता है। तो इस तरह से आपको अगर लेना है और इस तरह से आपको सोइल को इस तरह से देख रहे हैं प्रैक्टिकल, इस तरह से कलेक्शन करना है। ये डिग दिख रहा है ना, डिगिंग मतलब बोरिंग, ठीक है ना। ये डिगिंग जो बोरिंग देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आगर से इसको मतलब इस गड्ढा में इस तरह लगा के पूरा इस तरह से लगा के इसको पूरा ऐसा करके लगा के पूरा ऐसा करके घुमाना है और इसके अंदर से मट्टी निकलना है। और इस तरह से मतलब 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर की गहराई में टॉप सॉइल को कलेक्शन करना है मिट्टी, और 16 से लेकर 30 में इस तरह से मिट्टी को कलेक्शन करना है। टॉप सॉइल और सब सॉइल दोनों कलेक्शन करने के बाद में आपको कोई लेबोरेटरी में आपको भेज देना है। इसमें पता करना है कि कितना कितना न्यूट्रिशन, कितना कितना फर्टिलाइजर है, जैसे नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस के, पोटेशियम कितना है, जी कितना है, सल्फर क्या है, रोग क्या है। इस तरह से आपको प्रॉपर रिजल्ट आपको लेना है, ताकि आपका मैनेजमेंट जो है मतलब ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए आपका सुविधा होगा, ठीक है ना। इसको आपको सीखना है, इसीलिए आपको सीखना है कि प्लांटेशन के लिए न्यूट्रिशन जरूरी क्यों पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए सोइल का जानना जरूरी है। तो आगे हम बात करते हैं कि सोइल का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना, सोइल, तो सोइल का जो सैंपल है इस तरह से आपको सोइल का जो है सैंपल इस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह से आपको सोइल का सैंपल लेके आपको चेक करना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो सोइल सैंपल हो गया। अब इसका जो है सोइल का टाइप क्या होगा और स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये जो है ये दोनों को हम मतलब मेन जो है एग्रीकल्चर यहीं पे किया जाता है। मेन जो है हमारा प्लांट इस वाला स्ट्रक्चर में हमें लगाना है, ठीक है ना। तो ये वाला ब्लैक जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टॉप सोइल, और ये जो ब्राउन टाइप का दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम सब सोइल। टॉप सोइल एंड सब सोइल, ये 2 प्रकार की पूरा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, 2 प्रकार का हमको प्लांट में जरूरी होता है। तो इसका फाइनली जो डीप है, इसका जो गहराई है वो टॉप सोइल का 1 से 15 और सब सोइल का 16 से 30 सेंटीमीटर होता है। तो इसी के अंदर में हमको फार्मिंग एग्रीकल्चर प्लांटिंग करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इस तरह से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। तो उस तरह से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आप देख रहे हैं ना, इस तरह से ये नक्शा में इस तरह से पूरा का पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे प्लांट ग्रोथ हो रहा है, देख रहे हैं।
ये प्लांट ग्रोथ रहे। तो इसी के लिए स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है और मिट्टी को जानना जरूरी है। तो इसमें कोई बड़ा ये नहीं है, बड़ा लॉजिक नहीं है, बस थोड़ा इसको ग्रोथ के लिए ही इसको हमको जानना और देखना है। और बाकी तो हमको थ्योरी बेसिक में ही हमको मतलब हिसाब किताब काम करके इसको प्लांटिंग करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका जो है कितना प्रकार का होता है, सिर्फ थ्योरी बेसिक जानने के लिए। लोम सैंडी एक होता है, एक सैंडी लोम होता है, और दूसरा जो तीसरा जो होता है लोम होता है, और चौथा सेल्टी लोम होता है, और पांचवा जो है क्ले लोम। मतलब बेसिकली जो है मिट्टी जो है सोइल जो है 5 प्रकार का होता है। ठीक है, पूरा 5 प्रकार 5 टाइप का होता है। लोमी सैंड, सैंडी लोम और स्लेट लोम और क्ले लोम, 5 प्रकार का इस तरह सोइल होता है। सिर्फ इसको थ्योरी बेसिक में जानने के लिए, प्रैक्टिकल में उतना नॉलेज मतलब काम नहीं आएगा, लेकिन मेन जो होता है स्ट्रक्चर का जो है मैंने बताया ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसका नॉलेज होना चाहिए। और न्यूट्रिशन, ताकि हम प्रॉपर रीति से हम फार्मिंग एंड प्लांटिंग कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसका पीएच कितना होता है। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है और कौन से टाइम में इसको लेना है और कौन से टाइम में इसको हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है। मतलब हमको जो अप्लाई करना है, अगर यदि कम हो गया, न्यूट्रिशन कम है सॉइल के अंदर में, तो हमको कब करना है कब नहीं करना है। यानी कि अगर कम है तो 2 महीना के अंदर में, 2 महीने के बाद में आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पूरे से मैनेजमेंट कर सकते हैं, फर्टिलाइजर का प्रोग्राम दे सकते हैं। अगर 2 महीने का 2 महीने के बाद में अगर न्यूट्रिशन जो रेशियो होता है उससे कम है तो ठीक है, एप्लीकेशन देना है। उसके बाद में पीएच जो वैल्यू है वो जनरली पीएच वैल्यू क्या होता है ट्री ग्रो के लिए या टी प्लांटेशन टी फार्मिंग के लिए जो होता है, वो जो होता है वो पीएच जो होता है 4.5 टू 5.5 इसके बीच में अच्छा होता है पीएच वैल्यू। मतलब टी फार्मिंग के लिए, टी प्लांटेशन के लिए जो होता है पीएच वैल्यू 4.5 से लेके 5.5 ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, इसके अगर यदि एबो है या बिलो है तो आपको उसको अरेंज करके आपको इसको एडजस्टमेंट करना है और दोनों को निकालना है। ठीक है ना, मतलब एडजस्टमेंट करके उसको ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। उसी तरह से इसका ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है आपका जो सोइल के अंदर में 2% ऑर्गेनिक होना जरूरी है। अगर 2% है या 2 से ज़्यादा है तो और अच्छा, लेकिन जनरली प्लेन एरिया में तो 2% 2.5% ही होता है, और हिल्स में 3.5 से ज़्यादा होता है। कभी कभी कोई जगह में 4 भी होता है ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर को हम ज़्यादा हम इसको मतलब छेड़छाड़ या इसको हम ये नहीं कर सकता है, क्योंकि ये नेचुरली टाइप का एक तो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, तो ये प्लेन्स में जो होता है 2% और हिल्स में होता है 4% समथिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर अगर यदि कम हो गया, बिलो 1% हो गया, तो आपको अटेंशन, आपको ध्यान देना है जरूरी पड़ता है। उसी तरह से अवेलेबल नाइट्रोजन का जरूरी होता है, फास्फोरस का जरूरी होता है। तो ये फास्फोरस जो होता है 50 से लेके मतलब P2O2। ठीक है, तो ये जो है जनरली आपको पर 30 मतलब पर प्लांट के लिए मतलब आपको इतना मतलब चाहिए 5 से 50 पर मिलियन मैंने ppm चाहिए। 5 से 50 ppm का मतलब एक प्लांट को ग्रो होने के लिए P2O5 मतलब ये चाहिए। ठीक है ना, फास्फोरस। इस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है अगर कम हो गया तो। और उस दूसरी बात जो है पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है 10 से लेके 100 ppm का पर प्लांट के लिए ज़रूरी बनता है। पोटेशियम का जो है पर प्लांट के लिए 10 से 100 ppm जरूरी है। अगर कम हो गया तो आपको माइनस करना पड़ेगा पोटेशियम। ठीक है ना, ये डोज को आपको ध्यान देना है। इसीलिए हमको टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग करने का सोइल का और सोइल के बारे में जानकारी लेना इसीलिए ज़रूरी है कि हमको प्लांट में पोटेशियम 10 ppm से 100 ppm प्लांट के लिए चाहिए। अगर कम हो गया तो आपको उसको एडजस्टमेंट करना है। ठीक है ना, उसी तरह से सोइल का इम्प्रूवमेंट, NPK, सारा का सारा NPK जितना भी न्यूट्रिशन होता है सोइल के अंदर में, आगे हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट आपको करना है फिजिकली। ठीक है ना, फिजिकली किस तरह से करेंगे, मल्चिंग देके, प्रूनिंग करके, या तो फिर उसका जो मटेरियल जो होता है उसको हम ऑर्गेनिक को मैटर को बढ़ा सकते हैं मल्चिंग और प्रूनिंग करके।
फिजिकली, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम आपको जो है फर्टिलाइजर प्रोग्राम आपको बनाना साल में 2 बार 3 बार जरूरी होगा, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिशन अगर कम है, मान लीजिए जो टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद में न्यूट्रिशन यदि कम है, तो अगर कम हो गया तो आपका न्यूट्रिशन कौन कम है और कहाँ पे कम है, तो उसको हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या मैंने मैन्योरिंग करने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे, और जो जो काम है वो डोज को हमको इधर में डालना पड़ेगा, इधर में हमको मैन्योरिंग ये एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले ध्यान देना है सॉइल का सैंपल, उसके बाद में प्रोग्राम को आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना, उसका रिजल्ट को देख के। उसके हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट में हमको क्या क्या प्लांट की जरूरत होता है, उसमें हमको 1 नंबर में चॉइस ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, 2 नंबर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, 3 नंबर में नर्सरी, और 4 नंबर में प्लांटिंग, 5 नंबर में ब्यूरिंग ऑफ टी यंग टी, ठीक है ना। इस तरह से 5 पॉइंट हम एक एक करके देखते हैं। तो हम प्रोडक्शन ऑफ प्लांट में सबसे पहले जो है चॉइस ऑफ प्लांटिंग मटेरियल देखेंगे, उसका 2 नंबर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, 3 नंबर में नर्सरी, 4 नंबर में प्लांटिंग, और 5 नंबर में जो है ब्यूरिंग ऑफ यंग टी, इस तरह से देखेंगे। तो चॉइस ऑफ प्लांटिंग मटेरियल जो होता है, इस तरह से चॉइस ऑफ प्लांटिंग मटेरियल करना है। जो क्लोन का जो प्लेन के लिए डुवर्स असम, इस तरह जो प्लेन एरिया के लिए जो डुवर्स हो गया या तराई हो गया, या जो असम एरिया, इसको लिए हमको मटेरियल, जो प्लांट का जो मटेरियल है उसको हमको क्या चॉइस करना है। तो बेसिकली जो प्लांट का जो मटेरियल है उसको हम क्लोन बोलते हैं, ठीक है ना। एक बात याद रखना, जो प्लांटिंग करते हैं टी के अंदर में, या टी मैन्युफैक्चरिंग, टी प्रोडक्शन के लिए, या फिर टी फार्मिंग, टी एग्रीकल्चर के लिए, तो हम जो प्लांटिंग का जो मटेरियल होता है हम क्लोन कहते हैं। क्लोन बेसिकली माना जाता है, कहा जाता है। तो क्लोन फॉर लैंड, मतलब प्लेन एरिया के लिए, यानी कि डुवर्स और असम के लिए। तो हमको देखना है कि 3 प्रकार की क्लोन डिवाइड किया है, एक स्टैंडर्ड क्लोन, और 2 है क्वालिटी क्लोन, और 3 है यील्ड क्लोन। तो ये 3 प्रकार की हम क्लोन एक देखते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड क्लोन में हमको क्या है, मतलब स्टैंडर्ड क्लोन ये होता है जो कि आपका यील्ड भी है और क्वालिटी भी है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्लोन उसे कहा जाता है जो कि आपको यील्ड मतलब कि प्रोडक्शन भी अच्छा देगा, ज़्यादा उत्पादन भी होगा, और आपका क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, यानी कि दोनों बना रहेगा। इसको हम स्टैंडर्ड क्लोन कहते हैं, ठीक है ना। क्वालिटी भी रहेगा और उत्पादन प्रोडक्शन भी रहेगा, इसको हम स्टैंडर्ड क्लोन कहते हैं। इसका मोस्टली प्रीफर मैंने परफेक्ट जो होता है वो TB1 होता है, TB14 और TB16, TB17 और TB20, TB24 और TB27 और TB28। मतलब इन सारे क्लोन जो होता है, इन सारे जो प्लांट मटेरियल जो होता है वो स्टैंडर्ड क्लोन के अंदर में रखा गया है, ठीक है ना। इतना सारा क्लोन जो है प्लांट मटेरियल जो है, इसका जो टीबॉस को प्लांटिंग करने से वो स्टैंडर्ड क्लोन या इसका अच्छा फार्मिंग होता है। नंबर 2 क्वालिटी क्लोन। क्वालिटी क्लोन कहने का ये मतलब होता है कि जो हाई क्वालिटी रहेगा, मतलब क्वालिटी में नंबर 1 रहेगा, ठीक है ना। क्वालिटी में नंबर 1 रहेगा, और जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है उसमें एवरेज रहेगा, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं रहेगा लेकिन एवरेज रहेगा। लेकिन क्वालिटी बोलने का मतलब ये है हाई क्वालिटी रहेगा, इसको हाई क्वालिटी रहने के कारण से क्वालिटी क्लोन माना जाता है। इसमें मोस्टली प्रीफर होता है 21 TB21। TB21 का जो क्लोन है ये मतलब हाई क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का चाय बनता है इसमें से, ठीक है ना। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा टी डस्ट बनता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में यील्ड क्लोन। यील्ड क्लोन में आपको हाई यील्ड एंड एवरेज क्वालिटी। हाई यील्ड कहने का मतलब आपका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है वो ज़्यादा रहेगा, और जो क्वालिटी हो एवरेज रहेगा, पूरा कम भी नहीं रहेगा लेकिन एवरेज रहेगा। इसी को ही हम यील्ड क्लोन कहा जाता है। और मोस्ट इसका प्रीफर मतलब इसका जो मोस्टली जो होता है वो परफेक्ट जो मतलब क्लोन जो होता है वो TB22 और TB23 और TB25, TB26, TB29, TB30, ये क्लोन मतलब आपके लिए एक यील्ड वाला क्लोन, उत्पादन वाला क्लोन माना जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम मोस्टली जो है
TB1 के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में हम देखेंगे। मोस्टली प्रेफर TB1 जो होता है इसको हम पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि ये कहाँ से बना है। ये कैटेगरी आसाम चाइना हाइब्रिड क्लोन माना जाता है। ये TB1 जो होता है असम चाइना हाइब्रिड क्लोन माना जाता है, ठीक है ना। इसका जो उत्पादन हुआ है कहाँ से हुआ है, चिनामोरा टी स्टेट ऑफ असम, ठीक है ना। चिनामोरा टी स्टेट ऑफ असम मतलब यहाँ से इसका जो है ये प्लांट यहाँ से आया है। बेसिकली जो ये प्लांट जो आया है वो 1949 में इसको रिलीज किया गया। TB1 को 1949 में रिलीज किया गया इस क्लोन को, मतलब इस साल में इस क्लोन को, इस मटेरियल को बनाया गया। और इसको जो रिलीज किया है वो कौन सा कंपनी बोलेगा सर, चिनामोरा टी स्टेट। इसको जो पूरा गाइडलाइन जो है इसका जो बनाने का जो मटेरियल को, ये TRA जो है इसको ब्रीडिंग करके एक प्रोसेस में डाल के इसको TB1 का एक स्वरूप देके एक मटेरियल बना गया है। तब ये दिखता कैसा है बोलने से, इसका जो बनावटी मतलब इसका जो आइडेंटिफिकेशन क्या है बोलने से, TB1 का ये हल्के हरे रंग के होते हैं और आकार में भलाकार होता है। मतलब आकार में भलाकार बोलने से थोड़ा ऐसा भला जैसा होता है, ठीक है। आधार किलाकार का होता है। इसका जो आधार है वो किलाकार का आता है और ऊपरी वाला सिरा जो है नुकीला होता है, मतलब इस तरह से पतला टाइप का होता है। और पत्ती की सतह पास सिरा में लगभग ये सतह में मिली रहते हुए, मतलब इस तरह से संभा रहता है। और ये जो क्लोन जो है इसका अदर कैरेक्टर क्या है बोलने से, इसका अदर कैरेक्टर ये है कि ऑर्थोटोपिक ग्रोथ हैबिटेट कहने का ये मतलब होता है कि जब ये इसका जो आदत होता है ग्रोथ और विकास करने का, ये ऑर्थोटोपिक टाइप से मतलब ये करता है, ठीक है ना। इसका क्वालिटी जो है ये खास करके मैन्युफैक्चरिंग के जो होता है वो CTC के लिए प्रेफर होता है, ठीक है ना। CTC चाय बनाने के लिए इसका जो हम इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक्चुअल जो इस प्लांट से हम CTC के लिए तैयार होता है। और इसमें होस्ट प्लांट और होस्ट अगर जो साइड इफेक्ट और जो पेस्ट वगैरह कीड़ा वगैरह अगर बात करेगा तो साइड इफेक्ट, तो ये टी मस्किटो इसमें मतलब ज़्यादा करके होस्ट है इसका, मतलब इसमें रहने के लिए पसंद करता है। मतलब TB1 में टी मस्किटो रहने के लिए पसंद करता है और ये CTC के लिए पावरफुल होता है। इसी तरह से हम TB14 की बात करेंगे। मस्ट प्रेफर TB14। अब ये क्लोन जो है असम क्लोन है, ठीक है ना। और ये जो है ओरिजिन टोकलाई टी रिसर्च से आया है। टोकलाई टी रिसर्च ऑफ असम, वहाँ से ये जो है ये क्लोन ओरिजिन होके आया है, मतलब उत्पन्न वहीं से हुआ है। और ये कौन से साल में रिलीज हुआ है, 1967 में, 1967 में ये रिलीज हुआ है। अगर इसका पत्ती का जो बात करें आइडेंटिफिकेशन के बारे में, इसका पहचान का, तो आकार में अंडाकार होता है, ठीक है ना। इस तरह से अंडाकार शेप में होता है। आधार कुंद टाइप का होता है, ठीक है ना। आधार मतलब एक चपटा पतला इस टाइप से मतलब होता है। और ऊपर का जो है थोड़ा लाइटिंग होता है, नीचे का डार्क होता है। ऊपरी सिरा एकदम निकला होता है, मतलब चिकना होता है। और पत्ती जो है एक दूसरे से दिखाई देता है, मतलब चढ़ी हुई जैसे दिखाई देता है, ठीक है ना। मतलब फूला हुआ ऊपर में इस तरह से दिखाई देता है, चढ़ी हुई जैसे, ये चिकना होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। और साइड में शेप में इस तरह से मतलब छोटा रहता है, इस तरह से रेग करके साइड में होता है। इस तरह से आपको पहचान करना है। यहाँ नक्शा में देख रहे हैं ना, इस तरह से होता है, ठीक है ना। और ये जो क्लोन है इसका जो है मोस्टली ड्रोट टॉलरेंस में भी होता है, मतलब सूखा जगह में भी ये आराम से हो जाता है। सूखा जगह में भी इसका कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से प्लांटेशन या फार्मिंग किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसको जो करने के बाद में फार्मिंग इसका जो है आपका CTC मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बेस्ट माना जाता है, CTC मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब उसी तरह से हम बात करेंगे TB16 भी जो है देख रहे हैं यहाँ मोस्टली प्रीफर। ये जो है TB16 ये आसाम
मतलब क्लोन है, असम कैटेगरी का क्लोन है। असम से ही रिलीज हुआ है और रिलीज जो कहाँ से हुआ है बोले टुकलेटी रिसर्च एसोसिएशन असम से, मतलब उसको जो रिसर्च सेंटर है उसको बनाया है, उसको ही ब्रीडिंग करके एक मतलब क्लोन का स्वरूप में प्लांट का मटेरियल दिया है, OTRA, ठीक है ना, असम का। तो ये कौन सा साल में रिलीज हुआ है बोलने से 1968, 1968 ईस्वी में इस क्लोन का उत्पादन हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान देना है। और पत्ती का जो आकार है, ठीक देख रहे हैं नक्शा में, अंडाकार टाइप का है, ठीक है ना, इस तरह से अंडाकार का टाइप का होता है, चपड़ा चपटा होता है, आधार कुंद होता है, इस तरह से लंबा, इस तरह से लंबा होता है। और ऊपरी सिरा नुकुला, मतलब इस तरह से, नुकुला बोलने का मतलब इस तरह से चपटा, मतलब ऐसा भाला की जैसे नुकुला निकला हुआ रहता है, ये देख रहे हैं ना, इस तरह से, इस तरह से नुकुला हो गया है, ठीक है ना, इस तरह से 16 का जो है आइडेंटिफिकेशन पत्ती इस तरह से होता है, अंडाकार, चपटा और नुकुला होता है ऊपरी वाला, ठीक है ना। और इसका जो है बनाया किस तरह से प्रोसेस से, अदर करेक्टर बोलने से TS, मतलब जो सीड का जो वेराइटी होता है, सीड का मतलब जो बीज वाला वेराइटी, उस वेराइटी को रोपा गया था किसी न किसी समय में, उसको 3x3 जेनरेशन में, यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3x3 में 19, 31, 14 इंटू 19, 29, 13, मतलब 3x3 जेनरेशन के बाद में इसको मतलब रिसर्च मतलब रिलीज किया गया, बनाया गया, मतलब इसको ब्रीडिंग करने के बाद में 3x3 ब्रीडिंग करने के बाद में इसको रिलीज किया गया, इस क्लोन को, मटेरियल को, ठीक है ना। इस तरह से इसका डिटेल्स आपको इस तरह से 17 भी, इस तरह से आपको 17 का जो मस्ट प्रेफर जो है, कौन सी कैटेगरी बोलने से असम क्लोन है, ठीक है ना, असम क्लोन है, ये ओरिजिन TRA से हुआ है और रिलीज जो है 1968 में हुआ है। और पत्ती का जो बात है, पत्ती का जो आकार भालाकार होता है, यहाँ पे तो उतना नहीं दिख रहा है लेकिन भालाकार होता है, इसका ये मतलब दूर से है ना, ये सामने से देखने से भालाकार आकार का होता है, भालाकार आकार का। और ये पतली और ऊपरी सिरा पतली जो है गहरे मतलब हरे कलर का होता है, डार्क ग्रीन होता है, एकदम डार्क ग्रीन होता है। और नुकला वाला ऊपर का जो सिरा है एकदम चपटा रहता है, भाला जैसा। और अदर करेक्टर्स जो बोलेगा तो ये उसी तरह से बीज का जो TS वेराइटी जो होता है, TS वेराइटी यानी कि बीज वाला जो सीड वाला जो क्लोन हुआ था, उससे इसको क्रॉस किया गया है, उसको ब्रीडिंग किया गया है। मतलब जो बीज से जो प्लांटिंग बनाया गया था, प्लांटिंग हुआ था, उसको ब्रीडिंग करके, मतलब एक लंबे प्रोसेस में ब्रीडिंग करके 3x3 जेनरेशन में ब्रीडिंग करने के बाद में इसको प्लांट को बनाया गया है, ठीक है ना। 3x3 जेनरेशन में इसको ब्रीडिंग प्रोसेस करने के बाद में वो लंबे समय में इसको बनाया गया है और इसको TRA रिलीज किया है। इसी तरह से ये सूखा समय में भी इसका हो सकता है और ये CTC के लिए मस्ट प्रिफर क्लोन माना जाता है, मैंने प्लांट मटेरियल माना जाता है। इसी तरह से TB20 में ये कैटेगरी देखिए, कॉम्बोड वेराइटी है, ठीक है ना। ये जो है डिपार्टमेंट देवोपाथर टी स्टेट इसको रिलीज किया है। देवोपाथर टी स्टेट जो एक तो कंपनी है टी का, इसको वहाँ से रिलीज किया, अपने हिसाब से उसको बनाया था। सीड से इसको रोपण करके, सीड का जो बिचन होता है उससे रोपण करने के बाद में इसको एक लंबे समय से प्रोसेस करने के बाद में देखा कि हाँ अच्छा है, तो इसको ये लोग प्लांटिंग के लिए यूज़ किया, फार्मिंग के लिए यूज़ किया, ठीक है ना। इसको ही TB20 करके बोला गया। और इसका पत्ती जो है, आइडेंटिफिकेशन जो आकार है जांच करना है तो इसका आकार भालाकार और आधार कीले आकार का होता है, मतलब डार्क ग्रीन होता है। और इसका जो वही ऊपरी का जो सिरा जो है भालाकार, मतलब नुकुला एकदम निकला हुआ चपटा होता है। और आधार जो है एकदम बीच का जो मिडिल वाला पार्ट जो होता है आधार, वो थोड़ा लंबा होता है, मतलब सुकड़ा नहीं होता है, थोड़ा लंबा होता है, बीच का मिडिल वाला आधार तो ठीक है लंबा होता है। इस तरह से धीरे धीरे ऊपरी वाला थोड़ा थोड़ा चौड़े भी होता है, मतलब इसका बोलने से अदर प्लांट के अदर मटेरियल के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बड़ा पत्ती होता है। और ये सूखा वाला इसमें अच्छा होता है, मतलब सूखा टाइम में भी, ये सूखा सीजन में भी या ड्राउट सीजन में भी ये आराम से इसका फार्मिंग या प्लांटिंग किया जा सकता है। और इससे जो होता है, इस पत्ती से मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस का बात करेगा तो CTC मैन्युफैक्चरिंग होता है। इससे नॉट मतलब अदर्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स और
ग्रीन टी का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ओनली सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको प्रीफर किया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसको याद रखना है। उसी तरह से आप T24 में भी देखिए, ये असम क्लोन है और इसको जो है आजीवाल मिजोरम में इसका जो है बनाया गया था, ठीक है ना। और इसका जो है कौन सा साल में रिलीज हुआ है, 1979 में इसका रिलीज किया गया है। और इसका जो है आकार वैसे देखिए, आधार किला मतलब ऑलमोस्ट पत्ती का जो आकार एक ही टाइप से होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डिफरेंट थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन इसका ऊपरी वाला जो सिरा होता है नुकुला होता है और लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन मतलब लाइट येलो होता है, हल्का हरा रंग का होता है, ठीक है ना। इसका जो खूबियत है, हल्का हरा होता है, लाइट येलो होता है, ठीक है ना। इसका खूबियत ये है 24 का, TV24 का। और ये जो है ड्राउट सीजन में भी आपका मतलब हल्का सूखा में भी ये उग जाता है, फार्मिंग हो जाता है, आराम से प्लांटिंग किया जा सकता है। और इस पत्ती को सिर्फ और सिर्फ सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है, ओनली सीटीसी के लिए मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। इसके लिए ऑर्थोडॉक्स और ग्रीन टी नॉट सुइटेबल, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में TV27 में भी सेम यह है, कोम्बट क्लोन है। कोम्बट क्लोन बोलने का मतलब कि ये कोम्बट मतलब असम और चाइना दोनों वैरायटी का जो बीच वाला जो होता है वो कोम्बट क्लोन बोला जाता है। अच्छा एक चीज़, कोम्बट क्लोन और मतलब वेराइटी कितना प्रकार है, वेराइटी 3 प्रकार का है, चाइना वेराइटी, असम वेराइटी, कोम्बट वेराइटी। चाइना वेराइटी, असम वेराइटी, कोम्बट वेराइटी। तो ये जो है हम देख रहा है, ये है कोम्बट वेराइटी। कोम्बट वेराइटी जो होता है बेसिकली जी दोनों का मिश्रित से कोम्बट किया गया है, बनाया गया है, सो कोम्बट वेराइटी। ये TRA मतलब आसाम का जो TRA है उसको इसको रिलीज किया गया, ओरिजिन किया गया कौन सा साल में, 1985 में, 1985 में, ठीक है ना। और इसका पत्ती भी सेम है, जैसे कि भला जैसा इस तरह से होता है, अंडाकार शेप और किले जैसा दिखता है। ऊपरी वाला सिरा जो है नुकला मतलब ऊपर का जो इस तरह आगे का चपटा होता है, ऊपर वाला चपटा और पतली सिरा होता है। मतलब इसका जो पत्ती का जो है मोटाई जो है पतला मतलब हल्का पतला होता है और धीरे धीरे नुकला होता है, हरे रंग के नोड में हो जैसे दिखाई देता है। ये देख रहे हैं ना नक्शा में, यहाँ पे मतलब हल्का डार्क भी है और मुड़ा हुआ जैसे दिख रहा है, साइड से भी इसका मतलब इसे बैंड हुआ जैसा मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, इस तरह से TV27 में होता है। और इसका जो है सूखा में भी होता है, बारिश में भी होता है, ठीक है ना। सूखा बारिश दोनों के समय में आराम से हो जाता है। ये भी सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए परफेक्ट माना जाता है। सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस प्लांट मटेरियल अच्छा माना जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से ही आप देखिए TV28 भी कोम्बट क्लोन है, ठीक है ना। ये भी TRA में ही रिलीज हुआ है। और ये जो कौन सा साल में रिलीज हुआ है बोलने से 1985 में, ये भी 1985 में ही रिलीज हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो आइडेंटिफिकेशन सेम है, आकार जो है भालाकार होता है, भालाकार होता है। और किला का जो आकार होता है ये देख रहे हैं ना ऊपरी वाला, इस तरह से। और ऊपरी का जो ये देख रहे हैं नक्शा में, ऊपर का जो है चपटा चपटा मतलब थोड़ा ऐसा करके बना हुआ है, इस तरह से होता है। और ये विशेषता आजकल उतना ये चलन में नहीं है, ज़्यादातर आजकल ये दिखता नहीं है। इसका प्लांटिंग या ग्रोथ या प्रोडक्शन कम हो गया है। आगे हम 21 जो है, ये जो है 21 ये भी असम क्लोन है, असम कैटेगरी का क्लोन है। 21 जो है असम कैटेगरी का क्लोन है। और ये मणिपुर टी स्टेट मतलब मणिपुर से ही ये क्लोन आया है, ठीक है ना। इसको TRA ने ही रिलीज किया है। TRA इस मणिपुर का एक टी स्टेट जो था उस स्टेट के लिए इसको ब्रीडिंग किया और पूरा ब्रीडिंग करने के बाद में अच्छा रीति से इसको मतलब 3x3 में इसको प्रोसेस करने के बाद में इसको 1976 में इसको रिलीज किया है, ठीक है ना। इसी तरह से अब पत्ती जो है आकार अंडाकार ही है, सेम वही करेक्टर होगा, सेम एक ही आधार पतला होता है। आधार मतलब बीच का वाला जो ये देख रहे हैं ना, बीच का वाला, ये बीच वाला इधर का बीच का मतलब पत्ती के ऊपरी और निचली सतह के बीच का जो आधार होता है वो पतला होता है, सिकुड़ा हुआ, ठीक है ना। ऊपरी सिरा नुकुला होता है, ये जो देख रहे हैं ना नुकुला इस तरह से। और ये जो है ओनली जो है ये ऑर्थोडॉक्स मैन्युफैक्चरिंग और CTC दोनों के लिए ये माना जाता है। इस क्लोन से ऑर्थोडॉक्स और CTC मैन्युफैक्चरिंग दोनों किया जा सकता है। अभी बात करते हैं 25।
अभी हम बात करते हैं 25 जो है मस्ट प्रेफर 25। ये 25 जो होता है कॉम्बट क्लोन है। कॉम्बट क्लोन बोलने का मतलब वही है असम और चाइना का दोनों का मिश्रित से जो ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग जो किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। एक ग्राफ्टिंग तो पता है, ग्राफ्टिंग जैसे ही सेम एक प्रोसेस होता है, ग्राफ्टिंग जैसे जो सेम प्रोसेस होता है, लेकिन ये लंबे समय के लिए होता है, वह शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ये लंबे समय के लिए इसको क्रॉस किया जाता है, उसको ही हम ब्रीडिंग कहते हैं। तो ये ब्रीडिंग जो है चाइना और असम वाला से जो कोम्बोट को ब्रीडिंग करके ये बनाया गया है 25 का क्लोन को, ठीक है ना। इस तरह से ये आया पत्थर टी स्टेट में इसको रिलीज किया गया था, उसके लिए ये बनाया गया था। और 1982 में इसको रिलीज किया गया। 1982 में इस क्लोन को, इस प्लांट मटेरियल को रिलीज किया गया है। और इसका जो आधार है लासियोलेट में, मतलब आकार जो होता है लासियोलेट, मतलब थोड़ा थोड़ा खड़ा होता है, ठीक है ना। खड़ा टाइप का होता है, इस तरह से खड़ा। ये इस तरह से डाउन सूता नहीं होता है, लेकिन ये खड़ा। अदर जो प्लान देखा आपने, अदर जो मटेरियल मतलब क्लोन देखा, वो इस तरह से मतलब सूता हुआ, इस तरह से सूता हुआ इसे डाउन देखा। लेकिन इस केस में देखिए, इसका जो कैरेक्टर देखिए खड़ा इस तरह से खड़ा दिख रहा है ना। इसका वही है कि इसका ऊपरी सिरा जो है खड़ा दिखता है, मतलब इस तरह से ऊपर में बैठा हुआ नहीं दिखता है। और इसकी गहरी मतलब जो कलर है वो हरा, मतलब गहरा हरा होता है, ठीक है ना। सिरा एकदम लंबा होता है, तो इस तरह से इसका होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है इसका, ज़्यादा हाई प्रोडक्शन, हाई यील्ड होता है। मतलब उत्पादन में ये नंबर 1 माना जाता है। 25 और 26, 25 TB25 मतलब हाई यील्ड माना जाता है। इसका ज़्यादा उत्पादन होता है, और इसका जो है ड्रोट एरिया में भी होता है, और मतलब सभी एरिया में होता है, ठीक है ना। ड्रोट एरिया में भी आराम से हो जाता है। और इसका जो बनता है चाहे मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो CTC के लिए मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है। CTC के लिए अच्छा मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है। और बात करते हैं हम 26। अभी ये 26 भी सेम है, 25 के अकॉर्डिंग ही है, उसके ही अनुसार है। ये भी कॉम्बोट क्लोन है, कॉम्बोट कैटेगरी का क्लोन है, ये देख रहे हैं ना नक्शा में। और ये ओरिजिन जो हुआ है आया पाथर टी स्टेट में ही, सेम उसी से ही इसका ओरिजिन हुआ है, वहीं से ये आया हुआ है। ये रिलीज भी 1982 में हुआ। मतलब ये 25 और 26 एक ही जगह से उत्पादन हुआ है, आया पाथर टी स्टेट से। और इसका रिलीज भी सेम 1982 में दोनों रिलीज हुआ है, TB25 26। और सेम इसका लगभग एक ही जैसे इसका आइडेंटिफिकेशन पहचान है, ठीक है ना। मतलब जैसे 25 दिखता है 26 में, वैसे इसका डार्क ग्रीन है, देख रहा है ना नक्शा में, यहाँ पे डार्क ग्रीन है। इस तरह से डार्क ग्रीन होता है, और हल्का हरा होता है, ऊपरी सिरा नुकुला होता है, ठीक है ना। सेम इसका करेक्टर है। ये भी हाई यील्ड में आता है, इसका भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और ये CTC मैन्युफैक्चरिंग होता है। अभी 29 TB29, इसका भी कोमेट कैटेगरी का क्लोन है, और ओरिजिन जो हुआ है ये tRNA, इसको tRNA ब्रीडिंग किया है, ठीक है ना। ये लंबे पसंद में ब्रीडिंग करने के बाद में 3x3 जनरेशन करने के बाद में इसको 1990 में इसको रिलीज किया है। मतलब TB29 जो है रिलीज किया है 1990 में। इसका आकार भी देखिए अंडाकार नुकुला, ऊपरी सिरा जो है पतला है, ऊपरी वाला जो मैंने पहला ऐसा पत्ती का जो इस तरह से दिख रहा है ना, ये वाला ऊपरी वाला इस तरह से नुकुला होता है। और ये बहुत ज़्यादा दानेदार होता है, कुदरत दानेदार होता है, दिख रहे हैं ना इसमें नक्शा में, दानेदार दिख रहा है। और किनारा वाला जो है इससे थोड़ा कटा ब्रश की तरह, आरा की ब्रश की तरह साइड का जो है कटा इस तरह से होता है। और इसका जो क्वालिटी है वो हाई यील्ड क्वालिटी होता है, ठीक है ना, हाई यील्ड क्वालिटी होता है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो CTC मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रीफर माना जाता है। इसमें नॉट अदर ग्रीन लीफ मैन्युफैक्चरिंग, नॉट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वो ऑर्थोडॉक्स के लिए नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से सिर्फ ओनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CTC। इस तरह से TB30 जो है, TB30 का भी सेम केस है। इस मोस्टली प्रीफर्स TB30 जो है कॉम्बैट क्लोन है, ओरिजिन TRA से हुआ है, और जो रिलीज हुआ है 19
93 में हुआ है, 93 में, 1993 में ये रिलीज हुआ है। और पत्ती का जो है पहचान देख रहा है, हल्का टाइप का येलो, हल्का हल्का येलो टाइप का दिखता है, और ज़्यादा हरा भी नहीं है, मतलब ज़्यादा हरा भी नहीं है, ज़्यादा येलो भी नहीं, मतलब मिडिल वाला है, ठीक है ना। सुहारे भूरे रंग के होते हैं ये, ठीक है ना, कोपले। तो इस तरह से ये थोड़ा चिकना भी होता है, और ये ड्रोट सीजन, ड्रोट एरिया में भी आराम से हो जाता है, ड्रोट एरिया के समय में, और बरखा में भी होता है, आराम से हो जाता है, और ये सीटीसी के लिए ही होता है। अभी हम बात करते हैं दार्जिलिंग क्लोन के बारे में। दार्जिलिंग क्लोन मैंने दार्जिलिंग वेराइटी, दार्जिलिंग क्लोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जो ये हमने देखा वो इससे पहले जो है प्लेन वेराइटी यानी कि डुअर्स असम वेराइटी था। अभी जो हम देख रहे हैं ये दार्जिलिंग वेराइटी है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि दार्जिलिंग वेराइटी ये चाइना वेराइटी होता है, इसमें हाई क्वालिटी होता है, और इसमें जो सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। पहले हमने जो देखा उसमें सिटी मैन्युफैक्चरिंग होता था, अभी जो हम देख रहे हैं इसमें ऑर्थोडॉक्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, या ग्रीन ऑर्थोडॉक्स, या ओलोंग टी, या आपका ग्रीन टी, इस तरह से होता है। तो हम बात करते हैं कि मस्ट प्रीफर, सबसे पहले मस्ट प्रीफर बनोगबन 688। 688 बनोगबन 688 ये बहुत ही अच्छा क्लोन माना जाता है। ये कैटेगरी का बात करें तो असम हाइब्रिड है। असम हाइब्रिड के साथ में चाइना से अटैचमेंट करके ब्रीडिंग करके ये बनाया हुआ है। इसका ओरिजिन जो है, मतलब इसका जो उत्पन्न हुआ जो है वो बोनोबन टी स्टेट से हुआ है, बोनोबन टी स्टेट से हुआ है, और इसका रिलीज जो हुआ है 1975 में, 1975 में हुआ है। और इसका जो है पत्ती का आइडेंटिफिकेशन, इसका पहचान क्या है बोलने से, ये लाश के आकार के होते हैं, एकदम लस के आकार के होते हैं, और इसमें हाई पीबीसेंस होता है। पीबीसेंस बोलेंगे मतलब इसमें एक बालों की तरह सेव होता है, ये इसको ही पीबीसेंस बोलता है। और ये बीच वाला पार्ट जो है मीडियम होता है, और उस पीछे पीछे वाला जो होता है इसका वो पतला और नुकीला होता है। ये उपलब्ध मात्रा में इसका फ्लेवर इंडेक्स बहुत हाई होता है। इसका फ्लेवर इंडेक्स का बात बोले तो 139 रेंज में, मतलब काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा, और मतलब अच्छा फ्लेवर, अच्छा बायोकेमिकल कंटेंट माना जाता है। इसका जो है हेल्थ बेनिफिट के लिए इसका अच्छा मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये टी के अलावा इसको और अन्यथा दूसरे प्रोडक्ट भी बनाया जाता है, जैसे कि हो गया मेडिसिन प्रोडक्ट हो गया, मेडिसिन लीकर हो गया, इस तरह से इसका बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है। तो इसका जो यील्ड का बात करें तो ये मीडियम यील्ड होता है, क्वालिटी में भी मीडियम होता है। क्वालिटी में एक्चुअली में ये थोड़ा इम्प्रूव हुआ है अभी, ये हाई क्वालिटी का माना जाता है अभी, और यील्ड में मीडियम होता है। प्रत्येक जो एकड़ के हेक्टर के हिसाब से 3200 मिट्टी का इसका पर हेक्टर में होता है। अभी हम बात करेंगे दार्जिलिंग वैरायटी का ही, बोनोबन 7777। बोनोबन मस्ट प्रीफर बोनोबन 777। ये कैटेगरी जो है एक्चुअल में ये प्योर चाइना वैरायटी है, चाइना क्लोन है। ये ओरिजिन जो हुआ है ये बोनोबन टी कंपनी से ही हुआ है। ये ओरिजिन जो हुआ है बोनोबन टी कंपनी से ही हुआ है। लेकिन इसमें खूबियत ये है कि ये जो डुअर्स वैरायटी में से इसमें मतलब जो पहले जो हमने देखा उससे ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये आता है कि ये जो सभी जगह नहीं होता है, सिर्फ केवल और केवल ये हिल्स में होता है, और जो इसमें जो टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम ठंडा जगह में अच्छा होता है। मतलब पहले जो देखा वो ज़्यादा टेम्परेचर में भी हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं होता, कम ठंडा जगह में, ठंडा मौसम में सूटेबल होता है। और ये रिलीज का बात बोलेगा तो ये 1973 में रिलीज हुआ है, 1973 में। और ये बोनोबो टी स्टेट के द्वारा ये रिलीज हुआ है। और ये जो है दिखने में एकदम लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन। और आपका जो आकार का जो बोलता है तो एकदम ये नुकोला और ये अंडा का शेप में होता है। और कुंद, इसका जो आनिया जो है वो सूखा प्रतिरोध है, इसका जो अन्य कैरेक्टर सूखा प्रतिरोध है।
मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और ये कम ऊंचाई की उपयुक्त में होता है। और इसका स्वाद का बोले तो बहुत ही अच्छा स्वाद और अच्छा ये माना जाता है। और इसका जो फ्लेवर जो होता है वो 86 इंडेक्स में इसका फ्लेवर होता है। इसमें हाई पोलिफिनल और हाई कैटेजिन इसमें पाया जाता है। इसमें जो बायोकेमिकल है मुख्य तौर पे अधिक पाया जाता है। अन्य क्लोन के अपेक्षा में, अन्य क्लोन के तुलना में इसमें जो है बायोकेमिकल कंटेंट हाई पाया जाता है। इसीलिए इसको मतलब स्टैंडर्ड क्लोन में या क्वालिटी क्लोन में रखा गया है, ठीक है। तो इसका जो है क्वालिटी क्लोन, हाई क्वालिटी क्लोन और एवरेज मतलब जो प्रोडक्ट जो है वो एवरेज में प्रोडक्शन होता है, मतलब उत्पादन एवरेज में होता है 2500 से 2800 पर हेक्टेयर में पर ईयर होता है, ठीक है। उसके बाद हम दार्जिलिंग ही वेराइटी का तुगदा 145, तुगदा 145 मस्ट प्रिपेयर तुगदा 145 ये क्लोन भी, ये वेराइटी भी जो होता है ये कैटेगरी असम कैटेगरी में आता है, असम वेराइटी में आता है। और इसका जो उत्पन्न हुआ, जो ये जो ओरिजिन हुआ है ये तुगदा टी स्टेट से, तुगदा टी स्टेट से ये मैंने उत्पन्न हुआ है, वहाँ से रिलीज हुआ है। और कौन से साल में रिलीज हुआ है बोलने से 1978 में, 1978 में ये क्लोन रिलीज हुआ है। इसको उस टाइम से इसको उगाया जा रहा है, उस टाइम से तुगदा टी गार्डन से ही इसको लगातार फार्मिंग किया जा रहा है, लगातार एग्रीकल्चर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर जो है कैरेक्टर, इसका आइडेंटिफिकेशन देखेंगे तो ये भालाकार, ऐसा अंडाकार भालाकार जिस टाइप से होता है इसका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे नक्शा में भी आप देख रहे हैं, लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन मतलब हल्का येलो टाइप का इस तरह से है। और बीच का जो है पतला है। और इसका सबसे खूबियत है कि ड्रोट एरिया में भी होता है, ड्रोट टॉलरेंस में भी होता है, मतलब सूखा एरिया में भी ये काफ़ी हद तक अच्छा मतलब उपज होता है, अच्छा फार्मिंग माना जाता है। और इसका जो केमिकल इंडेक्स का बात करें या फ्लेवर इंडेक्स का बात करें, फ्लेवर इंडेक्स जो है इसका 133 इसका फ्लेवर इंडेक्स है। मतलब इसका बायोकेमिकल जो होता है, इसके अंदर में जो भी बायोकेमिकल कंटेंट पाया जाता है वो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। पोलिफिनल और कैडेजिन, थियाफिलिन, थियारोबिगिन और अन्यथा इसमें जो कैफीन होता है वो भी बहुत अच्छा हद तक इसमें पाया जाता है। जिस तरह से कि आप देख रहे हैं इसमें जो लाइट, इसका जो कलर देख रहे हैं लाइट येलो है। लाइट येलो मीन्स जो होता है, अब एक बात नोट करना कि लाइट्स ये जो येलो कलर में होता है उसमें हाई पोलिफिनल और हाई कैटेजिन पाया जाता है। ये रिसर्च पेपर के हिसाब से, ये TRA रिसर्च पेपर के हिसाब से इसमें डेटा को दिखाया गया है। मतलब इसमें जो फ्लेवर इंडेक्स है बायोकेमिकल वो 133 मतलब रेशियो में पाया जाता है। और इसका जो अदर करेक्टर जो बात करेंगे, स्टेटस जो है क्लोन, ये स्टैंडर्ड क्लोन में होता है, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्लोन है। इसमें जो है उत्पादन जो है मीडियम पाया जाता है, मतलब लिमिट में होता है और क्वालिटी हाई होता है। और इसका जो प्रति साल जो होता है 3000 से 3500 kg मतलब प्रत्येक साल बनता है। अभी हम बात करेंगे मोस्ट प्रिफर S3A3 क्लोन के बारे में। ये भी दार्जिलिंग वेराइटी के अंदर में ही आता है, लेकिन ये दार्जिलिंग वेराइटी में भी होता है या डुअर्स में भी होता है। ये मैंने दोनों एरिया के लिए सूटेबल माना जाता है। ये S3A3 क्लोन इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन क्वालिटी के मामले में देखेगा तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला क्लोन है, अच्छा क्वालिटी वाला प्लांट मटेरियल माना जाता है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसका जो है साउथ बैंक के अंदर में ये क्लोन आता है। साउथ बैंक में ये सबसे ज़्यादा इसका पॉपुलर है। साउथ बैंक में बोलेंगे तो प्लेन एरिया में। और इसका जो स्टॉक नंबर है 107/14 स्टॉक नंबर है। तो कैटेगरी की बात करेगा तो ये कॉम्बैट क्लोन के अंदर में आता है। और ओरिजिन जो हुआ था ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसका उत्पादन हुआ था, मतलब वहाँ से ये चालू हुआ है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने जब रिलीज किया था तब टी गार्डन ने इसको रिक्वायरमेंट करके इसको फार्मिंग के लिए इसका उपयोग किया गया। और ये जो है 1978 ईस्वी में ये रिलीज हुआ।
और इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, जो दिखता कैसा है, तो इसका पहचान कैसे करेगा, तो ये अंडाकार साइज का होता है। सिमिलरली जैसे जो लीफ होता है ना, हर लीफ जो होता है एक ही टाइप से होता है, सिमिलरली एक ही बनावटी में होता है, अंडाकार और भालाकार टाइप का होता है, ठीक है। और इसका आधार जो है, बीच वाला मिडिल पार्ट जो होता है वो थोड़ा मोटा करके होता है, और ऊपरी वाला जो सिरा है थोड़ा नुकीली होता है, मतलब पतला सा। और ये मतलब फसल और पीछे वाला जो होता है पतली वाला, वो थोड़ा मोटा करके होता है। और इसका बात करिए कौन से एरिया के लिए होता है, तो ये सभी एरिया में खास करके होता है, लेकिन इसको साउथ बेंग में सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उधर में पानी कम, वर्षा कम होती है ना, ड्रॉट एरिया के लिए, ड्रॉट रेलेंस के लिए अच्छा माना जाता है, मोस्ट प्रेफर। और ये सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए ये अच्छा माना जाता है। ये स्त्री जो क्लोन है, ये सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स दोनों मैन्युफैक्चरिंग होता है। और बात करें जहाँ तक इसका केमिकल कंटेंट, तो सबसे अच्छा केमिकल कंटेंट रिजल्ट पाया जाता है इसमें, जो है कैटेजिन और जो कैफीन का जो मात्रा है वो बहुत ही हाई रेंज में होता है। इसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं कि साउथ बेंग में TB23 भी इस्तेमाल किया जाता है, मोस्ट परफेक्ट TB23। मतलब साउथ बेंग में TB3 का भी बहुत ज़्यादा मतलब उत्पादन किया जाता है, मतलब फार्मिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो साउथ बेंग में सबसे जो है इम्पोर्टेंट और मुख्य बात है जो है, इसमें देखना कॉम्बैट क्लोन जो होता है, कॉम्बैट वेराइटी का या कॉम्बैट क्लोन, ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है साउथ बेंग में, मतलब साउथ इंडिया की तरफ में। तो इसी तरह से इसका जो है ओरिजिन जो हुआ है, रिलीज जो हुआ है, उसको टोक्लाई टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसाम ने इसको रिलीज किया था। इसको यही जो है इस क्लोन को, इस प्लांट मटेरियल को, ये जो टोक्लाई टी रिसर्च एसोसिएशन है, इसको हाइब्रिडेशन या इसको प्रोसेसिंग करके, इसको खोज करके इसको बनाया है। और कौन सा साल में इसको बनाया बोलने से 1976 साल में, 1976 ईयर में इसको मैंने रिलीज किया गया है। इस टाइम से ये खेती करते आ रहा है, माने फार्मिंग करते आ रहा है। और इस क्लोन का जो है आइडेंटिफिकेशन, माने पहचान क्या है बोलने से, ये जो नक्शा में आप देख रहे हैं ना, ये जो नक्शा में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नक्शा में देख रहे हैं, इस नक्शा में आप देखिए, इसमें जो है लाइट येलो टाइप का पूरा आया है, देख रहे हैं ना। ये नक्शा में देखिए लाइट येलो, मतलब ग्रीन डार्क नहीं है, इसमें ज़्यादा ग्रीन नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये जो क्लोन है इसमें भी बहुत अच्छा क्वालिटी का, मैं पहले भी बताया था, जो लाइट ग्रीन जो लाइट येलो टाइप का कलर आता है, उसमें ज़्यादा केमिकल कंटेंट या क्वालिटी हाई होता है, क्योंकि उसमें पोलोफिनल जो होता है और केटेजिन ज़्यादा होता है, उसमें पीबीसेंट भी ज़्यादा होता है। पीबीसेंट मीन्स बोलेंगे जो पत्ती में है, देखना उसके ऊपर में जो एक छोटा से बाल की तरह एक सा रे करके, एक छोटा छोटा करके उसमें भरा हुआ रहता है, उसको पीबीसेंट बोलते हैं, मतलब बॉटनिकल के हिसाब से। तो इससे आपको अंदाजा करना है इसका क्वालिटी का, ठीक है ना। और इसका जो है आकार जो है, आइडेंटिफिकेशन बनाने का तरीका जो है, मतलब दिखने का तरीका, तो ये अंडाकार शेप का ही होता है, भलाकार। और इसका आधार जो होता है, बीच वाला जो होता है, थोड़ा पतला होता है, एकदम पतला होता है। और ऊपरी वाला सिरा जो है, जैसे ऊपरी वाला सिरा बोलने से, ये जो ऊपरा का जो खड़ा खड़ा जो ऊपरी सिरा होता है ना, उसका जो होता है वो निकुला होता है। और अदर करेक्टर की बात करें, तो अदर करेक्टर मीन्स जो इसमें बायोकेमिकल कंटेंट क्या होता है। बायोकेमिकल कंटेंट का अगर यदि बात करें, तो इसमें जो है बहुत अच्छा बायोकेमिकल कंटेंट पाया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग का भी बात करें, तो ये सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे अच्छा मुख्य माना जाता है। सिटी मैन्युफैक्चरिंग इसमें ब्लैक टी के लिए अच्छा होता है। और ये कौन सा सीजन में कहाँ पे मतलब होता है बोलने से, ड्रॉट सीजन में भी होता है, कम वर्षा में भी ये हो जाता है। इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। इस तरह से आप इस क्लोन के बारे में जान सकते हैं। इसी तरह से मोस्ट परफेक्ट TB17, ये प्रीफर जो 17 जो है, 17 TB17 प्रीफर, मस्ट प्रीफर TB17 जो है, ये क्लोन भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन ये साउथ बेंग में ही होता है, इधर में बहुत कम दिखता है। साउथ बेंग बोलेगा तो उधर साउथ एरिया में, जो कि
जहाँ पे टेम्परेचर जो है बारिश जो है कम होता है और तापमान जो है हीट रहता है, ज़्यादा हाई रहता है। मतलब तापमान जो 35 से ऊपर जो रहता है ना, और जो बारिश जो होता है पर ईयर 200 से नीचे रहता है, उस एरिया में TB17 बहुत अच्छा फार्मिंग माना जाता है। इसी तरह से इसको भी देखिए, ये साउथ पिंक है, मैं पहले भी बताया। तो इसका कैटेगरी जो बात है, कैटेगरी ये कौन सा क्लोन है बोलने से, ये कैटेगरी ये असम क्लोन माना जाता है। मतलब असम से ही इसका जो है रिलीज हुआ है, असम से ही इसको ओरिजिन हुआ है। तो ओरिजिन जो किया है वो कौन किया है बोलने से, टुकलाई टी रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट ऑफ असम। और ये कौन से साल में हुआ है, तो 1968 में इसका रिलीज हुआ है। और इस क्लोन का जो खूबियत ये है कि इस क्लोन में ज़्यादा करके क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब इसके अंदर में हाई क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। इसके और जो बोलेगा तो आइडेंटिफिकेशन जो है इस क्लोन का जो है किस तरह से पहचान करे, तो सेम है, सिमिलर जिस टाइप से अदर क्लोन में अदर प्लांट में जो होता है उसी तरह में इसमें जो आकार जो है अंडाकार आकार भालाकार होता है। लेकिन इसमें पहचान एकदम इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हाई क्लोरोफिल होता है, डार्क कलर का होता है, और इसका आधार जो होता है वो पतला होता है, ऊपरी वाला सिरा नुकीला होता है, पत्ती गहरे हल्के रंग के होते हैं ना। तो इस तरह से आप इसका पहचान कर सकते हैं। और अदर करेक्टर का बात बोलेगा तो ये टीएस टीएस जो होता है, मतलब सीड का जो क्लोन है, सीड क्लोन होता है, उस क्लोन से इसको ब्रीडिंग किया गया है, उसके हिसाब से ही इसको बनाया गया है। मतलब टीएस कैटेगरी से इसको लेके बनाया गया है। और ये ड्रॉट एरिया में भी होता है, ड्रॉट टॉलरेंस में भी होता है। और ये मोर परफेक्ट जो बोलेगा तो ये CTC मैन्युफैक्चरिंग के लिए माना जाता है, मतलब CTC मैन्युफैक्चरिंग इसका अच्छा होता है। अब दूसरा क्लोन के बारे में हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज हम अगर बताना चाहते हैं, ये जो क्लोन जो हमने देखा, दो क्लोन दिखाया, एक तीन क्लोन दिखाया, एक जो क्लोन दिखाया मैंने एक क्लोन जो दिखाया मैंने प्लेन क्लोन दिखाया, प्लेन क्लोन में टीबी सीरीज का ज़्यादा करके दिखाया, टीबी वेराइटी टीबी सीरीज। और एक क्लोन जो दिखाया मैंने वो दिखाया दार्जिलिंग वेराइटी मीन्स हिल्स एरिया के लिए, उसमें जो दिखाया मैंने चाइना वेराइटी करके ज़्यादा करके दिखाया। उसके बाद में तीसरा जो दिखाया मैंने साउथ बेंग का, मतलब 3 प्रकार का इसमें हमने अब दिखाया है ना। साउथ बेंग में ज़्यादा करके जो है वो जो देखा है वो कोम्बोड वेराइटी का, ज़्यादा करके कोम्बोड वेराइटी का जो उसमें फार्मिंग किया जाता है, कोम्बोड वेराइटी का हमने देखा। और जो दार्जिलिंग वेराइटी में चाइना वेराइटी, मतलब चाइना वेराइटी से बनाया हुआ क्लोन के बारे में देखा। तो इसमें डिफरेंस क्या है बोलने से, डिफरेंस ये है कि ये जो जितना भी क्लोन है ना, ये क्लोन जो है एक्चुअल में इसका बनाने का थोड़ा प्रोसेस जो है अलग अलग टाइप से हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें पहले इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना, तो ये बनता कैसा, बना कैसा है, और इसको डिवाइड कैसे किया गया है। जैसे 3 देखा हमने, एक प्लेन में जो देखा वो टीबी सीरीज का देखा, टीबी वेराइटी का देखा, उसके बाद हिल वेराइटी देखा, उसके बाद में साउथ बेंग वेराइटी देखा। हालांकि वेराइटी 3 होता है, चाइना वेराइटी, आसाम वेराइटी, कोम्बोड वेराइटी। लेकिन इसमें जो प्रजातियां हमने देखा, अलग अलग प्रजाति है ना, उसको हम 3 प्रकार का देखा है, ठीक है। तो इसको बनने का तरीका क्या होता है बोलने से, ये बनने का तरीका ये सिंपल है। जब इसको बनाया गया है, तब इसको जब रिलीज किया गया तो एक लंबा प्रोसेसिंग में, एक लंबा समय में इसको ब्रीडिंग किया गया। अब ये ब्रीडिंग क्या होता है बोलने से, ब्रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कोई एक नेचुरल जो उत्पादक हुआ है, मान लीजिए एक सीड से बना है, एक सीड से वो जो सीड को उसको मैं बीज में लगा दिया, उसको खेती के लिए लगा दिया, और ये कम्प्लीटली ये हो गया है, रेडी हो गया है। तो उस बीज से जो दूसरा बीज का जो एक कोई प्लांट को लिया, और पहले का जो प्लांट है उसमें से उसको कटिंग करके उसको मतलब एक प्रोसेस किया जाता है, ब्रीडिंग से ग्राफ्टिंग किया करता है ना, उसी तरह से। लेकिन ग्राफ्टिंग जो होता है 1 टाइम के लिए होता है, और ब्रीडिंग जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। उसमें क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करता है, मतलब क्वालिटी को निकालने के लिए ब्रीडिंग किया जाता है। और ग्राफ्टिंग जो होता है, एक क्लोन को काट के दूसरे क्लोन में लगा देने से ये 6-7 महीना के बाद में जो उगज हो जाता है उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रीडिंग वो 3x3 जनरेशन, मतलब एक बार काट के देखा एक प्लांट में, फिर दूसरा प्लांट को लेके आया,
फिर एक टाइम में चला गया, फिर और दूसरा प्लांट को लेके आया और उससे फिर उसमें ब्रीडिंग किया, मतलब उसे ग्राफ्टिंग जैसे ही किया प्रोसेस। तो इस तरह से 3 into 3 जनरेशन या 6 जनरेशन या लंबे टाइम के लिए जो किया जाता है, विशेष करके क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्वालिटी को निकालने के लिए, तो इसी प्रोसेस को ही ब्रीडिंग करता है। तो हमने जितना भी ये जो क्लोन देखा है ना, ये जितना भी हमने वेराइटी देखा टिंडिस में, ये सब एक्चुअली में ये ब्रीडिंग करके ही ये प्रोसेस को निकाला गया है, ठीक है ना। ये एक्चुअली में ये ट्री था। ट्री तो एक क्या है, तो ट्री तो एक ट्री है, तो ट्री मतलब एक पेड़ है, लेकिन इसको सर्ब में कन्वर्ट किया गया, मतलब इसको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया गया है फार्मिंग के लिए। तो इसका जो हाइट देखना, एक लेवल का 3 फीट या 2.5 फीट 3 फीट इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, मैंने शार्प में कन्वर्ट किया गया है, मतलब पौधा में। ये पहले ट्री हुआ करता था, ये अभी भी ट्री होता है, लेकिन इसको पौधा में मैंने कन्वर्ट किया गया है ब्रीडिंग करने के बाद। मतलब ब्रीडिंग करके एक प्रोसेस किया गया है, प्रोसेस करने के बाद में जो क्लोन, अलग अलग क्लोन का नाम दिया गया, इस क्लोन को मतलब अलग अलग दिया गया है, जैसे चाइना वेराइटी, असम वेराइटी, कॉम्बोड वेराइटी। उसके अंदर में भी बहुत सारा कैटेगरी है, मतलब बहुत सारा मतलब प्रकार जातियाँ है, तो उस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो इसको आप ध्यान देना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात है, मैं ये बताने भूल गई थी, इम्पोर्टेंट बात है। और अभी हम बात करेंगे ये वेगेटेटिव प्रोपगेशन। ये वेगेटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ये वही है मैंने जो बताया, जो क्लोन को मतलब जो एक प्रोसेसिंग करके ब्रीडिंग करके कोई वेराइटी को बना के जब कंप्लीट हो जाता है, तो हम कंप्लीट होने के बाद में जब वो बढ़ जाता है, तो इसको और ज़्यादा मतलब फैलाने के लिए या इसको जो है पौधा करने के लिए, तो इस प्रोसेस को और ज़्यादा मतलब फार्मिंग किया जाता है। तो इस फार्मिंग को मतलब आगे तक बढ़ाने के लिए, मतलब प्लांटिंग करने के लिए जनसंख्या को, मतलब इसको एक मटेरियल चाहिए ना, तो इसके लिए ही मतलब प्रोपोगेशन एक जगह में किया जाता है। प्रोपोगेशन मीन्स बोलने का मतलब ये होता है कि एक नर्सरी की तरह, जैसे नर्सरी होता है ना, उसको कटिंग करके जिस तरह से नर्सरी किया जाता है, तो उसी तरह से इसको भी मतलब पहले कल्चर किया जाता है। एक एक पॉइंट हम देखेंगे, मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिकली ही देखेंगे प्रोपोगेशन क्या है बोलने से पहले। जो प्रोपोगेशन में होता है वो मदर बस कोई एक चॉइस किया जाता है, कोई भी क्लोन को, ठीक है ना। कोई भी एक क्लोन लिया, क्लोन को एक चॉइस किया, तो उस क्लोन को चॉइस करने के बाद में, जैसे मान लीजिए कोई टीवी सीरीज का 21, 22, 26, 27, इस तरह से कोई भी एक सीरीज का टीवी वेराइटी का कोई भी एक सीरीज ले लिया, उसके बाद में आपको या तो चाइना वेराइटी का ही देख लीजिए, कोई भी TS 520 इस तरह से देख लीजिए, या 480, या कोई भी इस तरह से उस क्लोन का जो है बूस को, उस क्लोन का जो बूस है, मतलब टी जो है प्लांट है, उसको हम जनरली बूस कहते हैं। उस बूस को स्किप कर देना है, और स्किप करने के बाद में उसको छोड़ देना है 6 से 7 महीना 8 महीना, ठीक है। तो एक विशेष करके पर्टिकुलर एक क्लोन को चूज करना और स्किप करना, मेन स्किप करना। स्किप आगे हम देखेंगे इसका डिटेल्स क्या होता है, स्किप किसे बोलता है, लेकिन स्किप करना याद रखना। स्किप करने का पहला प्रोसेस होता है मदर बस को, मतलब वेगेटेटिव प्रोपगेशन के अंदर में। और दूसरा जो होता है न्यूक्लियर प्लॉट मतलब इसका पूरा देखभाल, ग्रोथ कैसा हो रहा है कैसा नहीं, हर एक चीज़ का सीनरी को समझना, मतलब इसका जो सेल डिवाइडेशन कैसा हो रहा है, या तो फिर स्टोमा तक ग्रोथ कर, मतलब जनरली ये ग्रोथ प्रोमोटर का एक हिस्सा है, इसका बढ़ना, कल्चरल कैसा होना, इस टाइप से। और इसको देखना है कटिंग, उसके बाद में इसको कटिंग को लेना, उसके बाद में इंटरनूट का स्टीम कितना हुआ है, उसके हिसाब से ही आगे का जो है कटिंग को इसको बढ़ावा देना, यानी कटिंग करना। और प्रेपोगेशन का मीन्स वही है कि इसको एक कटिंग मतलब नर्सरी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो नर्सरी में जो कन्वर्ट करना, जो आगे का जो प्रोसेस होता है, उसको वेगेटेटिव कहते हैं। जैसे नर्सरी करता है, तो नर्सरी में क्या बीज लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बीज नहीं है, बीज का काम नहीं है, यहाँ पे काम है कटिंग का काम है। तो इस कटिंग का ही प्रोसेस को ही, मतलब जो छोटा छोटा जो चारा चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, जो आगे हम नक्शा में देखेंगे, उस प्रोसेस को ही, जो इंटरनूड और एक स्टीम जो लेता है, उस प्रोसेस को ही हम वेगेटिव करते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरनूड का है देखा स्टीम, और उसके बाद में इसमें ट्रीटमेंट होता है,
ट्रीटमेंट के बाद में वाटर लॉगिंग को मेंटेन करना है, उसके बाद में स्टोरिंग डार्क ओवरनाइट, उसके बाद में इसमें सोल्यूशन देना है वेगेटिव में कितना मतलब जल्दी ग्रोथ होने के लिए, डेवलप होने के लिए। इस तरह से नर्सरी सेट का भी 40 से 50% आपका लाइट में डे में देना है। इस तरह से फर्टिलाइजर फोलियर का एप्लीकेशन, इस तरह सारे प्रोसेस को ही वेगेटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। इस सारे प्रोसेस को अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। इस तरह से जो दिख रहे हैं ना, ये मदर बुश बोलता है इसको, ये मदर बुश है। यहाँ जितना दिख रहा है ये सारे मदर बुश। इसका हेड देखिए, इसको जो स्किप बोला मैंने, स्किप को जो किया था वो स्किप को करने के बाद में डीप स्किप किया था। डीप स्किप ईयरली जून से जुलाई तक, जून से जुलाई कोई भी एक ऐसा सेशन में आप इसको डीप स्किप कर सकता है। यही एक्चुअल ड्यूरेशन, एक्चुअल टाइम यही होता है मतलब स्किप करने का मदर बुश के लिए। मतलब वेगेटेटिव प्रोपगेशन जो होता है उस प्रोसेस को स्टार्ट करने का सही समय होता है जून और जुलाई। यही समय में इसको स्किप कर देगा तो ये मदर बुश रेडी हो जाएगा। इसको ही आगे हम वेगेटेटिव नर्सरी के लिए आगे भेज देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ कर दिया। अभी 6 महीना 8 महीने इसको छोड़ देना है। यहाँ नक्शा में आप देख रहे हैं, ये नक्शा में दिख रहे हैं अभी इसको, ये दिख रहा है, ये इसको इस तरह से ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे हाइट देखिए, यहाँ पे ये कम से कम 14 इंची से 18 इंची, मतलब स्किप जो किया है उससे 14 से 18 इंची इसका हाइट होना जरूरी है। ठीक है ना, इस तरह से अगर 14 से 18 इंची का हाइट हुआ है और इसका थिकनेस जो है, इसका जो स्टीम जो होता है, इस तरह से दिख रहा है ना, ये स्टीम दिख रहा है, ये जो उठा हुआ है ये स्टीम बोलता है इसको। तो ये जो स्टीम है, ये जो स्टीम जो है या इंटरनोड बोल लीजिए, तो इसका जो थिकनेस है, मोटाई कम से कम 10 mm से 15 mm होना जरूरी है। मतलब इतना होने से आप सोचिए कि ये मेच्योर हो गया, मतलब रेडी हो गया कटिंग के लिए, वेगेटेटिव प्रोपगेशन के लिए ये रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आपको इस थिकनेस को भी, मतलब मोटाई को भी आपको देखना है। इसका लंबाई जो देखना है कम से कम 18 इंची तो होना चाहिए, 18 इंची हाइट ऊपर जाना चाहिए, और थिकनेस जो है 10 mm से 15 mm, ये दो बात को इम्पोर्टेंट इसमें देखना है। उसके बाद अगर यदि ये बुश जो है, आपको कौन सी प्लांट है उसको पहले सिलेक्ट भी करना है, कौन से लेना है मतलब आपके हिसाब से। उसके बाद में इस आगे का प्रोसेस को वेगेटेटिव प्रोपगेशन के लिए आपको देखना जरूरी बनता है। उसी तरह से यहाँ पे मैं पहले भी बताया है, यहाँ 4 चीज एक ही बात देखिए। न्यूक्लियर प्लॉट मतलब इसमें वही जो बोला, इसका ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रोथ प्रमोटर, इसमें जो है होता है, जो इंटरनोड हुआ या इसमें लीफ जो हुआ, इसके अंदर में मतलब ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका सेल का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं रहा है। तो आप इस चीज को एकदम ध्यान से एक बार देखना है, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, स्टोमेटा का ग्रोथ को। और ये लगभग जो है आपको अगर यदि ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आपको जरूरी बनता है कि एप्लीकेशन, फोलियर एप्लीकेशन या जो न्यूट्रिशन सॉल्यूशन आपको देना जरूरी बनता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो जितना भी वेगेटेटिव प्रोपगेशन करता है उसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि ये इंटरनोड दिख रहा है ना नक्शा में, तो ये इंटरनोड जो है, इसका जो है इंटरनोड का जो भी बनता है वो एक लीफ में एक ही इंटरनोड होना चाहिए। मतलब एक इंटरनोड के अंदर में एक ही लीफ और एक ही एक्सिलरी बर्ड होना चाहिए। जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये इसको, ये छोटा सा यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है, इसको एक्सिलरी बर्ड कहा जाता है। हर इस लीफ के ऊपर में एक होता है, हर एक लीफ के ऊपर में होता है। तो ये कटिंग करने का इसका सही तरीका होता है, इसलिए इसको प्रोपोगेटिव वेगेटेशन में, मतलब वेगेटिव प्रोपोगेशन में इसको ध्यान देना है। इस तरह से एक इंटरनोड होता है, उसके एक लीफ होता है, उसमें एक एक्सिलरी बर्ड होता है। ऐसा नहीं हुआ है तो उसको छोड़ देना है। अगर इसमें एक्सिलरी बर्ड आया है, मतलब लीफ के ऊपर में एक्सिलरी बर्ड आया है, इस तरह से नक्शा में दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा एक्सिलरी बर्ड इसको बोलता है। इस तरह से इस लीफ के हर में आना चाहिए। ठीक है, कटिंग करने का सही तरीका यहाँ पे देखिए, यहाँ तो दिखा इंटरनोड सिस्टम, मतलब इंटरनोड और स्टीम देखा। ठीक है, तो यहाँ पर कटिंग करने का तरीका यहाँ पे देखा। जैसे कि ये पूरा इसको बोलता है, ये स्टीम बोल दीजिए ये, ठीक है ना। तो ये स्टीम जो है इसको यहाँ से
इस लीफ से इस लीफ से लेके इस लीफ के बीच में इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो हर इंटरनोड के बीच में एक पत्ती है, पत्ती के ऊपर में एक्सिलरी बड इस तरह से देखना, एक्सिलरी बड इस तरह से होना जरूरी है। कटिंग तभी सक्सेसफुल होगा जब एक्सिलरी बड हर एक इंटरनोड में आया हुआ है या हर एक लीफ के अंदर में आया हुआ है। तो इस बात को ध्यान देना, अगर एक्सिलरी बड नहीं है तो उसको नहीं लेना है, नहीं लेने से बेटर, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं होगा। और इस तरह से छोटा करके एक्सिलरी बड आया है, मतलब एक्सिलरी बड निकल गया है हर लीफ के अंदर में, तो वो ग्रोथ होगा, वो कटिंग के लिए रेडी होगा। ठीक है ना। तो पहले हम देखा ये इंटरनोड इस तरह से होता है। इंटरनोड ये दिख रहा है ना इस नक्शे में, इसको इंटरनोड बोलता है। इंटरनोड के बीच में छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से छोटा सा एक्सिलरी बड होता है। यहाँ पे एक्चुअली में नक्शा में हमने देखा एक्सिलरी बड। तो इस तरह होने से ही इस तरह से जड़ा निकलता है, मतलब ग्रोथ होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य बात है ये वेगेटिव प्रोपगेशन के लिए। ये प्रैक्टिकल हमने देखा इस तरह से होता है, तो आपको इसमें याद करना जरूरी बनता है और इसको याद करना है। उसके बाद में एक थ्योरिकल ये चीज़ हम देखते हैं कि इसमें हम पहले भी बताया, प्राइमरी लेयर जो कटिंग को एक्सिलरी बड विकसित को हर सेंट्रल में सेकेंडरी में लेयर से ली गई कटिंग की तुलना में प्राथमिक जानी जाती है, मतलब इम्पोर्टेंट होता है, एक्सिलरी बड होना जरूरी है। ठीक है ना। उसी तरह इंटरनोड में भी सबसे अच्छा होता है कि इसका जो लेंथ है, जो लंबाई है, इंटरनोड का लंबाई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर इंटरनोड का जो है लंबाई कटिंग में लेना है। मतलब कटिंग में जो है फाइनली जो है उसका लंबाई जो है इंटरनोड का लंबाई वो सबसे अच्छा होना चाहिए, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबाई। सिंगल पत्ती वाला कटिंग लेना है, सिंगल पत्ती वाला कटिंग लेना है, डबल वाला नहीं। सिंगल वाला लेने से ही ग्रोथ का ज़्यादा अच्छा होता है। और जिसमें नूट के निचले वाले भाग 2.5 में सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब ये तना जो होता है, ये तना, और इस तना के तना मीन्स स्टिंग बोलता है। इस तना जो है तना है वो तना जो है इंटरनोड वो 3 से 4 सेंटीमीटर होना, हाँ 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसका सेंटीमीटर जो पत्ती है एक्सिलरी बड उसमें 0.5 तना के नीचे होना चाहिए। इस तरह से ये दिख रहा है ना, इस तरह से ये फाइनली दिख रहा है इस तरह से। तो इसका जो मैंने बताया न्यू जो ग्रोथ होने के लिए एक चीज़ मैंने बताया NPK 2:1:2 या तो फिर 2:1:3 NPK ग्रोथ होने के लिए इसको पर हेक्टर में आपको स्प्रेइंग या फोलियर फर्टिलाइजेशन आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है इस वेगेटेटिव प्रोपगेशन के अंदर में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट और खास बातें हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए इस नक्शा में देखिए, पहले मैंने बताया कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात, अभी यहाँ पे और एक चीज़ इम्पोर्टेंट और मुख्य बात, ये प्रोपोगेटिव मतलब वेगेटिव प्रोपगेशन जो प्रोसेस हमने देख रहा है, ये वेगेटिव प्रोपगेशन में जो प्रोसेस हमने 4-5 प्रोसेस देखा, मदर बुश का देखा, उसके बाद में न्यूक्लियोप्लोट देखा, उसके इंटरनोड, कटिंग और स्टीम नोड देखा, ये 5 पॉइंट देखा। ये तो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके अलावे पहले जो देखा उसके अलावे भी ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ये जो वेगेटिव प्रोपगेशन जो कर रहा है उस एरिया में आपको उस एरिया में एक चीज़ देखना है, ये जो है वाटर लॉगिंग। ठीक है ना, एक इम्पोर्टेंट होता है ये वाटर लॉगिंग। ये यहाँ पे देखना नक्शा में, वो जो भी वेगेटिव प्रोपगेशन जो कर रहा है उस एरिया में इस तरह से वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। मतलब अब एरिया को क्लीन रखना है। इस तरह से अगर यदि वाटर लॉगिंग हो रहा है, पानी जम रहा है, तो चारों कोना में, चारों एरिया के साइड में आपको ड्रेनेज सिस्टम आपको रेडी करना है। ड्रेनेज सिस्टम आपको बनाना, निकालना जरूरी बनता है। अगर इस तरह से वाटर लॉगिंग हो रहा है तो आपका जो वेगेटिव प्रोपगेशन हो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, एकदम वो खराब हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इकोनॉमिक तौर से भी इसका खराब होगा और इसका फिजिकली भी इसका बड़ा नुकसान होगा, मतलब मेहनत भी आपका नुकसान होता है। इस तरह से आपको जो है वाटर लॉगिंग से बचाना है। ये दिख रहा है ना, इम्पोर्टेंट होता है, ये दिख रहा है वाटर लॉगिंग। इस तरह से मतलब जो वेगेटिव प्रोपगेशन कर रहा है उसके अंदर में इस तरह से पानी नहीं जमना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद स्टोर इन डार्क ओवरनाइट, मतलब यहाँ पे जो नक्शा में देख रहा है ना 2 नंबर वाला, ये 2 नंबर वाला जो नक्शा देख रहा है
इसमें स्टोर इन डार्क ओवरनाइट, मतलब जो बनाया है मदर बुश, जो वेगेटिव प्रोपोगेशन के लिए जो चॉइस किया है क्लोन एरिया जो सिलेक्ट किया है और जहाँ पे कर रहा है उस एरिया में इस तरह से डार्क डे में नहीं होना, मतलब दिन के समय में इस तरह से उस एरिया में उस तरह से ओवरनाइट नहीं होना चाहिए। उस एरिया को एकदम क्लीन, एकदम लाइट देना है। मतलब शेड तो जरूरी है, शेड देना जरूरी है, लेकिन उसमें लाइट भी आना जरूरी है, ठीक है ना। इस तरह से ओवरनाइट माने डार्क ओवरनाइट नहीं होना चाहिए, मतलब क्लीन होना चाहिए। उसमें रोशनी, सनलाइट आना जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण आना जरूरी है, ठीक है ना। और तीसरा जो बात है 0.1% सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, मतलब जो वेगेटिव प्रोपोगेशन जो कर रहा है, उसमें आपको एक 0.1% सोल्यूशन जिंक सल्फेट आपको स्प्रेइंग करना है। मतलब कि जितना मदर बुश है, जितना भी स्किप किया हुआ है, वो स्किप किया हुआ है हर 15 दिन के बाद में आपको 0.1% सोल्यूशन जिंक सल्फेट का फोलियर एप्लीकेशन में आपको अप्लाई करना है। पहले तो एनपीके को हम बताया, एनपीके भी करना जरूरी है, लेकिन एनपीके के साथ में आपको एनपीके तो आपको 25 दिन के 3 राउंड में 7 दिन करके 3 बार एनपीके देना है। उसके बाद में 25 दिन करके देने से एनपीके हो जाता है। लेकिन ये सोल्यूशन है कम से कम 15 दिन के बाद में जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो 15 दिन के बाद में आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉपर रीति से उसका वेगेटिव प्रोपोगेशन होगा। और उसी तरह से यहाँ पे 4 नंबर में देख रहे हैं शेड। मैंने पहले भी बताया कि 40 से 50% शेड आपको डे में लाइट माने दिन के समय में आपको लाइट देना ही पड़ेगा। मतलब जो शेड है, शेड को 40 से 50% आपको शेड मेंटेन करके डे में रखना है। इसी तरह से ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं ना, 5वां नंबर में ये फर्टिलाइजर एनपीके फोलियर में आपको देना है। मतलब पहले जो है 7 दिन और बाद में 25 दिन कर में देने से होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन उसको बार बार देना, मतलब हर बार देना चाहिए, मतलब 7 दिन के बाद में, ठीक है ना। इस तरह से आपका इसमें वेगेटिव प्रोपोगेशन का जो है प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट होता है। वेगेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उसमें और एक चीज हम देखेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है उसको प्रोसेस करने के बाद में वेगेटिव प्रोपोगेशन प्रोसेस, ये सब प्रोसेस करने के बाद में जो मदर बुश का जो है, मतलब मदर बुश का जो है लेंथ अगर 18 इंची से ऊपर चला गया है, मैं पहले भी बताया 18 इंची से या 20-21 इंची से, इस तरह से इसका मेच्योर हो गया है, मतलब चेक करना है मेच्योर हो गया, उसमें हल्का ब्राउन कलर का स्टीम में स्किप किया है उस एरिया में आना चाहिए। उसके बाद में उसका थिकनेस को देखना पड़ेगा, 10 से 15 उसका mm का थिकनेस होना जरूरी है। अगर इस तरह से कंप्लीट हो गया तो वो नर्सरी के लिए वो रेडी हो गया। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद नर्सरी में क्या है, वो वेगेटिव प्रोपोगेशन किया उसके बाद में नर्सरी का प्रोसेस आता है। अब नर्सरी क्या है, इसमें पूरा कटिंग करके चारा लिया जाता है और इसमें बेड बनाया जाता है। बेड बनाने के बाद में पोट के बाद में उसके बाद में जो है कटिंग को लिया जाता है ना, और इस तरह से जो इस प्लांट को चारा को रेडी किया जाता है, इसी प्रोसेस को ही नर्सरी कहते हैं। तो इसमें जो है क्या क्या जरूरी होता है, तो पहला जो है इसमें यूजफुल नर्सरी रिक्वायरमेंट जो है कि एक्रॉस शेड, ड्रेनेज और बेड और इरिगेशन, ये 4 चीज जरूरी होता है। एकदम इम्पोर्टेंट जो होता है वेदर के लिए एक्रॉस, वो होता है शेड, ड्रेनेज, बेड और इरिगेशन वाटर, मतलब ये 4 चीज आपको चाहिए। उसके अलावा हमको आपको चाहिए स्लेबस पोट, जो कि हमको स्लेबस यानी कि प्लास्टिक का एक पोट होता है, उस पोट को हमको लेना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको सिलेबस में मतलब सॉइल फिल अप करना है, सिलेबस के अंदर में सॉइल को फिल अप करना है। आगे हम इसका साइज भी देखेंगे। उसके बाद सिलेबस फिलिंग स्टोरेज करने का एक एरिया, मतलब बेड बनाना है, बेड में लेना है। उसके बाद कटिंग जो है, हमने वेगेटिव प्रोपोगेशन जो देखा था उसके आगे में वेगेटिव प्रोपोगेशन
जो कटिंग का जो है वहीं से इसको लेके आना है। जो हम प्रोसेस देखा था ना, वेगेटिव प्रोपोगेशन, वही प्रोसेस है। हमको इस कटिंग को यहाँ पे लेके आना है नर्सरी के लिए। उसके बाद में हमको बेड रेडी करना है। बेड आगे हम देखेंगे प्रैक्टिकल। उसके बाद सेट करना है, उसके बाद इरिगेशन, उसके फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। यहाँ पे भी जिस तरह से वहाँ पे रेडी किया उस टाइम में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मतलब फोलियर दिया, यहाँ पर भी अब फोलियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस तरह से यहाँ पे इस तरह से जो है सिलेबस, यानी कि जो प्लास्टिक का जो पोर्ट है, प्लास्टिक का जो पोर्ट है उसको सिलेबस बोला जाता है। इसका जो है ले फ्लेट ट्यूब का वो 8 सेंटीमीटर से, मतलब 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, अगर इंच में सीधा बात करें तो 3 इंच से 4 इंची जो इसका चौड़ाई होता है। 3 इंची से 4 इंची इसका चौड़ाई होता है। मतलब इस प्लास्टिक पोर्ट देख रहे हैं ना, इस प्लास्टिक पोर्ट का ये जो प्लास्टिक पोर्ट देख रहा है, ये प्लास्टिक पोर्ट का ये जो प्लास्टिक पोर्ट देख रहे हैं, तो इस तरह से प्लास्टिक पोर्ट जो देख रहे हैं इसका जो है चौड़ाई, ये चौड़ाई जो है इसका 3 से लेके 4 इंची, 3 से 4 इंची इसका जो है इसका चौड़ाई हुआ। इसका हाइट का बात करेगा तो इसका जो हाइट यहाँ पे दिख रहा है तो ये है 6 इंची से 7 इंची इसका हाइट होना चाहिए। इसका हाइट क्या होना है? 6 इंची से 7 इंची इसका बीच में हाइट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका प्लास्टिक पोर्ट लेना है नर्सरी के लिए। और नर्सरी के लेने के बाद में आपको इस तरह से नर्सरी पोर्ट लेना है 6 इंची से 7 इंची और 3 इंची से 4 इंची इसका चौड़ाई, लंबाई 6 इंची। तो इस तरह से इसका लूम का गोम साइज मतलब पूरा फूला हुआ पूरा का एरिया का, इस प्लास्टिक का पूरा का पूरा इसको गोम साइज बोलता है। गोम साइज 120 से 180 गोम साइज होना पड़ेगा। 180 से 100 गोम साइज मतलब ये बहुत ही मतलब अच्छा होता है। इसमें अच्छा मतलब कि इसका एरिया होता है, अच्छा रिक्वायरमेंट होता है। इस तरह से आपको इधर में देखना है, ठीक है ना। इस तरह से इसका सिलेबस का हो गया। और अभी हम नेक्स्ट जो देखेंगे ये जो होता है नेक्स्ट, इस तरह से यहाँ पे जो है आपको फिलअप करना है। अभी देखा पहले सिलेबस का, अभी सिलेबस में सॉइल को आप फिलअप करना है। ये जो सिलेबस देख रहा है पोर्ट ये जो देख रहा है इस तरह से आपका मिट्टी रहेगा। इस तरह से मिट्टी कहीं से भी उसको ये करना है, माने डिगिंग करना है। डिगिंग करने के बाद में उसको कोई एक मेश साइज में उसको अच्छा से मतलब एकदम महीन डस्ट बना के उसको पूरा मतलब ये करके से सेकिंग करके उसको छान के उसको मतलब इस तरह के पोर्ट में, ये देख रहे हैं इस पोर्ट में, इस तरह का पोर्ट में इस मट्टी को यहाँ पे इस तरह से डालना है। ये जो मट्टी है इस तरह से यहाँ पे डालना है। इस तरह से मतलब मिट्टी खोदना है, मिट्टी खोद के कहीं पे एकदम इसे रखना है। मतलब ये बहुत ज़्यादा होगा, एकड़ में होगा। मतलब एक फुट 2 फुट नहीं। अगर यदि इसमें 3000 4000 या 10,000 अगर यदि नर्सरी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे मिट्टी का भी रिक्वायरमेंट होता है। उसके लिए आपको पकड़ लीजिए 1 बीघा 2 बीघा एरिया में पूरा उससे मट्टी लेना है। 1 बीघा से 2 बीघा एरिया के मतलब उससे पूरा मट्टी को लेना है, खोद किस तरह से महीन बनाना है। महीन बनाने के बाद में कोई मेश साइज जो स्टील ग्रेनाइट उससे छापनी करके इस तरह जमा करना है। उसके बाद में इसमें फिलअप करना है, इसमें ये करना है फिलअप करना है। इस तरह से ही सॉइल सिलेबस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। इस तरह से देख रहे हैं ना, सॉइल सिलेबस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और आगे का जो हम देखेंगे सिलेबस, मिट्टी को नंबर 3 जाली की छाना जाता है। 3 नंबर का जो मेश से जाली होता है उसमें छाना जाता है। और ये कम से कम 500 ग्राम सुपर फास्फेट, 500 ग्राम सुपर फास्फेट और 2% एल्युमिनियम सल्फेट, ये जो है मिक्सर करके इसमें लगाना है। और इसका जो है पीएच का साइज, मतलब मिट्टी का जो पीएच का साइज, पीएच वैल्यू, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें पीएच वैल्यू जो होता है वो 4.5 से लेकर 5.5 होना चाहिए। मतलब मिट्टी का जो पीएच वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है। कोई इसको याद नहीं रखता, इसमें बाद में दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो इसीलिए पहले ही आपको यहाँ पे इस बातों को ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट बात होता है ये। क्योंकि पीएच जो होता है एक्चुअली में एक
ये पीएच वैल्यू के हिसाब से ही इसका ग्रोथ होता है। अगर यदि पीएच वैल्यू हाई रहेगा भी तो नहीं होता है, लो रहेगा भी तो नहीं होता है। एक प्रकार का ये मसल्स की तरह काम करता है, ये जरूरी बनता है। इसमें ज़्यादा होने से भी नुकसान, कम होने से भी नुकसान होता है। इसीलिए पीएच जो है यहाँ पे देख रहे हैं, पीएच 4.5 से 5.5 के बीच में ही पीएच इस मिट्टी का होना जरूरी है। उस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं सेट का भी, जब पूरा नर्सरी बेड बना रहा है तो आपको शेड चाहिए, है ना। शेड का आपको जरूरी पड़ता है, तो शेड इस तरह से आप बना सकते हैं। ऊपर में देख रहे हैं इसमें एक एप्रोन लगाया हुआ है। इस तरह में खुट्टी लगाया, बोम्बू का एक खुट्टी लगाया हुआ है। 1 2 3 4 इस तरह से लाइन टू रो टू रो इस तरह से रो टू रो यहाँ पे मतलब कि बोम्बू का स्टिक लगाना है। और ऊपर में इस तरह से एप्रोन का ये लगाना जरूरी बनता है। उसके बाद में इस तरह से बेड बनाना पड़ता है ना। बेड बनाने के बाद में इस तरह से नर्सरी को एक जगह में रखा जाता है। लेकिन इसमें आगे ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ मैं शेडो के लिए दिखा रहा हूँ, शेड के लिए। आगे जो होता है वो इस तरह से कटिंग होता है, मतलब मट्टी फिलिंग करने के बाद में इस तरह से कटिंग होता है ना। इस तरह से जो है कटिंग होता है, इस तरह से जो कटिंग होता है इंटरनोड होता है। मतलब जो मदर बूस जो लिया जाता है, मदर बूस को काट काट के इस तरह से काट के लेके रखना है। उसके बाद में इस तरह से इंटरनोड को ध्यान देना है। इंटरनोड इस तरह से देना है 2.3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से इंटरनोड लेना है। उसके बाद 0.5 ऊपर से निचले वाला में 0.5 एक एक्सिलरी बार्ड आना है। इस तरह से यहाँ पे देखना एक्सिलरी बार्ड, यहाँ छोटा सा आया ना, इस तरह से एक्सिलरी बार्ड आना है। इस तरह से यहाँ पे भी दिख रहा है एक्सिलरी बार्ड है। इस तरह से बार्ड आया, उसके ऊपर में कटिंग में पहले भी बताया है। तो इस तरह से 3 से 4 सेंटीमीटर आपको लेना है और एक पत्ती होना है, पत्ती के ऊपर में एक एक्सिलरी बार्ड होना है। ठीक है, इस नक्शा में देख रहे हैं इंटरनोड में एक्सिलरी बार्ड और एक लिप होना जरूरी है। इस तरह से कटिंग किया जाता है। कटिंग करने का जो है इस तरह से मतलब इस तरह से, अगर इस तरह से यहाँ पे देखिए बीच वाला 2 नंबर में कटिंग करने का जो तरीका है, इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे नीचे में इस तरह से स्लोप होना चाहिए, ऊपर में भी इस तरह से स्लोप होना है। ऊपर में देख रहे हैं ना इस तरह स्लोप है, नीचे में इस तरह से, मतलब कटिंग करने का एक्चुअल जो है इस तरह से कटिंग करने का तरीका होता है। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका कटिंग करने का तरीका ये होता है, एक्चुअल तरीका ये होता है। जैसा मतलब मन में वैसा नहीं होता है, इस तरह से आप नहीं कर सकते। इस तरह से जिधर में एक्सिलरी बार्ड है उधर में इस तरह से स्लोप देना है, एक्सिलरी बार्ड को ध्यान देना है, इसको बोलता है एक्सिलरी बार्ड। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इस कटिंग का प्रोसेस को फॉलो करना है, तभी जाके प्रॉपर रीति से कटिंग सक्सेसफुल होगा। नहीं तो ये कटिंग में आपका बहुत बड़ा डैमेज होगा, मतलब ग्रो होगा ही नहीं। ग्रो के जगह में बहुत रुकावटें भी होगा और वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस तरह से कटिंग में अगर प्रोसेस को फॉलो किया है तो सक्सेसफुल हो सकता है। कटिंग ताने को काट कर और रोल करके कटिंग का साइज बनाए और 5 सेंटीमीटर की कीले से मिट्टी की सतह को छेद कर, मतलब जो मिट्टी है उस मिट्टी को 5 सेंटीमीटर छेद करके एक हाथ से और ताने को उस उंगलियों के से दबाना है। मतलब एक जो है मान लीजिए एक इस तरह से एक उंगली से गड्ढा करना है, या कोई एक जैसे 5 सेंटीमीटर कीले से, कोई भी एक कीले हो या उंगली से जो भी मिट्टी में इस तरह से ताना से देना है। उसके बाद में उस ताने का जो कटिंग है उस ताने को उंगली से इस तरह से दबा देना है, उंगली से इसको दबा देना है। उसके बाद दबाने के बाद में उसको दोनों तरफ चारों तरफ से उसको ऐसा करके मिलाकर फिलिंग कर देना है और 40 से 50% ज़्यादा दिनों तक इसको रोशनी में रखना है, स्पेस पे स्पेस दे के। ठीक है ना, इस प्रोसेस देना है। इस तरह से यहाँ देखो फाइनली जो है कटिंग को रोकने का मतलब लगाने का इस तरीका होता है। यहाँ पे देख रहे हैं फाइनली जो है कटिंग को इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैंने बोला इस तरह से उंगली से कहीं पे बीच में इसे पोर्ट दिख रहा है, पोर्ट के अंदर में ये पोर्ट दिख रहा है, पोर्ट के बीच में हर पोर्ट में से बीच में यहाँ पे जिसे लगाया है, यहाँ पे दिख रहा है लगाया है, इस तरह से ऐसा करके पोर्ट में कोई चीज देना है, मैंने उंगली से करना है या तो कीले से। उसके बाद में इस तरह से इसको गाड़ना है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से इसको
क्या है, गाड़ देना। इस तरह से गाड़ने के बाद में हम देख रहे हैं चारों तरफ से इसको इस तरह से इस फिलिंग के कवर कर दिया है, मतलब चारों तरफ से अच्छा से मिला दिया है। तो इस तरह से फाइनली जो है पोर्ट होता है, इसमें कीला दे के कीला से उसमें गड्ढा करके या उसमें बोरिंग करके हल्का सा ये उंगली से और इस तरह से गाड़ देना है। फाइनली इसी प्रोसेस को ही हम करना जरूरी बनता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम स्टोरेज करके बोलता है कटिंग लगाना, कटिंग लगाना, ठीक है ना। इस तरह से आपको ही ये बात को ध्यान देना है। इस तरह से आगे का जो है प्रोसेस आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे करके एक एक स्टेप देखना है। इसमें क्या है, सिलेबस को भरना और स्टोरेज करना, सिलेबस को भरना स्टोरेज करना, और हमेशा सिलेबस के निचले और सिलेबस को भरा हुआ जाता है उसको दबाया जाता है और नर्सरी बेड पर छाया में रखा जाता है, और वे ऊपर में 33 पतली परत में रेत और बजरी फैलाई जाती है। उसको सारा मिलाए हुए बारिश और सिंचाई के में रखना है, और 6 से 8 सप्ताह को इसको स्टोर करके एक जगह में रखना है। 6 से 8 सप्ताह एक जगह में स्टोर करके रखना है। उसके बाद में टाइपिंग अब की जाती है, टाइपिंग अब की जाती है, मतलब उसको ऊपर में अगर जो आ रहा है एक डिलीट बाद, तो उसको जो लेंथ हाइट को देखना है, उसके बाद में टाइपिंग करना है। इस तरह से बेड होता है, ये जो दिख रहा है ना, इस तरह से हम बेड दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये क्या है, बेड बनाना है। पहले जो देखा स्टोरेज का इस तरह से पूरा का पूरा बेड होता है। इस तरह से उस बेड 1 नंबर बेड, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से बेड आपको 50, 100, 200 जितना भी हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपना फार्मिंग का माने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक बेड, 2 बेड, 50, 100, 200 जो भी हो बनाना है। लेकिन बेड बनाने का जो सही तरीका है यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको बेड बनाना है। उसमें ये देख रहे हैं ना, इस तरह से प्लॉट करके डिवाइड करना है। इस तरह से आपको प्लॉट करके डिवाइड करना है। इस तरह से ये देख रहे हैं, इस तरह से प्लॉट करके इस तरह से डिवाइड करना है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रेंडमली इस डिजाइन, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये नक्शा जो दिख रहा है डायग्राम, सेम टू सेम इसी तरह से आपको बेड का प्रोसेस को आगे बनाना है। मतलब इस तरह से ही बनाने से प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। अगर इस तरह से नहीं बनाएंगे, जो रेंडमली रहेगा, तो आपको दिक्कत ही आएगा। पहले नक्शा में भी दिखाया इसी तरह से, है ना। तो इस तरह से आपको सेम टू सेम बेड का इस तरह से प्लॉट, अगर मान लीजिए इसका है चौड़ाई जो है 15 मीटर, 15 फीट है, चौड़ाई 15 फीट है, तो इसका लंबाई पकड़ लीजिए 40 फीट लंबाई, ठीक है ना। मतलब चौड़ाई 15 फीट है तो लंबाई जो है 40। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई का इस तरह से साइज का एक प्लॉट करें। इस तरह से एक ही साइज का एक ही जगह बनाना है। अब आगे का जो बाद में देखेंगे सेट कैसा होता है, इसमें ड्रेनेज किस तरह से बनाया जाता है, उसके कटिंग करने का तरीका क्या है, इस तरह से हम एक करें। लेकिन बेड बनाने का तरीका जो है सिमिलरली इस तरह से बेड बनाने का तरीका होता है। प्रॉपर रीति से बनाना है तो इस तरह से जो है डिजाइन जो दिया गया है, इस तरह से आपको इस डिजाइन के हिसाब से बेड को बनाना है। तो इस तरह से अगर यदि आप डिजाइन को, बेड का डिजाइन को अगर यदि बनाएगा, ये दिख रहे हैं ना, तो इस तरह से अगर यदि आप बनाएगा तो प्रॉपर नर्सरी का मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर नर्सरी होता है इस तरह से बनाने से, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं बेड बनाने का जो है 1.2 मीटर से 30 मीटर, ठीक है ना। 1.2 मीटर से 30 मीटर बेड बनाने का जो है, आप एक्चुअल जो है साइज आप यहाँ पे देख सकता है। 1.2 मीटर से 30 मीटर एक्चुअल साइज होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इसी साइज के हिसाब से आप बनाएगा। मैं पहले भी बताया था कोई भी साइज बना, लेकिन बनाने का सही तरीका ये होता है, ठीक है। उसके बाद में बेड को लेना है और उसके जो मिट्टी का बेड का मिट्टी के ऊपर में जो है, उस मिट्टी को 3 सेंटीमीटर, मतलब उस मिट्टी मतलब ड्रेन के ऊपर में रखना है। मतलब एकदम गड्ढा में नहीं रखना है, और जो है ड्रेन होना जरूरी होता है। ये जो बेड बनाया, बेड बनाने के बाद में साइड में, ये साइड दिख रहा है ना, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, साइड में 30 सेंटीमीटर का डीप, 30 सेंटीमीटर का डीप ये एक ड्रेन बनाना है। इस तरह से, इस तरह से
इस तरह से आपको साइड साइड में इस तरह से आपको ड्रेन बनाना है। 30 सेंटीमीटर का एक डीप का एक ड्रेन बनाना है, और चौड़ाई भी सेम उसी तरह से 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, और डीप भी 30 सेंटीमीटर। मतलब चौड़ाई और गहराई 30-30 सेंटीमीटर का एक छोटा सा ड्रेन, मतलब वाटर लॉगिंग ना हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है ना। मतलब वाटर लॉगिंग ना हो, इसका रीज़न यही है कि ड्रेन बनाने का, कि क्यों बनाया जाता है बोलने से, कि इस बेड बनाया है, जो बेड बनाया है उसमें वाटर लॉगिंग ना हो, इसलिए। अभी शेड का बात करेंगे तो हम शेड जो है इस तरह से हमको शेड बनाना है। पूरा का पूरा जो बेड बनाया है, बेड बनाना है, जो पहले बनाया हम बेड, उस बेड बनाने के बाद में अभी हमको क्या करना है, शेड। अभी क्या करना है, शेड। तो शेड जो होता है, ये जो दिख रहा है ना शेड, तो ये जो शेड जो होता है, ऊपर में शेडो दिख रहा है ना, ये वाला शेडो, इस तरह से आपको डिजाइन देना है। इस तरह से आपको इस तरह से शेड का डिजाइन देना है, ये देख रहे हैं ना, इस तरह से। इस तरह से आपको शेड का डिजाइन। और पहले एक चीज मैं बताया था, जब ड्रेन जो होता है ना, फाइनली ड्रेन जो होता है नीचे में इस तरह से दिखना है। ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे जो दिख रहा है, ये जो नीचे जो दिख रहा है, ये जो नीचे इस तरह से फाइनली पहले जो ड्रेन का जो बेड का जो ड्रेन दिखाया जाता है, इस तरह से होना जरूरी है। इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से साइड साइड में ड्रेन होना चाहिए। और जो शेडो का बात करेगा तो शेडो जो है इस तरह से शेडो बम्बू स्टिक लगाना है, बीच बीच में बम्बू स्टिक लगाना है। जिस तरह से बेड रहेगा, जहाँ जहाँ पे वो कटिंग रहेगा ड्रेन का, वहाँ पे इस तरह बम्बू स्टिक देना है। और ऊपर में इस तरह से स्लोप दे के 1 फीट का स्लोप, इस तरह से 1 फीट का स्लोप दे के इस तरह से 1 फीट का स्लोप दे के, मतलब आपका शेडो को पूरा का पूरा एरिया को कवर करना है। पूरा जहाँ जितना मतलब बेड बनाया है, वो सारे के सारे बेड में जितना बेड है, वो सारे के सारे बेड के अंदर में आपको ये शेड देना जरूरी है, ठीक है ना। और शेड देने का तरीका 1.3 मीटर से इंटू 3 मीटर, इस तरह से इसका जो है ऊपर का जो डिजाइन है, इस तरह से 1.3 मीटर इंटू 1.3 मीटर बम्बू स्टिक से इसको भरना है। मतलब पूरा का पूरा कवर करना है, इसको शेड को मेंटेन करना है। इस तरह से पूरा फाइनली बनने के बाद में इस तरह से देखना चाहिए, इस तरह से ही आपको देखना जरूरी है। और वो सब कुछ करने के बाद में यहाँ पे और इम्पोर्टेंट इरिगेशन भी बहुत यहाँ पे मायने रखता है। इरिगेशन भी यहाँ पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि नर्सरी तो कर रहे हैं। अब सब कुछ करने के बाद में शेड भी दिया, शेड भी जरूरी है, कटिंग पॉट सब चीज़ लगाया, मिट्टी फिलिंग किया। अब इरिगेशन भी उतना जरूरी होता है जितना इरिगेशन के लिए मिट्टी वगैरह जितना जरूरी हो, उतना ही फोलियर जितना जरूरी होता है, एप्लीकेशन मतलब मैन्युअल एप्लीकेशन जितना जरूरी हो, उतना ही इरिगेशन भी जरूरी होता है, क्योंकि सूखा में होना असंभव। इसीलिए ड्राइंग मस्ट मतलब जरूरी होता है वाटरिंग का, ठीक है। इसीलिए इसमें 150 सेंटीमीटर जितना 1 साल 2 साल के अंदर में, 1 साल में तो कम्प्लीटली रेडी नहीं होता है, 2 साल में कम्प्लीट, लेकिन 1 साल के लिए आपको 150 सेंटीमीटर वाटर रेन चाहिए, ठीक है ना। मतलब बारिश चाहिए 150 सेंटीमीटर। इस तरह से इरिगेशन का पूरा डिजाइनिंग किया जाता है। 2 नंबर में देखिए, 1 नंबर में जो तो स्प्रिंगर हेड, इसको बोलता है स्प्रिंगर हेड। इरिगेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है स्प्रिंगर हेड, आगे में डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा बात होता है। स्प्रिंगर जो हेड होता है इस तरह से, ये दिख रहा है, स्प्रिंगर हेड इसको बोलता है। एक्चुअली में इसको इसी के द्वारा ही मतलब पानी का जो है स्प्रेइंग होगा, ठीक है। इसी तरह में सिंचाई का प्रोसेस होता है। तो इसको स्प्रिंगर हेड बोलता है, इसको पाइप बोलता है, इसको मैंने बोला जाता है ये जो देख रहा है ना, इसको हेड का नोजल बोलता है, इसको नोजल बोलता है, इसको नोजल बोलता है। इस तरह से आपका इरिगेशन का 1 2 3 4 करके लाइन टू लाइन इस तरह से आपको फिलिंग करना है। इस तरह से यहाँ पे देख रहा है पाइप 1 2 3 3, इधर में साइड में देख रहा है ना, ये इस तरह से पाइप होता है। इस तरह से ये जो होता है प्लास्टिक पाइप होता है, स्टील का होता है, स्टील का नहीं, ये सिल्वर का होता है, और प्लास्टिक का। तो इस तरह से पाइप होता है। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं लंबाई लगा 2 नंबर 3 नंबर में देखिए, इस तरह से जो लगाया है ना, इस तरह से जो लगाया है, इस तरह से आपको बिछाना है।
बिछाना है। इस तरह से इस पूरा का पूरा इस तरह से रहेगा पाइप। तो इस पाइप को ही इस तरह से लगाया जाता है और पूरा का पूरा इरिगेशन इस तरह से किया जाता है। आगे हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। जैसे इसका जो है पानी के लिए ज़रूरत बनता है 150 सेंटीमीटर, तो इसके लिए इरिगेशन जरूरी है। तो इरिगेशन का प्रोसेस इस तरह से देना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है फोलियर। फोलियर माने न्यूट्रिशन एप्लीकेशन, मतलब फर्टिलाइजर फोलियर, ठीक है। फर्टिलाइजर फोलियर मतलब एप्लीकेशन फॉर फर्टिलाइजर। तो NPK 2:1:2, 2:1:2, 0.50% जिंक सल्फेट और 0.10% बोरोन बोरेक्स। उसके बाद में 0.05% एमोनिया नाइट्रेट, एमोनिया नाइट्रेट भी देने से होगा, और 0.5 जो है मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद में 0.5 मैग्नीशियम सल्फेट देना है। उसके बाद में ये टाइमली जो है, टाइमली मतलब पर महीना के हिसाब से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इस तरह से मंथली के हिसाब से आपको 15 दिन करके यहाँ पे देना पड़ेगा। 15 दिन देने से मतलब अच्छा होता है, क्योंकि रेशियो तो यहाँ पे NPK का रेशियो तो 2:1:2 है ना। तो इस रेशियो के हिसाब से 15 डेज करके पर मंथ में 2 बार, पर मंथ में 2 बार, इस तरह से आपको एप्लीकेशन फोलियर डालना है। इस तरह से कंप्लीटली आपका जो है नर्सरी का पूरा स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। मतलब ये जो देख रहे हैं ना, इस तरह से फाइनली 6 महीना 8 महीना मतलब 1 साल से 1.5 साल, 1 साल से 1.5 साल पूरा का पूरा हो जाने के बाद में इस तरह से जो है फाइनली, इस तरह से जो है फाइनली, इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट हो जाने के बाद में इस तरह का दिखना चाहिए। इस तरह का जो है ग्रोथ, इस तरह का जो है ग्रोथ, इस तरह का बेड में रेडी हो जाना चाहिए, इस तरह का बेड में रेडी हो जाना चाहिए। मतलब कंप्लीट ये जो होता है वो 1.5 साल से 2 साल, 1.5 साल से 2 साल के बीच में ये कम्प्लीटली ये इस तरह से कंप्लीट नर्सरी रेडी हो जाता है। अगर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर रीति से स्टेप बाय स्टेप अगर यदि मैनेज किया है, मतलब मैनेजमेंट किया है, तो अब इस तरह से 1.5 से 2 साल के अंदर में इस तरह से रेडी हो जाएगा। एक भी चीज को आपको मिस नहीं करना है। अब इसके बाद हम आते हैं प्लांटिंग मैनेजमेंट। इसके बाद में आता है हम प्लांटिंग मैनेजमेंट। इसके अंदर में क्या होता है, सबसे जो होता है प्री कंडीशनल में कुछ बातें इंपॉर्टेंट होता है। प्री कंडीशनल में प्लांटिंग प्रोग्राम, उसके बाद में इंक्लूडिंग डिसीजन ऑफ स्पेस, प्लांटिंग टाइम, मतलब दो चीज इसमें स्पेसिंग, प्लांटिंग मैनेजमेंट करने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए जो भी एरिया है उस एरिया में जो प्लांटेशन कर रहा है उसमें स्पेसिंग, मतलब उसका जो है हेज टू हेज या रो टू रो जो प्लांटिंग करेगा उसका स्पेस साइज क्या होगा, एक नंबर। और दूसरा नंबर उसका समय, प्लांटिंग टाइम, ये 2 बार इंक्लूडिंग करना है प्लांटिंग प्रोग्राम में ये 2 चीज आपको देना जरूरी है, स्पेस और प्लांटिंग टाइम। सबसे जो होता है ड्राई सीजन में, जो कि थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आता है, नवंबर टू अप्रैल के बीच में सबसे मतलब अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम में ड्राई रहता है लेकिन मॉइस्चर थोड़ा कम रहता है। क्योंकि इस टाइम जिस टाइम में बारिश ज़्यादा रहता है उस टाइम में करना वाटर लॉगिंग होने का चांस होता है और रूट डिजीज होने का चांस होता है। तो इस तरह से आपको जो है सुइटेबल टाइम जो है उसको चूज करना है। उसके बाद में प्रिपेयर लैंड करना है और क्लीनिंग ऑफ लैंड और रिहेबिलिटेशन मीन्स इसमें जो लैंड होता है उसमें कोवर प्लांट होता है ना, कोवर प्लांट हुआ, मीमेसो हुआ, गोटेमला हुआ, इस तरह से जो कोवर प्लांट होता है उसको लगा के रिहेबिलिटेशन, मतलब उपज को ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन लाना है मिट्टी के अंदर में, लैंड के अंदर में, मतलब न्यूट्रिशन को रिकवर करके लाना है। मतलब मान लीजिए लैंड है, लैंड के जो है उस लैंड में न्यूट्रिशन कम है, मतलब बहुत ज़्यादा फार्मिंग किया, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर किया, तो उसमें क्या होता है
न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है, न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो न्यूट्रिशन जब कम हो जाता है, न्यूट्रिशन कम होने से ही इस प्रोसेस को जो किया जाता है उसको रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये है जो कि कोबर प्लांट हुआ, जैसे कि गोटेमाला हुआ, मीमांसा, इस तरह का बहुत होता है जो काला पी होता है, इस तरह से बहुत होता है। उसको लगाकर जो है लैंड का न्यूट्रिशन को रिकवर किया जाता है, लैंड के अंदर में जो है न्यूट्रिशन का इम्प्रूवमेंट करना, न्यूट्रिशन लाना, इसी प्रोसेस को ही रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। तो 2 नंबर में जो है प्री कंडीशनल में जो प्रिपेयर ऑफ लैंड, इसको ध्यान देना है। उसके बाद में प्लांटिंग टाइम को पहले भी बताया, प्लांटिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि प्लांटिंग जब काम करते समय में जो उसमें जंगल भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, मतलब वीड्स नहीं होना चाहिए। दूसरा बात, इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, सॉइल के अंदर में मॉइस्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए ध्यान देना है मॉइस्चर के लिए। या तो रेन के समय, रेन ज़्यादा मतलब कम रेन है उस टाइम में, रेनफॉल के टाइम में देना, मतलब प्रोग्राम करने से अच्छा होता है, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है मॉइस्चर को याद करना है। उसके बाद में आपको ये सारे प्रोसेस करने के अंदर के में आपको मल्ची भी आपको ध्यान देना है, मल्ची प्लांटिंग टाइम में मल्चिंग। उसी तरह से आपको स्प्रेइंग, प्लांटिंग मतलब प्लांटिंग के अंदर में स्प्रेइंग करना है। सोनोप्रेन माने आपको टॉप सोल के अंदर में न्यूट्रिशन और पानी बराबर देना है। इस तरह से आपको प्रोग्राम बनाना है। और प्लांटिंग प्रोग्राम में इरिगेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, और प्रोटेक्ट बाय मल्ची एनी टाइम, ठीक है ना। इरिगेशन बहुत ज़रूरी होता है। स्पेसिंग, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है प्लांटिंग में वो होता है स्पेसिंग, जो पहले भी हम बताया था प्रोग्राम में। स्पेसिंग इस तरह से होता है, स्पेसिंग इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से स्पेसिंग जो होता है 1 हेक्टर में 1 हेक्टर में 18,518 से लेकर 16,666 प्लांटिंग आ सकता है। मतलब 1 हेक्टर के एरिया के अंदर में जो प्लांटिंग 18,518 से 16,616 प्लांट यानी क्लोन आ सकता है। लेकिन इसका स्पेसिंग जो है मेन इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे 1 नंबर में 90 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर सिंगल हेज। उसी तरह 2 नंबर में 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर सिंगल हेज। इसी तरह से 105 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर सिंगल हेज, 105 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर सिंगल हेज। तो ये होता है स्पेसिंग का एक्चुअल कैलकुलेशन। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये पॉपुलेशन मतलब प्लांट लगाने का कैलकुलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी मन में आया वैसा नहीं लगाना है, इसमें से कोई एक चूज करना है, इसमें से एक चूज करना है। या ये वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं ना, इस तरह से एक करके सिंगल हेज के लिए, इस तरह से सिंगल हेज के लिए ये भी करने से होगा 90 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, ये भी ठीक ही है। 90 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर ये भी करना है। लेकिन सिंगल हेज के लिए आजकल तो ज़्यादा करके सिंगल हेज ही होता है, डबल हेज होने का कोई चांस मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। आजकल सभी सिंगल हेज ही करता है, क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए, इसीलिए प्रोडक्शन में सिंगल हेज और क्वालिटी में डबल हेज होता है। डबल हेज मतलब यहाँ पे ऐसा करके दिया, फिर यहाँ पे लंबा स्पेस रखा, फिर यहाँ पे ऐसा दिया, फिर इस तरह से लंबा स्पेस दिया, इस करके बनाया जाता है। लेकिन सिंगल हेज का केस में क्या होता है, इसका रो टू रो एक ही मेजरमेंट रहेगा, रो टू रो एक ही मेजरमेंट। यहाँ की नक्शा में देख रहा है जैसे कि 1 ही मेजरमेंट है, मतलब सिंगल हेज कहने का मतलब एक ही मेजरमेंट। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फिर इसका और इसका डिस्टेंस एक ही है, फिर इसका डिस्टेंस एक ही है, फिर इसका डिस्टेंस देखिए एक ही है, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक ही है, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए एक ही है, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक ही है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक ही है। तो इस डिस्टेंस जो है, जो दूरियां हैं, उसका स्पेस का जो साइज है एक ही रहना चाहिए, उसको ही सिंगल बोलते हैं, सिंगल हेज प्लांट बोलते हैं। और जहाँ पे डबल है, 2 किस्म का मैंने दिखाया था, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे लंबा ये स्पेस है, फिर यहाँ पे ये डबल हो जाता है। और प्लांटिंग करने का जो सही तरीका है, इस तरह से रो टू रो, हेज टू हेज, रो टू रो, हेज टू मतलब लाइन टू लाइन देना है। इस तरह से जहाँ भी
जो दिया यहाँ एक यहाँ पे दिया बेस सिस्टम से नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, बेस सिस्टम से नहीं। तो यहाँ फाइनली देख मिट्टी की नमी जरूरी बनती है, और इस प्रोसेस में जो है मिट्टी में नमी यानी कि मॉइस्चर जरूरी बनती है। और पतझड़ में रोपण कि बारिश के समय में नमी अभी मिट्टी में हो या मल्चिंग उसमें बनाया जाता है, मल्चिंग के टाइम करने से भी होगा। और बसंत में रोपण अच्छा होता है, बसंत सीजन में, बसंत ऋतु में। और जैसे शुरुआती में बारिश ऊपरी मिट्टी में पहुंचा है उस टाइम में भी आप कर सकते हैं। और सिंचाई के साथ में रोपण मल्चिंग सुरक्षित कभी भी है, ठीक है ना। इस तरह से पूरा का पूरा स्पेसिंग प्रोसेस कंप्लीट। और आगे का जो है प्लांटिंग में जो जरूरी होता है वो तो हम देखा, वो तो प्रोग्राम जो किया था स्पेसिंग उसका देखा। लेकिन हमें मेन जो है अप्रूडिंग, ये जो है हमको जो है प्रिपेयर लैंड एंड अप्रूडिंग एंड टिलेजिंग एंड लेवलिंग, 3 पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं ना, 3 पॉइंट यहाँ पे हम 3 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है हमको प्रिपेयर लैंड करने में अप्रूडिंग, टिलेज, लेवलिंग, अप्रूडिंग, टिलेज, लेवलिंग। तो ये जो है 1 नंबर में इसको बोलता है अप्रूडिंग। जो देखा जितना भी प्लांटिंग किया था या पुराना जो बुश लगाया था या पुराना क्लोन्स लगाया था प्लांट मटेरियल, तो वो ज़्यादा उम्र हो जाने से इसको अप्रूडिंग करना, इस तरह से उखाड़ देना है। बड़ा बड़ा ट्रॉली लगा कर, बड़ा बड़ा जीसीबी वगैरह कुछ भी ऐसा आजकल तो नॉर्मली जीसीबी वगैरह होता है, इस तरह से अप्रूडिंग कर देना। अप्रूडिंग करने के बाद यहाँ टिलेजिंग, यहाँ पे देख रहे हैं ना टिलेजिंग, इस तरह से। अच्छा, अप्रूडिंग में पूरा जाड़ समेत पूरा निकलना है, पूरा का पूरा क्लीन, पूरा जाड़ समेत निकल के एक भी उधर में ना बीज ना जंगल ना रूट ना कोई भी कुछ नहीं, एकदम क्लीन होना चाहिए। उसके बाद में टिलेज जो है देख रहे हैं, टिलेज जो है इस तरह से देख रहे हैं ना टिलेज, ये टिलेज देख रहे हैं ना, इस तरह से टिलेज आपको करना है। मतलब बड़ा बड़ा ट्रैक्टर का टोली लगा के इसमें हाथ लगा के इसको टिलेज करना है। टिलेज करने के बाद में ये जो लेवलिंग इस तरह से प्लेन करके लेवलिंग होना, मतलब एकदम समतल होना। प्लेन जो है एकदम समतल, एकदम ऐसा है कि लेबलिंग किया हुआ है इस तरह से, है ना। पूरा से एकदम लेवलिंग जो है बराबर करके रखना है। मतलब 3 प्रोसेस, अप्रूडिंग, टिलेज, लेवलिंग, ठीक है ना। इस तरह से टिलेज करके लेवलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात को भी आपको ध्यान देना है। इस तरह से पूरा का पूरा प्रॉपर रीति से प्रोसेस होता है प्लांटिंग के लिए। इस तरह से मैं पहले जो बताया रिहैबिलिटेशन जो बोला था मैंने, जो रिहैबिलिटेशन के लिए जो बताया था उसमें से यहाँ पर देख रहे हैं ना 1 नंबर में यहाँ पे देखिए रिहैबिलिटेशन के लिए जो मैंने बताया था इसको बोलता है गोटेमाला। मैंने जो बताया था प्रोग्राम दिया था उसमें, मतलब थ्योरेटिकली जो बताया था वो, अब ये प्रैक्टिकली यहाँ पे देखिए गोटेमाला जो बोल रहे हैं ना, गोटेमाला इस तरह से दिखता है। 1 नंबर में जो देख रहे हैं ना गोटेमाला जो है ग्रस, गोटेमाला ग्रस तो इस तरह से दिखता है, ये जो दिख रहे हैं ना इस तरह से। तो इस तरह से इसको भी प्लांटिंग किया जाता है गोटेमाला। मतलब जो पुराना लैंड हो गया जहाँ फार्मिंग करके एग्रीकल्चर करके 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 100, 150, 2 साल ऐसा हो चुका है। मतलब एग्रीकल्चर करके फार्मिंग करके 200, 1 साल हो गया। तो इस जगह में यहाँ पे इसको अपलोडिंग करने के बाद में इस तरह से गोटेमाला को इस तरह से यहाँ जो देख रहे हैं लगाया जाता है। गोटेमाला को इसको लगाने के बाद में इस तरह से रो टू रो, एस टू हेज इस तरह से लगाया जाता है। ये चीज यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला देखो नया यहाँ पे इस तरह से लगा रहा है, देख रहे हैं ना। इस तरह से बीच में ड्रेन भी होना चाहिए और इस तरह से लेन को टिलेस करना चाहिए। टिलेस मीन्स जमीन का जुताई, ठीक है ना। इस तरह से टिलेस करने से बाद में इस तरह से रोटू यहाँ पे देख रहे हैं ना, रोटू यहाँ पर इस तरह से रोटू मच्छा का एकदम अच्छा दिखने के लिए भी अच्छा इस तरह से पूरा का लगाया जाता है। इसको ही गोटेमाला कहा जाता है। इस तरह से लगाया जाता है इसको गोटेमाला। इसको इसीलिए लगाया जाता है कि लैंड में मतलब जमीन में न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में मिले। एनपीके, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह से जितना भी मिलता है वो लैंड में पर्याप्त मात्रा में मिले। और दूसरा जो होता है ये मीमूसा इस तरह से दिखता है। इसका पत्ती दिख रहा है ना, जूम करके यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से होता है मीमूसा। इस तरह से पूरा फाइनली वो मतलब उग जाने के बाद में इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं ना, इसको बोलता है मीमूसा। इस तरह से लगाया जाता है फाइनली, इस तरह से होता है पूरा।
अच्छा, ये कितना दिन तक रहता है? ये 1 साल तक कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल, कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल इसको लगा के छोड़ देना है। लगा के छोड़ देने के बाद में इसको पूरा तेल लगा के पूरा का पूरा इसको काट के निकल के जगह जगह में छोड़ देना है, ठीक है ना। इससे ही न्यूट्रिशन बनेगा या फिर मल्ची के लिए रेडी होगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा मल्ची का माने रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है। इरिगेशन का जो बात बोला, इस तरह से इरिगेशन होता है, ठीक है ना। इस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह से बूंबू जो दिख रहा है, इस तरह से बूंबू, इस तरह से ये जो है पाइपलाइन, प्लास्टिक पाइपलाइन, इस तरह से ये जो इसको मेन पाइपलाइन बोलता है, ये बीच वाला जो है इसको मेन पाइपलाइन बोलता है। ये बीच वाला जो है इसको मेन पाइपलाइन बोलता है। और ये जो होता है सप्लाई पाइपलाइन। अब मतलब जो मोटर होता है, मोटर से लेके आना है इस मेन पाइप में, और मेन पाइप से इसको बीच बीच में, मतलब पांच पाइप के बीच में यहाँ पे अगर एक पाइप दिया है, यहाँ पे एक पाइप दिया है, तो यहाँ पे 5 पाइप के बाद में फिर एक पाइप आएगा, फिर 5 पाइप के बाद में यहाँ एक पाइप, फिर 5 पाइप के बाद में यहाँ एक पाइप। इस तरह से पूरा का प्रोसेस सेटिंग किया जाता है। मतलब 100 फीट के डिस्टेंस में इस पाइप को लगाना है। 100 फीट के डिस्टेंस में, 100 फीट डिस्टेंस में इस पाइप को लगाना है, ठीक है। 5 पाइप, मतलब ये जो है 5 पाइप करके देना है। ये 20 फीट का होता है, 20 फीट का होता है, तो 5 करके मतलब 5 पाइप करके देना है। और इस तरह से एक नोजल, इस तरह से स्प्रिंगर हेड देख रहे हैं ना, स्प्रिंगर हेड देता है। और इसको बीच बीच में इस तरह से एल बोलता है इसको, मतलब जोड़ने के लिए, इसका बीच में, इस तरह का बीच में जोड़ने के लिए, इस तरह का जोड़ने के लिए बीच बीच में, ये देख रहे हैं ना, इस तरह बीच में इसको जोड़ने के लिए एल्बो बोलता है, एल्बो लगाना है, ठीक है ना। आईबो, एल्बो इस तरह से लगाया जाता है। उसके बाद में इस तरह से स्टेन होता है। स्टेन के ऊपर में ये जो देख रहे हैं ना, स्टेन के ऊपर में ये स्प्रिंगर हेड नोजल दिया जाता है। तो इस तरह का पूरा का इरिगेशन का सिस्टम इस तरह से फिटअप करना है। इस नक्शा में जो हम दिखा दिया, इस तरह से पूरा का पूरा एरिया में फिटअप करना है। लेकिन डिस्टेंस जो बोल दिया मैंने, 100 बाई 100 फीट का 100 फीट का डिस्टेंस में एक नोजल देना है। तो अभी हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सीक्वेंसी। ये ऑपरेशन सीक्वेंसी क्या है बोलने से, जो प्लांटेशन होता है, वो प्लांटेशन में जितना भी आपको रिक्वायरमेंट होता है, जो भी चीज़ चाहिए हमको, क्या क्या करना है उसके आगे में, वो सारे एक एक बात को हम जो देखता है, एक एक बात जो चाहिए, वही है ऑपरेशन सीक्वेंसी। उसमें हम पहला जो देखता है कटिंग कवर क्रॉप्स, कीपिंग मटेरियल फॉर मल्ची। ये 1 नंबर पॉइंट जो है इसमें कवर क्रॉप जो हमने रिहेबिलिटेशन के लिए जो हमने लगाया था कवर क्रॉप, उसको हमको अभी यहाँ पे कटिंग करना है। और उसको कटिंग करके कवर क्रॉप्स को एक जगह में, एक अच्छा करके एक जगह में रखना है। और उसको जो है मल्ची के लिए मटेरियल बनाना है। मल्ची के लिए उसको एक जगह में सेमी माइक्रो मीडिया कल्चर करके या 2 महीना 3 महीना के उसमें रख देना है। और उसके बाद में हमको उसको मल्ची के लिए रेडी करना है, ठीक है ना। उसके बाद में हम 2 नंबर पॉइंट में जो देखता है प्लांटिंग के लिए होता है, वो स्टिकिंग और स्पेस। ये दोनों बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। ये स्टिकिंग करने से ये फायदा ये होता है, हैश टू हैश, प्लांट टू प्लांट जो प्लांटिंग होता है उसमें प्रॉपर रीति से एक अच्छा प्रोसेस में करने के लिए स्टिकिंग किया जाता है। क्योंकि जो रेंडम करेगा उसमें आपका स्पेस एरिया ज़्यादा खाएगा, लेकिन स्टिकिंग करने से एक सिस्टमरी स्पेस जो एक लाइन का रहता है, प्लाकर्स के लिए सुविधा है, प्रोडक्शन के लिए भी सुविधा होता है। इसलिए स्टिकिंग करके ही फीडिंग और शेडिंग किया जाता है। और जो स्टिकिंग किया रहता है उसी के ही जस्ट बगल में ही, मिडिल में ही, स्टिकिंग के अकॉर्डिंग ही हमको पिच होल करना होता है। सी नंबर जो देख रहे हैं ना, पिच और होल, मतलब उसी के अकॉर्डिंग, स्टिकिंग के अकॉर्डिंग ही हमको पिच और होल करना है, ठीक है ना। इसी तरह हम सॉइल कंडीशनिंग, ये सॉइल कंडीशनिंग ये होता है कि आपका जो मिट्टी जो है, जो टिलेज किया था, प्रिपरेशन जो किया है सॉइल का, उसमें आपका जो न्यूट्रिशन क्या है, उसका कंडीशन का माने स्टेटस क्या है सॉइल का, वो चीज़ आपको जानने का बहुत ज़रूरी होता है। उसको जानने के बाद ही आप
मैंने प्रॉपर रीति से इसको ऑपरेशन सीक्वेंशियल कर सकता है। इसी तरह से प्लांटिंग जो होता है, प्लांटिंग मेन जो है प्लांट अभी सोइल कंडीशन जानने के बाद में, जांचने के बाद में, पीट होल करने के बाद में, मैंने गड्ढा खोदने के बाद में अभी जो प्रोसेस आता है मेन पीट प्लांटिंग का। तो प्लांटिंग में भी आप जिस तरह से मैं पहले बताया था कि एक इसका एक स्पेसिंग का एक कैलकुलेशन होता है, मतलब प्लांटिंग का एक कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पहले रेडी करना है और फिर मटेरियल्स पहले रेडी करना है, उसके बाद में अब सीधा प्लांटिंग के लिए इसमें आ जाता है ऑपरेशन सीक्वेंस में, ठीक है ना। इसी तरह से प्लांटिंग होने के बाद में आपको मल्चिंग करना है। मल्चिंग कुछ भी नहीं है, सीधा जो प्लांटिंग किया है उसके बीच बीच में सीरियली जैसे मतलब टीबूस जो है प्लांटिंग जो किया जाता है उसके बगल में ही जस्ट उसको मल्चिंग करना है, ठीक है ना। आगे हम प्रैक्टिकल देखने वाला है। इस तरह से हम स्पेसिंग ले सकता है, जैसे कि 9 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर सिंगल हेज 18,518 टीबूस प्लांट इसमें आता है। तो उसी तरह से 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर सिंगल हैज प्लांट, इस तरह 16,666 टोटल पॉपुलेशन आता है। इसी तरह से आप 105 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर सिंगल हैज, इसमें 15,873 ऐसा प्लांटिंग बूस्ट लगा सकता है। ये टोटल ही क्या है, कैलकुलेशन है पॉपुलेशन के लिए पर हेक्टर के लिए। इस तरह का आपका ये होता है। उसी तरह से आपको यहाँ प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया कवर क्रॉप जो बताया था। तो कवर क्रॉप को इस तरह से आप काटिंग करना है। ये गोटेमाला है, ठीक है ना। ये गोटेमाला है, ये गोटेमाला है। तो ये गोटेमाला को इस तरह से आपको कटिंग करना है, मतलब पहले जो लगाया था गोटेमाला जो रेडी हो गया था, उस गोटेमाला को रेडी होने के बाद में आपको इस तरह से कोबर को आपको कटिंग करना है। कटिंग करके एक जगह में जमी करना है, ठीक है। इसे देख रहे हैं नक्शा में, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिख रहा है जो कि इस तरह से ये नक्शा में दिख रहे हैं ना, ये नक्शा में, इस नक्शा में, ठीक है, ये दिख रहे हैं ना इस नक्शा में। इस तरह से आपको कवर क्रॉप को कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद में आप जो है जनरली एक जगह में रख से पूरा लेन को क्लीन करके उसको प्लांटिंग के लिए रेडी करना है। इसी ही मतलब यही प्रोसेसिंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये मिट्टी का जो स्टेटस है वो सही रीति में आपको मिल पाएगा। उसी के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये बम्बू स्टिकिंग जो मैंने बताया था। बम्बू स्टिकिंग जो इस तरह से बम्बू को कटिंग किया जाता है। एक नंबर में दिख रहा है, एक नंबर में जो दिख रहा है ना, इस तरह से बम्बू स्टिकिंग को इस तरह से लिया जाता है। उसके बाद में इस तरह से आपको 2 फीट या 1.5 फीट का एक सब बनाना है। उसके बाद में इस तरह से स्टिकिंग करना है। आगे हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इस तरह से आपको स्टिकिंग को रेडी करना है और उसको इसमें लगाना है, ठीक है ना। उसके लगाना है, मतलब फिटिंग के लिए आपको लगा के उसको होल करना है, ठीक है ना। इस तरह से इसका स्टिकिंग का जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको एक दिन में कितना करना है वो आपके हिसाब से इस तरह से स्टिकिंग करना है। और कैलकुलेशन पहले बता दिया, इस तरह से कोई भी एक कैलकुलेशन लेने का है। और फाइनली जो है हमको इस तरह से है होल दिखेगा, जो होल का बात हमने बताया था। तो होल जो है फाइनली इस तरह से देखना, यूजिंग स्टिकिंग अकॉर्डिंग टू प्लांटिंग पैटर्न, मतलब इस तरह से पूरा प्लांटिंग का पैटर्न देखेगा। ये प्लांटिंग का पैटर्न है। पहले हम दिखा स्टिकिंग किस तरह से खट्टी लगाना है, ऐसा सीधा सीधा करके लगाना है। उसके जस्ट बगल में ही आपको इस तरह से पीट करना है, होल करना है ना, डिग करना है, मतलब प्लांटिंग के लिए जो गड्ढा खोदना है। तो इस तरह से आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है। यहाँ पूरा का पूरा नक्शा में दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा नक्शा में आप देख रहे हैं। ये जो है पूरा का पूरा ये नक्शा में दिख रहा है ये। तो इस तरह से जो है आपको होल करना है, पीटिंग करना है। इसका क्या साइज होगा, कितना ये होगा, हम बताने वाले हैं कि आप जो होल करते हैं, जनरली जो होल करते हैं उसका क्या साइज होने वाला है। उसका जो हम दिखाया था उसमें जो होल जो होगा एक्चुअल में होल इस तरह से होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है होल इस तरह से होल होता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से आप ट्रॉली से भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर से भी, या अगर से भी कर सकते हैं, या छोटा छोटा औजार होता है उस तरह से। लेकिन एक्चुअल में जो होल होता है इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हैं नक्शा में, 2 नंबर वाला नक्शा में इस तरह से यहाँ पे होल होता है, दिख रहा है ना। ये होल इस तरह से आपको होल करना है। इसमें पूरा ऐसा करके डीप करना है। और डीप करने का सीधा मैंने प्रोसेस आपको बताया था। टॉप सेल होता है, सब सेल होता है। तो आपको 18 इंची आपको डीप करना है। इस तरह से आपको 18 इंची डीप करना है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे 18 इंची करना है। तो टॉप सेल में 9 इंची, टॉप सेल ये हो गया 9 इंची,
इस सबसोल हो गया 9 इंची, तो टोटल जो है 18 इंची इस तरह से आपको पूरा इसमें होल करना है, गड्ढा करना है, ठीक है ना। इस तरह से टोटल जो है एक प्लांटिंग के लिए 18 इंची करके हर प्लांटिंग को आपको रेडी करना है। हो सकता है 1 हेक्टर में 15,000 16,000 जो भी हो टोटल पॉपुलेशन 1 हेक्टर के अकॉर्डिंग, तो आपको इस तरह से पिट जो है होल करते जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली जो दिख रहा है इस तरह से होल होने के बाद में इस तरह से दिख रहा है ना, एकदम इस तरह से लाइन रहेगा, जो पहले में पैटर्न दिखाया था उसका नक्शा उस तरह से होगा, डिजाइन इस तरह से लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, इस तरह से रो टू रो, इस तरह से आपको इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आपको मतलब सॉइल में आपको ये करना है। प्लांटिंग के लिए आपको इस तरह से आपको ये करना है, मतलब पीट करना है, होल करना है, ठीक है। यही प्रोसेस होता है। फिर हम आगे को जो देखेंगे, हम पहले भी बता चुका है कि 15 सेंटीमीटर डीप, ठीक है, मिनिमम 45 सेंटीमीटर के अंदर में पहले 15 सेंटीमीटर लेना है, टॉप सॉइल पे होल करना है। उसी के बाद में 30 सेंटीमीटर, मतलब 15 से 30 सेंटीमीटर फिर उसी के होल में करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको अकॉर्डिंग करते जाना है। एक होल में आपको टॉप सेल और सब सेल को मिला के 18 इंची आपको करना ही है, ठीक है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह का पूरा मतलब प्लांटिंग का जो होल होता है इस तरह का डिजाइन किया जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट यही है। तो फाइनली जो है हम प्लांटिंग करने के बाद में, फाइनली जो प्लांटिंग किया हमने, तो प्लांटिंग करने के बाद में हमको इस तरह से जो है हमको दिखेगा। इस तरह से जो है हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से लाइन टू लाइन, मतलब रो टू रो है, दिख रहा है ना, रो टू रो इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से यहाँ पे देख रहे हो ये पे। इस तरह से पूरा फाइनली प्लांटिंग करने के बाद में पूरा एरिया में इस तरह का आपको प्लांटिंग दिखेगा, लाइन टू लाइन दोनों साइड तरफ से, ठीक है ना। फाइनली जो है आपका जो प्लांटिंग करने के बाद में इस तरह का दिखता है। प्लांटिंग करने के बाद में जो है फाइनली इस तरह का आपको पूरा एरिया 1 हेक्टर 2 हेक्टर 2-3 हेक्टर जो भी है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप आ गया मल्चिंग। जो प्लांटिंग किया उसमें आपको जो है इमीडिएटली ही आपको आफ्टर प्लांटिंग के बाद में जो कंडीशन कंटिन्यू रखना है, लेयर के ऊपर में, प्लांट के ऊपर में जो है जो मल्ची का लेयर देना है। मतलब मटेरियल जो बनाया था, गोटेमाला का हो या मीमूसा का जो भी बनाया था मटेरियल मल्ची के लिए बनाया था, उसको आपको इमीडिएटली ही प्लांटिंग एरिया में इस तरह से पूरा स्प्रेड इस फैला के पूरा मल्ची करना है, मतलब प्लांटिंग एरिया में, ठीक है ना। इस तरह से आप पूरा कवर करके उसको लैंड को और उस प्लांटिंग को कवर करके ढकना है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्यूरिंग ऑफ यंग टी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब प्लांटिंग के बाद में जो होता है अभी यंग टी प्रैक्टिस, मतलब अभी जो वो 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, उसके बाद में ये मेच्योर होने के लिए आएगा। मेच्योर होने के बाद में जब वो पूरा 4 साल 5 साल में वो मतलब रेडी हो जाएगा प्लांटिंग के लिए, तो उस 5 साल से लास्ट ईयर तक, मतलब उसको जब तक उसको अपग्रेडिंग नहीं करेगा वहां तक में एक प्रोसेस, एक थ्योरी को प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसी को ही यंग टी कहा जाता है, ठीक है ना। उसी को ही ब्यूरिंग ऑफ यंग टी कहा जाता है। उसमें आपका आता है क्या क्या प्रैक्टिस आता है, क्या क्या करना चाहिए। वीड्स कंट्रोल 1 नंबर में जो हम देख रहे हैं, इस तरह से आपको वीड्स, पहला जो है वीड्स कंट्रोल करना। वीड्स कंट्रोल में आपको यहाँ पे दिख रहा है जनरली इस तरह से आपको वीड्स मिलेगा। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, गॉट वीड जो बोलता है इसको, गॉट वीड 1 नंबर में जो बोलता है, उसमें गोरिया बोलता है 2 नंबर में। तो इस तरह से आपको बहुत सारा जो है प्लांटिंग में या बहुत सारा एग्रीकल्चर फार्मिंग में आपको वीड्स दो देखने को मिलता है। एक नहीं दो नहीं, कितना प्रकार का वीड्स मिलने को। लेकिन जनरली टी प्लांटेशन में जो टी फार्मिंग होता है इसमें 1 नंबर वाला और ये 2 नंबर वाला जनरली आपको देखने मिलता ही मिलता है। मतलब ये कॉमन वीड्स कहलाता है, मतलब टी प्लांटेशन टी फार्मिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो है गॉटवीड और जो गोरिया है इसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है। ये कॉमन होता है, हर मतलब मिलता है टी प्लांटेशन में। तो इस तरह से आपको जो है इसको वीट को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वीट जो है 1 नंबर में जो है वीट कंट्रोल करना है, तो उसमें आपको मैनुअली भी करना है, ठीक है ना। मैनुअली अगर आप कर रहे हैं तो मैनुअली कीजिए, या तो मैकेनिज्म करना है। मैकेनिज्म में छोटा छोटा जो है
औजार होता है ना, छोटा छोटा औजार होता है। जैसे कि मैकेनिज्म में छोटा छोटा औजार है, नीचे जो देख रहे हैं छोटा छोटा आगर है, उस टाइप से भी आप कर सकता है। या ये राइट साइड में 3 नंबर में देख रहे हैं, इस तरह से एक छुरी होता है औजार, इस तरह से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं या अपलोडिंग करके कर सकता है। अभी जो है आपको फाइनली जो आता है 2 नंबर में जो है पेस्ट कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यंग टी मैनेजमेंट, यंग टी प्लांटेशन में। आपको जो प्लांटेशन जो होता है यंग टी प्लांटेशन, इसके अंदर में बहुत सारा साइड इफेक्ट हुआ या फिजिकल डैमेज हुआ या बहुत सारे इन्फेक्शन होता है कि नहीं। तो इस तरह से जो इन्फेक्शन होता है, फिजिकल डैमेज जो होता है, तो बहुत सारा पेस्ट भी करता है, माइट्स भी करता है, फंगीसाइड भी करता है या फिजिकली डैमेज होता है। तो इसको एक एक करके कंट्रोल करना है। तो हम यहाँ पे जनरली देख रहा है जो है 1 नंबर पे पेस्ट कंट्रोल करना है, तो उसमें 1 नंबर में जो देख रहे हैं माइट्स है, माइट्स को आपको कंट्रोल, माइट्स बहुत सारा माइट्स आता है टी प्लांटेशन के अंदर में, फार्मिंग के अंदर में। इसमें जो है थायराइड स्पाइटर माइट होता है, पिंक माइट होता है, पर्पल माइट होता है, या इस तरह से स्कारलेट माइट भी होता है। इस तरह से 4-5 माइट्स आपको टी प्लांटेशन में आता है। ये जो देखना 1 नंबर में दिख रहे हैं ना, तो इस तरह से आपको प्लांटेशन के अंदर में, टी फार्मिंग के अंदर में, टी प्लांटेशन के अंदर में इस तरह माइट्स होता है। रेड स्पाइडर में सबसे बड़ा माइट्स माना जाता है। इसको आपको कंट्रोल करना है, केमिकल कंट्रोल करना है, बोटेनिकल कंट्रोल करना है, या कल्चरल कंट्रोल करना है, या फिजिकल कंट्रोल, आपको जो के अकॉर्डिंग बनता है वो करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है केमिकल कंट्रोल और कल्चरल कंट्रोल, ये 2 प्रैक्टिस करने से अच्छा। अगर उसमें अगर बोटेनिकल कंट्रोल कर रहा है तो इट इज ओके होता है, ठीक है ना। उसी तरह से आप इंसेक्ट में देखिए, इंसेक्ट में जो है लूफर है। उसके बाद में राइट से 3 नंबर में जो होता है रेड स्लग है, इसको रेड स्लग बोलते हैं ना, ठीक है। नक्शा में जो ये दिख रहे हैं ना, ये जो है इसको रेड स्लग बोलता है। ये जो दिख रहे हैं ना, इसको रेड स्लग बोलता है, और इसको जो बोलता है इसको लूफर बोलता है, ठीक है ना। तो ये जनरली जो है पेस्ट कंट्रोल आपको करना पड़ता है। माइट्स, ये दिख रहे हैं माइट्स और लूफर और रेड स्लग, ये कॉमन पेस्ट है। कॉमन पेस्ट है मतलब ये होता ही होता है टी फार्मिंग में, टी प्लांटेशन में, ठीक है ना। इस तरह से आपको एक एक करके आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा, और पूरा का पूरा जो है प्रोसेस को मतलब क्लीन करके आपको आगे का प्रोसेस के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्शन के लिए आगे इसको इंक्रीज करना है, इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है ना। आपको इसमें मतलब पूरा का पूरा प्रॉपर रीति से मैनेजमेंट 1 नंबर में होना चाहिए, तब जाके आपका प्रोडक्ट में आपको बेनिफिट होने का ज़्यादा चांस होता है। अगर नहीं कर पाए तो ये 40 से लेकर 55% तक इसको डैमेज करने से बड़ा नुकसान होता है। मतलब इकोनॉमिकल इसका मतलब हानि होता है, नुकसान होता है, लॉस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बड़ा रोल है मतलब टी फार्मिंग के लिए, टी फर्मेंटेशन के लिए, मतलब प्लांटेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट रोल मतलब टी एग्रीकल्चर के लिए, टी प्लांटेशन के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। इसको आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये अगर यदि डैमेज कर दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने से आपका मतलब कंपनी इफेक्टेड होगा, या तो प्रोडक्शन में इफेक्ट होने से स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमिक डैमेज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान देना है। इस तरह से नक्शा में भी आप देख रहे हैं, और आगे का जो है प्रोसेस यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे का जो है प्रोसेस जो आता है वे मैन्योरिंग या तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बोलता है। मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो होता है मतलब आपको जो है डोजेस फर्टिलाइजर ऐसे 10:5:10 या तो फिर 10:5:15 NPK मिक्सर ड्यूरिंग फॉर्मेटिंग स्टेज में आपको 0 से 5 ईयर देना है। इस तरह से आपका प्रोग्रामिंग मतलब आपको रखना है, प्रोग्रामिंग रखना है। यहाँ पे जो नक्शे में देख रहे हैं मैन्योरिंग, ये हो गया आपका यूरिया मतलब नाइट्रोजन, ठीक है ना। MOP मीन्स पोटेशियम, ठीक है। उस तरह से पोटेशियम फास्फोरस हो गया, NPK, ठीक है ना, ये राइट साइड में दिख रहा है। तो इस तरह से NPK एक एक करके NPK और यहाँ DOP वगैरह है, SSP वगैरह भी आप उसमें मिक्सचरिंग करके ये ले सकते हैं। लेकिन 1 2 3 जो है ये 1 2 3 जो है आपको इम्पोर्टेंट होता है। 1 2 3 मतलब NPK, अगर उसमें SSP लगा रहा है, DAP लगा रहा है तो और अच्छा है। मतलब प्रॉपर रीति से मतलब
मैन्यूरिंग का मैनेजमेंट करने से क्या होता है, क्वालिटी भी होता है और प्रोडक्शन भी इसमें प्लांटिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों चीज़ का ध्यान देखना है। डोज आपको वही बता दिया कि मैंने 10:5:10 एक डोज होता है, या तो 10:5:15 डोज NPK, उसमें SSP और DP मिक्सर करके आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, इस तरह से करने से आपका प्रोडक्शन में, क्वालिटी में और प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव होगा। इस तरह से आपको भी शेड जो होता है, मतलब शेड छाया जो है ना, तो वो टेम्पररी एक होता है, एक परमानेंट होता है। मतलब टेम्पररी शेड ट्री होता है, एक परमानेंट शेड ट्री होता है। तो टेम्पररी शेड ट्री में आपका मतलब टेम्पररी शेड जो होता है उसमें कुछ बात देखने को मिलता है, जो कि जनरली जो है 5 साल 10 साल में जो होता है उसको काटिंग कर दिया जाता है, या उसमें से काट के निकल देता है, और टी फार्मेशन एरिया में से, टी फार्मिंग एरिया से उसको 5 साल 10 साल में के अंदर में काट के निकल दिया जाता है, जनरली 10 साल। तो इसको ही से टेम्पररी शेड ट्री कहा जाता है। लेकिन जो लॉन्ग टाइम के लिए लगाया जाता है, जब तक अपरूटिंग नहीं होता है, डिप्लांटेशन, तब तक के लिए जो लगाया जाता है उसे परमानेंट ट्री कहा जाता है। इसमें आपको चूज करना है ना, क्या क्या लगाना है। तो उसमें टेम्पररी में जो आता है इंडिको फारा बोल के एक होता है। तो इंडिको फारा जो होता है ये बहुत ही अच्छा मतलब शेड ट्री है। इसमें आपका जो होता है लगाने का 2 फायदा होता है। एक तो शेड के लिए लगाया जाता है, शेड आता है, और दूसरा जो होता है इंडिको फारा जो होता है एकदम छोटा छोटा करके पत्ता होता है। तो इंडिको फारा छोटा छोटा पत्ता होता है, इसमें ज़्यादा करके NPK मतलब न्यूट्रिजन रहता है। तो इसमें क्या होता है, पत्ती जो झड़ जाता है ना, तो जो पत्ती जो झड़ के जो लैंड में गिरता है, तो उसमें एक कंपोस्ट बनता है, एक वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट बनता है। ठीक है ना। तो दूसरा फायदा ये है इसमें लगाने का, ताकि वो न्यूट्रिशन को मतलब इम्प्रूव कर सकता है, इसीलिए इसको लगाना मतलब इंडिको फारा अच्छा होता है। ठीक है ना। उसी तरह से आपका सिसबिनिया होता है, सिसबिनिया भी आप लगाने से अच्छा है, या तो मिलिया अजरडिक्टिट बोल के एक है, मिलिया अजरडिक्टिट, ये भी लगाने से अच्छा है। मिलिया अजरडिक्टिट लगाने से फायदा ये होता है कि ये फंगीसाइड जो होता है लैंड के अंदर में, तो वो अगर यदि जो मिलिया अजरडिक्टिट का जो पत्ती जो होता है वो उसका जो अगर यदि उसमें गिर गया, गिरने के बाद में जो अंदर में जो कंपोस्ट बनेगा, तो कंपोस्ट बनने से आपको क्या होता है, उसका न्यूट्रिशन और जो फंगस है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। हाँ, अगर एक चीज़, अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो आइकन का बटन है उसे दबा के रखें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे हम सेट ट्री में ही परमानेंट सेट ट्री। ठीक है ना। परमानेंट सेट ट्री अभी ये क्या होता है, अभी हम टेम्पररी सेट ट्री के बारे में देखा, हम परमानेंट सेट ट्री अभी क्या होता है। परमानेंट सेट ट्री के बारे में तो हम छोटा सा बात बता दिया था थियोरेटिकली ये होता है कि परमानेंट सेट ट्री जो होता है, आपको ये याद रखना है, ये जब लगाया वो लॉन्ग टाइम के लिए लगाया जाता है। मतलब जब तक टी प्लांटेशन में अपलोडिंग नहीं होता है, या टी बुश को जब तक नहीं उखाड़ के निकालता है, या फिर नेक्स्ट प्लांटिंग के लिए प्रोग्राम नहीं देता है, तब तक जो मैंने सेट ट्री रखा जाता है उसको परमानेंट सेट ट्री बोला जाता है। ठीक है ना। तो परमानेंट सेट ट्री के कहने का मतलब ये 60 साल 70 साल मतलब लॉन्ग टाइम के लिए भी जा सकता है, इसी को ही ये कहा जाता है। इसमें आपको अल्बिजिया बोल के है, अल्बिजिया होता है, ये अल्बिजिया हुआ, और यहाँ पे देख रहा है लेबेक हुआ, अल्बिजिया हुआ, डेरिस्की रूबिस्को हुआ। इस तरह से आपको 3-4 प्लांट जो होता है सबसे सुइटेबल और सबसे अच्छा मतलब सेट ट्री माना जाता है परमानेंट सेट ट्री में। ठीक है ना। आगे हम इसको प्रैक्टिकल मतलब नक्शा देखेंगे, प्रैक्टिकल आपको हम नक्शा इसका दिखाएंगे कि ये कैसा होता है। लेकिन हम थ्योरेटिकली ये समझ के रखिए कि अल्जीबिया जो होता है, या लेबेक हुआ, लेबेक दल बीजिया, या तो फिर हुआ डेरिस रूबिस्टा बोल के एक मतलब ये सेट ट्री होता है। ये मतलब जो होता है बहुत अच्छा इसीलिए होता है, ये सेट तो देता है, छाया तो करता है। जब लगाने के बाद में प्लांटिंग को तो सेट रखेगा, लेकिन इसमें खूबियत ये है इम्पोर्टेंट मतलब अच्छा, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो पत्ता होता है बहुत छोटा छोटा होता है, और ये मतलब जनरली 8 से 10 महीनों तक इसका पत्ती रहता ही रहता है, मतलब सेट ट्री के अंदर में जो पत्ती।
तो इसमें फायदा ये है कि वो सेट देगा। और दूसरा नंबर जो होता है, ये छोटा छोटा पत्ता होता है, इसमें न्यूट्रिशन जो होता है एनपीके वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब पत्ती जो झाड़ के नीचे मतलब लैंड में जब गिर जाता है जमीन में प्लांटिंग एरिया में, तो ये फायदा ये होता है कि इसमें कंपोस्ट बनता है। जैसे मैं पहले टेम्परेरी में बताया सेम टाइप का इसमें मतलब वही है सेम, कि इसमें जब पत्ती गिरता है तो ये वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट बनता है। मतलब वो नीचे गिर के वो सड़ के उसमें एक न्यूट्रिशन का एक रूप धारण करता है, ठीक है ना। तो इसका मेन फायदा यही है इस प्लांट को लगाने का। इस तो प्लेन बहुत सारा प्लांट जो है मतलब सेट्री बहुत सारा आपको सेट्री है आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उस सेट्री लगाने से फायदा नहीं है। जैसे साल हुआ है ना, टीक हुआ, ये इस तरह से बड़ा बड़ा पत्ती वाला जो होता है कदम हुआ, तो ये सब लगाने से आपका अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप जो है मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ लेबेक हुआ, जेबीजिया हुआ, डेस्को रुबिस्को हुआ, ये सब लगाने से क्या होता है, ये न्यूट्रिशन फायदा देता है। मतलब नीचे में जो कम पत्ती बनता है वो कंपोस्ट बनता है, उसमें आपका ये फायदा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है आपको ये करना है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो देखने वाला है प्रैक्टिकली सेट ट्री जो है टेम्पररी सेट ट्री। तो यहाँ पे ये जो देख रहा है इस तरह से आपका जो है टेम्पररी सेट ट्री इस तरह से आपको देखने को मिलता है। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको बोलता है ये टेम्पररी सेट ट्री जो मैं पहले बताया, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे आपको ये दिख रहा है जो नाम बताया मैंने, वही हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आप यहाँ पे आप देख सकता है। ये देख रहे हैं ना नक्शा में, इस तरह से आप मतलब देख सकता है। पहले जो बताया था ये जो होता है इसको लेबेक बोलता है। लेबेक का जो है पत्ती है ये लेबेक सीरीज का है, ठीक है ना। रुबिस्को लेबेक का है। तो इस तरह से आपका जो है ये जो फर्स्ट वाला में देख रहा है मिलिया बोल के बोला था मैंने, मिलिया टेम्परेरी सेट ट्री में, वो मिलिया जो डायरेक्टरी जो बोला था मिलिया वही है। ये इधर में मिलिया का सेट ट्री इस तरह से होता है, ये दिख रहा है ना इस तरह से। ये इसका दिख रहा है सीट इस तरह से होता है, इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं ना। तो इस तरह से इसको लगाने में फायदा ये होता है कि ये फंगीसाइड का भी आपका काम करता है, जैसे मैंने पहले बता चुका है। और यहाँ पे ये दिख रहा है रुबिस्को डेरिस्को रुबिस्को है ना, से यहाँ पे जो मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए मिलिया अजोडिरेक्टिन और सिसबेनिया, ये दो आपको इसमें आपको देखने को मिल रहा है। इस आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देख रहा है मिलिया अजोडिरेक्टिन और ये सिसबेनिया, ये दो आपको जो है टेम्परेरी में होता है। अब इसको इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी तरह से परमानेंट भी होता है, अब उसको भी आपको याद में रखना है, ठीक है ना। इस तरह से परमानेंट ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम सीरीज बोलता है, एक नंबर में जो है इसको सीरीज बोलता है, और नीचे वाला को लेबेक बोलता है। ऊपर वाला सीरीज, नीचे वाला लेबेक, एकदम प्रैक्टिकल हम ये बात बता रहा है। ऊपर वाला का जो है लेबेक है, परमानेंट सेट ट्री होता है, ठीक है ना, लेबेक बोल के होता है। और नीचे वाला जो अल्बेजिया जिसे हम रुबिस्को भी बोलता है, ठीक है ना। तो ये अल्बेजिया जो है ये इसमें न्यूट्रिशन भी देता है, शेड भी देता है। तो आपको याद रखना है इस तरह का नक्शा वाला जो मतलब होता है, इस छोटा छोटा पत्ती वाला, इस तरह शेड आपको चूज करना है। इस तरह से आप देख रहे हैं दलबेजिया, इस तरह डेरिस्को रुबिस्को, इसका मैं जूम करके छोटा करके दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको सेट ट्री आपको लेना है। सेट ट्री का फायदा हमने पहले बता दिया, दो चीज होता है। अभी मेन चीज हम आते हैं, इम्पोर्टेंट होता है फील्ड प्रैक्टिस। फील्ड प्रैक्टिस अभी क्या है, फील्ड प्रैक्टिस सबसे मेन चैप्टर और सबसे मेन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यही है। अब फील्ड प्रैक्टिस में आपको यहाँ पे जैसे प्लाकिंग हुआ, पुर्निंग हुआ, टिपिंग हुआ, है ना, मतलब जो डेली का प्रैक्टिस करना है। मतलब 12 मंथ के अकॉर्डिंग, मतलब 12 मंथ में 12x7 पूरा काम होता है, ठीक है ना। वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाला है। मतलब आपको डेली बेसिक में जो काम होता है, डेली जो करना है, वो काम यहाँ पे हमको देखना है, इसको सीखना है। तो आप यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं प्लाकिंग, पुर्निंग, ठीक है ना। एक नंबर में जो है आपको पुर्निंग आपको सीखने को मिलेगा। पुर्निंग अब बहुत जरूरी होता है। उसमें 2 नंबर जो होता है टिपिंग, ये टिपिंग भी जो होता है पुर्निंग करने के बाद में, पुर्निंग जब किया उसके बाद में जब 3 से 4 राउंड, मतलब 3 से 4 राउंड या तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 राउंड,
उसके बाद में जो प्लकिंग किया जाता है ना, मतलब एक स्केल बना के, स्केल में बना के उसको हाइट बना के उस हाइट के में जो टिपिंग किया जाता है उस प्रोसेस को ही टिपिंग कहा जाता है। उसके बाद में पूरा टेबल फिलअप हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, उसको आगे जो पाएगा उसको प्लकिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है प्लकिंग, मैंने दोनों को एक ही बार में बता दिया, ठीक है ना, टिपिंग और प्लकिंग। लेकिन समझना यही है, टिपिंग का मतलब जो होता है वो पुर्निंग किया, पुर्निंग करने के बाद में जैसे 3 से 5 राउंड या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 राउंड, ठीक है ना। तो इस राउंड में जो टिपिंग किया जाता है बेसिकली जो उसको टेबल को बनाने के लिए, प्लकिंग टेबल बनाने के लिए, या जो फार्म होता है बूस जो होता है उस बूस को बनाने के लिए जो समय रहता है उसमें जो टिपिंग किया जाता है, प्लकिंग किया जाता है, उसको ही टिपिंग बोलता है। लेकिन प्लकिंग क्या बोलता है बोलने से जो पूरा टेबल बना रहता है, पूरा टेबल बन गया, पूरा पूरा बन गया, अभी प्रोडक्शन पूरा आ रहा है, मतलब पूरा टेंडर शूट या शूट आ रहा है, मतलब पत्ती ग्रीन लीफ आ रहा है, ठीक है ना। तो वो जनरली 7 दिन में जो टिपिंग किया जाता है, 7 दिन में टिपिंग किया जाता है, या जो भी हो, मतलब जो टेबल के ऊपर में जो पत्ती आ गया है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भेजेंगे, उस पत्ती को जो तो टिपिंग किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसी को ही प्लकिंग बोलता है, ठीक है ना। इस तरह से सेट्रिंग सीखने को मिलेगा और फर्टिलाइजर, ठीक है ना। और आपको इम्पोर्टेंट होता है वेस्ट कंट्रोल। ये 6 पॉइंट आपको बहुत इम्पोर्टेंट करके आपको प्रैक्टिस करना है। 6 पॉइंट एकदम एक एक स्टेप बाय स्टेप डेली का काम, इसका डेली का काम यही है कि आपको ये चीज आपको ध्यान में रख के डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से हम पहले बात करेंगे पुर्निंग का बात। पुर्निंग जो होता है, ये पुर्निंग जो होता है क्या होता है बोलने से मतलब पुर्निंग एकदम साधारण तौर में मैं बताता हूँ। पुर्निंग ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए जो टी है, टी तो एक्चुअली में ट्री है ना, टी जो है एक्चुअली में क्या है, वो ट्री है, वो सार बाद में बनाया गया है, लेकिन टी एकदम ट्री है, देखना। जैसे कि प्लांटिंग किया, प्लांटिंग करने को उसको छोड़ देना तो वो क्या होता है, वो बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के वो 20 फीट 25 फीट 30 फीट तक चला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर यदि उसमें आप प्लकिंग करने जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उसको पत्ती को प्रोडक्शन के लिए लेगा तो पॉसिबल नहीं होगा, कि तो वो तो हाइड में हो गया, उसको कैसे टिपिंग करेगा, ठीक है ना। तो उसी को एक मेंटेन करने के लिए या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एक सुविधा के लिए इसको क्या करता है, कटिंग किया जाता है, उसको काटा जाता है। इसी प्रोसेस को ही पुनिंग बोलता है। मतलब हमको ट्री को सार में बनाया जाता है। जो ट्री होता है, ट्री तो एक ट्री है लेकिन उसको सार में बनाया गया, मतलब झाड़ी में बना गया है ना। तो झाड़ी में बना गया, उसको शार्प किया गया है काट के। तो इसी प्रोसेस की हम पुनिंग बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से देख रहे हैं ना। यहाँ पे नक्शा में ये जो नक्शा में देख रहे हैं, ये पुनिंग डिफिनेशन टाइप, ठीक है ना। तो 1 नंबर में जो है हम क्या करना है, क्या पुर्निंग होता है, MP मीडियम पुर्निंग, ठीक है ना। उसके बाद में DS मतलब डीप स्कीप, उसके बाद LP लाइट पुर्निंग, उसके बाद MS मीडियम स्कीप। मतलब 4-5 जनरली हमको करना ही करना है प्रैक्टिस, ठीक है ना। जो मैंने प्रैक्टिस बताया था ये प्रैक्टिस करना है, मतलब इसको डेली का डेली काम करना पड़ता है। इसी के द्वारा हमारा प्रोडक्शन आएगा। इसको प्रॉपर रीति से मेंटेन करने से, प्रॉपर रीति से मैनेजमेंट करने से हमारा प्रोडक्शन आने वाला है, क्वालिटी भी आएगा, प्रोडक्शन भी आएगा। तो ये साल में एक बार करना पड़ता है पुर्निंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं साल में एक बार करना पड़ता है, लेकिन हम इसको डेली प्रैक्टिस में इसलिए रखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, ठीक है ना। तो पुर्निंग जनरली हम 4 प्रकार का हम देखेंगे, लेकिन पुर्निंग 7-8 प्रकार का होता है, ठीक है ना। 7-8 प्रकार का पुर्निंग होता है, लेकिन हम 4 प्रकार का ही पुर्निंग को इम्पोर्टेंट मानते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मीडियम पुर्निंग MP, DS डीप स्किप, उसमें LP लाइट पुर्निंग, MS मीडियम स्किप, उसके बाद LOS भी होता है, LAS भी होता है, RP भी होता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत होता है। तो हम इसका जो है आगे हम इसको कटिंग करने का जो है तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है ना। कटिंग करने का जो है तरीका इस तरह से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, कटिंग करने का तरीका ये क्या है। यहाँ पे नक्शा में ये जो देख रहा है राइट साइड में, पहले राइट साइड में हम पहले यहाँ पे देखिए, ये टीबूस हो गया, ये ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, ये टीबूस हो गया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, टीबूस हो गया। लेकिन ये टीबूस में यहाँ पे देख रहा है 1 नंबर दाग है, यहाँ पे 2 नंबर दाग है, यहाँ पे 3 नंबर दाग है, ठीक है ना।
तो ये दाग मीन्स क्या है कि हम जो होता है ये हाइड है, ठीक है ना, ये हाइड है। क्या है ये जो देख रहे हैं ना, एक्चुअली में ये क्यों हाइड है, इस हाइड के अकॉर्डिंग इसको हम दाग दिया है। ये जो एमपी देख रहा है, मैंने पहले भी बताया मीडियम पूर्णिम, मैंने पहले भी बताया एपी जो देख रहा है ना ये मीडियम पूर्णिम। तो ये मीडियम पूर्णिम जो होता है एक हाइड में जो इसको कटिंग किया जाता है, इसको काटा जाता है। यहाँ पे इस पूरा का पूरा दाग है ना, इसके ऊपर का इस पोर्शन को, ये दाग दिख रहा है, इसका ऊपर का जितना पोर्शन है इसको काट के उड़ा देना है, ठीक है ना। तो इसको ही पूर्णिम बोलता है। लेकिन ये क्या करना है, मीडियम पूर्णिम करना है। तो मीडियम पूर्णिम में क्या होता है, ये जो एरिया देखा मैंने बताया, ये दाग जो पहले दिखाया था और ये एरिया जो किया, मतलब 20 इंची, 20 इंची, मतलब इस दाग से लेके नीचे वाला इस 90 डिग्री एंगल में, ठीक है ना, इसको काटना है। मतलब आपको क्लियर थोड़ा करके मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो, मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से जो इस लेंथ है, लेंथ से इस हाइट के ऊपर में जाएगा। तो इस दाग में 20 इंच, 20 इंच, ठीक है ना, 20 इंच में जो काटना है इसको पूरा काट के इसको फेंक देना है। तो इसी को ही हम बोलता है मीडियम पूर्णिम। मतलब एक हाइट में जनरली उसको काटना है, मतलब 20 इंची या 21 इंची जो भी है उसको बोलता है मीडियम पूर्णिम, ठीक है ना, इस तरह से। और नीचे काटेगा तो और उसको आरपी भी बोलता है, वो 18 इंची 14 इंची हो सकता है। और ये कौन सा मतलब बुश के लिए बोलेगा तो ये 10 से 20 साल के ऊपर वाला बुश में ये अप्लाई होगा, ठीक है ना। 10 से 20 साल का जो मेच्योर यंग टी बुश है, टी प्लांटेशन है, उसके ऊपर वाला में आपको अप्लाई होगा, नीचे वाला में उसका अलग अप्लाई होता है। उसको एफएपी बोलता है, एफपी बोलता है, ये अप्लाई होता है। उसको पूर्णिम में नहीं रखता है, उसको थंब पूर्णिम बोलता है। तो इसमें जो होता है इसको पूर्णिम बोलता है। इसका प्रोसेस ये है, ठीक है ना। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं ना, इस तरह से पूर्णिम किया है, यहाँ पे काटा है, दिख रहा है ना। ये जो पूरा बूश था, ये बूश था, ठीक है ना, इस तरह से बूश था, इसको इस साइड में जनरली यहाँ पे काटा है, यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं इस तरफ से। तो इसको यहाँ पे काट देना है। उसके बाद में इस तरह से आपका, इस तरह से मतलब ग्रोथ होना है, इस तरह से आपका दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रोथ होना है इस तरह से। वो छोड़ देने के बाद में 3-4 महीने के बाद में अपने आप पत्ती आएगा, उसमें ग्रोथ होना है। इस तरह से मेंटेन करते रहना है ताकि हाइट ऊपर ना जाए, ट्री ना बने, ये सार में ही रहे, ट्री नहीं जाए। और प्लाकस को पत्ती टिपने के लिए या तो फिर उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन आने के लिए मतलब अच्छा बेनिफिट माना जाता है, इसीलिए ये चीज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो हम पहले देखा एमपी के बारे में, मतलब मीडियम पूर्णिम के बारे में, आरपी के बारे में देखा। अब एलपी मीन्स क्या होता है, एलपी अभी हम एलपी जो है ये वाला लाइन देंगे, ठीक है ना, इस वाला का जो है लाइन, इसको हम एलपी बोलता है, ठीक है ना, ये वाला। तो इस वाला को हम एलपी बोलेंगे, ये जो दिख रहा है इसको एलपी बोलेंगे। तो इसमें हमको जो हाइट है, ये हाइट जनरली 22 इंची लेना है। कितना इंची लेना है, 22 इंची, ठीक है ना। इस तरह से 22 इंची का इसका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट होना है, मतलब जमीन से लेकर इसका जो कटिंग होता है वो 22 इंची तक इसको पूरा काट के निकाल के फेंक देना है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम ही बोलता है लाइट पूर्णिम। ये देख रहे हैं ना, एलपी। और ये जो लास्ट ईयर में जो मतलब पूर्णिम हुआ था उसको भी आपको ध्यान देना है। पूर्णिम में इम्पोर्टेंट जो होता है लाइफ साइकिल, पूर्णिम लाइफ साइकिल, पूर्णिम लाइफ साइकिल को देखना है, ड्यूरेशन टाइम देखना है, ठीक है ना, प्रोडक्शन को देखना है। इस तरह से 5-6 पॉइंट को आपको देख के पूर्णिम को कटिंग करना है, चॉइस करना है। उसमें एक इम्पोर्टेंट होता है लास्ट पूर्णिम क्या जो किया है उसके अकॉर्डिंग भी इसको काटा जाता है, जैसे कि मैं यहाँ डिफिनेशन में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे फिर दूसरा वाला जो है यहाँ पे डीएस, ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो डीएस आ गया। अभी हम ये जो डीएस है, ये जो डीएस है, अभी ये डीएस जो है क्या होता है, ये ऊपर वाला आर्क में जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा ऊपर कर दिया है, समझो यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे है, ऊपर से 6 इंची 8 इंची नीचे काटना है, ऊपर से नीचे, और नीचे से लगभग यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड जो टीबूस से लेके यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया तक, ठीक है ना, मतलब 24 इंची, ठीक है ना। कितना इंची, 24 इंची, 24 इंची, 24 इंची, 24 इंची इस टेबल का हाइट होना चाहिए, मतलब बुश का हाइट होना चाहिए।
और इसमें आपको पूरा कटिंग करना है। इस तरह से यहाँ पे मुंडा पूरा उड़ा दिया है, देख रहे हैं ना, पूरा काट दिया है। इस तरह से इसमें 24 इंची में जो काटा जाता है उसको हम डीएस डीप स्किप बोलता है। क्या बोलता है? डीएस डीप स्किप बोलता है, ठीक है ना। अब एकदम इम्पोर्टेंट आपको देखना है पुर्निंग में, कटिंग में, जो पुर्निंग का जो कटिंग होता है उसमें हाइट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हाइट, ठीक है ना, हाइट। और मैंने 4-5 पॉइंट बताया कि लास्ट पुर्निंग क्या कटिंग किया था, उसका प्रोडक्शन कम है ज़्यादा है उसको देखना है, ठीक है ना, उसका बूस्ट कंडीशन क्या है, उसके बाद में लाइफ साइकिल क्या है, उसके अकॉर्डिंग काटा जाता है, ठीक है ना। तो हम डीएस में, डीप स्किप में क्या है, 24 इंची में उसको कटिंग करना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अब याद रखना है। उसके बाद में अब यहाँ पे अब देखिए LOS, LOS मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट वाला में जो दिख रहा है ना, तो ये LOS ही है, ठीक है ना। ये LOS कहीं ये जो दिख रहा है ये, इसको बोलता है हम LOS। LOS में पहले भी बताया था, ये जो दिख रहा है ना LOS, लेवल ऑफ स्किप। LOS मीन्स लेवल ऑफ स्किप। तो ऊपर वाला में जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमको 28 इंची, ठीक है ना, 28 इंची में, 28 इंची में इस तरह से जो कटिंग किया जाता है, 28 इंची में जो कटिंग किया जाता है उसको LOS बोला जाता है। मतलब जनरली 30 इंची टेबल है, सपोज मान लो, है ना। तो अगर 30 इंची टेबल है, प्लाकिंग टेबल है, तो उसके अंदर में अगर यदि आप 28 इंची में कट रहा है, सिर्फ उसको लेवलिंग कर रहा है, सिर्फ ऊपर का ऊपर खबर को बूस्ट को मिला रहा है, तो LOS उसको बोलता है, लेवल ऑफ स्किप बोलता है, ऊपर का उड़ा देना है 2 इंची, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो है मेनली पुर्निंग का जो है जनरली पुर्निंग साइकिल वगैरह इस तरह से कंप्लीट होता है। आपको इम्पोर्टेंट जो है रोल आपको यहाँ पे ध्यान देना है। वैसे तो मैंने पहले भी बहुत बताया कि 7-8 प्रकार का पुर्निंग होता है, लेकिन 4 प्रकार जान के इम्पोर्टेंट रखो। LOS, ठीक है ना, DS, MP, LP और LP और MP, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इस तरह से आपको एक एक करके ये प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा लाइफ साइकिल। मैंने पहले भी बताया था, ये लाइफ साइकिल जो है इस तरह से आप पुर्निंग का लाइफ साइकिल देख सकते हैं। जो पुर्निंग जो कटिंग करने का जो है इम्पोर्टेंट जो बात है, इम्पोर्टेंट वो पुर्निंग का जो टाइम होता है वो सही होता है दिसंबर से लेकर मिड जनवरी, दिसंबर से लेकर मिड जनवरी, वो भी मेश्वर योंगटी के अंदर में, मेश्वर योंगटी के अंदर में दिसंबर से जनवरी, मिड जनवरी में आपको पुर्निंग करना है। इसी को हम पुर्निंग साइकिल बोलता है। और ये मतलब जो होता है जनवरी टू फरवरी में भी करने से अच्छा होता है, लेकिन आप दो में कोई एक चूज करना है, ठीक है ना, और दो में एक टाइम सही में करना। लेकिन आपको जनरली याद रखना है कि उसके अंदर में थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए। जब पुर्निंग करते समय ना, पुर्निंग करते समय आपको थोड़ा क्या करना है, मॉइस्चर को देखना है कि हाँ इसमें मॉइस्चर है कि नहीं, क्लोरोफिल है कि नहीं। अगर ये लॉस हो गया है, ज़्यादा करके कम है, तो आपको एरिगेशन एक बार दे के करने से और अच्छा रहता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम बात करें पुर्निंग, पुर्निंग में यहाँ पे देखो LP किया है, UP किया है, DS किया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा है नक्शा में ना, दिख रहा है ना। तो यहाँ फर्स्ट जो देख रहा है LP किया, उसके बाद में UP किया, उसके बाद में DS किया। तो क्या बोलता है इसको, 3 ईयर पुर्निंग साइकिल बोलता है। इसको क्या बोलता है, 3 ईयर पुर्निंग साइकिल। तो मैंने बोला पहले भी बताया कि पुर्निंग में लाइफ साइकिल जो है, पुर्निंग लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसी तरह से लाइफ साइकिल जो इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह से LP, UP, DS एक लाइफ साइकिल, एक पुर्निंग मतलब साइकिल होता है। और दूसरा जो होता है ये वाला देखो, LP, फिर UP, फिर DS, फिर हम देख रहे हैं UP। इस तरह से इसको बोलता है 4 ईयर लाइफ पुर्निंग साइकिल, 4 ईयर पुर्निंग साइकिल इसको बोलता है। इसको 3 ईयर पुर्निंग साइकिल बोलता है, इसको 3 ईयर पुर्निंग साइकिल बोलता है, इसको 4 ईयर पुर्निंग साइकिल बोलता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको क्लियर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट होता है, मतलब पुर्निंग साइकिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो 3 ईयर पुर्निंग साइकिल, 4 ईयर पुर्निंग साइकिल, नीचे वाला में देख रहे हैं ना 3 ईयर पुर्निंग साइकिल में। और एक चीज मैं यहाँ पे दिया हूँ, इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, LP, UP, फिर LP, DS, UP, फिर यहाँ पर देख रहे हैं LP, UP, DS, फिर इस तरह से LP, MS, DS, इस तरह से मतलब 3-4 प्रकार का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ 4 ईयर 4 ईयर पुर्निंग साइकिल में यहाँ पर देख रहे हैं ना LP, UP, DS, LP, UP, LS, ठीक है ना। इस तरह से आप प्रैक्टिस कुछ भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, मतलब ये सीख के आपको रखना है। आप
बुश कंडीशन वगैरह को आप ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये जो है प्रूनिंग को लेना है प्रूनिंग को, ठीक है ना। इस तरह से उस तरह से हम यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पे देखिए हम जो है जब प्रूनिंग किया, प्रूनिंग करने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो है रोल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी जो पॉइंट बनता है वो फार्म का जो है फार्म फॉर्मेशन और जो होता है फार्म फॉर्मेशन और जो है इसका टिपिंग, पूर्निंग और पूर्निंग का टिपिंग, ये फार्म फॉर्मेशन में बहुत जरूरी होता है। और ये फार्म फॉर्मेशन किस तरह से बनता बोलने से ये सिंपल बात है, लॉजिक है। पूर्निंग और टिपिंग के जरिए ही फार्म फॉर्मेशन बनता है। फार्म फॉर्मेशन बोलेंगे जो बुश होता है ना, बुश का जो पूरा डायमेंशन, बुश जो होता है बुश का पूरा डायमेंशन कितना है, 2 फीट है, 3 फीट है, 2.5 फीट है, 3.5 फीट है, उसका कितना फॉर्मेशन फॉर्म बन रहा है वो इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि जितना फॉर्मेशन फॉर्म चौड़ाई होगा, जितना खींच के चौड़ा फैलेगा, उतना प्रोडक्शन आएगा, उतना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इसीलिए है जो है टिपिंग और पूर्निंग जरूरी होता है और इसी के द्वारा ही फार्म फॉर्मेशन बनाया जाता है, ठीक है ना। आपको इम्पोर्टेंट जो है इसमें एकदम इम्पोर्टेंट जो है इसमें याद करना है, ठीक है। इस तरह से हम थ्योरी चीज हम देख रहे हैं। नो डिसेंटिंग पूर्निंग टू बी डन विदाउट स्ट्रेस टेस्ट, इस तरह से आपको लेना है। पूर्निंग ऑन देन वी थिन वुड is the not normally efficiency, and pruning treatment is the variable to the drought and disease, ठीक है ना। इस तरह से pruning height depending on the spread achieve and type of bush, इस तरह से 5 नंबर में है develop a permanent form with a 3 tier ramification 1:3:7, इस तरह से आपका theoretically भी आपको मतलब आपको जानकारी में आपको रखना है, ठीक है ना। इस तरह से आप फार्म के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है आप इस तरह से यहाँ थियोरिटिकली इसको लेके देख सकते हैं। उसके बाद में जो होता है टिपिंग, मैंने पहले बताया टिपिंग जो है ये इम्पोर्टेंट, पहले भी बताया था मैंने। तो टिपिंग में जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब पूर्निंग कर दिया है, पूर्निंग करने के बाद में इस तरह से जो पूर्निंग किया है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस तरह से पूर्निंग करने में यहाँ पे जो टेंडर सूट निकल रहा है, यहाँ पे जो टेंडर सूट निकल रहा है, तो इस टेंडर सूट को एक अकॉर्डिंग एक हाइट में, एक बेसिकली एक हाइट में या एक स्केल में उसको टिपिंग किया जाता है, तोड़ा जाता है ना, उसी को ही हम टिपिंग मतलब पहले भी बताया मैंने। सपोज यहाँ पे मान लिया कि 22 इंची, ठीक है ना, यहाँ पे सपोज मान लिया 22 इंची ये किया है LP, सपोज मान लीजिए। तो यहाँ 22 इंची में जो पूर्निंग किया है सपोज 22 इंची में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल जो है आपको 30 इंची होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 इंची होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 22 इंची में कटिंग किया है तो यहाँ पे टेंडर सूट 8 इंची आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 8 इंची यहाँ पे आना चाहिए। 22 इंची प्लस 8 इंची क्या हो गया? 30 इंची। मतलब पूरा टेबल का जो साइज होता है, टेबल का जो हाइट होता है वो 30 इंची होता है ना। 30 इंची 32 इंची ज़्यादा से ज़्यादा होता है, लेकिन 30 इंची मान के चलो। तो अगर यहाँ पे 22 इंची में ये कटा है तो ये 8 इंची इसको सूट आना देना है, मतलब टेंडर लीप आना देना है। उसके बाद में इसको 30 इंची में इसको टिपिंग करना है, इसी को ही टिपिंग कहा जाता है। इस से लास्ट में आपको कितना सेंटीमीटर प्रति को एवरेज में उठाना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको प्रैक्टिकली आपको मैं यहाँ पे दिखा दिया। और थियोरिटिकली कुछ कुछ बात इम्पोर्टेंट होता है और जो आप इसमें से आप देख सकते हैं। लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा इसमें ये नहीं करना बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो आ गया अब नेक्स्ट जो है प्लगिंग, ठीक है ना। इस तरह से जो है नेक्स्ट जो आ गया है प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है? जनरली प्लगिंग राउंड है ना, डिस्क्राइब द टाइम इंटरवल इन डे बिटवीन consecutive plucking. It is varies from 4 to 14 days to 7 days. Round is to the most common practice. मतलब कहने का ये मतलब है जो प्लकिंग कर रहे हैं वो 4 दिन से 14 दिन के बीच में माना जाता है प्लकिंग, है ना। 4 दिन से 14 दिन, लेकिन 7 दिन का जो प्लकिंग होता है वो स्टैंडर्ड प्लकिंग या कॉमन प्रैक्टिस बोला जाता है। मतलब ये साधारण तौर में ये प्रैक्टिस हर टी इंडस्ट्री, हर टी प्लांटेशन ये करता है ना। इस तरह से आप प्लकिंग का जो राउंड है इम्पोर्टेंट माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्लकिंग राउंड है ना। इस तरह से अब ये होता है। आप बात करते हैं कि प्लकिंग कितने प्रकार के हैं। प्लकिंग जनरली हम देखते हैं
तीन प्रकार का, स्टैंडर्ड प्लकिंग, ब्लैक प्लकिंग, कोर्स प्लकिंग, ठीक है ना। तो 1 नंबर में स्टैंडर्ड प्लकिंग, 2 नंबर ब्लैक प्लकिंग, 3 नंबर में कोर्स प्लकिंग, और एक जो होता है फाइन प्लकिंग। फाइन प्लकिंग जनरली जो होता है वो हिल्स एरिया में किया जाता है, देख रहे हैं ना। तो ये स्टैंडर्ड प्लकिंग कहने का मतलब 7 डेज, स्टैंडर्ड प्लकिंग कहने का मतलब 7 दिन में जो किया जाता है, ठीक है ना, उसको स्टैंडर्ड प्लकिंग बोला है। ब्लैक प्लकिंग जो होता है जनरली जो भी इन्फेक्शन, कीड़ा वगैरह, जो ये साइड इफेक्ट वगैरह जो भी आया है, वो जनरली जितना भी वो आता है उसमें से आपको उसको एकदम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो भी हो, सबको उठा के एकदम काला करके लेना है, उसको ही ब्लैक प्लकिंग कहते हैं। और कोर्स प्लकिंग जो है, जो फिश प्लकिंग, फिश लीफ जो होता है छोटा छोटा करके, जिस तरह के यहाँ पे नक्शा में दिख रहा है, इस तरह का फिश लीफ होता है। इस फिश लीफ को यहाँ पे छोड़ के एकदम पूरा करके टेबल में एकदम सटा करके जो टिपिंग किया जाता है, मतलब प्लग किया जाता है, उसको ही कोर्स प्लकिंग बोलता है। और फाइन प्लकिंग उसको बोलता है टू लीफ इन द बर्ड, 1 2 3, मतलब टू लीफ इन द बर्ड, यहाँ से कटिंग करना, टिपिंग करना है, ये दिख रहे हैं ना, ये राइट साइड में, ठीक है। 1 लीफ, 2 लीफ, 2 लीफ, ये इसको बोलता है बर्ड। टू लीफ इन द बर्ड इसको बोलता है फाइन प्लकिंग, ठीक है ना। टू लीफ इन द बर्ड इसको बोलता है फाइन लीफ। ये हिल्स में किया जाता है, या तो फिर जो क्वालिटी प्रोडक्शन बनाता है, जो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसमें इसको अप्लाई किया जाता है। लेकिन हम जनरली इस 3 ही को देखते हैं ना। प्लकिंग जो है इतना 3। उसके बाद में आते हैं सेट्री। सेट्री में पहले भी बता दिया है, पहले सेट्री बताया था। अभी यह सेट्री का काम क्या है? सेट्री का सिर्फ यहाँ पे आपको लाइट जो होता है ना, लाइट, उसको कहने प्रेजेंस भी, मतलब लीव जो होता है उसको लाइट को मेंटेन करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो शॉकिंग जो होता है, मतलब सनलाइट का जो ओवर सनलाइट होने से जो टिब्यूस है उसमें स्क्वॉशिंग होने का चांस ज़्यादा होता है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको लगाया जाता है। और दूसरा नंबर जो होता है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को, इसको रेशियो को मेंटेन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण को बनाए रखने के लिए, है ना, और मॉइस्चर को और ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल के अंदर में बनाए रखने के लिए सेट्री का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ इम्पोर्टेंट रोल जो होता है सिर्फ और सिर्फ आपको ये है कि जब सेट्री लगाता है तो 2 उद्देश्य, एक तो सेट्री को मतलब सेट को मेंटेन करने के लिए, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी को हाई रेजोल्यूशन में रखने का, दूसरा जो है सॉइल के अंदर में मॉइस्चर और एड ऑर्गेनिक मैटर, ये 2 चीज़ के लिए हम लगाया जाता है बेसिकली, है ना। इसका और कोई दूसरा तीसरा ये नहीं है, उद्देश्य एक ही है, ठीक है ना। अभी इसको चूज आपको क्या करना है, कौन सा स्पीसीज में चूज करना है। मान लीजिए टेम्पोरी सेट्री आप स्पीसीज लगा रहा है तो 4x4 मीटर आप लगा सकते हैं पर हेक्टर में 625 करके, मतलब NS हेज में, ठीक है ना। NS नॉर्थ टू साउथ में, हेज में, अब नॉर्थ टू साउथ हेज में डायरेक्शन में अब इस स्पीसीज इंडिको फारा हुआ, सेवेरिया हुआ, इस तरह से आप अब जो पहले मैं बताया था उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकता है ना। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे बात करना है कि लगाया किस उद्देश्य वो देखना है। इस तरह से पहले भी मैंने दिखा दिया था सेट्री के अंदर में, है ना, कि सेट्री जो है किस तरह से वहाँ पे होता है। तो पहले भी मैंने बता दिया, सेट्री ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे सेमी परमानेंट स्पीसीज जो होता है 6x6 आपको लगाना है, 6x6 मीटर, 275 प्रति हेक्टर में। और कौन कौन सा लगाए पहले बता चुका है, या फिर भी आप प्रैक्टिकली नाम देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप प्रैक्टिकली मतलब थ्योरेटिकली नाम देख सकते हैं। इस तरह से प्रैक्टिकल लेबेक हुआ, आप लेबेक लगा सकते हैं, है ना। लेबेक से परमानेंट सेट्री में लेबेक्स लगा सकते हैं। फिर परमानेंट ट्री के अंदर हिमी अल्बेजिया लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा मेंटेन करना आवश्यकता है। और उसके बाद हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अब क्या है, अभी हमको यहाँ पे देखना है कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन क्या है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बेसिकली हम जो मैन्योरिंग करते हैं उसको फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट के अंदर में हमको चाहिए क्या, न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन चाहिए। फाइनली जो है प्लांट के अंदर में क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन जो चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं या मैन्योरिंग करते हैं, हमको ये चीज़ याद रखना है। तो इसमें न्यूट्रिशन में क्या होता है, 2 होता है न्यूट्रिशन, एक प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिशन होता है, एक सेकेंडरी
प्लांट न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। इसको आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिक दोनों याद रखना है। क्या है, फर्टिलाइजर में एक प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिशन और दूसरा होता है सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिशन। तो हम पहले प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिशन में देखते हैं। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। क्या होता है, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। मतलब प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन N और फास्फेट P और उसके बाद में पोटेशियम K, NPK, ठीक है ना। तो फास्फोरस के लिए P और पोटेशियम के K, इस तरह से NPK हमको जरूरत होता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। और ये क्या क्यों उपयोग किया जाता है, उपयोग करने का एक ही मकसद यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। हम ज़्यादा इसको नहीं बता, थ्योरेटिकली छोटा करके बता रहे हैं। इसका जो होता है, प्रमोट क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ लीफ ग्रोथ। यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक ही रीजन है इसका, मतलब इसको अप्लाई करने का एक ही रीजन है, प्रमोट क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ लीफ ग्रोथ। मतलब जो लीफ जो है, प्लांट जो है, वो उसका ग्रोथ होने के लिए, स्पीड ग्रोथ होने के लिए नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम आपको चाहिए, ठीक है ना। और या तो फिर आपको प्रमोस बेगर हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म इनपुट, मतलब मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इनपुट करने के लिए या उसको हेल्प करने के लिए आपको NPK का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से अब हमको सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिशन, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिशन में कैल्शियम हुआ, ठीक है ना, उसका मैग्नीशियम हुआ। ये क्या होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिशन में आता है। न्यूट्रिशन में कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम, जनरली दो चीज, ठीक है। उसके बाद बहुत भी आता है, सल्फर आता है, ठीक है ना। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तीन चीज को आपको इम्पोर्टेंट देना है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ग्रोथ बहुत स्पीड होता है और जो हाई प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन होता है ना, उसको वो ज़्यादा करके बढ़ा देता है, प्रोडक्शन को, यील्ड को हाई यील्ड में बढ़ा देता है। इसीलिए आपको सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम चाहिए। NPK तो चाहिए। जनरली क्या होता है, वो सेल को स्प्रेड करने के लिए, उसका काम होता है सेल को और स्टोमेटा को डेवलप करने के लिए। लेकिन इसमें जो होता है, इसको मॉइस्चर को, मतलब पूरा पानी को नीचे से ऊपर में खींचने के लिए, रोड में है ना, तो उसके लिए पूरा खींचने के लिए और जूस को खींचने के लिए, या तो हम कह सकते हैं एरोमा हुआ, जो क्लोरोफिल हुआ, उसको पूरा बनाने के लिए मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर का जरूरत होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा मील का, एक प्लांट का डेवलप होता है, स्टोमेटा का ग्रोथ होता है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म का ग्रोथ होता है, उसके बाद सेल का डेवलप होता है। मतलब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों उतना ही जरूरी है। इस तरह से माइक्रो न्यूट्रिशन में भी बहुत बड़ा जरूरी ये होता है। माइक्रो न्यूट्रिशन में बोरन हुआ, है ना, Mn हुआ, जिन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको स्प्रेइंग करना है, फर्टिलाइजर का स्प्रेइंग करना है, या तो अप्लाई करना है नीचे में। स्प्रेइंग करने से भी होगा, नीचे में अप्लाई करने से भी होगा। स्प्रेइंग जो होता है फोलियर के रूप में आपको स्प्रेइंग करना है। उसमें मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, सल्फर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ध्यान देना है। आपको देख रहे हैं इस नक्शा में, इस तरह से आप प्रैक्टिकल में आपको दिख को मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से आपको नाइट्रोजन मतलब यूरिया, नाइट्रोजन मीन्स यूरिया, और ये देख रहा है एमओपी मीन्स फास्फोरस, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह से। और ये DOP हुआ आपका, पोटेशियम, फास्फोरस, DAP, SSP, इस तरह से आपका एक एक करके आपको पहचान में रखना है ना। लेकिन आपको जो मैं पहले बता दिया उसको थ्योरेटिक समझ लिया, प्रैक्टिकल यहाँ पे इस तरह से होता है, इस प्लांट को अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा वो नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा करके पहचानना है एक बार में, उसके बाद में आप हर बार जो है उसको अप्लाई करना है पहचान जाने के बाद में, है ना। इसको मुझे जस्ट दिखाने के लिए, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, देख रहे हैं ना। इसको बोलता है क्या, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इस तरह से आपको ये करना है। उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं वीट कंट्रोल भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। पहले भी बताया, वीट कंट्रोल प्रैक्टिस करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि टी प्लांटेशन के अंदर में या टी फार्मिंग के अंदर में जो वीट्स आ जाता है, तो क्या करता है, जो न्यूट्रिशन को वो वीट्स खा जाता है, मतलब वीट्स ले लेता है। मतलब एक्चुअली में जो न्यूट्रिशन तो चाहिए प्लांट के लिए, क्योंकि हमने प्लांटेशन कर रहा है, प्लांट कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो वीट्स आने के बाद में, वीट्स जब आ रहा है तो क्या कर रहा है, वो न्यूट्रिशन को
वीड्स ले रहा है, प्लांट को लेने की जगह में वो वीड्स ले रहा है, तो इसमें न्यूट्रिशन डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए हम जो प्लांटेशन किया है, जो फार्मिंग किया उस एरिया में क्या है, हमको वीड्स को कंट्रोल करना, वीड्स को निकाल के क्लीन करना है। मतलब पूरा का पूरा वीड्स जितना भी है, चाहे वह मैनुअली उसको अपलोडिंग करना हो या सिकलिंग के जरिए उसको अपलोडिंग करना हो, या फिर उसको मैकेनिज्म के हिसाब से उसको क्लीन करना है, या फिर फाइनली जो है केमिकल स्प्रेइंग के जरिए, है ना। जनरली तो है केमिकल स्प्रेइंग के द्वारा हम इसको वीड्स को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमको याद देखना है ना। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है सिकलिंग, प्रैक्टिकल है, देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल यहाँ पे देख रहा है सिकलिंग इस तरह से करना है, ठीक है ना। सिकलिंग यहाँ पे देख रहा है, सिकलिंग कर रहा है, ये पूरा का पूरा इस तरह से सिकलिंग करता है। नीचे में जितना भी है एक छुरी लेके कैनोपी लेके इसको पूरा क्लीन करना है, ठीक है ना। मैनुअल कंट्रोल में इस तरह से हैंड अपलोडिंग प्रेशर करके उखड़ना है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से जो उखड़ता है यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से इसको हैंड अपलोडिंग बोलता है। और मैकेनिज्म कंट्रोल ये होता है, छोटा छोटा आगार होता है, छोटा छोटा आगार होता है, या छोटा छोटा मशीन का जैसा मतलब ये होता है, औजार होता है। उस औजार यहाँ पे दिख रहा है ना, इस औजार के हिसाब से इसको अपलोडिंग करना है, इसको निकाल के क्लीन करना है, मतलब उस प्लांटिंग एरिया को क्लीन करना है, ठीक है ना। इसको भी मैकेनिज्म बोलता है, ठीक है ना। इस तरह से जो है आपको अप्लाई करना है। अगर इस प्रोसेस में भी लेंथी हो रहा है, मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आपको सीधा और सीधा एक कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल है केमिकल कंट्रोल, ठीक है ना। इस तरह से केमिकल कंट्रोल में क्या होता है, यहाँ पे देखो केमिकल कंट्रोल इन टी एरिया, केमिकल वेस्ट कंट्रोल इन टी एरिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है प्रे इमर्ज ये होता है कि अप्लाई ऑन क्लीन मोस्ट सॉइल गोल। ये जो है एक प्रोडक्ट होता है, बोलता है इसको गोल 24 EC एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। उसको जनरली 500 ml 200 लीटर वाटर के अंदर में इसको स्प्रिंग करना है। इसी तरह से बी नंबर में पोस्ट इमर्ज सेम है, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म में होता है, मतलब कॉन्टेक्ट सिस्टमेटिक काम करता है, ये कॉन्टेक्ट टाइप में ये काम करता है। मतलब 3 टाइप में, एक सिस्टमेटिक काम करता है, कॉन्टेक्ट काम करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है। मतलब 3 प्रकार का केमिकल का रिएक्शन हम देखने को मिलता है ना। तो एक कॉन्टेक्ट फॉर्म में जो होता है उसका कॉन्टेक्ट में आने से वो पूरा का पूरा वो खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और एक जो होता है ट्रांसमिनेशन, जो ट्रांसमिनेंट मतलब दोनों तरफ से, वो नीचे भी ऊपर भी पूरा जड़ समेत खत्म हो जाता है। और एक जो होता है सिस्टमेटिक, मतलब वो ऊपर केवल मारने के बाद में वो चला जाता है, ठीक है ना। इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं पैराक्विन बोल के एक प्रोडक्ट है, पैराक्विन बोल के एक केमिकल है, जो 500 ml से लेकर 700 ml, 500 ml से 700 लेकर 200 लीटर पानी के अंदर में, 200 लीटर पानी के अंदर में एक सोल्यूशन बनाना है। 500 ml से लेकर 700 ml पैराक्विन बोल के एक प्रोडक्ट को फॉर्मेशन बना के स्प्रेइंग करना है इमरजेंसी, ठीक है ना। इसी तरह से हम 2-3 अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट इमर्ज में 24D बोल के एक है, 24D बोल के एक है, ठीक है। 24D हुआ, फिर यहाँ पे आपका दलापोन हुआ, इस तरह से दलापोन 5 हुआ। इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो ग्लोसीफाइड 24D और ग्लोसीफाइड, ये दोनों जो है बहुत अच्छा होता है। 24D यहाँ पे दिख रहा है ना, और ये ग्लोसीफाइड, ये 2 नंबर या 3 नंबर, ये बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे ज्यादा क्या होता है, मतलब एक सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन बनाने का कोई ऐसा मतलब बड़ा ये नहीं है लॉजिक। इसमें सिंपल लॉजिक ये होता है, 200 लीटर पानी लेना है, मिक्सिंग 200 लीटर, उसमें 1.5 लीटर इसका सोल्यूशन लेना है। मतलब ग्लोसीफाइड का ये लेना है, ग्लोसीफाइड लेना है, ठीक है ना। वो ग्लोसीफाइड का जो है, तो ये ग्लोसी जो है 1.5 लीटर लेके 200 लीटर पानी में आपको ये करना है। और उसी तरह से 24D है 500 ग्राम, इसका लिक्विड फॉर्म में भी होता है और डस्ट फॉर्म में होता है। डस्ट में 500 ग्राम लेके सोडियम सेट लेके 200 लीटर पानी में इसको स्प्रे करना है ना। इस तरह बहुत होता है, इस तरह से बहुत सारे वीड्स का है। अभी आप अपडेट बहुत सारे चीज़ आए हैं, और अकॉर्डिंग आपके हिसाब से अपडेट करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। ये प्लांट प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी माना जाता है। मैंने पहले भी बताया, जो पहले छोटा करके हम बताया था प्लांट प्रोटेक्शन, लेकिन हम इसको थोड़ा करके हम डिटेल्स में हम देखने वाला है। तो प्लांट प्रोटेक्शन में हम क्या क्या देखने वाला है, इनमें ज़्यादा करके माइट्स कंट्रोल हो गया, इंसेक्ट कंट्रोल हो गया, और डिजीज कंट्रोल। मतलब जनरली
इस तरह से हम माइट्स अटैक, इंसेक्ट अटैक, उसके बाद में फंगिसाइड अटैक, डिजीज अटैक, उसके बाद में स्प्रेइंग मैनेजमेंट, उसके बाद में पेस्ट कंट्रोल कैलेंडर, ये हम प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर में हम क्या है, प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर में हम छह चीज हम देखेंगे। माइट्स, उसके बाद में इंसेक्ट अटैक, फंगिसाइड, डिजीज, स्प्रिंग मैनेजमेंट और पेस्ट कंट्रोल कैलेंडर। तो ये माइट्स जो है मकड़ी बोलता है इसको, हम आगे डिटेल्स में। इंसेक्ट में 2-3 प्रकार का होता है। फंगिसाइड तो आपका जो होता है एक ये पेस्ट वगैरह नहीं होता है, ये एक फंगिसाइड अलग प्रकार की प्रजाति है जो कि हम डिजीज, इसका इन्फेक्ट होता है फंगस का, उसको हम डिजीज बोलते हैं ना। इस तरह से हम जो है स्प्रिंग मैनेजमेंट और पेस्ट कंट्रोल इस तरह से बारीकी से हम देखने वाला है। माइट्स क्या है आगे हम डिटेल्स में देखेंगे, और इंसेक्ट क्या है वो भी डिटेल्स में देखेंगे, फंगिसाइड क्या है वो भी डिटेल्स में देखेंगे, और डिजीज क्या है भी डिटेल्स में, स्प्रिंग भी डिटेल्स में, एक एक करके हम डिटेल्स में हम देखने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे माइट्स अटैक। माइट्स अटैक में इस तरह से माइट्स होता है, यहाँ देख रहे हैं ना, नक्शा में दिख रहा है माइट्स इस तरह से होता है। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, माइट्स जो होता है इस तरह से होता है माइट्स, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना माइट्स, इसको बोलता है माइट्स। लेकिन ये तो हमने जूम किया है और इसको माइक्रोस्कोप से लिया है, इसको जूम किया है। लेकिन इसको अगर यदि माइट्स को आप नेचुरली आप देखने जाएंगे तो इसको नेचुरली खुला आँख से देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा और बहुत छोटा और बहुत छोटा होता है। मतलब 0.2 mm से लेकर 0.5 mm तब इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का साइज होता है। मतलब माइट्स का जो बॉडी का जो साइज है 0.2 mm से 0.5 mm इसका साइज होता है, ठीक है ना। तो ये खुले आँख से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन इसको क्या है माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। लेकिन इसका डिफेंसिव जो है तो है, मतलब अटैक जो होता है खास करके वो इस तरह से अटैक कर रहा है। यहाँ पे दिख रहे हैं ना नक्शा में 1 नंबर में, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये साइड में ये जो दिख रहे हैं इस तरह से अटैक करता है। जब ये अटैक करता है तो इस तरह का जो है, मतलब जो पत्ती होता है उसका जो है, पत्ती का जो है उसका क्लोरोफिल को क्या करता है, वो पूरा का पूरा क्लोरोफिल को डैमेज कर देता है। मतलब क्लोरोफिल को वो घटा देता है। जिस तरह से पहले क्लोरोफिल जो रहता है तो जनरली किस तरह दिखता है, जब क्लोरोफिल रहता है तो वो ग्रीन रहता है, ग्रीन दिखता है, क्योंकि क्लोरोफिल होने के कारण से ही जो है लीफ जो होता है वो ग्रीन दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो अटैक किया है तो अटैक करते समय में क्या होता है, वो ग्रीन नहीं है, वो क्या हो गया, एक तो ब्राउन कलर का हो गया, एक तो हल्का रेड हो गया, मतलब इसको सनस्कोसिस टाइप का हो गया है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं हल्का ये ब्राउन टाइप का कलर हो गया है, तो सनस्कोस तरह, और पत्ती जो है हल्का करके इसे हम मुड़ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, दिखता है। इसका मतलब अटैक करने से, माइट अटैक करने से है ना। तो इस तरह से जो है आपका अटैक करता है, इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से अटैक करता है। ये देख रहे हैं ना पूरा का पूरा। अगर ये अटैक करने से क्या होता है, सबसे बड़ा जो मेजर इफेक्ट होता है, मेजर इफेक्ट ये होता है कि जब ये अटैक किया है तो ये अटैक करने से क्या होता है बोलने से, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, मतलब रुक जाता है। जो प्रोडक्शन जो ग्रोथ हो रहा था वो अभी ये पूरा का पूरा 40% से लेकर 70% तक अटैक किया है, तो इसका जो प्रोडक्शन है, ग्रोथ है, वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने का ही रीजन यही है कि उसका सेल खत्म हो गया है, क्लोरोफिल खत्म हो गया, इसी के कारण से वो स्टॉप हो जाता है ना। पहले भी बताया इसको ब्राउन कलर आ गया था, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से इसका मेजर इफेक्ट होता है, इसीलिए आप इसका बारे में जानना जरूरी है। और ये जो है जनरली 3 या 4 प्रकार का होता है, रेड स्पॉट माइट, पिंक माइट, पर्पल माइट और सैकरलाइट माइट, ये 4 प्रकार का होता है। लेकिन सबसे खतरनाक होता है पिंक माइट, पर्पल माइट और रेड स्पॉट माइट सबसे ज़्यादा होता है। इसमें जो होता है क्या बोलता है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। हम अभी क्या है इसका कंट्रोल करने का प्रोसेस हम देखने वाला है, ठीक है ना। तो ये हम तो सीख लिया अटैक, लेकिन अभी हम क्या करना है, इसका हम जनरली क्या है कंट्रोल क्या करना है। तो हमको जो है रेड स्पैटोमाइट का जो है कंट्रोल मैंने पहले भी बता दिया कितना प्रकार का होता है, लेकिन इसका कंट्रोल ये होता है कि इस डिकोपल बोल के एक फॉर्मेशन होता है, डिकोपल बोल के एक फॉर्मेशन होता है, मतलब एक केमिकल होता है, उसको यूज करना है। अगर वो 500 ml अब यूज कर रहे हैं पर एकड़ में, डिकोपल बोल के प्रोडक्ट है, 500 ml करके यूज कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो ये फेनाजाक्विन बोल के एक केमिकल होता है जो कि मेगिस्टो ब्रांड का होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो उसको आप 500 ml पर एकड़ में आपको यूज करना है,
500 ml पर एकड़ में आपको यूज करना है। अगर वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये जो होता है इस स्पायरोमेसिपिन बोल के ओबेरन ब्रांड का एक केमिकल होता है ना, ये जो है बहुत ही पावरफुल और ये बोल के होता है, मतलब पावरफुल और बहुत ही ताकत होता है। अगर इस ब्रांड से भी काम नहीं कर रहा है तो ये स्पायरोमेसिपिन ओबेरन ब्रांड का लगाइए, ये मतलब 100% में बोलने से 90% तक जो कारीगर माना जाता है, ठीक है ना। और एक केमिकल है वो ओमिड बोल के है, ठीक है ना, ओमिड बोल के है, ये भी अच्छा करके होता है, इसका मतलब ओमिड ब्रांड है, ठीक है ना, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अभी हम इंसेक्ट अटैक में हम जनरली जो है लूपर के बारे में बात करते हैं। लूपर जो होता है, इंसेक्ट अटैक में जो है लूपर के बारे में बात करें। लूपर जनरली 3-4 प्रकार का लूपर होता है। हम लेकिन टी में हम जो लूपर देख रहा है वो टी के अंदर में, चाय के अंदर में सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जो कॉमन इंसेक्ट जो पाया जाता है वो लूपर को ही माना जाता है। लूपर जो है कॉमन पेस्ट इंसेक्ट बोला जाता है, मतलब होता ही होता है, ठीक, देखने को मिलता है। तो इसमें लूफर जो है 3 प्रकार का होता है। एक बुजरा लूफर होता है, इन्फेक्रियल लूफर होता है, और एक मतलब एक बुजरा लूफर होता है, इन्फेक्रियल लूफर होता है, और एक हाइपोसिड्रा लूफर होता है। मतलब 3 इसमें इम्पोर्टेंट लूफर माना जाता है ना। मतलब लूफर बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 3 इन्फेक्रिया, बुजरा और हाइपोसिड्रा, ये तीनों लूफर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बुजरा लूफर जो होता है, बुजरा लूफर बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा डैमेज करता है लीफ को। बुजरा लूफर जो होता है ना, इस तरह से होता है, ये दिख रहा है, इसको बोलता है बुजरा लूफर। लेकिन ये जो डैमेज करता है ना, इस तरह से दिख रहा है, डैमेज जो किया है यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से दिख रहा है डैमेज किया है। ये पूरा का पूरा पत्ती जो है ना, इस तरह से पूरा का पूरा पत्ती को मतलब पूरा खाता है। ये एक्चुअली में होता है च्यूइंग पेस्ट माना जाता है। इंसेक्ट पेस्ट के अंदर में च्यूइंग पेस्ट, सकिंग पेस्ट होता है, लेकिन लूफर जो है च्यूइंग पेस्ट के अंदर में होता है। च्यूइंग पेस्ट और वो भी मेजर पेस्ट आता है, ठीक है ना। तो च्यूइंग पेस्ट का मीन्स कहने का मतलब वो क्या करता है, वो पत्ती को खाता है, मतलब चूसता नहीं, सकिंग नहीं करता है, वो क्या करता है, च्यूइंग मीन्स खाता है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से पत्ती को साइड साइड में इस तरह से पत्ती है, देख रहे हैं, इस पत्ती है यहाँ पे, लाइट यहाँ पे खा रहा है, किस तरह से वो कुतरता है, मतलब पत्ती का वो साइड अलावा हिस्सा से वो कुतर के उसको खाता है, या तो बीच में भी वो कुतर के ऐसा छेद करता है, स्पॉट बना देता है, और वहां से वो कुतरने चालू करता है। लेकिन यहाँ पे जनरली नीचे वाला में देखो, साइड साइड से वो कुतर के इस तरह से फिजिकली वो खा के डैमेज कर चुका है। इस तरह से बुजरा लूफर बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। इन्फेक्रिया लूफर और हाइपोसिडल लूफर से ज्यादा बुजरा लूफर होता है। मैंने एक पेपर में देखा था, टीआरए का रिसर्च पेपर में, 1 मिनट के अंदर में 8 ग्राम ये च्यूइंग कर लेता है, ठीक है ना। तो अब इसको कंट्रोल कैसा करना है वो अब हम बाद में देखने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद में हम जो है कैटरपिलर लूफर और लूफर सेम ही है। कैटरपिलर लूफर का भी जो है डैमेज इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं नक्शा में, इस तरह से ही डैमेज करता है। ये कैटरपिलर लूफर के अंदर में इसका हम कई मतलब लैंग्वेज में कई इसका नाम दिया गया है, ठीक है ना। कोई बाक्सिक इस टाइप से कुछ बोलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से वो डैमेज करता है फिजिकली, इस तरह से डैमेज किया है, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से फिजिकली डैमेज किया जाता है। इसको कटर लूफर का साइड इफेक्ट, और ये कैटरपिलर लूफर इस तरह से होता है। उसके बाद ये है रेड स्लग, इसको बोलता है रेड स्लग। मैं पहले भी बताया 3 जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसको बोलता है रेड स्लग। ये भी सेम है, लेकिन ये एक ही अंतर है कि जो लूफर होता है वो ह्यूमिडिटी को डैमेज करता है ना। लूफर का काम क्या होता है, वो ह्यूमिडिटी को, नेचुरल लीफ को डैमेज करना है। लेकिन ये रेड स्लग जो होता है, इसको बोलता है रेड स्लग, तो ये डैमेज क्या करता है, मदर लीफ को खाता है। मतलब जो पुराना लीफ होता है, ग्रीन डार्क ग्रीन में होता है, जो कि यहाँ पे नक्शे पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा डार्क ग्रीन है ना, ये मदर लीफ बोलता है इसको हम। तो जो पुराना पत्ता होता है, बेसिकली जो है रेड स्लग वो पुराना पत्ता को खाता है, ठीक है ना। इसको टी के अंदर में इस पेड़ को रेड स्लग बोला जाता है। तो ये जनरली ये रेड स्लग है, वो क्या करता है, मदर लीफ मतलब पुराना पत्ता को खाता है, वो यम टी को नहीं खाता है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो मतलब इम्पोर्टेंट जो है इसको अब याद करना है। और इसका कंट्रोल जो होता है आपको याद रखना है, इसका जो कंट्रोल होता है वो टाकुमी बोल के है, उससे भी आप कंट्रोल कर सकता है ना, टाकुमी। या तो फिर आपका जो है मिसाइल बोल के है, उसमें या तो पॉकेट से भी जाता है,
या तो सबसे अच्छा है क्विनल फोर्स। क्विनल फोर्स मतलब बड़ा वाला है, इस तरह से बड़ा वाला जो भी है, तो आप क्विनल फोर्स से आप ये कंट्रोल कर सकता है। और मैंने एक चीज भूल गया, जो लूपर होता है, लूपर के लिए भी जो होता है कंट्रोल होता है वो इनोवेशन बेंजोइड टेक्निकल ग्रुप बोलते हैं इसको, टेक्निकल नाम है। इसमें आप पॉकेट यूज कर सकता है, ठीक है ना, पॉकेट यूज कर सकता है, या बहुत सारा है इसमें। मिसाइल मिसाइल ब्रांड है, मिसाइल भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर ताकोमी है, इस तरह से बहुत सारा ब्रांड है, इस तरह से यूज है। लेकिन केमिकल कंट्रोल इस तरह से करना है 2-3, और इसके बाद में आप क्विनल प्लस भी यूज कर सकते हैं। अच्छा है कि केमिकल जो कंट्रोल है इसके मेरे अलग से एक वीडियो बना के रखा है, उसमें हर केमिकल का हर उसका कंट्रोल और कौन कौन सा पेस्ट में काम करता है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें से आप चेकआउट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंसेक्ट बेस में सकिंग पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट के अंदर में सकिंग पेस्ट जिसको मेजर पेस्ट बोलता है वो है हेलोपेटिक्स या टी मस्किटो बग। मतलब जनरली हम इसको हेलोपेटिक्स बोलते हैं, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में इसको टी मस्किटो बग बोलता है। लेकिन ये हम नक्शे में देख रहे हैं ना, ये जो नक्शे में आप देख पा रहे हैं, ये जो नक्शे में देख रहे हैं, ये नक्शे में इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का जो होता है हेलोपेटिक्स इस तरह से होता है ना। लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में, इस तरह से जो है साइड इफेक्ट होता है। ये जनरली क्या करते हैं, मैं पहले बताइए, च्युइंग पेस्ट नहीं है, ये क्या है, सकिंग पेस्ट है। क्या मतलब चूसने वाला, रस को चूसने वाला, क्लोरोफिल को खाने वाला, रस को चूसने वाला, इसको पेस्ट माना जाता है ना। इस तरह से स्पोर्ट 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 छोटा छोटा करके धुल धुल करके इस तरह से आपको यहाँ पे बनाता है, ठीक है। तो जनरली जो है इस तरह से आपको यहाँ पे दिखने के लिए ये चीज मिलता है ना। तो इसको हम फाइनली साइड इफेक्ट कैसा होता है, कैसा अटैक करता है बोलने से, इस तरह से इसका साइड इफेक्ट या अटैक का इसका डैमेज इस तरह से होता है। अभी पूरा करके इसको देखना है, सीखना है, और फील्ड में क्या इस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको केमिकल कंट्रोल करना है। इसमें केमिकल कंट्रोल थाइमेक्सिज्म बोल के है, थाइमेक्सिज्म का कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर थाइमेक्सिज्म जो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप मोनोसिल मार दो, मोनोसिल से ये अच्छा होता है। इसमें बहुत सारा पेस्ट का मतलब केमिकल है, मैं अलग से बना दिया उसमें देख लेना। उसके बाद में यहाँ फंगिसाइड आता है। फंगिसाइड ये सबसे खतरनाक है, कोई जानता भी नहीं है इसके बारे में, ठीक है ना। फंगिसाइड जो होता है जब अटैक कर रहा है तो उसका जो है अटैक इस तरह से होता है, यहाँ पे देख रहा है ना राइट साइड में, इस तरह से फंगिसाइड का अटैक होता है। मतलब सन स्कर्श जो होता है ना, सन स्कर्श जो होता है मतलब पत्ती जला जला इस टाइप से दिखता है फंगिसाइड का साइड इफेक्ट। मतलब जनरली फंगिसाइड आया है तो देखना वो पत्ती क्या है, एक जला हुआ जैसा दिखता है, ब्लैक रूट बोल के इस तरह से दिखता है। या तो फिर फंगिसाइड का जो होता है डीज 2-3 प्रकार का होता है, उसमें से एक ब्लैक डाई भी बोल के होता है, या तो ब्लास्टर ब्लाइट भी होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं ना, ये ब्लास्टर ब्लाइट इस तरह से जो होता है फंगिसाइड का साइड इफेक्ट इस तरह से भी होता है, इसको हम ब्लास्टर ब्लाइट बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये ब्राउन कलर का, हल्का सा ब्राउन कलर का, वो बीच में स्पॉट मतलब फंगस जो है उसके अंदर में बैठ गया है ना, तो बैठने के बाद में जो क्लोरोफिल है वो उसको उधर में से सकिंग कर लेता है, चूस के निकाल लेता है। तो इस तरह से छोटा छोटा मतलब ब्राउन 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 का एक उसमें एक कणी की समान, एक परत की समान बैठ जाता है, एक परत के समान में एक कणी के समान में इस तरह से बैठ जाता है, इसको ब्लास्टर ब्लाइट बोल रहा है। सेम टू सेम इसमें ब्राउन ब्लैक भी सेम इसी तरह से होता है ना, इस तरह सेम टू सेम ब्लैक भी होता है। इस तरह से ही उसका जो होता है ब्लास्टर ब्लाइट इस तरह से दिखता है, ग्रे ब्लाइट इस तरह से राइट साइड में दिख रहा है, ग्रे ब्लाइट इस तरह से दिखता है, और ब्लास्टर ब्लाइट इस तरह से दिखता है, इसका स्पॉट स्पॉट होता है। उसके बाद में हमको इसमें कंट्रोल करना है क्या, कॉपर कंट्रोल करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें सिर्फ कॉपर दे देना है और कुछ करना है नहीं, सीओसी। और स्प्रिंग करने का तरीका मैनेजमेंट क्या है, स्प्रिंग करने का तरीका जो है हैंड स्प्रिंग, ठीक है ना। हैंड स्प्रिंग होता है, बैटरी स्प्रिंग होता है, पावर स्प्रिंग होता है, लेकिन अब हमें आज जो है हैंड स्प्रिंग के बारे में बात है। हैंड स्प्रिंग इस तरह से होता है, एक जो नोजल होता है, हेड होता है, उसके बाद में ब्रेक होता है, उसके बाद में मतलब हैंडल होता है, हैंडल से मीन्स क्या होता है, उसको पंप देने वाला। और ब्रेक जो है ब्रेक के अंदर में से पानी सप्लाई होगा और नोजल रहता है उसमें से मतलब पास होना है, स्प्रिंग होता है। जैसे कि यहाँ ये बीच वाला में देख रहा है ना, इस तरह से आपका नोजल होता है, ये जो है यहाँ पे दिख रहा है ना,
ये एक्चुअली में क्या है, नोजल है, और इसको हैंडल बोलता है, ब्रेक बोलता है, इसको ब्रेक बोलता है, ठीक है ना, इसको ब्रेक बोलता है। और ये वाला जो दिख रहा है इसको हैंडल बोलता है, ये वाला दिख रहा है ना इसको बोलता है हैंडल, और इसको बोलता है ब्रेक, और इसको बोलता है नोजल। तो इस तरह से मिलके इसका काम होता है, फंक्शनिंग। तो नोजल जो होता है इस तरह से होता है, देखना, ठीक है, NLBM 460 नोजल अच्छा होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको बेसिक देखने को मिलता है। उसके बाद हम आते हैं पावर स्प्रिंग। पावर स्प्रिंग जनरली इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं ना, ये कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको एक बार देख के पसंद है और इसको यूज करना है। लेकिन बैटरी पावर स्प्रिंग में इस तरह से अच्छा होता है, इस तरह का हम यूज करना है। अब आता है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल में हम जो है इस तरह का कंट्रोल का कैलेंडर लेना है, इस तरह से दिख रहा है ना नक्शा में, इस तरह का। तो उसमें फर्स्ट जो होता है सेक्शन होता है, एरिया होता है, पूर्निंग टाइप होता है, उसके बाद कौन सा पेस्ट है, पेस्ट का नाम, इसको बॉक्स देना है, कौन से केमिकल यूज कर रहे हैं वो देना है, उसको डोजेस, उसके बाद डेट, उसके बाद यहाँ पे हर दिन का डेट डालना है। उसके बाद में आपको ऑब्जर्वेशन करना है, फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशन। सपोज मान लीजिए सेक्शन 1 2 3 4 जो भी XYZ उस एरिया है, जितना भी एरिया है, कौन सा स्टेटस है पूर्निंग। लेकिन हमको यहाँ इम्पोर्टेंट है कौन सा पेस्ट, सपोज यहाँ पे माइस आया है, लूपर आया है, रेसला का वो देना है। उसके बाद में केमिकल यूज करना है ना, तो केमिकल कौन सा यूज किया वो देना है। उसके बाद में कितना डोज दिया है, 400 ml 500 ml 600 ml वो देना है, डेट लिखना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट 7 डेज में आपको ऑब्जर्वेशन एनालाइज करना है, उसको रिकॉर्ड को इस तरह से ऑब्जर्व करने के बाद में उसको चेक करना है, फील्ड में इन्फेक्शन करना है। इन्फेक्शन करने के बाद में आपको सिर्फ नेक्स्ट में स्प्रेइंग करना है, ठीक है ना। उसी को ही पेस्ट कैलेंडर कहा जाता है। पेस्ट कैलेंडर किसको कहा जाता है, सर्टेन आदमी जो जनरली जो डाटा लेता है इन्फेक्शन करने के बाद में, और उसको हम मेंटेन करता है, और स्प्रेइंग के लिए हम प्रोग्राम देता है, उसको ही पेस्ट कैलेंडर मानते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे गार्डन प्लानिंग, ठीक है ना। गार्डन प्लानिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट गार्डन में जो है प्लानिंग करना है। गार्डन के अंदर में क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, या क्या क्या जरूरी है, क्या करना है, मतलब पूरा इसका मैनेजमेंट का एक प्लानिंग होता है, ठीक है ना। उसी को ही हम गार्डन प्लानिंग करता है। इसमें ज़्यादा कर जो है प्रैक्टिकल लेवल में हमें इसमें कुछ करना नहीं है, जस्ट इसमें क्या है मतलब एक प्रोग्राम देना है, प्लानिंग करना है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको प्लानिंग देना है, उसको ही मैनेजमेंट करना है। इसमें दो चीज़ हम देखना है, एक तो है हमको प्लांटिंग और रीप्लांटिंग, और दूसरा जो है रिजुविनेशन। फर्स्ट जो है रीप्लांटिंग और दूसरा जो है रिजुविनेशन। ये दो चीज़ होता क्या है बोलने से हम आगे देखेंगे, ये लॉजिकली कुछ नहीं है, जस्ट हम इसको देखना है कि रीप्लांटिंग क्या होता है। रीप्लांटिंग बस हमको कुछ नहीं करना है, रीप्लांटिंग में हमको सिर्फ प्रोग्रामिंग करना है, साल में या साल के पूरे भीतर में क्या क्या करना है। तो पहला हम जो है अपलोडिंग प्रोग्राम देना है। अपलोडिंग प्रोग्राम देने के बाद में हम अपलोडिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। अपलोडिंग प्रोग्राम क्या होता है कि कौन सेक्शन, कौन सा एरिया, कौन जगह में हमको अपलोडिंग करना है, मतलब वो उम्र ज़्यादा हो गया, या तो डिजीज इंस्पेक्शन ज़्यादा आ गया, या प्रोडक्शन कम हो गया, उसके अकॉर्डिंग उस ऑपरेशन में क्या होता है, किसके जरिए हमको इसको निकालना है, क्लीन करना है ना। टोलर के जरिए मैनुअली करना है, या फिर मैकेनिज्म करना है, मशीनरी से करना है, किस तरफ से करना है, उसको अपलोडिंग को क्लीन करना है, बुश को क्लीन करना है, निकलना है। फिर उसके बाद में आता है 3 नंबर में लेन प्लानिंग। लेन प्लानिंग मतलब उसका लेन का जो है, उसको कौन सा लेन में मतलब कितना है, उसका न्यूट्रिशन सॉइल वगैरह क्या क्या है, उसको हमको चेक करना है। या फिर वो लेन का जो है एक्चुअली में उसका प्रिपेयर करना है एक्चुअली में, ठीक है ना। जैसे कि हम देख रहा है लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन कहने का मतलब ये है कि 4 नंबर में लैंड प्रिपरेशन कहने का मतलब ये है कि लैंड में टेस्ट करना है। लैंड को टेस्ट करने के बाद में उसका स्टेटस क्या है, मतलब लैंड का स्टेटस क्या है, टॉप सॉइल में उसका न्यूट्रिशन क्या है, सब सॉइल में उसका न्यूट्रिशन क्या है, दोनों को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने से अब जो टॉप सॉइल में NPK है या नहीं है, या जो जितना चाहिए वो उससे कम है, या सब सॉइल में मतलब जो सेकेंडरी न्यूट्रिशन है वो कम है या ज़्यादा है। अगर उसको कम है तो उसको प्रिपरेशन मीन्स उसको फर्टिलाइजर मतलब दे के या कवर क्रॉप लगा के उसको इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसको ही प्रिपरेशन, लैंड प्रिपरेशन कहता है। अब हम नंबर 5 में जो आता है सॉइल
रिहेबिलिटेशन। सॉइल रिहेबिलिटेशन कहने का मतलब ये है कि मैंने पहले भी बताया कि सॉइल मतलब सॉइल के अंदर में जो स्टेटस क्या है, अगर यदि न्यूट्रिशन कम हो गया है, एकदम कम हो गया, जैसे हम 4 नंबर में देखा कि हम सपोज मान ली कम है न्यूट्रिशन, सब में कम है, टॉप सेल में भी सब सेल में दोनों में कम है, तो रिहेबिलिटेशन कहने का मतलब ये है जो न्यूट्रिशन कम होता है उसको इम्प्रूव करना या मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना है, ठीक है ना। इसको ही हम बोलते हैं मतलब बढ़ाने का वृद्धि को ही रिहेबिलिटेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए न्यूट्रिशन कम है तो रिहेबिलिटेशन प्लांट होता है, या तो कोबर क्रॉप प्लांट बोलता है, जैसे गोटेमाला मीमोसा हुआ, ब्लैक पी, इस तरह से इत्यादि जो होता है कोबर क्रॉप माना जाता है। तो इसको जो न्यूट्रिशन है एनपीके हुआ, उसका बोरन सल्फर मैग्नीशियम इस तरह से हुआ, उसको इंक्रीज करना है, तो इस प्रोसेस को ही सॉइल रिहेबिलिटेशन कहा जाता है। उसके बाद में छोटा नंबर में प्लांटिंग। प्लांटिंग मीन्स आपको किस स्पेसिस में देना है, कितना प्लांट देना है, उसका पॉपुलेशन क्या होना है, मतलब उसका पूरा का पूरा एक डायग्राम, एक पिक्चर, उसको मैपिंग करना है ना, प्लांटिंग का, स्टिकिंग करने का, डिगिंग करने का, सब वही को प्रोसेस को प्लांटिंग कहते हैं। उसके बाद में मल्चिंग। मल्चिंग मीन्स क्या होता है कि जो प्लांटिंग किया जाता है उसके अंदर में मल्चिंग करना होता है न्यूट्रिशन के लिए और मॉइस्चर के लिए, ठीक है ना, उसी को मल्चिंग कहते हैं। उसके लास्ट में यंग टी प्रैक्टिस। यंग टी प्रैक्टिस हमको हर साल के हर दिन में मतलब पूरा का 365 दिन इंटू 7 मतलब 8 आवर मतलब आपको मतलब प्रैक्टिस करना होता है, जो एक्चुअली में प्रैक्टिस करना होता है यंग टी के अंदर में, उसी को बोलते हैं हम यंग टी। अब हम बात करते हैं रिजुवेनेशन। रिजुवेनेशन मीन्स क्या होता है, आपको साल में क्या क्या काम होता है और क्या क्या काम जो होता है आपको जरूरी होता है उसका प्लानिंग या प्रोग्रामिंग बनाना। जैसे कि आपको इनफिलिंग। इनफिलिंग मीन्स जहाँ पे आप प्लांटेशन किया है या फार्मिंग कर रहे हैं, जहाँ पे फार्मिंग या प्लांटेशन कर रहे हैं ना, तो उसके बीच बीच में क्या होता है, ये फिजिकली डैमेज भी हो सकता है या साइड इफेक्ट भी हो सकता है, या न्यूट्रिशन के अभाव के कारण से उसका टिब्यूस में डिजीज हो गया या तब मतलब वो डेथ हो गया है ना, तो इस केस में क्या करना है, आपको इनफिलिंग करना है। इन सब केसों में आपको मतलब जहाँ जहाँ पे ब्लैक एरिया हो गया है, मतलब स्पेस एरिया है जहाँ पे टिब्यूस का डैमेज हो गया है, तो इस एरिया में आपको री प्लांटिंग करना है, मतलब इनफिलिंग बोलता है उसको, ठीक है ना। एक्चुअली में उसको भरना है, फिलिंग करना है, उसको इनफिलिंग बोलता है। दूसरा जो है ड्रेनेज। जहाँ ड्रेनेज बोलने से जहाँ वाटर लॉगिंग हो रहा है उस वाटर लॉगिंग के एरिया में आपको क्या है, ड्रेन का व्यवस्था करना है। ड्रेन व्यवस्था करना है मीन्स आपको पूरे ड्रेन का डीप और लेंथ पूरा ओपन करना है, खोलना है, जैसे कि पहले भी ड्रेन रहता है उसको ओपन करना खोलना। इस तरह से आपको प्रोग्राम बना के हर 6 महीना के अंदर में 2 बार या 1 बार साल में करना ही चाहिए। उसी बाद में सेड तो है आपको फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के लिए आप सेड्स का जरूरी होता है, या ज़्यादा मतलब टेम्परेचर हाई हो जाने से भी क्वालिटी में आपका नुकसान होता है, इसीलिए आपका शेड में जो है मेंटेन करना जरूरी होता है ना। उसी तरह से मल्ची में पहले भी बताया, मल्ची मॉइस्चर को और न्यूट्रिशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए मतलब मल्ची किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से वीड कंट्रोल एंड पेस्ट कंट्रोल। वीड्स और पेस्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, मैं पहले भी बताया। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोग्राम साल में देना पड़ेगा, पूरा कैलेंडर हुआ, रजिस्टर हुआ, डेटा हुआ। तो वीड्स का और पेस्ट का बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि यही वह जो है इकोनॉमी डैमेज करता है। इकोनॉमिक्स जो नुकसान करने वाला जो चीज़ होता है वो पेस्ट ही होता है, वीड्स ही होता है, प्रोडक्शन को रोक देता है ना। तो प्रोडक्शन को हमको बढ़ाना है, रुकना नहीं। तो इसी के लिए हम ये इम्पोर्टेंट होता है कि वीड्स और पेस्ट का प्रोग्रामिंग, कंट्रोल प्रोग्रामिंग हमको बनाना है। उसी के बाद में फर्टिलाइजर जो होता है हमको मतलब साल में 3-4 बार आपको फर्टिलाइजर प्रोग्रामिंग करना चाहिए, कम से कम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार, लेकिन अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन को देखते हुए, नज़र में रखते हुए, प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए। उसी तरह से एरिगेशन भी आपको जरूरी बनता है, इसीलिए क्योंकि ड्रॉट एरिया में भी मतलब सूख जाने से वो प्रोडक्टिविटी हाई नहीं हो पाता है, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाता। इसीलिए एरिगेशन जरूरी है, क्योंकि उनको मतलब यार्डली आपको 150 mm वाटर चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए 150 mm वाटर को कवर करने के लिए हमको इरिगेशन आपको करते रहना है, ठीक है ना। इस तरह से इसका रिजुविनेशन का प्रोग्राम और
रीप्लांटिंग का प्रोग्राम करना चाहिए। उसके बाद में गार्डन सर्विस। गार्डन सर्विस क्या होता है, गार्डन के अकॉर्डिंग में गार्डन के भीतर में कुछ कुछ ऐसा जो नेसेसरी चीज आपको जरूरत हो जाता है, जैसे कि बीच में सीसी रोड रोड है ना, उसके बाद में आपको वाटर पम्प हुआ, इस तरह से आपको नेसेसरी चीज जो कि केयरिंग वगैरह करने के लिए ट्रॉली वगैरह ट्रैक्टर वगैरह है ना, तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो चाहिए चीज उसको गार्डन सर्विस कहते हैं। जैसे कि नंबर 1 गार्डन रोड, नंबर 2 ब्रिज, नंबर 3 वाटर सप्लाई, नंबर जो 1 है उसमें गार्डन रोड। जो गार्डन रोड है इस तरह से जो है आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है नक्शा में, इस तरह से कुछ बीच में इस तरह से एक मतलब सीसी रोड, इस तरह से कुछ कच्चा रोड इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से आपका जो होता है इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरह से आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको बीच में आपको करने के बाद में आपको फिर इस तरह से हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं, मैंने बताया पहले भी कि गार्डन के अंदर में जो प्लांटेशन है उसके अंदर में एक छोटा छोटा एक पाथवे बनाया जाता है, प्लाकिंग पाथवे, प्लाकिंग पथ बोला जाता है। प्लाकिंग पथ मीन्स बीच बीच में मतलब 50 फीट के अंदर में एक छोटा छोटा सा एक पथ बनाया जाता है, ठीक है ना। उससे प्लाकर्स जाके उसको प्रॉपर रीति से मैनेजमेंट ये माने काम कर सके, प्रॉपर रीति से प्लाकिंग वगैरह स्प्रेइंग वगैरह जो भी काम होता है उसको मेंटेनेंस का काम होता है, या प्लाकिंग का हार्वेस्टिंग का काम इसको प्रॉपर रीति से काम कर सके, इसी के लिए प्लाकिंग पथ बोल के बोलता है। वो होता है हर 50 मीटर मतलब 50 फीट के या 100 फीट के अंदर में होता है। और बीच बीच में इस तरह से सीसी रोड होता है, ये जो दिख रहे हैं ना सीसी रोड, इस तरह से जो है आप यहाँ पे दिख रहे हैं, इस तरह से सीसी रोड होता है। ये सीसी रोड जो होता है आपका प्लाकर्स के लिए और छोटे छोटे गाड़ी वगैरह व्हीकल वगैरह जो है ट्रॉली वगैरह अंदर में जाने के लिए, मतलब काम जो है एजी तरीका से हो, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम इस तरह ये देख रहे हैं प्रैक्टिकली बीच बीच में जो होता है मैंने बोले प्लगिंग पाथवे इस तरह से होता है। और सीसी रोड बोला मैं फाइनली इस तरह से, यहाँ जो राइट साइड 1 नंबर में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, जो इस तरह से होता है आरसीसी रोड। आरसीसी रोड या तो कंक्रीट का हुआ, कंस्ट्रक्शन का हुआ, बजरी का, सीमेंटेड का, इस तरह से बना सकते हैं, या तो सोलिंग बोल्डर सोलिंग बीच बीच में बोल्डिंग सोलिंग करके इस तरह से फिलिंग करके आरबीएम दे के बीच बीच में, मतलब इसमें एक्चुअल है प्लाकर्स और गाड़ी, ठीक है ना, मतलब स्प्रेइंग के लिए जो गाड़ी वगैरह प्लाकर्स हार्वेस्टिंग को लेके आना उस तरह के, इस तरह से आपको जगह जगह मतलब मैनेज करने के लिए चाहिए, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद में छोटे छोटे जगह में ब्रिज बना देना है, इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, छोटा छोटा ये दिख रहा है ब्रिज, इस तरह से ब्रिज दिख रहा है ना। तो इस तरह से जो होता है कलवर्ट, ठीक है ना, ये जो बीच बीच में छोटा छोटा रिवर जाता है, छोटा छोटा करके रिवर या ड्रेन, उसमें आपको क्या है छोटा छोटा कलवर्ट बना, ताकि इसमें ट्रॉली वगैरह जो है ट्रैक्टर वगैरह जो मतलब कैरिंग करने के लिए, लेबर कैरिंग हुआ या हार्वेस्टिंग जो पत्ती जो हार्वेस्टिंग किया रहेगा उसको कैरी करने के लिए आपको सुविधा हो, मतलब इस तरह से छोटा छोटा बात है, इसको आपको मैनेज करना जरूरी है। तो इस तरह से आपका गार्डन में नेसेसरी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में आप हम आते हैं वाटर पंप मतलब इरिगेशन के लिए, क्योंकि हम पहले भी बताया कि जो इरिगेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने पहले भी बताया कि इरिगेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, तो इसीलिए ये जो देख रहा है ना इस तरह से आपका मतलब ये बनाना है आपको वाटर हाउस मतलब पंप हाउस बनाना है। इसमें जनरली इलेक्ट्रिशियन और मोटर और पाइपलाइन इसमें रहेगा, जो कि पानी खींच के एक बोरिंग बना के एक पानी का मतलब मोटर लगा के इसमें इरिगेशन के लिए पंप हाउस बनाना है, ठीक है ना। इस तरह से वाटर को स्टोरेज करना है, उसके लिए बनाना है। फिर ये हाउस इसमें मोटर और इलेक्ट्रिशियन रहेगा अंदर में, इस तरह पे कुछ एक जगह में मोटर रहेगा, उसमें सप्लाई के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको मतलब जनरली इस तरह से छोटा छोटा चीज़ है, कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है। आपको इस तरह से वाटर का सप्लाई के लिए इस्तेमाल करना है। इस तरह से देख रहे हैं मोटर होता है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये इस तरह से जो है मोटर, इस तरह से मोटर होता है। ये मोटर 80 HP का भी हो सकता है, 50 HP, 80 HP, इस तरह से मतलब जनरली 50 और 80 HP का एक मोटर होना चाहिए, ठीक है ना। मोटर होने के बाद में आपको उसको फिटिंग करना है। फिटिंग करने के बाद में आपको मतलब इरिगेशन के लिए पंप को रेडी करना है। उसमें कुछ भी नहीं है, वो रोटरी पंप क्या है, उसका मोटर साइज कैपेसिटी
क्या किलोवाट कितना है, एचपी क्या है, ये चीज़ तो ध्यान देना है। मैं पहले बताया कम से कम 80 एचपी या 50 से 80 एचपी होना चाहिए। और प्रत्येक मतलब जो है मतलब जो वाटर का जो फोर्स होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और इस तरह से आपका जो फाइनली जो है एक छोटा सा डिग बनाया जाता है, मतलब पानी को स्टोरेज करने के लिए। दिख रहा है ना, पानी को स्टोरेज करने के लिए इस तरह का मतलब 15 बाई 30 का 15 बाई 30 का। और जो इसका डीप है कम से कम डीप 10 फीट होना चाहिए, 10 फीट डीप होना चाहिए। और लंबाई चौड़ाई 15 बाई 30 का। इस तरह से पानी को मन ये फाइनली जो है स्टोरेज करने के लिए। अच्छा, एक चीज़, वाटर जो पंप होता है उसमें 2 मोटर होना चाहिए। एक मोटर जो होना चाहिए पानी को खींचने के लिए, एक पानी मोटर जो होना है पानी को फेंकने के लिए। मोटर पहले जो मोटर मैंने दिखाया था वो मोटर जो है पानी को खींचने के लिए, मतलब पानी को खींच के इसमें डिगी में इसको फिलअप करने के लिए, इसमें भरने के लिए। और दूसरा जो मोटर होता है वो मोटर होता है इस टाइप से। ये मोटर जो होता है एक्चुअली में पानी को फेंकने के लिए, मतलब ये जो इस डिगिंग होता है, डिगिंग से इसमें एक लगा के पाइप लगा के पूरा मतलब फार्मिंग एरिया में पूरा पाइप को रो टू रो लेके उसमें पाइपलाइन को बिछाना है और इसके जरिए फेंकना है। इसका काम जनरली फेंकता है ये, ठीक है ना। पहले जो होता है पानी खींचने वाला, ये जो है पानी फेंकने वाला। इस तरह से 2 मोटर आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसमें 6 सबसे बड़ा पेस्ट यानी कि कीड़ा के बारे में सीखने मिलेगा। लूपर पेस्ट, लूपर कैटरपिलर पेस्ट, माइट्स, थ्रिप्स, ग्रीन फ्लाई, हेलोपेटिक्स। ये कोई भी खेती में अटैक कर सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और इसका पूरा डैमेज सिस्टम और पूरा इसको कंट्रोल सभी को बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सभी पेस्ट के बारे में आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चले सीधे तो लूफर पेस्ट क्या है, व्हाट इज लूफर पेस्ट। लूफर पेस्ट किसे कहा जाता है, जनरली अगर यदि लूफर पेस्ट के बारे में आप देखेंगे तो लूफर पेस्ट उसे कहा जाता है जो चलते समय एक लूप बना के, चलते समय अपना बॉडी को, अपना शरीर को लूप बना के इंचेस बाई इंचेस अपना धरती को मापने जैसे दिखाई देता है। इस तरह से चलता है, मूविंग करते चलता है। इसी को लूफर पेस्ट कहते हैं। लूफर पेस्ट जनरली चूइंग पेस्ट कहा जाता है, मतलब खाने वाला पेस्ट कहते हैं जो कि चुइंग करता है ना। इस तरह से लूफर पेस्ट को चुइंग पेस्ट के कैटेगरी में दिया गया है। इस तरह से लूफर वह कीड़ा है जो कि अपने अंग को मुड़ते हुए चलता है और लूप या इंच मूविंग की वजह से ही इसे लूफर कहा जाता है। ये साधारणतः चलते समय में ये धरती को मापते हुए दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम ही लूफर कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से लूफर पेस्ट का एकदम सिंपल और साधारण भाषा में बोलेगा तो लूफर पेस्ट एक चुविंग पेस्ट है। और लूफर पेस्ट जो होता है अपना बॉडी को लूप बना के, मतलब मुड़ते हुए इस तरह से चलता है, इसीलिए इसे लूफर पेस्ट कहा जाता है। तो लूफर पेस्ट का जो बॉडी है, मतलब जो शरीर है, उसका जो दिखने का जो दिखाई किस तरह से देता है, बनावटी किस तरह से, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है बोलने से लूफर पेस्ट जो जनरली दिख रहा है इस नक्शा में जो दिख रहा है इस तरह से आपका दिखाई देता है। मतलब जनरली लूफर जो होता है कई और रंग में होता है, उसका 3-4 रंग में होता है। ग्रे कलर का हो सकता है, या तो ब्राउन लाइट ब्राउन हो सकता है, या तो लाइट ब्लैक हो सकता है, या तो ग्रीन होता है। लेकिन लूफर का जो बॉडी जो होता है एकदम सॉफ्ट होता है। और क्या होता है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर से लेके वो 3 सेंटीमीटर तक इसका मतलब लंबाई होता है पूरा बॉडी। और इसका जो गोलाई जो मोटाई है इसका जो है लगभग 2 सेंटीमीटर तक होता है। 2 से 2.5 सेंटीमीटर इसका मोटाई होता है। और लंबाई का बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक इसका लंबा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो लार्वावस्था में जो गुजरे लूफर होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर तक जा सकता है। एक रिसर्च पेपर के हिसाब से 4 सेंटीमीटर तक हाइस्टली होता है, लार्वा स्टेज में दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है लूफर का जो है बॉडी स्ट्रक्चर का बात करेगा तो इस तरह से ये दिख रहा है ना। इस तरह से लूफर का जो है बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से मुड़ा करके होता है। लेकिन जनरली जो है इस तरह से वो रहता है, लेकिन चलते समय इस तरह से ही ये दिख रहा है नहीं, 1.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। लेकिन एक्चुअली में जो वो होता है वो क्या होता है, ये जो चलते समय में जो मतलब वो चल रहा है तो उस टाइम में इस तरह से
मुड़ के चलता है, इससे लूप बना के, इस तरह से लूप बना के वो मुड़ के ऐसे चलता है। मतलब चलते समय क्या करता है, वो पीछे का वाला को आगे लेके आता है मूव, फिर अपना बॉडी को आगे घिसक के इस तरह से ले जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से लूफर जो होता है 3-4 कलर करता है, पूरा सॉफ्ट होता है, ठीक है। और ये जो है पूरा बॉडी को मुड़ के चलता है, इसी को ही लूफर पेस्ट, मतलब पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। आगे तरफ जो है इस तरह से इसका होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर जो पूरा इसका बॉडी का बात करेगा तो बॉडी का इसका पूरा स्ट्रक्चर है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है हेड मतलब सिर, और दूसरा जो है टोरक्स वाक्च, तीसरा जो है एब्डोमेन यानी कि पेट। इस तरह से सिर, वाक्च और पेट, ये 3 भाग में इसका पूरा बॉडी मतलब बांटा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह कहने का मतलब क्या है कि सिर कहने का मतलब ये है, सिर कहने का मतलब, ठीक है, ये वाला पार्ट इसको बोलता है सिर। लेकिन वक्ष का बात करेगा तो पूरा वक्ष का बात करेगा तो इस तरह से 3 भागों में, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया और ये एक वाला, मतलब तीन खंडों में ये पूरा बांटा गया है, ठीक है ना। उसी तरह ये पेट का बात करेगा तो पेट जो है इसके अंदर में, ये दिख रहे हैं ना, पेट जो है इसके अंदर में मतलब 10 खंड में बांटा रहता है। जो पेट है वो 10 खंड में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से पूरा मतलब इसका जो है पेट है 10 में बांटा रहता है। 10 मतलब खंडों में बांटा रहता है। लेकिन इसका वक्ष का बात करें तो ये 3 वक्ष होता है, मतलब 3 ऐसा पूरा बॉडी का जो है 3 खंडों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा इसका बॉडी मतलब शरीर इस तरह से बनावटी होता है। और हम बात करेंगे तो ये कितने प्रकार का होते हैं, मतलब लूफर पेस्ट जनरली कितने प्रकार के होते हैं। लूफर पेस्ट जो होता है तो खास करके जो कितने प्रकार है बोलने से, हमारे इंडिया में जैसे करके मतलब जो क्रॉप होता है, जो फसल होता है, उस फसल के हिसाब से मतलब पेस्ट का, लूफर पेस्ट का उसको नाम दे दिया है। जैसे अगर टमाटर में तो टमाटर लूफर, सोयाबीन में तो सोयाबीन लूफर, कॉफी में तो कॉफी लूफर, टी में तो टी लूफर, मतलब इस तरह से क्रॉप के हिसाब से लूफर को उसको कैटेगरी में रखा है, उस प्रकार को बोलता है। तो इस तरह से 7-8 प्रकार का लूफर को जनरली देखते हैं। लेकिन हम लूफर कितने प्रकार के हैं बोलने से हमें एक्चुअल जो कितना प्रकार का होता है, मतलब 1970 के हिसाब से जो साइंटिस्ट लोगों ने, जो वैज्ञानिक लोगों ने जो लूफर को मतलब एंटोमोलॉजी का जो स्पेशलिस्ट होता है, उन लोगों ने जो इसको रिसर्च किया है, रिसर्च में पेपर में जो बनाया, जो खोजा है, उसके हिसाब से जो लूफर का पूरा एनालाइज करके जो डाटा दिया है कि कितना प्रकार के होते हैं, जिसका क्या लक्षण होता है, क्या डैमेज करता है, क्या कंट्रोल है, तो उस पेपर के हिसाब से लूफर जनरली 3 प्रकार का होता है ना। अगर अभी का जो रिसेंटली है उसके हिसाब से देखा तो लूफर को अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग टाइप्स दिया जाता है। लेकिन फाइनली जो है हम 19वीं शताब्दी मैंने 1900 ईस्वी से जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम देखेगा तो जनरली वो 3 प्रकार का होता है। और ये लूफर जनरली सभी क्रॉप्स में आता है और सभी क्रॉप्स में इसका अटैक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है देखना है कि कितना प्रकार। तो पहले हम बात करेगा कि जो फर्स्ट जो लूफर है वो हाइपोसीड्रल लूफर बोल के बोलता है। फर्स्ट जो है हाइपोसीड्रल बोल के लूफर बोलता है, और सेकेंड जो है इन्फेक्रिया लूफर बोलता है, और तीसरा जो है वो बुजरा लूफर। मतलब हाइपोसीड्रल लूफर 1 नंबर, 2 नंबर में इन्फेक्रिया लूफर, 3 नंबर में बुजरा लूफर। ये टोटली क्या होता है, ज़्यादा करके मतलब होस्ट मतलब ज़्यादा करके मतलब हाई डेंसिटी में ये अटैक करता है, ठीक है ना। तो ये हाई डेंसिटी में ये ज़्यादा करके रहता है क्रॉप्स में। तो हम जनरली हम इन 3 लूफर के बारे में हम स्टडिंग करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे होस्ट क्रॉप। अभी क्या बोल रहे हैं, होस्ट क्रॉप क्या है। होस्ट क्रॉप कहने का मतलब की है, जो हमने लूफर देखा वो 3 प्रकार का लूफर देखा, लेकिन मैंने पहले भी बताया जो अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से लूफर को या तो पेस्ट को उसका नाम दिया गया इंडिया में। लेकिन हम सीधे इस 3 ही लूफर देखेंगे, लेकिन बेसिकली जो लूफर होता है वो उसका कौन सा क्रॉप्स में ज्यादा करके रहता है, उसे होस्ट क्रॉप बोला जाता है ना। तो ज्यादा करके जो पाया जाता है फसलों में, क्रॉप्स में पाया जाता है, ज्यादा करके कृषि में पाया जाता है, कौन कौन से में पाया जाता है बोलने से हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि ये टेबेको मीन्स तम्बाकू में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसकी बाद में मस्टर्ड ऑयल जिसे हम तेल बनते हैं, ये सरसों, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होता है, बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें मतलब होस्ट क्रॉप माना जाता है। उसके बाद में केबेज में पत्ता गोभी, ठीक है ना। तो इसमें भी अधिकतर पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में कॉलीफ्लावर में नहीं फूल गोभी, ऐसा हिंदी में फूल गोभी करके बोलता है।
तो इस तरह से इन होस्ट क्रॉप माना जाता है। लेकिन ज़्यादा करके सबसे ज़्यादा कर बोलने से पत्ता गोभी में इसमें पाया जाता है। और उसके बाद में चाहे ना इस तरह से इसमें भी पाया जाता है होस्ट, इसमें मतलब 60% तक इसमें अटैक करता है, 60%। और ये हो गया आपका कॉटन में भी पाया जाता है। और इस तरह से कॉफ़ी, इस तरह से हम कॉफ़ी में भी हम देखते हैं, मतलब कॉफ़ी में भी ज़्यादा करके 60% तक, कॉफ़ी और टी में 60% तक पानी का संबंध है, मतलब इतना परसेंट तक हाई डेंसिटी में अटैक करता है। होस्ट पोलन प्लांट माना जाता है इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से सोयाबीन में भी मिला जाता है, सोयाबीन में इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से पाया जाता है। उसके बाद टमाटो में भी होस्ट प्लांट माना जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। और इस तरह से बीन्स और पी में भी पाया जाता है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने जो जितना भी कहा कहाँ कहाँ पाया जाता है बोलने से, मैंने जितना भी बताया, इस सारे क्रॉप्स में, इन सारे फसलों में 30% से 60% तक आपको साधारण तौर में देखने को मिलेगा। लेकिन इनमें से जितना भी क्रॉप्स मैंने बताया, इनमें से ज्यादा करके बोलने से जो कैबेज है, पत्ता गोभी और टी, चाय, कॉफी, इस 3 फसलों में ज्यादा करके पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखें इस फसलों में आपको। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे कि इसका इम्पेक्ट क्या होता है, मतलब जो मैंने लूपर जो देखा, हमने बताया जो लूपर, ये लूपर जो है बुजरा लूपर हुआ, या तो फिर इन्फिक्रिया हुआ, फिर हाइबोसिड्रा हुआ, ये जितने भी लूपर है ना, तो जनरली करके वो क्या करता है, मतलब इसका इफेक्ट क्या होता है, मतलब क्रॉप्स में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला नंबर में जो है हम देख रहे हैं, पत्ती को ये क्या करता है, झाड़ देती है, पूरा पत्ती का इसको झाड़ देती है। और वो जो पत्ती होता है उसको छेद, इस तरह से पूरा पत्ती को छेद देता है। और दूसरे नंबर में पौधों का जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होता है उसको पूरा करके कम कर देता है। कम क्यों होता है, क्योंकि पूरा पत्ती तो झड़ जाता है, पूरा पत्ती झड़ जाता है, पूरा छेद छेद हो जाता है, पूरा झड़ जाता है, तो पत्ती रहता ही नहीं, मतलब उसके केवल में एक वैन रहता है और एक शीरा, मतलब बोलते हैं शीरा रहता है, और स्टीम रहता है, मतलब पत्ती का जो अंश होता है उसको खा के च्यूइंग करके छेद करके खत्म कर देता है, जिससे कि वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में वो रेशियो कम हो जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, पत्ती नहीं होने के कारण, क्लोरोफिल नहीं होने के कारण फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है। उसी तीसरा नंबर जो फूल और फल बनने की प्रक्रिया को वो ज़्यादा करके प्रभाव में डालता है। मतलब इस अवस्था में पत्ती ना होने के कारण से जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, पुश हो जाता है। पुश होने के बाद मतलब जो रुक जाता है, उसके कारण से क्या होता है, फूल या फल होने का संभावना दिखी देती है, मतलब प्रभाव पड़ता है। 4 नंबर में जो है, 4 नंबर की स्थिति में पत्ती का जो उपज जो है पूरा तरीके से घट जाता है, मतलब जो भी प्रोडक्शन है वो यील्ड क्या होता है, गंभीर स्थिति में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ना होने के कारण से, पत्ती ना होने के कारण से उपज कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 4-5 जो है इसका प्रभाव ज्यादा करके पड़ता है, यानी फाइनली बोलने से प्रोडक्शन में यानी कि उपज में प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, ज्यादा करके। और हम जो देख रहे हैं इस तरह से नक्शा में, जो ये देख रहे हैं नक्शा में, इसका नेचुरल डैमेज क्या होता है। इसका नेचुरल डैमेज ये होता है कि जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट जो है नेचुरल डैमेज क्या होता है, लार्वा पत्तियों को खाता है। मतलब इसका जो चार पूरा जो होता है, इसका 4 अवस्था होता है ना, मतलब इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर 4 स्टेज में होता है। एक अंडा स्टेज, दूसरा होता है लार्वा स्टेज, तीसरा पुपा स्टेज, और चौथा जो है मॉथ स्टेज। लेकिन दूसरे स्टेज जो होता है लार्वा स्टेज, यही जो है ज़्यादा करके डैमेज करता है, ज़्यादा करके नुकसान करता है। तो हम 1 नंबर में जो देख रहे हैं ना, लार्वा जो है पत्ती को खाता है, मतलब 4 स्टेज होता है, वो सबसे खतरनाक जो स्टेज होता है लार्वा स्टेज। तो लार्वा स्टेज में ही वो पत्ती को हुआ, फल को हुआ, मतलब जो भी क्रॉप्स हुआ, मतलब फसल हुआ, उसको डैमेज करने वाला जो स्टेज होता है वो लार्वा स्टेज होता है। लार्वा ही पत्ती को खाता है और पूरा खाती को खा के छेद छेद करके पूरा छेद बना देता है ना। और दूसरे नंबर में जो है वो कंकल जैसे दिखाई देता है, मतलब पूरा का पूरा जैसे साइड 1 नंबर जो यहाँ पे तस्वीर में यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से पूरा कंकल जैसे ऐसे 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 करके इस तरह से एकदम नक्शा बना देता है, कंकल करके बना देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका पूरा साइड इफेक्ट मतलब इस तरह से डैमेज करता है, फिजिकली डैमेज अटैक करता है। उसी तरह से हम तीसरा नंबर में अगर जो ध्यान देगा, तीसरा नंबर में ये ज़्यादा संक्रमण होने के कारण से पत्ती झड़ जाता है, मतलब ज़्यादा अटैक करेगा, 40 से लेके 60% करेगा तो पूरा झाड़ी जैसा बना देता है। जैसे बीच वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, बीच वाला हम आगे में अच्छा करके देखेंगे, ये बीच वाला दिख रहा है ना, तो ये बीच वाला में दिख रहा है ना, इस तरह से पूरा झड़ गया, मतलब एक ही गया नेचुरली, इसको डैमेज किया इस तरह से 40 से 60%। इसमें जो लार्वा स्टेज का जो लूपर था वो बुजरा हुआ या इन्फिक्रिया या हाइपर, कोई भी एक इस स्पेसिस का
इसमें आया था, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा इसको आने से लार्वा स्टेज में इस तरह पूरा डैमेज करके पूरा झाड़ देता है, मतलब पत्ती को पूरा खा के पूरा हीरा का केवल बचा देता है, पूरा पत्तियों को झाड़ देता है। इसका सबसे पावरफुल मतलब नेचर डैमेज बोलने से यही होता है। और यहाँ पे जो है चौथा नंबर में हम जो देख रहे हैं चौथा कि फोटोसिंथेसिस को कम कर देते, जैसे मैं पहले भी बताया, फोटोसिंथेसिस को कम कर देते हैं और पैदावार को खराब कर देते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो मतलब ट्रांसपिरेशन जो होता है या फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होता है, जो न्यूट्रिशन का ग्रोथ जो होता है वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है, जिससे कि पैदावार खराब हो जाती है और मतलब फसल में भारी नुकसान होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम 4 पॉइंट देखते हैं। इसके बाद हम कि इसका व्यवहार व्यवहार इसका बोलने से क्या है, इसका व्यवहार सिंपल और साधारण है बोलने से। इसका जो है व्यवहार एक पत्ती वाली मतलब लार्वा जो होती है एक पत्ती को खाता है ना, पहले भी मैंने बताया। इसका सिंपल और सोजा बात है कि इसका जो है व्यवहार पत्ती को खाता है। और कौन खाता है, लार्वा खाता है। इसमें 4 स्टेज होता है, 4 स्टेज में 3 स्टेज का कोई काम नहीं होता है, लेकिन एक ही स्टेज खाता है नुकसान पहुंचाए, लेकिन चारों स्टेज का अपना अपना एक रोल होता है। मतलब समय की सबसे अगर इसका डिटेल्स में पहचान किया तो कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए जानना चारों को जरूरी है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में जो है मौत माने कीट जो होता है, कीट या पतंग बोलते हैं हम, वो क्या करते हैं, वो शिशु को पैदा करता है, मतलब वो शिशु को देता है, जन्म देता है ना, इस तरह से। और लार्वा अवस्था जो है कैटरपिलर स्टेज में बहुत हानिकारक होता है और ये रात के समय में ज्यादा करके संक्रमण होते हैं। और इस तरह से जो है आप देख रहे हैं ना, इसका पहचान कर, मैंने पहले भी बताया, जो कंकल जी से बात कर बोला था ना, कंकल जी से इसका जो फिजिकल जो डैमेज करता है, तो ये फिजिकल जो इस दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, अटैक किया है, मतलब ये क्या कर रहा है, चुइंग कर रहा है। चुइंग मीन्स वो खा रहा है। ये पत्ती हो गया ना, ये पत्ती है, मान लीजिए ये पत्ती है, तो ये पत्ती है, तो इधर में वो आया अटैक किया, तो ये क्या रहा है, चुइंग कर रहे हैं, मैंने खा रहा है। तो इस टाइप से ये पत्ती को वो जो कुतर कुतर के इस तरह से खाता है। और क्या करता है, ये कंकल जैसे बना, यहाँ देख रहे हैं नक्शा में, यहाँ पे भी इस तरह से ऐसा करके ये देख रहे हैं कंकल जैसे बना दिया है। तो इस तरह से जनरली क्या करता है, ये पत्ती को मतलब अटैक करता है, साइड से खा के वो इस तरह से देख रहे हैं ना नक्शा में, इस तरह से पूरा क्या है आर्ट्स में देख रहे हैं कि ये कंकल जैसे बना देता है। तो इसका सबसे बड़ा रोल यही है कि वे च्यूइंग करता है और इस तरह से मैंने फिजिकली नुकसान पहुंचाता है। और इसी को ही हमको देख करके पहचान करना है, मतलब पहचान कैसे करना है, इस जो है आर्ट्स को, इस जो नक्शा है इसको देख के, इस प्रतिबिंब को देख के हमको पहचानना है कि हाँ इसमें क्या है, लूपर पेस्ट, लूपर इंसेक्ट है बोल के। मतलब ये तो जनरली है 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, यानी कि जनरली दिख जाता है ना, इस मतलब पूरा का पूरा खुला आँख से दिख जाता है। तो एक तो हम खुला आँख से देख के भी है पता कर सकते हैं। अगर यदि यहाँ पे अगर यदि लूपर पेस्ट नहीं है तो इसका जो डैमेज किया है, फिजिकली डैमेज किया है, जो साइड इफेक्ट किया है पत्ती को, उसको भी हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये पेस्ट है, ये लूपर है बोल के, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला जो है नंबर 1, लूपर कीट पत्तियों को कुतर कर आने में छेद बना देता है। छेद बड़े या 20 कांटे होते हैं, पहले भी बताया, 20 में भी हो जाता है। और पत्तियों की ऊपरी हरी परत खा जाती है, मतलब पत्ती का जो ऊपरी परत है उसको खा के वो केवल सिरा को बचा देता है, पहले भी बताया, सिरा या भेन को बचा देता है। पत्ती पारदर्शी सी दिखाई देती है ना। इस तरह से इसका नेचुरल डैमेज मतलब आइडेंटिफाई करने का मतलब थीसिस है ये, इसको मतलब जांचने का, ठीक है ना। इस प्रकार से तीसरा नंबर में जो है, जो लार्वा पर्याप्त पत्ती के किनारों को से खाकर शुरू करता है और पत्तियों को किनारे आने में छेद कर देता है, मतलब किनारे से खाने का शुरू करता है और खा के पूरा का पूरा पत्ती का ये कर देता है, पत्ती को पूरा का खत्म कर देता है, केवल सिरा यानी कि भेन केवल रहता है ना। इस तरह से ये रात में ज्यादा करके तेजी मतलब तीव्र गति से ये फैलता है, तीव्र गति से लार्वा जो है रात में बढ़ता है और ये नीचे पत्ती की ओर रहना पसंद करता है। हम यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये दिख रहा है डैमेज। तो इस तरह से यहाँ पे एक नंबर में दिख रहे हैं ना, ये वाला में इस तरह से अटैक करता है, ये दिख रहे हैं ना, इस तरह से यहाँ पे नक्शा में दिख रहा है ना, इस तरह से अटैक करता है। मतलब खाने का जो तरीका है इस तरह से पत्ती में आके इस तरह से कर। अच्छा, ये मैंने पहले भी बताया, कोई भी पेस्ट में मतलब कोई भी क्रॉप्स में आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं केवल ये मतलब टी में आएगा, ये कॉफी में आएगा, ये कुछ में भी आएगा, लेकिन ज़्यादा करके ये 3 क्रॉप्स में ज़्यादा करके पाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। और इसका जो फाइनली जो है लाइफ स्टेज का बात करेगा तो लाइफ स्टेज क्या होता है, मतलब लाइफ साइकिल।
तो लाइफ साइकिल की बात करें तो मैं पहले बता चुका हूँ 4 स्टेज में होता है, 4 में अवस्था में होता है। तो पहला जो अवस्था में होता है अंडा होता है, और दूसरा जो अवस्था होता है लार्वा होता है, और तीसरा जो अवस्था होता है पुपा होता है, और चौथा अवस्था जो होता है वो मौत अवस्था होता है। मौत पतंग बोलते हैं हम साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में साधारण भाषा में बोलेगा तो पतंग बोलते हैं। तो ये चारों स्टेज को बात करेगा तो ये अंडा अवस्था जो होता है, ये अंडा अवस्था 2 से 3 दिन होता है ना। 2 से 3 दिन की अवस्था में ये मतलब अंडा की अवस्था में रहता है। उसके बाद कन्वर्ट होके वो परिवर्तन होके वो क्या करता है लार्वा में चला जाता है। तो लार्वा में आने से वो क्या करता है 7 से 14 दिन, मतलब 7 से 14 दिन के बीच में वो लार्वा स्टेज में रहता है। और यही स्टेज जो होता है बहुत खतरनाक स्टेज होता है। यही स्टेज में होता है जो है फसल को यानी कि क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा करके डैमेज करता है। मतलब यही स्टेज में ही डैमेज करता है, और बाकी अवस्था में इसका कोई रोल नहीं होता है। बाकी अवस्था में क्या होता है अपना लाइफ साइकिल भी केवल एक पूरा करता है, और वो फिर से आगे घुमा फिरा के लार्वा में आता है, और लार्वा से ही ये फिजिकली डैमेज करके नुकसान पहुंचाने फसलों में, है ना। तो इस तरह से इसको जानने से क्या होता है आप कंट्रोल प्रॉपर रीति से कर सकते हैं। मतलब इस लाइफ साइकिल के बारे में जानेगा तो प्रॉपर रीति से आप कंट्रोल कर सकता है। तो ये सेकेंड स्टेज जो लार्वा बोला 7 से 14 दिन होता है, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो क्या है पुपा में चला जाता है। जब पुपा में आता है तो पुपा जो अवस्था होता है वो 6 से 10 दिन का होता है। ये पुपा अवस्था में क्या करता है, ये जिस तरह से दिख रहा है ना इस तरह से होता है। उसके बाद में ये थोड़ा फट के इस तरह से मतलब मौत में चला जाता है, थोड़ा फटता है क्रेक होके, और इस तरह से मौत में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। मौत में आने के बाद में ये ज़्यादा कर से 4 से 8 दिन तक ये मौत स्टेज में रहता है। मतलब पतंग स्टेज में 4 से 8 दिन तक रहता है। फिर मौत स्टेज से फिर वो अंडा देता है। फिर इसका वही फिर अंडा वाला स्टेज में आता है। फिर अंडा वाला स्टेज से लार्वा, लार्वा वाला से फिर आपको जाएगा पुपा, पुपा से फिर जाएगा आपका मौत। तो इस तरह से इसका पूरा चक्कर मतलब घूमते रहता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका नुकसान करने वाला होता है वो लार्वा स्टेज होता है। इसको आपको ध्यान देना, इसमें ही आपको कंट्रोल करना है। लेकिन चारों स्टेज को जानने से प्रॉपर रीति से आप कंट्रोल कर सकते हैं ना। उसके बाद में मैंने जो अंडा का बात बोला, अंडा इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं ना नक्शा में। तो ये जो है अंडा इस तरह से होता है, ये दिख रहा है अंडा इस तरह से होता है एकदम, मतलब दूसरी अब जूम करके यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। अंडा जो है इस तरह से सिंपल होता है। आपको इस तरह से जांच करने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप इस तरह से मतलब आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद में पुपा का जो स्टेज होता है इस तरह से पुपा होता है, और पुपा से लेके वो मौत में चला जाता है। इस तरह से मौत स्टेज में फाइनली इस तरह से मौत स्टेज में दिख रही है, ये दिख रहे हैं ना मौत स्टेज, इस तरह से मौत स्टेज में आता है। और जो इम्पोर्टेंट और खास जो होता है मैंने पहले बता दिया कि अंडा होता है, अंडा से लार्वा, लार्वा से पुपा, पुपा से पतंग में चला जाता है यानी कि मौत में। तो लार्वा स्टेज ये जो देख रहे हैं ना बीच के ऊपर वाला, यही ही क्रॉप्स के नुकसान करता है मतलब, और यही ही स्टेज के लिए हमको मतलब जानकारी लेना है और इसी को ही कंट्रोल करना है। ये बाकी ये तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, और ये मतलब क्रॉप्स में एक्टिव नहीं रहता है। मतलब जो फसल होता है उसमें एक्टिव नहीं रहता है। जो एक्टिव रहने वाला जो चीज़ है ये ऊपर में जो लार्वा स्टेज है इसको लार्वा बोलता है। इसी को ही हम जानते हैं लूफर के हिसाब से। लेकिन स्टेज जो होता है लार्वा स्टेज, तो हम फाइनली जो है इसको हम जानकारी लेना है और इसको हमको मतलब कंट्रोल करना है। इसी को केमिकल कंट्रोल करना है आगे, या फिर बोटेनिकल कंट्रोल, ऑर्गेनिक कंट्रोल, या फिर कल्चरल कंट्रोल, मतलब जो बनता है हम आगे देखने वाला है, ठीक ना। तो इस तरह से इस पार्ट को हमको इस स्टेज को जानना है। बाकी का एक्टिव नहीं रहता है क्रॉप्स में, मतलब जो फसल है उसमें एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जानकारी रखना है। फिर अभी हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में सिंपल और साधारण भाषा में अगर बात करें तो ऐसा 4-5 केमिकल होता है जो कि बहुत ही पावरफुल और कारीगर होता है ना। केमिकल कंट्रोल में सिंपल और सोजा बात है, लूफर तो ऐसे करके बहुत ही खतरनाक अवस्था में बोलेगा तो वो लार्वा स्टेज में होता है। और ये लार्वा स्टेज में जो होता है वो कम से कम 1 मिनट में 8 ग्राम तक वो जो हाइब्रो मतलब बुजरा लूफर है ना, बुजरा लूफर, तो ये बुजरा लूफर सबसे खतरनाक होता है। हाइपोसिड्रा और इन्फिक्रिया और बुजरा, लेकिन बुजरा लूफर जो होता है बहुत खतरनाक होता है, 1 मिनट में 8 ग्राम तक खा सकता है। तो इसको ही लार्वा स्टेज कंट्रोल करने के लिए हमको केमिकल माने कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता होती है। बाकी कंट्रोल का उतना मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, अच्छा नहीं दिखता है।
मतलब हमको घुमा फिरा के केमिकल कंट्रोल ही करना है, क्योंकि फसल को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो उस तरह से हम केमिकल कंट्रोल में अगर जो बात करेंगे तो केमिकल कंट्रोल में एक नंबर में जो दिख रहा है ना, तो एक नंबर में जो दिख रहा है इमामेथ्रिन बेंजोइट 5% Hg, इमामेथ्रिन बेंजोइट 5% Eg जो है, ये 3-4 ब्रांड, मतलब बहुत सारा ब्रांड होता है, लेकिन 2-3 ब्रांड जो होते हैं बहुत ही पावरफुल और मतलब रिजल्ट अच्छा आता है। तो उसमें पहला EM1 बोल के एक ब्रांड है, ये ब्रांड भी बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट इसका कंट्रोल करता है, मतलब क्लीन कर देता है। जितना भी लूफर अटैक किया है क्रॉप्स में एक्टिव है, तो उसको पूरा का पूरा एकदम क्लीन कर देगा, मतलब खत्म कर, सफल मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। तो उस तरह से EM1 है, उस तरह से मिसाइल है, और उसमें फार्म है। तो इनका जनरली जो है मतलब स्प्रेइंग करने का जो तरीका है, जो मतलब छिटाव करने का तरीका है, तो ये सोल्यूबल ग्रेनुलेट फॉर्म में होता है। तो इसको 80 ग्राम पर एकड़ में 200 लीटर पानी के अंदर में एक सोल्यूशन बना के इसको स्प्रेइंग करना। उसी तरह से लेमडा होता है, लेमडा जो होता है साइक्लोथ्रिन, ये 5% इसी में होता है, 5% वाला ही मतलब कारीगर माना जाता है, इसको ध्यान देना है परसेंटेज भी, ठीक है। तो इसमें ब्रांड का बात करें तो कारांते ब्रांड का होता है, और माटाडोर ब्रांड का होता है, और आइकन ब्रांड का। ये भी सेम है यूज करने का तरीका, 300 मिलीलीटर पर एकड़ में। तो सही इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फ्लाविंडावाइड मतलब ये सबसे कारीगर और एकदम अच्छा रिजल्ट वाला केमिकल कंट्रोल माना जाता है। मतलब जितना भी लार्वा स्टेज में जितना भी जो भी लूफर है, चाहे जितना भी प्रकार का लूफर होने दो, अगर बात करेगा तो लूफर जितने भी प्रकार का होने दो, लेकिन देखेगा तो सबसे अच्छा रिजल्ट बोलेगा तो टाकुमी ब्रांड का अच्छा होता है। टाकुमी ब्रांड को बोलने से मतलब अच्छा रिजल्ट होता है। तो उसका डोजेस को बात करेगा तो 80 ग्राम पर एकड़, ठीक है ना। इस तरह से 4-5 है। थायोडी कार्बो 75% बोल के है, ये एक ताराबन, ये भी बहुत अच्छा है। इसके ये जो है प्रोफिनल फोस जो होता है 50%, ये भी अच्छा रिजल्ट आता है। और ये लास्ट वाला जो है क्विनल फोस, ये क्विनल फोस भी बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो क्विनल फोस 25% इसी, इसका डोजेज 600 ml पर एकड़ में एक्लोस ब्रांड करके होता है। इसको आप अगर यदि यूज करने से अच्छा इसका रिजल्ट ज़्यादा करके रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है ना। अगर इस तरह से हम फाइनली बात करें तो ये इमामेथ्रिन बेंजोइट हुआ, और फ्लाविंडावाइड और क्विनल फोस, ये 3 चीज़ को तो जैसे करके भी आपको यूज करना ही चाहिए। 60%, 70%, 80% अगर जो फिजिकली अटैक किया है, मतलब डैमेज किया है, क्रॉप्स में एक्टिव है, तो ये 3 केमिकल आपको यूज करना ही चाहिए। इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद बोटेनिकल कंट्रोल में सिंपल है। बोटेनिकल कंट्रोल में उतना कारीगर तो रिजल्ट तो नहीं आता है, जस्ट इसको केवल मतलब एक कंट्रोल तो इसमें नहीं होता है, बस उसको कीट को क्या करते हैं वो दूर, मतलब यहाँ से क्रॉप से वो भगाता है। मतलब वो जो भी पेस्ट होता है, इंसेक्ट होता है, यानी जो लूफर होता है, उसको डेथ नहीं करता है, मतलब मारता नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है वो भगाता है। और ये तो हम सीधा भाषा में कहते हैं तो वो बेहोश करता है, मतलब उसको कम्प्लीटली नहीं मारता है, किल नहीं करता है, ठीक है ना। वो सिर्फ कुछ समय के लिए बेहोश करके वो उससे दूर करता है। लेकिन फिर भी हम अगर यदि ऑर्गेनिक गार्डन में अगर यदि ऑर्गेनिक तरीका से फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से अगर यदि फसलों में हम चाष कर रहे हैं, तो आप इसको आप लगा सकते हैं। जैसे नीम बीज आकर NSKE बोल के होता है, नीम सीड बोल के एक एक्सट्रेड होता है, उसको आप 5 किलो मतलब पीस करके 5% 200 लीटर पानी में आप भिगा के स्प्रे कर सकते हैं। उसी तरह लहसुन मिर्ची का एक मिश्रित बना के 100 ग्राम और 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम हरी मिर्ची और 250 मिली नीम का तेल, इस तरह से 10 लीटर पानी में लगा के छिड़काव कर सकते हो। उस तरह तम्बाकू का भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप कंट्रोलिंग का प्रोसेस ले सकते हैं। उस तरह से लास्ट जो स्टेज होता है कल्चरल कंट्रोल कुछ भी नहीं है। इस तरह से आपको पॉलीफिन मतलब प्लास्टिक का एक जो रोल होता है पॉलीफिनिटल, इसको बोलता है IMP कंट्रोल बोलता है एक्चुअली में। इसका एक गम होता है, उस गम में इस तरह से प्लास्टिक में इस तरह लगा के उसको लगा देने से जो मौत वाला पार्ट जो बोला था ना, मौत वाला जो पतंग वाला, तो वो वाला जो इस स्टेज में आके उसमें बैठता है, मतलब गम लगाया रहता है उसमें आके बैठ जाता है, तो काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक जैसे
कटरपिलर लूपर मतलब कटरपिलर लूपर क्या है? कटरपिलर लूपर के हम पूरे डिटेल्स में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। कटरपिलर लूपर का कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, इसका डैमेज किस तरह से अटैक करता है, कहाँ पे डैमेज करता है, कौन सा फसल में कौन से क्रॉप्स में पाया जाता है, इसका हम डिटेल्स में यहाँ पे जानने वाले हैं। व्हाट इज कटरपिलर लूपर? इंसेक्ट पेस्ट। तो कटरपिलर लूपर इंसेक्ट पेस्ट बेसिकली एक प्रकार का ये लूपर पेस्ट के ही अंदर में ही कैटेगरी में आता है। ये लूपर कटर जो है एक प्रकार का ही सेम लूपर ही जैसा ही प्रजाति है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें थोड़ा रेसिव बल होता है, मतलब बल की तरह रेसिव बल होता है। और ये करके चूइंग पेस्ट माना जाता है, मतलब ये सकिंग नहीं करता है, चूइंग करता है। मतलब कोई भी फसल हो ये उसको पत्तियां को वो क्या करता है, खाता है, पत्ती को वो कुतर कुतर कर खाता है। और इसमें 3 जोड़ी 6 पैर होता है, 2 आंखें होते हैं, और पूरा का पूरा बॉडी उसका बालों से रेशे बालों से भरा रहता है। और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसका पूरा का पूरा बॉडी का साइज 15 mm से लेके 35 mm तक होता है। और इसका जो है शरीर इस तरह से दिखाई देता है, ये जो दिख रहा है ना, इस तरह से इसका पूरा का पूरा बॉडी इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से होता है। इसमें पैर का बात पहले भी बताया मैंने, 3 जोड़ी 6 पैर होता है इधर नीचे पे। और इसका जो शरीर दिख रहा है, शरीर के ऊपर में पूरा बाल की रेशे से भरा हुआ है, मतलब ये दिख रहा है ना पूरा का पूरा, इसमें पूरा बाल है। यहाँ पे भी 2 नंबर तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, इस तरह का पूरा इसका पूरा शरीर में बॉडी में क्या है, बल है। ये बल के कारण से ये पूरा ढका रहता है। और ये पूरा शरीर जो है पूरा मुलायम होता है। और ये कोमल पत्ती को, मदर लीफ को ज्यादा खाना पसंद करता है। और मेजर होस्ट, अगर मेजर होस्ट का बारे में बात करें तो ये जो कौन कौन से फसल में या कौन कौन से मतलब क्रॉप्स में ये ज्यादा करके पाया जाता है, मतलब मेजर होस्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे फसलों में पाया जाते हैं, लेकिन जनरली हम 4 से 5 फसल में वो ज्यादा करके बैठता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है टी में या की चाय पत्ती के में ज्यादा करके ये अटैक करता है, ज्यादा करके वो डैमेज करता है। उसके बाद में कपस में, उसके बाद में कॉफी में, और इसे कैबेज में भी पाया जाता है, सोयाबीन में भी पाया जाता है, में भी पाया जाता है। लेकिन इन सारे फसलों में ज्यादा करके वो हमला करता है। उसके बाद इसका अगर डैमेज का बात करेगा तो डैमेज सिम्टम क्या है बोलेगा तो डैमेज सिम्टम एक्चुअली में ये बहुत खतरनाक पेस्ट है। ये ज्यादा करके पत्ती को खाना पसंद करता है, और जब ये खाता है तो पूरा का पूरा पत्ती को ज्यादा करके पूरा पत्ती को खा जाता है। मतलब जब खाने स्टार्ट करता है तो पूरा पत्ती को ये खा जाता है, और बहुत कम मात्रा में पत्ती का उसका बचाता है। और ये क्लोरोफिल को पूरा खत्म करने के कारण से इसमें ग्रोथ पूरा रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं होता है। तो इसका डैमेज सिम्टम इस तरह से होता है, यहाँ पे जो देख रहे हैं नक्शा में, तो इस तरह से इसका जो है डैमेज सिम्टम इस तरह से होता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना डैमेज सिम्टम जो होता है इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हैं ना इस तरह से, मतलब जब पत्ती को खाता है तो गोल गोल करके छेद बना देता है, सब जगह में वो छेद करके गोल गोल करके इस तरह से, यहाँ पे देख रहे हैं नक्शा में 1 नंबर में देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे गोल गोल करके छेद करके बनाया है। उसी तरह 2 नंबर में भी इस तरह से पूरा गोल गोल छेद करके पूरा पत्ती का पूरा खा के क्लोरोफिल खत्म कर दे, उसका पत्ती को खा के सिर्फ सिर बचाता है। इस तरह से वो बहुत ही खतरनाक नुकसान करता है। और ज्यादा करके फसल को जब अटैक किया है तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन अगर यदि ये लार्वा अवस्था में है तो ये लार्वा अवस्था में होने से वो सारा का सारा क्रॉप्स को डैमेज करके नुकसान कर देता है। और 80 से 90% फसल खराब होने का चांस या तो नुकसान होने का चांस रहता है। और इस अवस्था को अगर आप ठीक से कंट्रोल कर पाया तो आपका फसल बच सकता है। तो इसीलिए जो है इसका डैमेज सिम्टम को जानना जरूरी है। जैसे कि मैं बताया लार्वा अवस्था में बहुत खतरनाक होता है, 1 मिनट के अंदर में कम से कम वो 4 से 5 ग्राम खा लेता है। तो ये इस अवस्था को और इस तरह से डैमेज सिम्टम को जानना जरूरी है। उस तरह से इसका अगर पूरा लाइफ साइकिल का बात करें तो इसका जो लाइफ साइकिल है कैटरपिलर का, तो ये पूरा का पूरा 4 इसका पूरा स्टेज में इसका लाइफ साइकिल होता है। पहला जो होता है अंडा होता है, दूसरा जो होता है लार्वा होता है, तीसरा जो पुपा होते हैं, और चौथा जो होता है एडल्ट होता है। लेकिन पहले भी मैं बताया लाइफ साइकिल स्टेज को जानना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि आप प्रॉपर रीति से लाइफ स्टेप जानेगा तो उसका कंट्रोल प्रॉपर रीति से कर सकते हैं।
या उसको सही रीति से पहचान सकते हैं या कौन सा अवस्था में ज़्यादा करके वो अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि अंडा अवस्था में कोई घाती नहीं करता है, कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन 1 से 2 दिन इसका अवस्था होता है। लेकिन अंडा अवस्था जब लार्वा अवस्था में होता है 7 से 11 दिन का इसका पूरा जीवन चक्र लाइफ का साइकिल होता है। लेकिन लार्वा स्टेज में होता है बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि लार्वा स्टेज में ही सबसे ज़्यादा करके वो नुकसान पहुंचाता है और सबसे ज़्यादा करके वो डैमेज मतलब चूइंग करता है। और ये इसका लार्वा अवस्था में ज़्यादा करके रहने से बाद में ये अपना 16 से 29 दिन में ये पुपा अवस्था में चला जाता है। पुपा अवस्था में कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है, ये न्यूट्रल अवस्था में रहता है, मतलब नीचे चला जाता है। ये पत्ती में नहीं रहता, नीचे भूमि में चला जाता है। लार्वा स्टेज में क्या करता है, वो पत्ती में रहता है या क्रॉप्स में रहता है। लेकिन जब पुपा में चला जाता है कोई एक्टिविटी नहीं होता है, नीचे या जंगल में या भूमि में चला जाता है। या इसके बाद में कुछ 2-3 दिन के बाद में एडल्ट स्टेज में, चाहे इस स्टेज में भी कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है। पुपा और एडल्ट में कोई भी एक्टिविटी नहीं है। इस अवस्था में सिर्फ वो क्या करता है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। और एडल्ट अवस्था में जब आता है तो वो अंडा देने के लिए वो चला जाता है। तो इस तरह से अंडा से लार्वा, लार्वा से पुपा, पुपा से एडल्ट, इस तरह से जीवन चक्र इसका घूमता रहता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से पुपा, पुपा से फिर एडल्ट, मतलब इस तरह से चक्कर मतलब काटते रहता है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से वो घूमते रहता है, मतलब पूरा का पूरा जीवन चक्र चलते रहता है। तो इसको आप नोट करना है। लेकिन अब हम इसको सिर्फ जानना है इसीलिए कि नॉलेज के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं इसका कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। केमिकल कंट्रोल किस तरह से किया जाता है बोलने से, केमिकल कंट्रोल जो जनरली जो है 2-3 प्रकार का किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे केमिकल कंट्रोल के बारे में, केमिकल कंट्रोल में जो है केमिकल इमामेथ्रिन बेंजोएट जो होता है वो सबसे अच्छा रिजल्ट होता है। इमामेथ्रिन बेंजोएट 5-HT ये होता है, मिसाइल ब्रांड का होता है, फार्म ब्रांड का होता है। ये सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें बहुत सारा ब्रांड है, लेकिन ये 2 ब्रांड लगाना 80 ग्राम पर एकड़ में यूज करना है। 80 ग्राम पर एकड़ 200 लीटर पानी के सोल्यूशन में लगा के, वो बहुत ही कारीगर और पावरफुल माना जाता है। मतलब अटैक तो होना ही होना है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो स्पेनोसेट 45SC बोल का होता है। ये ट्रेसर कंपनी या लेजर कंपनी का होता है। 75 ml पर एकड़ में आपको यूज करना है। इससे भी अच्छा रिजल्ट मिल, लेकिन इससे भी नहीं हुआ तो लेमडा में जाना है। लेमडा 5SC, लेमडा क्रांति, लेमडा ये सबसे अच्छा करके होता है 250 ml पर एकड़, इसको यूज करना है। अगर इससे भी नहीं होता है तो लास्ट और आखिरी कारीगर पावरफुल क्विनल प्लस बोला जाता है। क्विनल प्लस लिक्विड सोल्यूशन में होता है 400 ml पर एकड़ में। इन सारे करने से सबसे अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन इन सारे से तीनों से सबसे जो होता है क्विनल प्लस सबसे माना जाता है, ताकतवर और पावरफुल माना जाता है। इस तरह से आपको एक एक करके ट्राई करके केमिकल कंट्रोल करना है। क्या है ग्रीन फ्लाई का, क्या अर्थ होता है या इसका डेफिनेशन क्या है, यह होता क्या है। ग्रीन फ्लाई बोलने से एक ग्रीन फ्लाई क्या है, ग्रीन फ्लाई पेस्ट एक सकिंग पेस्ट है। ये बहुत ही मुलायम और बहुत ही छोटा होता है। ये नाशपाती के आकार की तरह दिखता है या सिंपल तरह से शिमला मिर्च की तरह दिखता है। इसका जो साइज है बहुत छोटा होता है, 1.5 mm से लेकर 3 mm तक होता है। ये सीधा प्रजनन करता है, तो इसको ही ग्रीन फ्लाई कहा जाता है। ये हरे रंग के होते हैं बेसिकली। ये डायरेक्ट प्रजनन करता है, ये अंडा नहीं देता है और ये रस को चूसने वाला पेस्ट होता है। और ये फाइनली हरा कलर का होता है, हरा रंग का होता है, इसीलिए इसे ग्रीन फ्लाई भी कहता है। इसे एफिड भी कहा जाता है। या ग्रीन फ्लाई आमतौर पे ग्रीन एफिड होता है या एफिड भी बोला जाता है। ये सीधा प्रजनन करता है, ये एफिड करता है। ये हरे रंग के होते दिखाई देते। और बात करेगा तो इसका होस्ट क्रॉप बोलेगा तो होस्ट क्रॉप क्या है, कौन कौन सी फसलों पे कौन कौन सी प्रोडक्शन में ये ज्यादा करके अटैक करता है। तो ग्रीन फ्लाई जो है ज्यादा करके वो पत्ती वाला क्रॉप जो होता है, जो कि टी हुआ, कॉफी हुआ या कैबेज हुआ, बैगन हुआ, टमाटो हुआ, आलू हुआ, पी हुआ, इस तरह का जो टमाटो हुआ, इस तरह का जो पत्ती वाला क्रॉप्स जो होता है वो ज्यादा करके इसमें अटैक करता है, ज्यादा करके इसमें बैठता है। या फिर फाइनली इसे कहे तो ज्यादा करके ये डैमेज पहुंचाता है। इसका होस्ट प्लांट कहा जाता है। तो फाइनली जो है ग्रीन फ्लाई फाइनली जो है इस तरह का उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ पे जो नक्शा में देख रहे हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर, ये जो नक्शा में देख पा रहे हैं आप, ये जो नक्शा में आप देख पा रहे हैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर 2 नंबर में, ये जो दिख रहा है ना 2 नंबर में, इसमें आपका जो है बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। मतलब
इसका जो है पहले भी मैंने बताया कि बॉडी का जो शेप है, जो साइज है, वो 1.5 mm से लेकर 3 mm तक होता है, लेकिन इसका जो आकार है, साइज है, वो नाशपाती की आकार की तरह है। यहाँ पे नीचे वाला में आप देख सकते, ये जो दिख रहा है थोड़ा करके, वो ये नाशपाती की आकार टाइप का दिखाई देता है, ये दिख रहा है ना। और जो इसके आगे में जो थिप्स बताया है वो क्या होता है, अंडा का शेप का था, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये जो ग्रीन फ्लाई या एफिड हम बोलते हैं, ये क्या होता है, नाशपाती आकार का होता है, या तो फिर शिमला मिर्च की तरह हल्का दिखता है। मतलब इस तरह का वो साइज होता है ना। तो एकदम ही ये थोड़ा डिफरेंस है, इसका पहचानना भी इजी है। और ये थोड़ा थिप्स की अपेक्षा में ये थोड़ा साइज बड़ा होता है। ये 1.5 mm से 3 mm तक, कहीं कहीं पे 4 mm तक भी ये दिखाई देता है। तो इस तरह का ये घनत्व होता है, ग्रोथ करता है। और इसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, 3 जोड़ी 6 पैर होता है और 2 बिंदु आंख होता है, लाल और काले मिश्रित करके ये 2 बिंदु, जिस तरह यहाँ की आप नक्शा में देख रहे हैं, ये जो है आंख है, ये देख रहे हैं ना, ये दोनों क्या है, छोटे बिंदु करके एक आंख है। और ये शरीर जो है, मतलब सिर जो है, वो सिर क्या है, एकदम वो बॉडी से सटा हुआ है। मतलब एफिड में, ग्रीन फ्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट बॉडी से सटा रहते हैं, लेकिन हम पहले जो देखा था थिप्स में, वो थोड़ा सा स्पेस, मतलब गर्दन टाइप का दिखाई देता है, गर्दन टाइप का होता है, लेकिन इसमें गर्दन नहीं होता है। मतलब डायरेक्ट जो है वक्ष से डायरेक्ट अटैच है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसको बोलता है वक्ष, ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलता है वक्ष। और ये है सिर, ये जो है सिर, ठीक है ना। तो ये सिर और वक्ष से डायरेक्ट सटा है, लेकिन थिप्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस था, गैप था। मतलब पहचानने का तरीका ये है। और थोड़ा ये नाशपाती आकार का है। इसका जो पेट जो बोलता है, मतलब कि वक्ष जो है, एडमोन बोल के जो है वक्ष पेट, ये इस तरह का जो है पेट, इस तरह का देख रहे हैं ना, इस तरह थोड़ा राउंड शेप में है। और वो थोड़ा चपटा और अंडा का शेप, लेकिन ये थोड़ा राउंड शेप का है। यहाँ पे जो दिख रहे हैं थोड़ा करके हल्का सा राउंड शेप का जैसे दिखाई दे रहा है, ये माने कि नाशपाती के आकार के या शिमला मिर्च के आकार का। और ये थोड़ा ये कम, मतलब कि पेट जो है, वध जो है, ये 6 से 7 मतलब लाइनों में भागा रहता है, और वो कम से कम 10 में भागा रहता है थिप्स। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 से 7 करके पीसे करके उसका पेट का जो वध है वो खंडों में डिवाइडेड रहता है। लेकिन थिप्स और ग्रीन फ्लाई सिमिलरली एक ही टाइप का दिखाया जाता है। लेकिन एक चीज याद करना है, ग्रीन फ्लाई केवल हरा ही होता है। मतलब ओनली कलर में जो बात करेगा तो केवल वो हरा ही होता है। मतलब दूसरा तीसरा कलर और ज्यादा करके नहीं होता, बहुत कम मात्रा में दिखाई जाता है। लेकिन जो है फाइनली ग्रीन फ्लाई कहने का मतलब वो हरा ही होता है कलर में, ठीक है ना। और उसका आकार पहचानने का, आइडेंटिफिकेशन करने का जो ग्रीन फ्लाई का है, वो नाशपाती शेप का होता है। और थिप्स जो होता है वो क्या होता है, वो अंडाकार साइज का होता है। और उसमें थोड़ा सा स्पेस होता है, मतलब गर्दन और वक्ष के बीच में, और इसमें डायरेक्ट एचेट रहता है। और ये 3 जोड़ी 6 पैर होता है, इसको फाइनली याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो देख रहा है, ये देख रहे हैं ना, 3 जोड़ी 6 पैर, ये जो देख रहे हैं ना, 1 जोड़ी 2 3, मतलब क्या है, 3 जोड़ी 6 पैर, इधर में 1 2 3, उधर में 3 जोड़ी 6 पैर, इस तरह से मतलब इसका पूरा बनावटी होता है। इसका नेचुरल डैमेज की बात करें तो नेचुरल डैमेज जो होता है, इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं ना, नेचुरल डैमेज पूरा नक्शा में दिख रहे हैं ना, इसमें स्क्रीन में दिख रहे हैं ना। इसका डैमेज क्या करता है, डैमेज करने का तरीका क्या होता है, जब ये अटैक करता है, मतलब किसी क्रॉप्स में आता है या फिजिकली ये डैमेज कर रहा है, तो ये ऊपर शरीर में भी तो बैठता तो है, लेकिन ज्यादा करके वो नीचे में बैठता है। मतलब पत्ती का नीचे वाला शेप में, नीचे वाला भाग में बैठता है। यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, इस तरह का ये नीचे वाला, ये जो दिख रहे हैं ना, ये नीचे वाला ये नक्शा में, तो मतलब इसमें ज्यादा करके वो अटैक करता है, ठीक है ना। मतलब इसमें वो ज्यादा करके नीचे में करके बैठता है। और नीचे में बैठ के वो क्या करता है, सकिंग करता है। मतलब वो डैमेज अटैक करता है, वो सकिंग करता है, रस को चूसता है, यानी कि फाइनली वो क्लोरोफिल को या प्रोटीन को वो चूसता है। और जब वो चूसता है तो कलर इस टाइप का हो जाता है। ये जो देख रहे हैं ना, कलर इस टाइप का हो जाता है। ये जो देख रहे हैं ना, कलर ऊपर में मतलब वो हल्का ग्रे कलर का या ब्राउन कलर का हल्का आ जाता है। और ये थोड़ा करके पीला भी हो जाता है। ज्यादा करके फर्स्ट में जब अटैक करता है वो पीला हो जाता है। यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़ा करके ये फर्स्ट में जब अटैक करता है पीला हो जाता है, और कुछ ही देर के बाद में क्या करता है, वो ग्रे कलर का और ब्राउन कलर का दिखाई देता है। मतलब ग्रीन, मतलब इस तरह से पूरा 24 घंटा या थोड़ा दिन के बाद में वो चला जाता है। तो इस टाइप का वो
कलर का दिखाई जाता है। ये कलर दिख रहा है ना, इस टाइप का कलर का ग्रे कलर का हो जाता है। फाइनली उसको याद करना है। और क्या करता है, वो राउंड में ऐसा घूम जाता है, मतलब ऐसा रोल रोल करके बन जाता है। इस तरह से देखा जाता है कि यहाँ पे सन स्कोर्सिंग हुआ है, मतलब सन का इफेक्टेड पड़ा है, इस तरह से लगता है। लेकिन ये फाइनली राउंड होके इसका मुड़ जाता है। तो ये सारा का सारा इस नक्शा में देखकर इसका डैमेज क्या है, इसको आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचान करना है। फिर ये ज्यादा करके जो है सकिंग करता है, मतलब चूसता है और वो डैमेज करता है। और ये जो है ज्यादा करके लार्वा अवस्था में और एडल्ट स्टेज में ही ये लार्वा और एडल्ट में ही ये ज्यादा करके नुकसान पहुंचाता है, मतलब डैमेज करता है, फिजिकली डैमेज करता है। तो ये सारी बातों को ध्यान देना है और सही टाइम में इसको माने ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्लांट, आइडेंटिफिकेशन जो है प्लांट को किस तरह से करना है बोलने से, प्लांट जो है प्लांट को आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है बोलने से, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहा है, मतलब इस तरह का वो आ जाता है। ज्यादा करके अटैक करने से, ज्यादा करके नुकसान करने से प्लांट में इस तरह का जो है इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्लांट को फाइनली इस तरह का इफेक्ट पड़ता है। या तो ये फर्स्ट नंबर वाला में जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो अटैक किया है, इस तरह से पत्ती उलट जाता है और रोल हो जाता है। एक नंबर इसको याद करना है। और ये जो कलर जो है वो हल्का करके लाइट येलो में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पीला कलर का ऐसा चला आता है। ये दिख रहा है ना, पीला कलर का आ गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं पीला कलर का, इस तरह से अटैक करने से वो पीला कलर का हो जाता है। या जब देख रहे हैं इस तरह से आपको पहचान करना है और इसको कंट्रोल करने के लिए जाना है। फाइनली है इस तरह से आपको पीछे तरफ से ऐसा करके बैठा हुआ है, वो जो देख रहे हैं ना, ये पीछे तरफ से बैठा है और थोड़ा थोड़ा दाग दाग करके इधर में आया है, देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा दाग दाग करके ऐसा करके लकीर लकीर। केमिकल कंट्रोल का बात करेगा तो केमिकल कंट्रोल में आपको जो है इमामेक्टिन बेंजोएट देना है, लेकिन उससे ज्यादा करके अच्छा होता है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL फॉर्म में होना चाहिए, वो 60 ml पर एकड़ में आपको यूज करना है। और उसके बाद में 2 नंबर में थाइमेक्सिजम 25 WB वाटरबल ग्रेन्यूल 80 ग्राम पर एकड़ में आपको यूज करना है। उसके बाद में ये दोनों अगर यदि केमिकल यूज किया लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, प्रॉपर रीति से काम नहीं किया, तो सबसे हार्ड और कारगर पावरफुल केमिकल जो माना जाता है वो एसिटामिप्राइड। एसिटामिप्राइड में मतलब 80% से 90% पूरा क्लीन हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है। तो आपको यूज करना है, ये लास्ट और कारगर केमिकल माना जाता है। पहले इमिडा यूज करके देखिए, उसके बाद थाइमेक्सिजम, लेकिन उससे भी नहीं होता है तो अब एसिफाइड यूज कीजिए, काफी हद तक कंट्रोल हो ही जाता है। उसके बाद बोटेनिकल कंट्रोल, बोटेनिकल कंट्रोल में नीम आज़ाडाइरेक्टिन बोल के एक फॉर्म होता है, उसको आप यूज कीजिए। ये भी बहुत कारगर और पावरफुल माना जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक फॉर्म में इसमें भी 60% तक कंट्रोल होने का चांस होता है। उसके बाद में आप कल्चरल कंट्रोल या फिजिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल में जो भी अननेसेसरी वेस्ट वगैरह होता है, जो मतलब बहुत सारा क्रॉस वीड होता है या उस क्रॉप में दूसरा मतलब ऐसा वीड्स आ गया है जंगल, तो उसको क्या करना है, क्लीन करना है। और दूसरा नंबर फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल में ये होता है कि जो इसके बीच में एक IMFP बोल के एक प्रोटोकॉल होता है, मेथड होता है, उसको अप्लाई करना है। इंडिकेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोल के होता है, जो कि एक प्रोटीन का एक टेप बनाया जाता है, प्रोटीन का एक टेप बनाया जाता है। उस प्रोटीन से आपको क्या करना है, उसको 20 मीटर डिस्टेंस में लगाना है, जिसकी एक गम होता है और एक प्रोटीन जो ब्लू स्टिक या भी लगा सकते हैं, या येलो स्टिक करके येलो कलर का होता है, येलो स्टिक भी आप यूज कर सकते हैं। येलो स्टिक में ग्रीन फ्लाई ज्यादा करके अरेस्टेड होता है, ज्यादा कंट्रोल होता है। लेकिन आपको इसको लगाने का जो तरीका है 20 मीटर में आप करके वो घनत्व में जहाँ ज्यादा अटैक किया है, ज्यादा करके वो बैठा है, मतलब डैमेज किया है, उस जगह में लगाने से वो क्या करता है, कंट्रोल फिजिकली भी हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो आइकन का बटन है उसे दबा के रखें और अपने दोस्तों पे ज्यादा से ज्यादा शेयर। थिप्स पेस्ट क्या है, थिप्स किसे बोला जाता है, थिप्स कीड़ा होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो थिप्स जनरली एक सकिंग पेस्ट है। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही लचीला, एक बहुत ही अति सूक्ष्म पेस्ट माना जाता है। ये जो थिप्स पेस्ट है, ये पेस्ट 1 mm से लेकर 2 mm तक इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, इसका साइज होता है। ये 3 भागों में रहता है, एक सिर
और एक वक्ष और एक पेट, ये 3 भागों में इसका पूरे बनावटी, इसका पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से 3 भागों में विभाजित हुआ बना रहता है। इसका पूरा बॉडी का संचार, इसका पूरा जो है कलर जो है हल्का पीला, हल्का रंग, हल्का नीला या भूरे रंग के इस तरह का थिप्स दिखाई देते हैं। और जब एडल्ट अवस्था में होता है तो ये भूरे रंग के या हल्का ग्रे रंग के दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो थिप्स पेस्ट है एक प्रकार की सकिंग पेस्ट माना जाता है। एक प्रकार का एक सकिंग पेस्ट है। ये मतलब पत्ती को या कोई भी क्रॉप्स जो होता है फसल होता है उसको खाता नहीं है। ये बेसिकली जो है ये क्या करता है, रस को चूसता है या क्लोरोफिल को ये निकाल के क्लोरोफिल का रस को चूसता है और ये फिजिकली इस तरह से डैमेज पहुंचाता है फसलों को। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका पूरा जो अगर बात करेगा, सिर वाला भाग होता है इसका, और एक जो होता है वक्ष जिसमें जो पंख रहता है, पंख दोनों तरफ में 2-2 करके पंख रहता है, और इसका जो होता है पेट होता है। इस तरह से 3 भाग होता है। लेकिन इसका अगर यदि फाइनली बात करेगा तो ये इसका जो पूरा का पूरा जो है लाइफ स्टाइल बोले या फिजिकल डैमेज या मतलब होस्ट प्लान बोले तो इसका होस्ट प्लान क्या है बोलने से, होस्ट प्लान जो है जो थिप्स का जो माना जाता है वो होस्ट ग्रुप जो थिप्स का बोला जाता है। तो मेजर तौर पे अगर यदि देखा जाएगा तो ये जनरली ये 3-4 प्रकार के जो फसल होता है उसमें ज्यादा करके अटैक करता है। लेकिन ये बहु पेस्ट माना जाता है। बहु अटैक बहु समूह मतलब बहुत सारे पेस्टों में इसको देखा जाता है, बहुत सारी फसलों में इसको देखा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए टी हुआ, कॉफी हुआ, कपास हुआ, सोयाबीन हुआ, चना हुआ, इस तरह से बहुत सारा मतलब पेस्ट बहुत सारे क्रॉप्स में ये पेस्ट पाया जाता है। जैसे कि अब ज्यादा करके मेजर क्रॉप्स बोलेगा तो कॉफी, टी, तंबाकू और सोयाबीन, इस तरह का जो फसल है इसमें ज्यादा करके वो अटैक करता है। इस तरह के फसलों में ज्यादा करके बैठता है। लेकिन ये ऑलमोस्ट सभी प्रकार की फसलों में, सभी प्रकार के अनाज मतलब क्रॉप्स में ये पाया जाता है। तो आपको इस चीज को याद करना है। तो अभी हम बात करते हैं इसका पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी का बनावटी। लेकिन आप यहाँ पे नक्शा में जो देख रहा है, जो इस तरह का जो है नक्शा में इस तरह का अब जो देख रहा है 1 नंबर में ऊपर में इस तरह का अब इसका बनावटी होता है। मैं पहले भी बताया कि इसका पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से। यहाँ नीचे वाला में देखो, इधर में जो है ये जो नीचे वाला देख रहे इसको हम सिर बोलते हैं, पहले बताया सिर में होता है। और वक्ष बोलेगा तो ये जो है ना ये वाला पार्ट इसको वक्ष बोलते हैं। और पेट बोलेगा तो ये वाला भाग पेट। मतलब इस तरह से मतलब 3 पार्ट में, ये 3 भागों में इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बांटा गया। मैं पहले भी आपको बताया है ना। इस तरह से आप देख रहा है इसमें क्या बोलते हैं, इसको पैर बोलता है, इसको ये जो है पैर, और ये ऊपर में जो है इसको विंग बोलता है। मतलब इसका जो है पंख, ऊपर का जो है ये वो क्या है, पंख है। इस तरह से ऊपर का वाला हो गया आपका इस तरह से सिर, और ये हो गया वक्ष, यानी कि इसमें ही 2 विंग रहता है। इधर में 2 विंग, उधर में 2 विंग, और ये इधर का जो है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पेट बोलता है, माने एडमन बोलता है। ठीक है ना। इस तरह से पूरा इसका 3 माने स्ट्रक्चर में 3 भागों में इसका पूरा का पूरा बना रहता है। तो आपको ये फाइनली इसको जज करना है, मतलब जांच करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, देखना है इसका पूरा बनावटी कैसा है। ये इसीलिए मतलब थोड़ा सा इसको थ्योरी बेसिक में कि इसका जो संचार है वो किस तरह से बना हुआ है, इसका तुरंत थ्योरी बेसिक में। लेकिन प्रैक्टिकली हमको इसका डैमेज को देखना है, डैमेज को जानना है, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके और या उसको हम जो क्रॉप्स जो नुकसान होता है उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन हमको फाइनली इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का बात करें तो ये इस तरह का दिखता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं नक्शा में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से नक्शा में यह देख रहे हैं ना, इस तरह का पूरा ऑलमोस्ट सिमिलरली इस तरह से बनाया जाता है। कलर में 2-3 कलर का ऑलमोस्ट ज्यादा करके पाया जाता है, लेकिन बहु पेस्ट माना जाता है। बहुत सारे फसलों में इसको मतलब नॉर्मल करके देखा जाता है, मिलता है। तो आपको इसको मतलब याद करके जानना है। तो इस तरह से हम पहले जो बताया था फाइनली जो है इसका अगर बॉडी का हम बात करेगा तो अगर हम इसको जो माइक्रोस्कोप से ही केवल देखा जाता है, क्योंकि मैं पहले भी बताया इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है 1 mm से लेके 2 mm तक इसका साइज होता है। मतलब बोलने से बहुत छोटा, बहुत ही छोटा और छोटा होता है। तो इसको एकदम फाइनली अगर बोलेगा तो एक ग्लास से या तो माइक्रोस्कोप से या ग्लास से, लेंस से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ये खुला आंख में देखा नहीं जाए। खुला आंख में हल्का दिखता है लेकिन प्रॉपर रीति से नहीं दिखता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है।
तो इसको पूरा प्रॉपर रीति से देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप को या लेंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो है फाइनली हमको इस तरह से जो है दिखता है, ये दिख रहा है ना, इस तरह से हमको दिखता है। ये जो फाइनल दिख रहा है ना, इस तरह से मतलब उसका पूरा का पूरा बॉडी का जो है साइज जो है इस तरह से हमको देखने को मिलता है। ये दिख रहा है ना, ये है पंख, ये दिख रहा है, ये पंख है। मतलब ऊपर में इस तरह से वक्ष में, पहले भी बताया मैं, वक्ष में दो पंख, इधर में दो, इधर में दो पंख, और इधर का जो है ये वाला भाग, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, इसको हम पेट बोलता है, और ये वाला जो है, ये वाला को हम वक्ष बोलता है, और ये पूरा का पूरा इसको हम बोलते हैं सिर, ठीक है ना। तो इस तरह का पूरा यहाँ पे क्लियर, मतलब हम जूम करके इसमें आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पे एकदम पूरा का पूरा, यहाँ देखिए साधारण तौर पे एकदम डिटेल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका संरक्षण माने किस तरह से इसका बनावटी है। यहाँ पे देख रहे हैं ना किस तरह से इसका यहाँ पे दो बिंदु, एक छोटा छोटा करके काला करके यहाँ दिख रहा है, इसका जो है आंख है, और ये दो करके एक सूंड है, लेकिन नीचे में इसका दो एक सुई जैसा एक मुंह होता है, जिससे कि वो क्या करता है, रस को चूसता है, मतलब सकिंग करता है, वो फिजिकली क्रॉप्स को डैमेज करता है। ये खाने वाला पेस्ट में गिना नहीं जाता है, बल्कि ये क्या करता है, रस को चूसने वाला कीड़ा माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके सबको इसको आपको डिटेल्स में आपको देखना है। तो इसका पूरा का अगर हम लाइफ साइकिल का बात करें, तो इसका जो लाइफ साइकिल है किस तरह से होता है, इसका बनावटी तो हमने देखा, लेकिन इसका लाइफ का जो अवस्था है, मतलब लाइफ स्टेज, वो किस तरह से होता है। फाइनली जो उसका लाइफ स्टेज इस तरह से होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, लाइफ स्टेज जो है उसका इस तरह से होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं पहला जो स्टेज है वो अंडा, मतलब फर्स्ट स्टेज जो है अंडा स्टेज में होता है। तो नॉर्मली सभी में वही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका स्टेज को देखना है। तो पहला जो स्टेज होता है अंडा, और दूसरा स्टेज होता है लार्वा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, दूसरा स्टेज लार्वा, फर्स्ट स्टार लार्वा, उसके बाद में सेकेंड स्टार लार्वा आ जाता है, उसके बाद में फर्स्ट और सेकेंड में लार्वा रहता है, उसके बाद में सेकेंड के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में 2-3 के बाद में वो पुपा अवस्था में, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पुपा अवस्था में, इस तरह से यहाँ से पुपा अवस्था में, फिर पुपा अवस्था में से प्रोपुपा होता है और एक पुपा होता है। यहाँ प्रोपुपा में आया, उसके बाद यहाँ प्रॉपर ये पुपा अवस्था में, पुपा अवस्था में इस तरह का दिखता है। ये दिख रहे हैं ना, इस तरह का यहाँ पे इस तरह का इसका बनावटी दिखता है, और प्रोपुपा में इस तरह का बनावटी देखा जाता है, और लार्वा में इस तरह का। अब देख रहे हैं ना, लार्वा में कुछ अलग चेंज है, इसमें अलग, लार्वा में पंख नहीं है, लेकिन इसमें पुपा में थोड़ा पंख आ गया, लेकिन पूरा रीति से पुपा अवस्था में पूरा का पूरा दोनों तरफ में पंख आया, लेकिन प्रोपुपा में हल्का आया है। इसी तरह से प्रोपुपा से पुपा, पुपा में आने के बाद में और कुछ ही दिनों के बाद में, 2 से 3 दिनों के बाद में ये क्या करता है, एडोल स्टेज में चला आता है। तो एडोल स्टेज ये देख रहे हैं ना, तो एडोल स्टेज में यहाँ पे देखो पूरा का पूरा इधर में एक पंख, इधर में एक पंख, मतलब दोनों तरफ में 2-2 पंख, मतलब कंप्लीट रीति से उसका पूरा ग्रोथ हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बनावटी जो है, प्रॉपर रीति से पूरा उसका पंख भी जाता है, पैर भी हो जाता है, उसका सिर सब ग्रोथ मतलब प्रॉपर रीति से एडोल स्टेज में हो जाता है। तो यहाँ पे हम फाइनली इसके लिए ये जानना है कि अगर यदि हम इसको जानेगा तो हम प्रॉपर रीति से क्या करेंगे, कंट्रोल को हम कर सकता है, मतलब प्रॉपर रीति से कंट्रोल कर सकते, मैनेज करें। क्योंकि अंडा अवस्था में तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई उसका रोल नहीं होता है, बस उसका अपना बॉडी का एक स्टेज है, उसको कंप्लीट करके उस स्टेज में आना है। लेकिन लार्वा स्टेज में थोड़ा थोड़ा वो सकिंग करता है, उसके बाद में सेकेंड स्टेज लार्वा हो जाता है, वो चूसने के लिए पूरा हो जाता है। लेकिन जब प्रोपुपा होता है उसमें पूरा डैमेज करता है। प्रोपुपा और पुपा अवस्था ये पूरा का पूरा दोनों में पूरा का पूरा डैमेज करता है, मतलब पूरा का पूरा रस को क्या करता है, चूसने लगता है, और वो फिजिकली जो भी क्लोरोफिल हुआ या प्रोटीन हुआ, जो भी मतलब प्लांट के अंदर में या तो क्रॉप्स के अंदर में या लीव्स के अंदर में जो भी प्रोटीन वसा या फैट हुआ या जो भी उसके अंदर में क्लोरोफिल वगैरह होता है, उसको क्या करता है, वो रस को चूसने लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोपुपा में और पुपा में वो ज्यादा करके डैमेज करता है। तो इस स्टेज में ही सबसे खतरनाक माना जाता है, इस स्टेज में ही आपको कंट्रोल करना है, इसी स्टेज को लिए आपको देखना है, जानना है। थोड़ा करके पंख होता है, ये देख रहे हैं ना, इसमें पूरा पंखा। और एडोल अवस्था में क्या करता है, वो जब एडोल अवस्था में आता है, एडोल स्टेज में खाना पीना मतलब उसका जो होता है, सकिंग करता है, वो बंद कर देता है। मतलब एडोल स्टेज में क्या करता है, वो सकिंग नहीं करता है, मतलब कोई भी फिजिकल डैमेज किसी भी क्रॉप्स को, कोई भी क्रॉप्स को वो क्षति नहीं करता है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसका उस अवस्था में मतलब एडोल स्टेज में वो सिर्फ क्या करता है, नीचे चला जाता है। कोई भी क्रॉप्स में है, यानी कि
वो नीचे में आके वो सूखा अवस्था में, ड्राई अवस्था में या तो जंगल में नीचे में बैठ जाता है। और वो क्या करता है, कुछ दिन के लिए वो आराम करके रेस्ट करके अंडा देने के लिए चला जाता है। और अंडा का जब बात करें तो ये 4 से 5 दिन के बाद में ये लगभग 50 से 100 अंडा तक देने का इसका कैपेसिटी रहता है, मतलब इतना देना ही है उसको, ठीक है। और इसका जो एडल्ट साइज होता है, एडल्ट साइज में 1 mm से 2 mm तक इसका पूरा बॉडी का साइज होता है, मतलब प्रॉपर रीति से 2 mm तो होना ही होना है, ठीक है। और पुपा अवस्था में 1 से 2 mm तक रहता है। इसको आपको नोट करना, मतलब इसको इसीलिए जानना है कि आपको कंट्रोल करने के लिए सुविधा होगा, है ना। तो इस तरह से अंडा स्टेज में फर्स्ट आएगा, उसके बाद लार्वा से सेकेंड लार्वा से प्रोपुपा से पुपा से एडोल से फिर वो एग में। इस तरह से उसका रानी, इसका पूरे चक्र जो है लाइफ साइकिल इस चलते रहता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो है, जो एडोल अवस्था में आ जाता है, तो एडोल अवस्था के बारे में जो हम बताया था, तो एडोल अवस्था में यहाँ पे हम देख सकते हैं, मतलब क्लियर रीति से एडोल अवस्था में स्टेज में यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे एडोल स्टेज जो है, एडोल स्टेज में हेड होता है और थोरक्स मानी कि वॉक्स होता है। उसके बाद में एब्डोमेन यानी कि पेट, मतलब 1 2 3, मतलब पूरा इसका जो है 3 भागों में, 3 खंड में एडोल स्टेज में इसको बांट सकते हैं हम। अगर यदि हेड का बात करें तो ये दिख रहा है, ये जो है ये हेड है, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम देख सकते हैं, हेड है, इसमें 2 बिंदु आंखें, और उसके वक्ष मतलब टोरक्स जो है ये वाला है भाग, ये वाला, इसको हम टोरक्स कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा एकदम ग्राफिक में आपको क्लियर दिखाया है समझने के लिए, ठीक है ना। इधर में 1 पंख, इधर में 1 पंख, इधर में भी 2 पंख है, इधर में 2, इधर में 2, ठीक है ना। उसके बाद एब्डोमेन यानी कि पेट वाला भाग जो है, इसको हम बोलते हैं, ये दिख रहे हैं ना। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पार्ट करके इसको 10 मतलब खंडों में इस तरह से छोटा छोटा करके बैठा है, बनाया है, मतलब इसका डिजाइन इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है ना। अब इसको खाली नोट करके आपको देखना है कि किस तरह से इसका बनावटी है, इसको मतलब पूरी रीति से इसको पहचान करके कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। आगे हम पूरा कंट्रोल का तरीका और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम आपको देखने वाला है। तो नेचुरल डैमेज का बात करेगा तो हम नेचुरल जो डैमेज है, तो नेचुरल डैमेज यहाँ पे इस तरह से नेचुरल डैमेज होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, नेचुरल डैमेज बोलेगा तो ये दिख रहा है ना, ये मैंने पहले भी बताया। इसका डैमेज करने का तरीका ये क्या है, ये सकिंग पेस्ट है, मतलब ये खाने वाला पेस्ट नहीं है। ये क्या करता है, बेसिकली ये सकिंग करता है, मतलब वो रस को चूसता है। जो ऊपर का टेंडर शूट होता है, जो नया कली होता है, जो नॉर्मल पत्ती होता है, उसमें क्या करता है, वो बैठ के इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो क्या करता है, मतलब खुतरना, घिस करके वो खुतर करके इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो सकिंग किया है। इस तरह से सकिंग करने से एक ग्रे कलर का एक धब्बे, हल्का धब्बे से एक गोला करके ऐसा रंग हो जाता है, या तो कोई की जगह में इस तरह से लकीरें खींचा हुआ जैसे, ऐसा एक लकीरें खींचे हुआ जैसा दिखता है, ठीक है ना। और जहाँ पे इस तरह से सकिंग किया रहता है, उस टाइम में हल्का ब्राउन या ग्रे रंग का हो जाता है। इस टाइप से, मतलब इस ज्यादा करके इससे करके दाग ऐसा करके दाग करके ऐसा खींचा हुआ दिखता है। लेकिन ये फाइनली डाटा करने से इस तरह का उसका डैमेज होता है। आपको डैमेज कंट्रोल इस तरह से होता है, उसको आपको जांच के देखना है, ठीक है ना। आपको उसका डैमेज कंट्रोल होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि केमिकल कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। थीप्स में जो है बेसिकली कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल हम फर्स्ट जो देखेंगे केमिकल कंट्रोल में जो है इमामेथ्रिन बेंजोएट इमिडाक्लोप्रिड बोल के होता है एक केमिकल, इमिडाक्लोप्रिड, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसका जो है कॉन्फिडोर बोल के एक ब्रांड होता है। इसका डोज का बात करें तो 70 mm से 100 mm तक पर एकड़ में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप स्पिनोसिड बोल के एक केमिकल है जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, उसका ट्रेसर बोल के एक ब्रांड है। ट्रेसर ब्रांड जो है, इसका डोज जो है 60 ml से 80 ml तक इसको पर एकड़ में हम इसको यूज करके स्प्रेइंग करके अच्छा खासा इसका कंट्रोल। तो उसी तरह से एसिफेट बोल के एक ब्रांड है। एसिफेट बोल के जो ब्रांड है, ये बहुत ही सबसे कारीगर और पावरफुल ब्रांड माना जाता है। मतलब इसका काम जो है अच्छा करके मतलब कंट्रोल करता है, इसका कंट्रोल अच्छा होता है, मतलब जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। सबसे हार्ड डोज माना जाता है, हाँ, सबसे हार्ड केमिकल कंट्रोल माना जाता है इसका। और 10 बोल के एक ब्रांड है, मतलब 10 नाम है, जो कि बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट आता है। इसका जो डोज का बात करेगा तो 300 ml से लेके 500 ml, 300 ग्राम से 500 ग्राम पर एकड़ में इसका अराउंड
यूज कर सकते हैं, मतलब 300 से 500 ग्राम पर एकड़ में आप इसको यूज कर। उसके बाद में आप लेमडा करके एक ब्रांड है, लेमडा भी आप क्रांति ब्रांड का होता है, लेमडा भी इसका यूज करने का जो तरीका है वो डोज का बात करता है 80 से लेकर 120 ml पर एकड़ में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उससे अगर चारों से भी अगर नहीं हुआ तो इमामेथ्रिन बेंजोएट बोल के एक होता है टेक्निकल, तो ये इमामेथ्रिन बेंजोएट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसको भी आप बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, इसको भी हम प्रोक्लम बोल के एक होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका हम डोज का बात करें तो 200 से 250 ml पर एकड़ में इसका यूज कर सकते हैं। इमामेथ्रिन बेंजोएट का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाता है। या तो एसिफाइड, ये जनरली 1 by 1 करो, उसका सबसे हार्ड केमिकल है एसिफाइड और इमामेथ्रिन, इसमें आपका कंट्रोल होना ही है, जाएगा ही जाएगा, आपको याद करना है। उसके बाद में बोटानिकल कंट्रोल, बोटानिकल कंट्रोल में भेम बोल के है, या तो एक अजाड्रेक्टिन नीम बोल के होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका भी ऑर्गेनिक में या बोटानिकल कंट्रोल में बहुत अच्छा यूज करता है। मतलब आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो आप बोटानिकल में या तो ऑर्गेनिक में आप कर सकते हैं। अजाड्रेक्टिन नीम बोल के होता है, इसको आप यूज करते हैं। नहीं तो आप फाइनली और लास्ट जो होता है केमिकल कंट्रोल करने का, मतलब कंट्रोल करने का जो तरीका होता है लास्ट, वो कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल में क्या होता है, एक येलो ट्रेप्स बोल के, मतलब एक प्लास्टिक पॉलिथीन का वो बनाकर स्टिकर लगाया जाता है। लेकिन ये थ्रिप्स के लिए सबसे अच्छा जो रिजल्ट होता है ब्लू स्टिक। ब्लू स्टिक मतलब 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर के डिस्टेंस में आप 2 फीट बाई 2 फीट का एक ब्लू स्टिक का ब्लू कलर का पॉलिथीन को आप लगा के उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, वो ज्यादा आकर्षण होता है, और जो IMP बोल के एग्जाम तो उसमें लगा के क्या करने से, उसको लगाने से वो ज्यादा अरेस्टेड होता है, मतलब वो ज्यादा चिपक जाता है। इससे भी अच्छा खासा मतलब कंट्रोल होता है। कम से कम 60 से 70% इसके द्वारा कंट्रोल हो जाता है। तो आपको इसके द्वारा भी आप ब्लू स्टिक लगा के भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। येलो स्टिक भी लगाता है, लेकिन येलो स्टिक में थ्रिप्स के लिए कम इसका कंट्रोल होता है, ज्यादा करके ब्लू वाला में ज्यादा वो आकर्षण होता है। तो ब्लू स्टिक लगा के भी आप ज्यादा करके कंट्रोल थ्रिप्स को कर सकते हैं। उसके बाद होस्टिंग, उसका जो रहने का जो जगह होता है वो ज्यादा करके मतलब टेंडर सूड में होता है, और वो कहते हैं ठंडा में होता है। तो इसीलिए क्या करना है, ठंडा को भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर यदि आपको उस अवस्था में स्टेज में अगर ठंडा वगैरह ये नहीं है तो अच्छा है, ग्लूटेन मतलब अच्छा करके होता है रिजल्ट। तो आपको इसको भी आपको देखना है कंट्रोल करने के समय में, कल्चर कंट्रोल में। और डस्ट वगैरह मतलब ऊपर में नहीं होना चाहिए, डस्ट वगैरह है तो उसमें बैठने का ज्यादा। तो माइस क्या है, तो माइस एक प्रकार की एक मकड़ी वर्ग में आता है। एक माइस एक सकिंग पेस्ट होता है, जो कि ये एक प्रकार की रस को चूसने वाले कीड़ा के अंतर में आता है। ये चुविंग नहीं करता है, ये खाता नहीं है, लेकिन बल्कि ये रस को चूस कर जो भी फसल होता है, जो भी पत्ती होता है, इस पत्ती के अंदर में जो रस होता है, जो क्लोरोफिल होता है या प्रोटीन होता है या वसा होता है, उसको एक प्रकार की ये सकिंग करता है, मतलब चूसता है, और एक प्रकार के फिजिकल डैमेज करता है। इसको ही हम इस पेस्ट को ही माइस पेस्ट कहते हैं। ये एक प्रकार की मकड़ी वर्ग में आता है, ठीक है ना। तो ये माइस पेस्ट जो है बहुत ही छोटा होता है, अति सूक्ष्म होता है। 0.3 mm से लेकर 0.5 mm तक इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका साइज होता है। और ये कई रंगों में होता है। ये नंगे आंख से देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको एक माइक्रोस्कोप से केवल ही देखा जा सकता है। इसका 4 प्रकार का कलर होता है, वो बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, बनावटी के हिसाब से। लेकिन हम इसका पूरा बनावटी क्या है बोल के बोलने से कितना प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है। तो पहला जो है ये कितना प्रकार का माइट्स होता है, तो पहला माइट्स जो होता है रेड स्पेटर माइट्स होता है, और दूसरा जो होता है पिंक माइट्स होता है, और चौथा जो होता है पर्पल माइट होता है, और पांचवा जो है पिंक माइट होता है, ठीक है ना। इस तरह से पहला रेड स्पेटर माइट, दूसरा स्कारलेट माइट, और तीसरा जो है पिंक माइट, और चौथा जो है पर्पल माइट। तो ये जनरली जो है माइट्स जो होता है वो 4 प्रकार की होता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में बनावटी तो सिमिलरली होता है, मतलब एक ही प्रकार की बनावटी होता है, ऑलमोस्ट एक ही प्रकार का होता है। लेकिन इसका जो है कलर के हिसाब से ही इसका डिफरेंस देखा गया है, कलर के हिसाब से ही इसको मतलब बांटा गया है। जैसे रेड कलर
जो होता है उसको रेड स्पाइडरमैन कहते हैं। सेकरलेटमैन तो थोड़ा चपटा होता है जो चिपक के बैठता है, इसीलिए उसको सेकरलेटमैन कहते हैं। और जो पिंक कलर का होता है उसे पिंकमैन कहते हैं, और पर्पल कलर का होता है इसलिए उसको पर्पलमैन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सीधे बात करते हैं इसका बनावटी। इसका जो शरीर है वो बनावटी कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे आप नक्शा में देख रहे हैं जिस तरह के, तो ये नक्शा में जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से नक्शा में आपका यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा इस तरह से चपटा करके अंडाकार शेप का होता है। और इसका जो है जो एडल अवस्था में होता है वो 5 जोड़ी 10 पैर होता है, और जो लार्वा अवस्था में होता है 3 जोड़ी 6 पैर होता है, और नीप स्टेज में जो होता है वो 4 जोड़ी 8 पैर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3, ये क्या है 1 2 3, मतलब इधर में 3 और उधर में 3 6, मतलब 3 जोड़ी 6 पैर होता है इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका लार्वा स्टेज में होता है, और नीप स्टेज में 4 जोड़ी 8 पैर होता है, और एडल्ट स्टेज में 5 जोड़ी 10 पैर होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पे नक्शा में 3 नंबर में भी इस तरह से आपके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो बनावटी जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन कलर के हिसाब से इसको डिफरेंस ही दिया गया है। और इसका जो साइज है वो 0.3 mm से 0.5 mm इसका साइज होता है, और इसका बनावटी सिमिलर है, कलर भी एक ही, मतलब कलर थोड़ा डिफरेंस होता है, बनावटी सेम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इसका बनावटी बॉडी का स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं नक्शा में इस तरह का होता है। ये दिख रहे हैं नक्शा में इस तरह का बनावटी होता है, इस तरह का होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो शरीर इसका बनावटी जो है, तो हमने देखा है, तो इसका जो जीवन चक्र के जब आता है तो उस जीवन चक्र के हिसाब से ही मतलब इसका ग्रोथ होता है, और इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, और इसका पूरा जीवन चक्र इसी में घूमते रहता है। तो पहला जो होता है अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा नीप, चौथा एडोल। इस तरह से इसका पूरा जीवन को पहुंचने के लिए करीब से करीब 7 से 10 दिन के अंदर में इसका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है। और ये ज्यादा करके ये पत्ती वाला जो क्रॉप्स होता है, जो पत्ती वाला जो क्रॉप्स है, जैसे कि पत्ती वाला क्रॉप्स में बोलेगा तो टी हो गया, कॉफी हो गया, इस तरह से प्याज हो गया, लहसुन हो गया, तो इस तरह में भी ये तम्बाकू हो गया, इस तरह का क्रॉप में ये ज्यादा करके अटैक करता है। बहुत सारे क्रॉप्स में अटैक करता है, लेकिन इस तरह का जो क्रॉप होता है इसमें ज्यादा अटैक करता है, ठीक है ना। तो इसका हम इस तरह से बनावटी को हम देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका माइस का जो डैमेज एक्चुअली में किस तरह से ये डैमेज करता है, नुकसान कैसे पहुंचाता है। तो ये सिमिलरली 4-5 प्रकार के जो फसल होता है, क्रॉप्स होता है, वो ज्यादा करके अटैक करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा करके अटैक करता है। ऑलमोस्ट सभी फसल में पाया जाता है, इसका संभव है, लेकिन 4-5 फसल जो है वो ज्यादा कर, जैसे कि टी हुआ, कॉफी हुआ, प्याज, लहसुन, टैबेको, तम्बाकू या टमाटर, इस तरह में ज्यादा करके आता है। तो इसका अटैक का जो पहचानने का तरीका क्या है, मतलब उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसका डैमेज कहते हैं। यहाँ पे आप नक्शा में आप देख सकते हैं वो डैमेज कैसा करता है। ये देख रहे हैं ना, इस तरह के ये जो देख रहा है ये डैमेज, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये जो क्या है ये बैठा हुआ है, मतलब पत्ती का पिछले वाला परत जो होता है ना, पटली का पीछे वाला परत, तो पीछे वाला परत में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका मतलब बैठने के लिए छाया भी कम रहता है, और क्लोरोफिल को प्रॉपर रीति से उसको सकिंग कर सकता है, मतलब चूस सकता है। और ऊपर रहने से क्या होता है वो वॉश आउट हो सकता है, मतलब पानी आने से वॉश आउट हो सकता है, और नीचे जमीन में गिर कर उसका जीवन चक्र खत्म हो सकता है। इसीलिए वो क्या करता है, नीचे में बैठना पसंद करता है, ठीक है ना। तो कोई कोई जगह में ज्यादा ऊपर में आता है, जबकि वो एक्टिव हो जाता है, जैसे लार्वा अवस्था से लेके नीप अवस्था से लेके एडल्ट अवस्था में हो जाता है, मतलब प्रॉपर एडल्ट अवस्था में हो जाता है। उस टाइम में पत्ती के ऊपरी परत में वो रह के घूमना पसंद करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 नंबर में जो पहला है, इसमें देख रहे हैं ना, इसमें ये वाला इसका पोर्शन में ये ऊपर में बैठा है, ऊपर में इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से ये पूरा का मतलब सकिंग करके रास को चूस के, ये रास को चूस के यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से रास को चूस के वो क्या किया है, इसका क्लोरोफिल को डैमेज करिए। ये देख रहे हैं ना, ब्राउन कलर का आ गया है, ये रेड ब्राउन कलर का आ गया है, यानी कि ये क्या किया है, मतलब क्लोरोफिल को चूस लिया है और क्लोरोफिल को निकाल लिया। तो इसी के कारण से क्या है, लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है, हल्का हल्का रेड दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्लोरोफिल को पूरी तरह से डैमेज करता है। इसका जो है पहचानने का कि उसका जब अटैक करता है वो डैमेज करता है, तो लाइट ब्राउन कलर का, ये मतलब रेड हल्का मतलब लाइट रेड कलर का वो आ जाता है। तब इस तरह से आपका
दिखने के लिए मतलब डैमेज में मिलता है। तो आपको ये नोट करना है। इस तरह के यहाँ पे 2 नंबर में भी देख सकते हैं, 3 नंबर में भी देख सकते हैं। इस तरह से अटैक करता है, इसको पहचानने का तरीका, ठीक है ना। इस तरह से आपको पहचान करना है। इस तरह से पहचान करने से आपको पता चलेगा, तो उसके तुरंत में अब इमीडिएटली क्या करना है, उसको स्प्रेइंग करना है, कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल करने का मैं 3-4 प्रकार कंट्रोल करने का तरीका विस्तार से मतलब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि इसको डैमेज करके कैसे पहचानना है और कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है ना। इसको आप नोट करके रखिए। और दूसरा नंबर बात यहाँ पे, अभी इसका देखिए पूरा का पूरा ये जो है इसका लाइफ साइकिल, जैसे मैंने पहले बताया, तो इसका जो लाइफ साइकिल है पहले जो होता है वो क्या होता है, अंडा अवस्था में होता है। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये अंडा अवस्था है। ये पहला जो 1 नंबर में दिख रहा है, तो ये माइस जो है, माइस का जो पूरा का पूरा जीवन चक्र 4 मतलब स्टेज में होता है। मैं पहले भी बताया, पहला जो स्टेज है अंडा स्टेज होता है। अंडा स्टेज होने के बाद में वो तुरंत क्या करता है, 2 दिन के बाद में वो लार्वा स्टेज में है। ये दिख रहे हैं ना, लार्वा स्टेज में। तो लार्वा स्टेज में इस तरह का 3 जोड़ी 6 पैर होता है। उसके बाद में वो क्या करता है, नीप स्टेज में आ जाता है। ये दिख रहे हैं इस तरह से नीप स्टेज में यहाँ पे दिख रहे हैं। तो नीप स्टेज में जब ये आ जाता है तो इसका 4 जोड़ी 8 पैर हो जाता है। उसके बाद में तुरंत एडल्ट अवस्था में आ जाता है। मतलब मैं सिमिलरली ग्राफिक में आपको दिखाया है इस तरह से, लेकिन इसका एक्चुअल जो होता है एडल्ट अवस्था में 5 पैर होता है। मतलब 5 जोड़ी 10 पैर होता है, ठीक है। 5 जोड़ी 10 पैर इस तरह से एडल्ट स्टेज में होता है। तो पूरा का पूरा जो इसका जीवन चक्र जो है, लाइफ स्टेज, अंडा, लार्वा और नीप और एडल्ट, 4 भागों में इसका जीवन चक्र होता है। तो आपको इसको जानना है कि सबसे एक्टिव जो होता है, सबसे जो खतरनाक अवस्था जो होता है वो होता है नीप स्टेज में और एडल्ट स्टेज। नीप और एडल्ट स्टेज में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करता है और बहुत ही ज्यादा करके वो डैमेज करता है। मतलब जिस भी क्रॉप में आया, टी हुआ, कॉफी हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ या टैबको हुआ, टमाटर हुआ, जो भी मतलब इत्यादि फसल में ये 2 स्टेज को ही कंट्रोल ज्यादा करना चाहिए। अगर इस कंट्रोल प्रॉपर रीति से इस स्टेज में कंट्रोल कर पाया है तो आपका फसल बचने का या नुकसान होने का संभव अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये नीप अवस्था में और एडल्ट अवस्था को आपको जांचना, पहचानना और इमीडिएटली उसको क्या करना है, कंट्रोल की ओर जाना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको देखना। अभी हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल जो है जनरली इसीलिए किया जाता है कि फसल को बचाने के लिए, फसल में जो डैमेज हो गया है, वो अटैक किया है, वो मतलब साइड इफेक्ट किया है, मतलब डैमेज कर रहा है, तो हमको इमीडिएटली जो है इसको जांच करना है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना है, कौन सा पेस्ट आया, कौन सा कीड़ा आया, इसको पहचान करना है। उसको पहचान करने के बाद में तुरंत ही हमको क्या करना है, केमिकल कंट्रोल करना है। तो केमिकल कंट्रोल में पहला जो होता है माइस का, वो डिकोफोल बोल के एक केमिकल होता है 18.5% ईसी ब्रांड का, मतलब ईसी फॉर्म में। और इंडोफिल बोल के एक ब्रांड होता है। इंडोफिल ब्रांड बोल के बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट होता है इसमें आपको 1200 ml करके पर हेक्टर आपको यूज करना है। पर हेक्टर 1200 ml 10 लीटर पानी में यूज करता है ये ब्रांड बहुत ज़्यादा। उसके बाद दूसरा नंबर जो है फेनाजाक्विन 10% ईसी फॉर्म में, ये मैगिस्टर ब्रांड का होता है। ये 1000 ml पर हेक्टर में आपको स्प्रेइंग करना है। ये भी फेनाजाक्विन जो है मैगिस्टर ब्रांड का बहुत अच्छा और बहुत ही कारीगर रिजल्ट होता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा है। उसके बाद में फेनपायरॉक्सीमाइड, ये 5% ईसी फॉर्म में आता है। ये भी फॉर्माइड बोल के एक ब्रांड होता है, एक पायरोमाइड बोल के ब्रांड होता है। ये आपको 600 ml पर हेक्टर में आपको यूज करना है। ये भी बहुत अच्छा कारीगर रिजल्ट माना जाता है। उसके बाद चौथा नंबर में पोपरगिट बोल के होता है, 57 ईसी परसेंटेज में होता है। और ओमिट बोल के धनुका कंपनी, ओमिट ब्रांड बोल के धनुका कंपनी बनाया है। ये भी बहुत अच्छा और कारीगर रिजल्ट होता है। मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर यूज किया, वो नहीं हो रहा है तो आप 4 नंबर पोपरगिट, ओमिट धनुका कंपनी, ओमिट ब्रांड है, उसको यूज करो, वो अच्छा काम करता है, ठीक है ना। लेकिन इन सारे चारों केमिकल में सबसे मैगिस्टर अच्छा काम करता है, ठीक है ना। आप इसको याद रखना। मतलब इस ओमिट ब्रांड को 1200 ml पर हेक्टर करके आपको यूज करना है पोपरगिट, ठीक है ना। उसके बाद में ये चारों नहीं हो रहा है तो लास्ट स्टेज जो होता है 5वां नंबर में, वो स्पायरोमेसिफिन। ये बहुत ही ताकतवर और पावरफुल बायोकेमिकल माना जाता है। बहुत ताकत मतलब केमिकल माना जाता है स्पायरोमेसिफिन। 22.9% एससी फॉर्म में होता है
ये ओबेरन ब्रांड का होता है, बायर कंपनी का होता है, ठीक है ना। ओबेरन ब्रांड बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, मतलब अभी तक का रिकॉर्ड में नंबर 1 ब्रांड माना जाता है माइट्स कंट्रोल के लिए। ये जितने भी बड़े बड़े स्टेज में होता है, नीप स्टेज में हो गया या तो लार्वा स्टेज में हो गया या ज़्यादा बड़ा जो एडल्ट अवस्था में है, तो इस स्टेज में भी ये ओबेरन बायर कंपनी का 400 ml पर हेक्टर में आपको यूज करने से क्या होता है, ये स्पायरोमेथ्रिन बहुत कारीगर माना जाता है। इसका रिजल्ट 90% तक इसका पूरा क्लीन कर देता है, पूरा 90% कंप्लीट मतलब कंट्रोल कर देता है। जैसे डिकोफोल अगर 40% कंट्रोल कर रहा है या फिनाइज़ापइन 40% कर रहा है, तो ये पकड़ के रखिए कि स्पायरोमेथ्रिन ओबेरन 90% करेगा ही करेगा, इतना मतलब पावरफुल कारीगर है, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरह से स्टेज बाई स्टेज आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट जो आता है बोटेनिकल कंट्रोल। बोटेनिकल कंट्रोल जो होता है ये आजाडिरेक्टिन बोल के मतलब बोटेनिकल कंट्रोल में एक एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब नीम का, मतलब घोड़ा नीम होता है उसका एक सीड से वो बना होता है, वो आजाडिरेक्टिन बोल के बायो बोटेनिकल केमिकल है। ये बहुत अच्छा होता है, इसका 1 लीटर करके पर हेक्टर में आपको देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको फिजिकल कंट्रोल मैनुअल भी करना है या तो लाइट स्ट्रिप कर सकता है, लेकिन इसमें लाइट स्ट्रिप में उतना ये नहीं होता है, कलेक्शन में ठीक इसका होता है फिजिकल में। उसके बाद तीसरा नंबर में जो होता है कल्चरल कंट्रोल। ये कल्चरल कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब आपको केयरफुल करना है, देखभाल करना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे 70% 80% कल्चरल कंट्रोल के द्वारा आराम से कंट्रोल हो जाता है। उसमें नंबर 1 जो होता है क्लाउड वेदर। क्लाउड वेदर मतलब ठंडा मतलब मौसम को बना के रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में वाटर मैनेजमेंट यानी कि इरिगेशन। जो एरिया में अगर यदि जो एरिया में ज़्यादा करके अटैक किया है, ज़्यादा करके वो नुकसान पहुंचाया है, डैमेज किया है फिजिकल तौर से, तो उस टाइम में एडल हो या मान लीजिए नीप हो या ये लार्वा हो, उस टाइम में आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करके देखना है। अगर यदि वो ऊपर ऊपर में ऐसा करके चल रहा है, तो उस टाइम में आप इरिगेशन मैनेजमेंट करने से, वाटर के द्वारा जो इरिगेशन करने से वो क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है। वॉश आउट होने से मतलब 60% तक कंट्रोल हो जा सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे सेल मैनेजमेंट। गर्मी अवस्था में, गर्मी के टाइम में वो ज़्यादा करके फैलता है, इसीलिए आपको क्या करना है, जब फैल रहा है तो थोड़ा इरिगेशन देके या थोड़ा सेट को मेंटेन करके कंट्रोल करना है। उसी तरह से हम इस ज़्यादा करके अगर यदि उस एरिया में आया है तो अब हार्वेस्टिंग या प्लकिंग भी करके कंट्रोल कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग और प्लकिंग से भी ये 25 से लेकर 55 तक कंट्रोल हो सकता है। और इसी के बाद में प्रूनिंग या स्किपिंग, मतलब बहुत 90% 95% हो गया या पूरा क्रॉप के नुकसान कर दिया है, तो उस स्टेज में केमिकल नहीं करने से अच्छा वो प्रूनिंग या स्किप कर देने से ही बेटर माना जाता है। क्योंकि केमिकल में तो उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन प्रूनिंग में क्या करना, नया से वो प्रॉपर रीति में आ जाएगा। इसीलिए 90 से 95% अगर यदि आया है तो उसको प्रूनिंग या स्किपिंग करना अनिवार्य। उसके बाद में आपको वीट कंट्रोल करना है। जहाँ जहाँ पे वीट आया है वहाँ पर भी ये ज़्यादा करके अटैक करता है, तो आप हो सकता है तो इसको वीट्स को मतलब जंगल को सफा करने से क्या होता है, आपका प्रॉपर रीति से वो उस मतलब होस्टिंग माना जो जाता है, मतलब जहाँ रहने के लिए वो चाहता है, वो क्लीन हो जाने से, उसका जो होस्ट खत्म हो जाने से उस तरह से भी वो कंट्रोल हो सकता है। इसीलिए आपको वीट कंट्रोल को भी आपको ध्यान देना है। इसी तरह से जनरली टी मस्किटो बाग भी बोला जाता है, टी मस्किटो पेस्ट भी बोला जाता है। और ये ज़्यादा करके सकिंग पेस्ट होता है, ये चुविंग पेस्ट नहीं होता है, ये सकिंग पेस्ट होता है, यानी कि क्लोरोफिल का रस चूस के ये पूरा फिजिकल को डैमेज करता है। इसी को ही हम हेलोपेटिक्स या टी मस्किटो बाग हम कहते हैं, यानी कि एक प्रकार का ये सकिंग पेस्ट करने वाला सबसे बड़ा पेस्ट माना जाता है। ये जनरली ये छाया में और टी का जो कलिया होता है या जो नरम पत्ती होते हैं, नया पत्ती है, इसको ही बेसिकली ये सकिंग करता है। तो फाइनली अगर इसको हम देखेगा तो ये व्हाट इज हेलोपेटिक्स वाले पे, हेलोपेटिक्स जो है इसको साधारण भाषा में मच्छर बोला जाता है, या साधारण भाषा में ये रस चूसने वाला मच्छर या कीड़ा कहा जाता है। तो इसका पूरा अगर हम डिटेल सुनेगा तो ये 6 mm से लेके 8 mm तक इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ये कईयों वर्गों में होता है। इसका इसका अंडा, नीप और एडल, इन 3 भागों में इसका फाइनली बटा रहता है। और ये इसका जो मुंह होता है एक सुई की जैसा होता है और इसका सुई की तरह होता है। इसी से ही हम इसका
मतलब पूरा का पूरा इसका मुंह जो सुई की तरह होता है, इसी के ही जरिए इसका मुंह सुई की तरह होता है, इसी के जरिए से ही पूरा इसको डैमेज करता है और पूरा इसको नुकसान करता है फसलों को। और इसी के द्वारा ही पूरा फसल को डैमेज करके ये अपना जीविका को पूरा पालन पोषण अपना जीवन चक्र को पूरा करता है। इसको हम अगर यदि बारीकी से देखेगा कि ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो अभी ये स्क्रीन में जो देख रहे हैं इसको पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बोलेगा तो ये स्क्रीन में जो दिख रहा है इस तरह से एक नंबर में जो देखा पूरा इसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये जनरली कईयों भागों में बटा रहता है, लेकिन ये अंडा अवस्था में रहता है। अंडा इस तरह का होता है, ये जो दिख रहा है ना अंडा इस तरह से होता है, ये अंडा अवस्था होता है, इस तरह से होता है। उसके बाद वो नीप स्टेज में जाता है। नीप स्टेज में जब जाता है तो इस तरह का होता है। इस मतलब पंख जो हो नीप स्टेज में नहीं होता है। वो एडल अवस्था जब आता है उस टाइम में एडल अवस्था में इस तरह का पंख होता है। ये जो दिख रहा है ना इस तरह से उसका पंख होता है। ये एडल अवस्था में जब आता है तो इस तरह से उसका मतलब पंख दिखने लगता है। और ये जनरली जो होता है 3 अवस्था में इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बना रहता है। पहला अंडा, मतलब 3 स्टेज में होता है। पहला अंडा और दूसरा जो होता है नीप और चौथा जो होता है एडल। तो एडल अवस्था में और नीप अवस्था में पूरा सक्रिय होता है, मतलब पूरा एक्टिव रहता है। इसी अवस्था में ही फसल को हो या फिर क्रॉप्स को ये डैमेज करता है। और ये ज्यादा करके छायादार जगह पे, छायादार स्थान पे रहना पसंद करता है। और ये जो कली होता है, ये टेंडर शूट होता है, जो नॉर्मल पत्ती होता है, इस पत्ती को ये खाना पसंद कर मतलब चूसना पसंद करता है। ये एक किंग पेस्ट माना जाता है। एक सकिंग पेस्ट के अंदर में या सकिंग पेस्ट के अंदर में रहता है। ये जनरल क्या करता है, ये सकिंग करता है, मतलब वो चूसता है क्लोरोफिल को चूस के। क्लोरोफिल का जो अंदर में रस होता है उसको चूस के एक पीएमसी जैसा एक मतलब गोला धब्बा बना देता है। वो गोला धब्बा बना देता है और उसको चूस के मतलब जहां वो पूरा चूसता है वहां वो क्लोरोफिल खत्म हो जाता है और वो क्या करता है पूरा कली जो है ब्लैक हो जाता है और नुकसान हो जाता है। इस तरह से इसका एक्टिव होता है एडल्ट में और नीप अवस्था में, नीप स्टेज में ये एक्टिव रहता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देखना है कि इसका पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से दिखता है। यहाँ पे दिख रहा है ना 1 नंबर में इस तरह से दिखता है। उसके बाद अगर यदि हम बात करें तो इसका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो तो हमने देखा, लेकिन इसका जो है हेलोपिटिस या टीम एक्सक्रोटोबग यानी कि मच्छर जो है इसका जो डैमेज किस तरह से करता है, मतलब इसको हम जनरली इसको फिजिकल डैमेज किस तरह से टेंडर शूट को हो या लीप को हो कैसे करता है, वो कैसे दिखता है। एक तो हम इस जो बॉडी स्ट्रक्चर को हमने देखा कि उसका बनावट किस तरह से होता है, हमने नक्शा में भी देखा कि उसका कितना पैर होता है, कितना जोड़ी होता है, कितना पैर होता है, उसका जो मुंह किस तरह से होता है, इस तरह से आपने देखा। लेकिन फाइनली ये जो डैमेज किस तरह से कर रहा है, अगर यदि उसको देखे जाएगा तो इसका डैमेज कंट्रोल तो यहाँ पे जो नक्शा में देख रहे हैं ऊपर वाला में एक ABCD जो देख रहा है, इसको हम जो भी डैमेज किया है वो डैमेज किया हुआ एक्चुअल इस तरह से होता है। ये जो देख रहे हैं ना नक्शा में, ये जो देख रहा है ये जो देख रहा है ये एक्चुअल जो होता है इस तरह का जो ये डैमेज करता है। ये जो दिख रहा है ना सी नंबर में या फिर D में इस तरह का ये जो दिख रहा है ना, तो ये क्या करता है, जो ठंडा जगह होता है, जो ठंडा जगह टेम्परेचर कम रहता है, जो छाया रहता है उस जगह में बैठ जाता है और वो करता है टेंडर शूट को, जो मतलब नया टेंडर शूट है, जो न्यू कली है उस कली को ढूंढता है और इस तरह से वो वहां पे अपना जगह में बैठता है। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना इस तरह से आपका इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना स्क्रीन में, यहाँ से इस तरह से बैठ के वो ए का जो ग्रुप दिख रहा है इसमें वो क्या करता है, उसको अपना जो है सुई की तरह जो रहता है उससे क्या करता है, वो सकिंग करता है, मतलब चूसता है। इस तरह से ये एक गोल धब्बे या ब्राउन कलर का एक मतलब जनरेट हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसको हम PMC बोलता है, निकोट पैच बोलता है, निकोटिक पैच बोलता है। ये जो दिख रहा है ना इसको एक्चुअल में निकोडी पैच बोलता है। निकोडी पैच में PMC शॉर्टकट में बोलते हैं। इस तरह के निकोडी पैच बोल देता है, PMC बोलता है इसको। तो इस तरह से धब्बा हर वो टेंडर शूट के अंदर में या लीप के अंदर में वो धब्बा इस तरह का बना देता है। मतलब जनरली
उसका जो डैमेज इस तरह से एक पत्ती में हजारों की मतलब धब्बा बना देता है, मतलब सैकड़ों में धब्बा बना देता है। एक टेंडर कली में, एक सूट में वो सैकड़ों या तो दर्जनों ऐसा पीएमसी कली बना देता है, जिसे जनरली इसको बोला जाएगा तो इसी तरह से इसका डैमेज करने का साइंटिफिक मतलब दिखाई देता है, साइंटिफिक, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका प्रॉपर रीति से इसका लक्षण को हम देख के आपको जांच करना है, और यही है एक्चुअल इसका डैमेज करने का तरीका। ये ठंडा अवस्था में ज्यादा करके रहता है, ये गर्म में बैठना पसंद नहीं करता है, ये नीचे में रहता है, या जहाँ जंगल के मतलब ज्यादा वीड्स का जो पॉपुलेशन ज्यादा रहता है, वीड्स जहाँ रहता है उस जगह में इसका ज्यादा होस्टिंग माना जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से आपका एक एक करके वो बैठना पसंद करता है, इस तरह से डैमेज करता है। ये देख रहे हैं ना, इस तरह से फाइनली डैमेज। तो आपका इसको जो धब्बा बनता है उसको याद करना है, पीएमसी बोलता है, और इसका जो हेलोपिटिस जो है इसी तरह से ही डैमेज करता है। तो इस कैरेक्टर को देख के, इसको फिजिकल अटैक को देख के आपको पहचान करना है, और इमीडिएटली इसका कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शन मोड में आना है, एक्शन लेना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको केमिकल कंट्रोल या तो फिर इसका इंसेक्टिसाइड कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे द मेजर होस्ट हो गया। मेजर होस्ट प्लांट मतलब मेजर होस्ट प्लांट जो टी हुआ, कॉफी हुआ, जैसे टैबाको हुआ, इस तरह का जो मेजर होस्ट होता है, मतलब ज्यादा करके परसेंटेज में 70 से 90% जो इसमें मेजर क्रॉप बोला जाता है, मतलब इस पेस्ट में ज्यादा करके वो रहना पसंद करता है, मतलब इसको मेजर होस्ट क्रॉप बोला जाता है। मतलब कॉफी, टी, इस तरह से टैबाको हुआ, इस तरह से प्लांट में वो ज्यादा करके प्रोटीन को मतलब एब्जॉर्ब कर पाता है, प्रोटीन को लेता है, इसी को ही हम मेजर क्रॉप बोला जाता है। और इसी क्रॉप में ज्यादा करके बैठता है, मतलब 70% से लेकर 90% इसी क्रॉप में देखा जाता है, मेजर क्रॉप में। और जो माइनर क्रॉप छोटे छोटे होता है उसे 40% से 60% ऑलमोस्ट वो देखा जाता है। हम लेकिन मेजर फर्स्ट के बारे में, मेजर होस्ट क्रॉप के बारे में देख रहे हैं। इस तरह से उसका अभी देख रहे हैं ना इधर में लाइफ साइकिल, तो इस तरह से उसका लाइफ साइकिल देख रहा है, इस तरह से पूरा लाइफ साइकिल होता है। तो पहला जो इसका हेलोपिटिस का जो लाइफ साइकिल होता है वो एक होता है, एक स्टेज में रहता है। एक स्टेज में रहने के बाद में 3 से 5 दिन के बाद में वो नीप स्टेज में चला जाता है। नीप स्टेज भी ये फर्स्ट नीप स्टेज होता है, सेकेंड नीप स्टेज होता है, थर्ड नीप स्टेज होता है, फोर्थ नीप स्टेज, 5 नीप स्टेज, इस तरह से उसका 5 नीप स्टेज होता है। लेकिन फर्स्ट वाला जो नीप स्टेज है 3 से 4 दिन का होता है, और उसके बाद में सेकेंड नीप स्टेज में चला जाता है, यह 2 से 3 दिन का होता है। फिर थर्ड नीप स्टेज में चला जाता है, 3 से 4 दिन का होता है। फोर्थ नीप स्टेज में आता है 2 से 4 दिन का। पांचवा नीप स्टेज आता है उस टाइम में 2 से 4 दिन। उसके बाद में ये फाइनली अपना बॉडी को इसको चेंज करता है। उसके बाद में वो आता है एडल्ट स्टेज में। एडल्ट स्टेज में 2 से 4 दिन का रहता है। उसके बाद में अपना इसका बॉडी को चेंज करके वो हमारे एक मात्र एडल्ट में होके वो अपना एक का फिर से वो लाइफ साइकिल में आता है। इस तरह से उसका कंट्रोल मतलब पूरा चक्र चलते रहता है, घूमते रहता है। उसका पूरा सर्कल जो है लाइफ सर्कल इस तरह से एग में उसके बाद नीप से एडल्ट से फिर एग में, इस तरह से उसका पूरा का पूरा जीवन चक्र इस तरह से घूमते रहता है। मतलब इस तरह से यहाँ जाना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इस तरह से, फिर यहाँ एडल्ट में आना, एडल्ट से फिर एग में, इस तरह से पूरा का पूरा जीवन चक्र इसका चलते रहता है। इसके बाद में फाइनली जी इसको स्टेज जानने का मतलब ये है कि स्टेज जानने से आप प्रॉपर रीति से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि नीप अवस्था और एडल्ट अवस्था ये बहुत ही एक्टिव होता है और बहुत ही नुकसान करने वाला स्टेज माना जाता है। मतलब जनरली अब तो देखा होगा कि जो नीप का 5 स्टेज है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा स्टेज होता है नीप का, उस स्टेज में बहुत ही पावरफुल एक्टिव रहता है। इसी स्टेज में और एडल्ट स्टेज में वो ज्यादा करके नुकसान करता है और डैमेज करता है, मतलब टेंडर फ्रूट को या फिर जो भी नॉर्मल लीफ है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। तो इसी स्टेज को ही आपको जान के केमिकल कंट्रोल या इंसेक्टिसाइड कंट्रोल करने के लिए आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे केमिकल कंट्रोल देख सकते हैं। पहला जो केमिकल कंट्रोल हो वो थाइमेक्सिजम 2.25 WE बोल के एक सॉल्यूशन बनता है जो कि अक्तारा ब्रांड का होता है। अक्तारा ब्रांड जो होता है वो बहुत ही पावरफुल और कारीगर माना जाता है थाइमेक्सिजम
केमिकल का। तो इसमें से आप 100 ग्राम से लेकर 125 ग्राम तक पर हेक्टर में इसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब उपयोग इसको पूरा स्प्रे करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपका बारी बारी टू एक एक करके केमिकल को टेस्ट करके ट्राई करके देखना। उसके बाद में सेकंड जो आता है डेल्टा मेथ्रिन बोल के है 2.5 EC, ये 500 ml पर हेक्टर में इसको भी उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बिपिनत्रिन बोल के एक इंसेक्टिसाइड केमिकल है। बिपिनत्रिन भी बहुत कारीगर माना जाता है, 8 SC फॉर्म में आता है। ये भी 750 ml पर हेक्टर में इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसको भी आप बारीकी से देख सकते हैं। उसके बाद में थायोक्लोरोपाइड होता है, ये भी 21.7 SC फॉर्म में आता है। ये 500 ml पर हेक्टर में इसको आप यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा और कारीगर बेस्ड रिजल्ट देता है। इन सारी चीजों को आप यूज करके देखना है। अगर ये से नहीं हो रहा है तो एक केमिकल लास्ट से जाता है मोनोक्लोरिफाइड, मोनोसिल बोल के आता है। ये सबसे लास्ट स्टेज और सबसे पावरफुल मतलब इंसेक्टिसाइड केमिकल माना जाता है। इसमें आपका जो है कंट्रोल होना ही 90% तक इसका कंट्रोल होता ही होता है, और बाकी का जो है वो 60% से 80% तक कंट्रोल होता है। लेकिन ज्यादा एडुल स्टेज में है बड़ा करके, तो उस टाइम में मोनोसिल का इस्तेमाल करना है। मोनोसिल 500 ml पर हेक्टर में आपको इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही पावरफुल और मतलब कारीगर इंसेक्टिसाइड माना जाता है। ठीक है ना, इसमें आपको रिजल्ट देखने का मिलेगा ही मिलेगा। अगर यदि केमिकल कंट्रोल आप करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अन्यथा आपका अगर यदि ऑर्गेनिक या बोटानिकल में करना चाहता है तो ऑर्गेनिक और बोटानिकल के लिए आप जो है आजाडायरेक्टिन बोल के एक फॉर्म आता है 1.2 लीटर पर हेक्टर। इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब बोटानिकल ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। या तो एक भैम बोल के होता है, ये एक एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब बोटानिकल का एक्सट्रैक्ट होता है। या धतूरा बोल के या नीम, ये दोनों का मिश्रण करके एक एक्सट्रैक्ट होता है। इस एक्सट्रैक्ट से भैम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। ये बोटानिकल या ऑर्गेनिक फॉर्म में माना जाता है। इसको आप 800 ml पर हेक्टर में आप यूज कर सकते हैं। या इन सारे ऑर्गेनिक में आप करना चाहते हैं तो इसको आप आजाडायरेक्टिन या भैम को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इन दोनों को भी यूज करने के बाद में अगर आपको कल्चरल कंट्रोल करना है तो कल्चरल कंट्रोल में क्या होता है, जो शेड होता है, जो छाया होता है, उसको कटिंग करके उसको मतलब ये करना है, खुला कर देना है प्रकाश संश्लेषण आने के लिए। और उसमें जो भी शेड मतलब कम हो जाएगा, मतलब शेड नहीं रहेगा, तो उस टाइम में वो कंट्रोल हो जाता है। मतलब जहाँ छाया रहता है वहाँ रहने के लिए वो पसंद करता है। लेकिन धूप आ जाएगा तो हेलोपेटिस का क्या होता है, होस्ट जो वो हट जाता है, तो वो उस जगह में कंट्रोल हो जाता है। और जनरली जो है नीचे में जो अननेसेसरी जो मेटेरियल्स होता है या अननेसेसरी जो वीड्स वगैरह होता है या तो फिर क्रॉस वीड होता है या अननेसेसरी मतलब वीड्स वगैरह होता है या स्टीम वगैरह होता है या सेट वगैरह होता है, उसको क्लीन आउट कर देने से मतलब क्लीन कर देने से, उसको निकाल देने से, फ्रेश कर देने से वो क्या होता है, अच्छा खासा कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक एक करके केमिकल को पहले देखना है। उससे अगर यदि हो रहा है तो ठीक है, तो उससे अगर यदि ऑर्गेनिक में जाना चाहता है तो ऑर्गेनिक बोटानिकल में और मतलब ऑर्गेनिक में आ सकता है। और ये कल्चरल जो कंट्रोल है ऑलमोस्ट सभी जगह आपको करना जरूरी बनता है, क्योंकि कल्चरल कंट्रोल से भी 30% तक कंट्रोल हो जाता है जनरली, और बाकी का 70% करना होता है। या बोटानिकल कर सकते हैं या ऑर्गेनिक में कर सकते हैं या तो फिर इंसेक्टिसाइड केमिकल में आप कर सकते हैं। इस तरह से 1 by 1 करके एक एक करके आपका मतलब कंट्रोल आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने फाइनली जो डैमेज का जो दिखाया तो उस तरह से PMC होता है, उसको पहचान के आपको करना है। ठीक है ना। अभी तक अगर यदि आपने फॉलो या तो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाले अपडेट पाने के लिए बगल में जो आइकन का बटन है उसको भी आप दबा के रखना, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, जो चाय बनता है वो चाय का जो प्रोसेसिंग होता है बनने का, जो विशेष करके CTC चाय, तो वो CTC चाय बनता कैसा है बोलने से इसका जो प्रोसेसिंग होता है, वो पहला प्रोसेसिंग जो होता है वो होता है वेदरिंग, और दूसरा प्रोसेसिंग होता है ग्रीन लीफ प्रोसेसिंग, तीसरा जो होता है फर्मेंटेशन, और चौथा जो होता है ड्राइंग।
ये 4 मेन प्रोसेस होता है। उसके अलावा शूटिंग और पैकेजिंग और ग्रेडिंग और फैक्ट्री इलेक्ट्रिफिकेशन, इन एक एक बातों को हम टॉपिक को एक एक करके हम देखते हैं। लेकिन जो टी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका मुख्य जो प्रोसेस होता है वो 4 होता है, लेकिन हम 5 जनरली मानते हैं। वेदरिंग, ग्रीन लीफ प्रोसेसिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग और शूटिंग। लेकिन इस प्रोसेस के होने से ही एक सीटीसी मैन्युफैक्चरिंग या टी बनता है। लेकिन हम 7 पॉइंट इसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर रीति से हम जानते हैं। तो हम बात करते हैं पहले वेदरिंग की। तो जो वेदरिंग होता है वो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग क्या है और वेदरिंग क्या होता है, इसके बारे में हम जानने वाला है। और इसके अलावा हम वेदरिंग प्रोसेस क्या है, वेदरिंग मशीनरी क्या होता है या कैसा दिखता है, कैसा होता है मशीनरी, या वेदरिंग में जो वर्क ऑफ लेबर किस तरह से काम करता है, ये तीनों स्टेप का वेदरिंग के बारे में हम प्रॉपर रीति से वेदरिंग के बारे में पूरा का पूरा एक एक प्रोसेस से लेकर मशीनरी से लेकर पूरा वर्क कैसे काम करता है एक एक करके हम देखेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो पहला जो होता है वेदरिंग, वो वेदरिंग जनरली 2 प्रकार की होता है, एक केमिकल वेदरिंग, एक फिजिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग क्या होता है, केमिकल वेदरिंग जो होता है, केमिकल वेदरिंग जो होता है एक्चुअली में ये केमिकल वेदरिंग उसे कहा जाता है जो कि जनरली आप देख रहे हैं बायोकेमिकल चेंज जो होता है, या जो ट्रॉप में एक प्रोसेसिंग के लिए नॉर्मली 14 घंटा से 20 घंटा तक आप उसको ट्रॉप में रख के एक प्रोसेसिंग किया जाता है, उसी को ही हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो ग्रीन लीफ के अंदर में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन ब्रेकडाउन होके एमिनो एसिड में वो टूट के कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो मैन्युफैक्चरिंग मैंने प्रोसेसिंग होते समय में कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होके वो शुगर में चला जाता है। उसी तरह क्लोरोफिल होता है फ्रेश लीफ में, क्लोरोफिल जो होता है वो भी प्रोसेसिंग होते समय में, अंडर वेदरिंग होते समय में वो ब्रेकडाउन होके क्लोरोफिल एरोमा में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से जो बायोकेमिकल इसके अंदर में होता है, कैथेजिन होता है और कैफेन होता है और पॉलीफिनॉल, ये 3 जो है चाय में इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल माने केमिकल होता है, जो ये वेदरिंग करते समय में एक इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। सपोज मान लीजिए कि 18% या 20% ग्रीन लीफ में फोलिफिलन है, तो फोलिफिलन जो होता है केमिकल वेदरिंग के टाइम में वो बढ़ के 28% या 30% चला जाता है। उसी तरह कैटेजिन जो है 14% होता है, बढ़ के 18 या 20% केमिकल वेदरिंग में वो बढ़ जाता है। तो इसी के लिए ही वेदरिंग किया जाता है, इसी को ही केमिकल वेदरिंग बोला जाता है। ये नॉर्मली 14 घंटा से 20 घंटे तक आपको ट्रॉप में लगाया जाता है। उसके बाद में आता है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग में जनरली इसके अंदर में जो मॉइस्चर होता है, जो साधारण भाषा में पानी बोलता है, इस पानी जो मॉइस्चर होता है फ्रेश लीफ में, इसको रिमूव करना मतलब लॉस करना है। इसको जितना मान लीजिए सपोज 75% है या 80% है, तो उसको रिड्यूस करना, घटाना है और उसको निकाल के कम कराना है, उसको मॉइस्चर को रिमूव करना है। तो इसी प्रोसेस को ही फिजिकल वेदरिंग बोलता है। मॉइस्चर को रिमूव करता है, इसी को ही फिजिकल वेदरिंग कहता है। इसके में जो होता है लीफ जो है नरम होता है, एकदम नरम हो जाता है और सुकड़ के कम हो जाता है। इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। अब जनरली वेदरिंग का जो परसेंटेज है वो क्या होता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक कैलकुलेशन, कितना परसेंटेज आपको वेदरिंग करना है, कितना परसेंटेज इसको रिमूव करना है मॉइस्चर को। तो वेदरिंग में जो होता है एक्चुअल में परसेंटेज 70% मॉइस्चर रिमूव करना होता है। 70% जो इसके अंदर में जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव करके निकालने हैं। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपके अंदर में अगर 100 केजी ग्रीन लीफ है, 100 केजी ग्रीन फ्रेश लीफ है, तो उसको वेदरिंग के लिए रख दिया ट्रॉप में या 14 घंटे या 20 घंटा, तो इसके अंदर में जो अंडर प्रोसेसिंग हो रहा है
वो घट के वो वेदरिंग होके कम्प्लीटली होके उसके अंदर 30 किलो से 35 किलो मतलब आपको वेदर लीफ होना, ग्रीन लीफ होना चाहिए, वेदरिंग लीफ होना चाहिए। तो इसको ही प्रॉपर 70% वेदर कहा जाता है, यानी कि 65 केजी से 70 केजी मॉइस्चर रिमूव होना है। 100 केजी ग्रीन लीफ में 65 केजी से 70 केजी मॉइस्चर रिमूव होना है और घट के 30 से 35 केजी वेदर लीफ होना है। ठीक है, इसी को ही हम परसेंटेज कहते हैं। अभी ग्रीन लीफ के अंदर में क्या क्या मॉइस्चर होता है, कितना कितना परसेंटेज मॉइस्चर होता है, ये हम देखते हैं। ग्रीन लीफ के अंदर में जनरली आपका जो फ्रेश लीफ है उसमें सीजन के हिसाब से, महीना के हिसाब से अप डाउन होते रहता है मॉइस्चर, लेकिन 74% से लेके स्टार्ट होता है 76%, 84% या 86%, 92%, 96 हाइस्ट ग्रीन लीफ के अंदर मॉइस्चर होता है। इसको घटा के रिड्यूस करना है और 100 केजी लिया है तो 55 से 70 केजी मॉइस्चर को रिमूव करना है। ठीक है, तो जनरली इसको ध्यान में रखना है, फ्रेश लीफ के अंदर में 74% से 96% मॉइस्चर होता है सीजन के हिसाब से। जो ड्राई सीजन होता है 74% और जो रेनी सीजन होता है उसमें 90 to 96% होता है, यह ध्यान रखना है। अब हम इसको बात करते हैं कि इसका मशीनरी प्रोसेस क्या होता है। जो बनता है वो इसको बोलता है बिल्डिंग ऑफ ट्रप, मतलब ट्रप बोलता है, इसका मशीनरी नहीं होता, इसके ट्रप बोलता है। वो ट्रप कैसे होते हैं हम आगे नक्शा में देखेंगे, लेकिन ये ट्रप जो है, ट्रप के लिए एक पंखा चुनना और पत्तियों की जो लोड है उसमें कितना कैपेसिटी ग्रीन लीफ होना चाहिए, उसके हिसाब से हवा का अनुपात को कितना हवा फ्लो होगा और उसको कितना तक सुखाएगा, वो कंपनी के अकॉर्डिंग में इसको बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इसके अंदर में गैस प्रेशर हवा को डिलीवरी करने के लिए लगाया जाता है। इस हवा को एक्सेस फैन और मोटर के जरिए में इसको बनाकर उस ट्रक के अंदर में डिजाइन करके उसको लगाया जाता है। और जैसे बताया मैंने फिजिकल रिमूव, जैसे कि मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको मोटर, पंखा और बिजली की एक प्रक्रिया में कंस्ट्रक्शन वाल बना के, एक ट्रप बना के उसमें फिटिंग किया जाता है और उसमें प्रोसेसिंग किया जाता है। इसी को ही ट्रप वेल्डिंग कहा जाता है। उपलब्ध फैन कैपेसिटी और एक ट्रप बनाना और हवा को इसमें कितना देना, फ्लो करना, इसको चुनौती करना। अब बात करते हैं कि ट्रप होता कैसा, दिखता कैसा है। तो ट्रप दिख रहा है ये नक्शा में। तो ट्रप का जो है इस तरह से, ट्रप जो है इस तरह से ये दिख रहा है ना, इस तरह से होता है ट्रप। ये जो दिख रहा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से एक एक करके ये हर कंपनी के लिए आपको 40 से 50 या कोई में 80 तक ट्रप होता है। ये ट्रप का डिजाइन कैसा होता है आप देखेंगे। जैसे कि इसको बोलता है हम चौड़ाई, इसको बोलता है लंबाई। ठीक है, तो इसका चौड़ाई 5 फीट होता है और इसका लंबाई जो होता है 100 फीट, माने 5 बाई 100 फीट। ठीक है, इसके हाइट का बात करें तो 3 फीट हाइट होता है। तो इस तरह से बॉक्सिंग करके वाल कंस्ट्रक्शन, वाल ईटा का बनाया या तो वुडन का, प्लाईवुड का या तो स्टील का, इस तरह से 3 मटेरियल में किसी एक मटेरियल से इस तरह से ट्रप, इस तरह से वाल करके बॉक्स करके चारों तरफ बनाया जाता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बॉक्सिंग करके बनाया जाता है, इसी को ही ट्रप बोलता है। इसी को ट्रप इस तरह से सीरियली एक ही जगह होता है। मतलब ये हो गया 5 फीट बाई लंबाई 100 फीट और हाइट 3 फीट। ठीक है, और इसके बीच में 1.5 फीट या 2 फीट में एक जल्ली लगाया जाता है। नीचे हवा रहेगा, जल्ली के ऊपर में मतलब पत्ती रहेगा, उसी अंडर वेदरिंग होता है, उसी में ही वेदरिंग होता है। ठीक है, इसी को ही प्रोसेस को ही ट्रप बोला जाता है। ये मशीनरी प्रोसेस है। अभी आगे हम बात करने वाला है कि इसमें काम क्या करता है लेबर। इसका लेबर को काम करने का जो है प्रोसेस क्या होता है। इसमें लेबर का जो काम करने का जो प्रोसेस होता है, वो लेबर जो होता है, लेबर जो होता है इसमें
एक लेवर जो होता है ट्रैप जो होता है, ट्रैप के अंदर में जो पेनल बोर्ड होता है, स्विच ऑन ऑफ होता है, हवा कितना देना है, कितना टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने के लिए एक फिक्स लेवर रहता है। उसके अंदर में 10 या 15 लेवर जो उसके स्प्रेडिंग करने के लिए, लोडिंग करने के लिए, और 10 या 15 लेवर जो है अनलोडिंग करके इसको आगे के प्रोसेस में देने के लिए, केयरिंग करने के लिए। इस तरह से 15 लोडिंग और स्प्रेडिंग करने के लिए, 15 अनलोडिंग करनी, यानी कि 30 इसमें पूरा प्रोसेसिंग एक शिफ्ट में इस तरह से ग्रीन लीफ के अकॉर्डिंग 30,000 ग्रीन लीफ के अंदर की इस तरह से मेंटेनेंस दिया जाता है। एक जो होता है हवा को, यानी कि वेदरिंग को प्रोसेस होने के लिए फिक्स दिया जाता है। इसी को ही मतलब मेंटेनेंस इस तरह से होता है। और जो होता है, जो मैंने आगे जो बताया, जो है ट्रैप देखा, वो ट्रैप इस तरह से फाइनली दिखता है। लास्ट में बनने के बाद में जो है ट्रैप इस तरह से दिख रहे हैं ना, ट्रैप इस तरह से मतलब होता है। यहाँ पे देखिए, ये डिजाइन में देखिए, जैसे कि ये हो गया, मैंने दिखा रहा है नक्शा में, ये इसको लंबाई बोलता है, और इसको बोलता है, इसको लंबाई बोलता है, इसको चौड़ाई बोलता है, इसको लंबाई में पहले भी नक्शा में दिखाया था, इसको बोलता है हाइट, ठीक है ना। और मैंने बताया बीच में, ये अगर 3 फीट हाइट है, ये 3 फीट हाइट है ना, तो ये 3 फीट हाइट के बीच में इधर में कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट इस तरह से बीच में पार्टीशन करके इसके अंदर में वो लगाया जाता है स्टील वायर नेट, मतलब एक जाली लगाया जाता है। 1 इंची बॉक्सिंग का एक वायर जाली लगाया जाता है इसके बीच में, और उसको ऊपर में एप्रोन लगाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं नक्शा में, जिस तरह से यहाँ पे जाली लगाया हुआ है और एप्रोन लगाया है। इसी के बीच में ही यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्रीन लीफ लगाया है, देख रहे हैं ना, इसी के अंदर में ही ग्रीन लीफ लोडिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि पूरा ये बन गया, ये तो है स्टील का है, इसके अंदर में एक फैन होता है और एक्सेस पंखा होता है, इसमें ही हवा पास होता है। और यहाँ पे जो पत्ती स्प्रेडिंग किया है या इसमें लोडिंग किया है, ये प्रोसेस होता है, ये हवा के जरिए में हवा कंटिन्यूस 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा इस तरह से चलता है, इसी में ये प्रोसेसिंग होता है। इसी को ही वेदरिंग बोलता है, ठीक है ना। वेदरिंग किसे बोलता है, यहाँ पे जो लगाया है ग्रीन लीफ, इस ग्रीन लीफ को जो 14 घंटा 15 घंटा हवा कंटिन्यू एक नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री या 36 डिग्री जो भी हो, नॉर्मल टेम्परेचर में कंटिन्यू 14 घंटे जो चलता है, मॉइस्चर रिमूव होता है, इसी प्रोसेस को ही वेदरिंग बोला जाता है, ठीक है। तो अभी इसी बात को आप लोगों को यहाँ पे जो है ध्यान करके रखना है। और नेक्स्ट जो होता है, आपको यहाँ पे देखिए, इस तरह से स्टोरेज होता है पत्ती। स्टोरेज होने के बाद इस तरह से ट्रैप में देख रहा है, इस तरह से स्टोरेज है ट्रैप में, हर ट्रैप में जिस तरह से 30-35 जो भी हो, इस तरह से ट्रैप में स्प्रेडिंग किया जाता है, 14-15 घंटा लगाया जाता है। और जब ये 70% मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, यानी कि 100 केजी ग्रीन लीफ है तो वो घट के 35 केजी 30 केजी हो जाएगा, तो इसको आगे का प्रोसेसिंग रोलिंग करने के लिए इसको भेज दिया जाता है। तो रोलिंग करने के लिए जो भेजा जाता है, इस तरह से ट्रक में जो होता है, यहाँ पे जो रेलिंग दिख रहा है, यहाँ पे रेलिंग, इस रेलिंग से उठा के इस रेलिंग में से लेके आगे तक जाता है, और वो रोलर बेड में रोलिंग करने के लिए, मैंने कटिंग करने लिए, कट करने के लिए रोटर बेड में, रोलिंग बेड सिटी बेड में जाता है। तो यहाँ से इस तरह से उठाया जाता है, ये दिख रहे हैं ना, इस तरह से रेलिंग होता है। यहाँ से जो पहले मैंने दिखाया नक्शा में, तस्वीर में, वहाँ से यहाँ से उठा के यहाँ पे भर के यहाँ पे जाता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो ये ट्रैप होता है, ट्रैप का जो हाइट 3 फीट है, तो 3 फीट में मैं पहले भी बताया, 3 फीट जो है उसके इस 3 फीट के अंदर में ये 1.5 फीट या 2 फीट के बीच में इस तरह से पार्टीशन करके बीच में इस तरह से स्टील वायर नेट लगाया जाता है, 1 इंची बॉक्सेस वाला, और उसके ऊपर में एप्रोन लगाया जाता है। उसके ऊपर में ही उसको प्रोसेसिंग करने के लिए ग्रीन डब्बो लगाया जाता है। नीचे में हवा रहेगा, ऊपर में पत्ती रहेगा। मतलब सपोज मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये है 3 फीट, ये है 3 फीट, तो यहाँ पे मान लीजिए 1.5 फीट नीचे वाला और ऊपर वाला 1.5 फीट, ठीक है। तो ऊपर वाला जो 1.5 फीट होता है उसमें पत्ती रहेगा, नीचे वाला में हवा आएगा, पूरा आगे तरफ मोटर रहेगा, पूरा इसमें हवा आते रहेगा कंटिन्यू, नीचे हवा मार के ऊपर पत्ती को मॉइस्चर को रिमूव करेगा, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आपका जो है इस तरह से ट्रक के अंदर में प्रोसेसिंग बनता रहता है। तो यही है मेन मशीनरी, और मशीनरी बोलेगा तो यही है, एक पंखा रहता है,
मोटर रहता है, स्ट्रप रहता है। इसी को ही वेदरिंग मशीनरी या वेदरिंग ट्रप बोला जाता है। और प्रोसेसिंग मैंने बताया मॉइस्चर रिमूव करना या कम बायोकेमिकल इसको चेंज करना, इसी को ही मतलब बोला जाता है वेदरिंग। ठीक है ना। और जो मैंने एक्सेस फैन बोला वो एक्सेस फैन इस तरह से दिखता है। ये जो मैं जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये इस तरह से बड़ा करके एक्सेस फैन होता है। ये फाइबर का भी हो सकता है या स्टील प्लेट का भी हो सकता है। इस तरह से एक्सेस फैन होता है और इसके अंदर में एक मोटर रहता है। फैन के अंदर में ही मोटर लगा, मोटर 2 HP 3 HP जैसे ट्रक का डिजाइन होता है उसी तरह से होता है, 2 HP 3 HP जो भी हो, लेकिन 2-3 HP का जनरली 5/100 लंबाई चौड़ाई में होता ही होता है। इस तरह से हर ट्रक में, ये देख रहे हैं ना, हर ट्रक के अंदर में इस तरह से एक एक मोटर हर ट्रक में, देख रहे हैं ना, हर ट्रक के अंदर में एक एक करके इस तरह से एक्सेस फैन जो है मतलब हर में लगाया हुआ रहता है। मतलब हर ट्रक के अंदर में इस तरह से एक्सेस फैन हर ट्रक में इस तरह से लगाया जाता है। इसी तरह से मशीनरी का प्रोसेस बनाया जाता है। अभी ये जो है इसमें जो एक मेंडेज बोला मैंने कि एक मेंडेज जो फिक्स होता है वो हवा को पास करने के लिए वेदर एयर इनसाइड, तो इसके लिए जो है किस तरह से पास करता है, एयर वॉल्यूम को कंट्रोल करना, कितना हवा देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है, टेम्परेचर क्या करना है, वो कितना घंटा देना है, उसको मेंटेन करने के लिए एक मेंटेन रहता है। वो उसका काम ही हवा को कंट्रोल करना, कितना देना। उसके बाद टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कलेक्शन वो 35 डिग्री से कम हो, जब 37 डिग्री 37 डिग्री ऐसा ना हो, फिर ज़्यादा है तो उस कंप्यूटर को टेम्परेचर को कम करना। और कोई के टाइम में इसमें जो है टेम्परेचर कंट्रोल करने का मतलब ये है कि इसमें हीट जो है वो एक गर्म करने के लिए हीटर लगाया जाता है 1 इंची गोम में। और इससे क्या होता है बोलने से, जो ज़्यादा मॉइस्चर रहता है तो उस टाइम में टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा के मॉइस्चर को जल्दी रिमूव करना, इसीलिए टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया जाता है कंप्रेसर। और एक हाइड्रो टेम्परेचर मीटर होता है, उसको टेम्परेचर को देखने के लिए, तापमान को देखने और ह्यूमिडिटी को देखने के लिए। ठीक है। उसके बाद एयर प्रेशर हर जैसे कि उसमें लगाया जाता है प्रेशर कंप्रेसर लगाया जाता है सेंसर, जिससे कि हवा कितना प्रेशर है, कितना घंटा चलना है, इससे पता करने के लिए एयर प्रेशर कंप्रेसर आगे में ही नक्शा में दिखाने वाला हूँ। इस तरह से स्विच ऑन ऑफ का बटन होता है, इस बॉक्स होता है। ग्रीन वाला जो होता है ऑन करने के लिए, और रेड वाला जो होता है आपका ऑफ करने के लिए। ये दिख रहा है, ये रेड वाला ऑफ करने के लिए, और ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ऑन करने के लिए। ठीक है ना। इस तरह से आपका ये बना रहता है, स्विच बना रहता है। इस स्विच से ही आपको ऑन ऑफ करके हवा देना है पैनल बोर्ड के अंदर से। ठीक है। इस तरह से पैनल बोर्ड होता है, देखें पैनल बोर्ड के अंदर से ही इस तरह से हवा का आपको कंट्रोल करने के लिए, इसको मशीनरी के यूज करने के लिए होता है। और इस तरह से मैंने जो हीट का टेम्परेचर हीट करने के लिए बोला, इस तरह से ही आगे तरफ में दिख रहा है, इस तरह आगे तरफ में इस तरह से जो होता है 1 इंची या 2 इंची, इस तरह से LPG गैस का उसका हीट करने के लिए ऐसा दिया जाता है, जो कि हवा को फेंक के उस ट्रैप से अंदर ट्रैप में ले जाए। ठीक है। इस तरह से होता है, यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह से एक्सेस फैन मोटर होता है, और इस तरह से पाइप लगाता है हीट माने टेम्परेचर को पास करने के लिए। फाइनली जो मैंने एयर कंप्रेसर के बारे में बताया, तो एयर कंप्रेसर या एयर पास प्रेशर का जो होता है सेंसर इस टाइप से लगा हुआ रहता है, इस टाइप से जो है लगा रहता है। उसके बाद में इस तरह से आपका लगा रहता है, और इस तरह से प्रेशर को मापने के लिए मीटर रहता है। इस तरह से आपका पैनल बोर्ड होता है। फाइनली इस तरह से ही आपको पूरा सेटअप रहता है। इसी के द्वारा कंप्यूटर मैनेज करना है, हवा कितना देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है, कितना घंटा देना है, कितना रहेगा तो अच्छा, नहीं रहेगा तो ज़्यादा हवा देने से भी खराब हो जाता है। इसीलिए हवा देने का भी एक प्रोसेस है। 102 घंटा देने के बाद में आपको वेदरिंग का परसेंटेज मापना पड़ेगा, मतलब चेक करना पड़ेगा। ठीक है। अगर चेक नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा अगर जल्दी हवा दे दिया तो चेक खराब होने का चांस ज़्यादा करके होता है। इसीलिए उसको जो है प्रॉपर रीति से आप देखना, प्रॉपर रीति से कितना हवा दे रहा है, कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, उसको देखना है। ठीक है ना। अगर यदि ज़्यादा दे रहा है तो खराब होने का मतलब, ज़्यादा ड्राई हो जाने से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक नहीं होगा। वो 70% 65% ही होता है।
इसलिए 12 घंटा में आपको इसके पैनल बोर्ड के द्वारा आपको जांचना है, चेक करना है, ठीक है। और आगे का प्रेस कंप्लीट हो जाने के वेदरिंग पूरा कंप्लीटली हो जाने के बाद में आपका वेदरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से ट्रप से बैग में उठा के इसको बैग में उठा के इस रेलिंग दिख रहा है, इस रेलिंग में भर के आगे का रोलिंग वैन में भेजा जाता है। रोलिंग वैन सीटीसी बेल्ट के लिए इस तरह से भर के बैग में आगे के लिए मतलब भेजा जाता है। इस तरह से देख रहे हैं ये बैग में भरा हुआ इस रेलिंग में जा रहा है, यानी कि दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा है। ये उसकी प्रोसेसिंग आगे के रोलिंग होने के लिए जा रहा है, ठीक है। ये जो मशीन देख रहा है राइट साइड में इस तरह से रोलिंग मशीन होता है, इस तरह से रोटर विंड होता है, इस तरह से सीटीसी मशीन होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सीट मतलब रोलर क्या होता है और रोलर का प्रोसेसिंग क्या होता है और रोलर मशीन क्या होता है और रोलर में वर्क लेबर कैसे काम करता है। मतलब 3 चीज जैसे हमने सेम वेदरिंग में देखा वैसे ही 3 चीज हम रोलिंग के लिए रोलिंग प्रोसेसिंग, रोलिंग मशीनरी, रोलिंग वर्क एक करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि ग्रीन लीफ का प्रोसेसिंग। ग्रीन लीफ प्रोसेसिंग के पहले हमको शिफ्ट होके जो है आना है पत्ती, उसके बाद में यहाँ पे है रोलिंग इज द प्रोसेस वेयर रोलर आर यूज्ड टू रप्चर सेल वॉल ऑफ द वेदर लीफ फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द पॉलीफिनल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। मतलब हवा के द्वारा ही जो मतलब आगे का प्रोसेस में सेल वॉल को टूट करके वो करना होता है, इसी को ही रोलिंग करते हैं। मतलब हिंदी भाषा में अगर सिंपल अगर देखें तो वेदर लीफ को क्रॉस टीयर कट करना, ठीक है। वेदर लीफ को क्रॉस टीयर करना इसी को ही रोलिंग कहता है। रोलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुरझे हुए पत्तियों को सेल वाल को तोड़ने के लिए रोलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हवा की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो पॉलीफिनल है ऑक्सीडाइज हो सके। इसी प्रोसेसिंग भी वो रोलिंग कहा जाता है। और रोलिंग का जो है फर्स्ट प्रोसेसिंग होता है रोटर वेन। मतलब रोटर वेन के अंदर में जो है इस तरह से दिख रहा है, ये रोटर वेन है, दोनों ऊपर में ये 2 रोटर इस तरह से रोटर वेन में आता है। ये वाला नया रोटर वेन ये बाहर से दिखता है, भीतर से इस तरह से दांत होता है, ये दिख रहा है, भीतर से इस तरह से तीत बोलता है, दांत होता है, बाहर से इस तरह है। तो ये फाइनली जो रोटर वेन बोलता है इसको, ये रोटर वेन में जो आता है, तो रोटर वेन में आने के बाद में यहाँ से मुंह में पत्ती यहाँ पे गिरेगा, यहाँ से पत्ती जो दिख रहा है यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे जो है पत्ती पूरा यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे जो गिरेगा इसमें यहाँ से, तो इसको ही हम रोटर वेन कहा जाता है। इसमें हम क्रश होता है, यहाँ पे क्या होता है इस मशीन के अंदर में क्रश होता है, मतलब पत्ती को इसमें से गिर के इस मशीन में कूचता है, पूरा कूच के खुदरा इस तरह से खुदरा एकदम छोटा आकार में बना देता है, ठीक है ना। इसी को ही प्रेस बोला जाता है, यानी क्रश बोला जाता है, ठीक है। और हम आगे का जो है इस तरह से हम देखते हैं, क्रश होने के बाद में कूट के इस तरह से कन्वेयर बेल्ट होता है, इस बेल्ट से आगे को पास होता है। इस तरह से कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पे रोटर बेंच से गिर के आगे के लिए सीटीसी बेल्ट में जाता है। सीटीसी बेल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये एक सीटीसी बेल्ट है, एक दिख रहा है ना, ये एक सीटीसी बेल्ट में 4 टेबल होता है। एक सीटीसी टेबल है, इसके अंदर में 4 बेल्ट लगाया हुआ है, 1 नंबर बेल्ट, 2 नंबर बेल्ट, 3 नंबर बेल्ट, 4 नंबर बेल्ट, मतलब 4 टेबल। मतलब एक बेल्ट के अंदर में 4 टेबल है, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल। अब ये टेबल क्या होता है हम देखते हैं पहले। अब ये टेबल क्या होता है, हम इसको देखेंगे। टेबल एक्चुअली में ये है कि यहाँ पे एक मोटर लगाया हुआ है, यहाँ पे 2 रोलर लगाया हुआ है, एक टेबल, फिर यहाँ पे एक मोटर लगाया हुआ है, यहाँ पे 2 रोलर लगाया है, 2 टेबल, फिर यहाँ पे एक मोटर लगाया है, यहाँ पे 2 रोलर लगाया है, उसको तीसरा टेबल। इसी तरह से यहाँ एक मोटर और 2 रोलर, एक चौथा टेबल होता है। तो यहाँ पे जो मशीनरी का जो बात है, मशीनरी किस तरह से होता है सेटअप, हम इसको देख रहे हैं। तो मशीनरी का जो सेटअप होता है यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना मशीनरी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो फर्स्ट वाला में जो है इसमें आप मानिए 10 HP का मोटर है, यहाँ पे एक मोटर लगा 10 HP का मोटर है, और यहाँ पे 2 रोलर लगाया हुआ है, यहाँ पे 2 रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे एक मोटर, ठीक है। तो एक मोटर यहाँ पे 2 रोलर लगाया हुआ है,
इस तरह से मतलब आगे पीछे करके दोनों रोलर को इस तरह से आगे पीछे करके दोनों को एक जगह में सटाया हुआ रहता है। रोलर एकदम इसे करके सटा के एकदम एकदम नज़दीक में ही सटा के इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक रोलर है, यहाँ पे एकदम सटा के एकदम मतलब बहुत कम 5-7 mm का इसे गैप रहता है, जिसमें यहाँ पे पत्ती गिरेगा। यहाँ पे रोटर में से यहाँ से कन्वेयर बेल्ट में आएगा, यहाँ पे पत्ती गिरेगा, ये फिर ऐसे आगे करके कन्वेयर बेल्ट में जाएगा, फिर यहाँ पत्ती गिरेगा, फिर यहाँ पे कटिंग होगा, यहाँ पे कटिंग होगा, यहाँ पे फिर ऐसा करके जाएगा, फिर यहाँ पे उसमें रोलर बेल में रोटर बेल में मैंने रोलर से कटिंग होगा, यहाँ पे पूरा इस जगह में कटिंग होगा, फिर यहाँ से कट के आगे निकल के यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर इस तरह से कटिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कटिंग होगा, फिर यहाँ से आगे गुगी में चला जाएगा। तो इस तरह से 1 मोटर, 2 मोटर, 3 मोटर, 4 मोटर और यहाँ पे 2 रोलर रहता है। इसी को ही CTC मशीन, CTC बेल्ट कहा जाता है। इस मशीन को CTC बेल्ट या CTC मशीन कहा जाता है। इसी प्रोसेस को ही रोलिंग कहा जाता है प्रैक्टिकल तौर पे, इसी को ही रोलिंग। यहाँ पे कटने के बाद में यहाँ पे गुगी में आता है। गुगी में एक्चुअली में ग्रेडिंग होता है, दाना बनता है, जो डस्ट रहता है पूरा काट के डस्ट होता है, वो डस्ट को इस पे शेप देता है, एक आकार देता है, और एक ग्रेडिंग का एक दाना होता है। फिर यहाँ से आगे को फर्मेंटेशन के लिए चला जाता है। मतलब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होने के बाद में आपको फर्मेंटेशन के लिए आगे का प्रोसेस के लिए चला जाता है। तो आपको इस मशीनरी में वर्क का जो बात है, तो वर्क जो है इसमें वर्कर जो है किस तरह से इसमें काम करता है बोलने से, इस तरह से राइट साइड में देखो पूरा सेटअप होता है। तो इसमें एक पैनल बोर्ड भी होता है जिसमें एक लेबर होता है। इस लेबर पूरा पैनल बोर्ड के द्वारा इसको मशीन को चलाता है। इसमें एक फिक्स लेबर रहता है एक बेल्ट में, उसमें इस साइड में जो मटेरियल गिरा रहता है उसको यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग करना है। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग करने के बाद मतलब जो गिरा रहता है उसको यहाँ पे ऊपर में डाल देता है प्रोसेसिंग के लिए, मतलब वेस्ट ना हो। ठीक है, और इस साइड में जो जमा रहता है उसको क्लीन करता है। इसके लिए एक मेंडेज फिक्स रहता है, उसको चलाना, कितना चलाना, प्रेशर कितना देना, ठीक से कट रहा है नहीं कट रहा वो चेक करना, इसके लिए एक फिक्स होता है। अगर लीवर का बात करें तो हर 4 बेल्ट में 4 लीवर रहेगा। तो इस तरह से आपका जो CTC बेल्ट दिखता है, ठीक है ना, CTC बेल्ट दिखता है। उसके बाद में ये CTC बेल्ट हो गया, ये जो ये दिख रहा है फर्स्ट वाला CTC बेल्ट, ये CTC बेल्ट में कंप्लीट होने के बाद में ये जो है CFM मशीन बोलता है। CFM मशीन में इसमें आता है गुगी में ग्रेडिंग होके, मतलब शेप बन के इसमें आता है। इस मशीन को CFM मशीन कहा जाता है। ये दिख रहा है, इसको CFM मशीन कहा जाता है। इसमें जो है फर्मेटिंग होता है। आगे को हम प्रोसेस को देखने वाला है। मशीनरी इस तरह से होता है, CFM मशीन देख रहे हैं ना, इस तरह से CFM मशीन होता है। इस तरह से पूरा का पूरा सेटअप लगा रहता है। तो अभी हम बात करते हैं CTC मशीन में जो गुगी होता है, गुगी के अंदर में जो जाता है इस तरह से एक कन्वेयर बेल्ट होता है। उस बेल्ट के जरिए वो आगे पास होता है, और पास होने के बाद में हमको फाइनली CFM में या इस मशीन में आता है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा बात हम फिर एक बता देता है। जैसे कि जो रोलर का बात बोला था मैंने, वो रोलर जो होता है वो 36 इंची का होता है और 46 इंची का होता है। मतलब रोलर का साइज 36 इंची और 46 इंची रोलर का साइज होता है। ठीक है, इस तरह से 30 इंची का भी होता है अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन इस वाला में हम देख रहे हैं 36 इंची। ठीक है, अभी 36 इंची वाला जो चार्ज कैपेसिटी वेदर लिफ्ट जो होता है 1 घंटा में 90 kg से 150 kg से लेके, और 46 वाला इंची में 260 kg से 350 kg, मतलब 1 घंटा में वो रोलिंग कर देता है। अभी टेबल का बात करें RPM तो 58 RPM वाट पावर से लेके हॉर्स पावर से लेके 60 हॉर्स पावर होता है एक मोटर के अंदर में, इतना मतलब रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पावर रिक्वायरमेंट का बात करें 10 HP से लेके 15 HP का जो मोटर होता है, 10 HP से 15 HP का मोटर होता है, 15 HP का मोटर, इसमें 8 किलोवाट से लेकर 15.5 किलोवाट का पावर सप्लाई होता है। उसी तरह से 15 HP से 20 HP में 12.5 जो किलोवाट है उससे 15.5 किलोवाट होना अनिवार्य है। इस तरह से सेटअप होता है। इसमें प्रोसेसिंग प्रॉपर रीति से प्रोसेसिंग होने के लिए होता है। ठीक है, इस तरह से आप रोलर को आप देख सकते हैं। क्या देख रहे हैं ना, रोलर इस तरह से होता है।
अच्छा, रोलर में और एक चीज़ मैं बताऊंगा। रोलर में एक चीज़ बताने के लिए आपको मैं चाहता हूँ, जैसे कि रोलर रोलर जो बताया है, दो रोलर होता है ना, एक एक मोटर ने दो रोलर बताया। तो इस तरह से ही आमने सामने यहाँ पे जिसे लगाया है उसे आमने सामने में एकदम सटा के यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, सिर्फ यहाँ पे 10 mm का फर्क रहता है, सिर्फ 5 से 10 mm का गैप रहता है बीच में। मतलब एक मोटर, ये दो मोटर इस तरह से लगाया जाता है, ये बीच में सिर्फ 5 mm से 10 mm का गैप रहता है। इस तरह से एक दूसरे को यहाँ पे एक मोटर दो मोटर इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। तो मोटर मतलब रोलर जो है इस तरह से जो टेबल होता है वो टेबल में इस तरह से रोलर होता है। ये इसी को ही हम रोलर, जो तस्वीर में देख रहे हैं ना, इसी को रोलर कहते हैं। अच्छा, रोलर में जो दांत होता है, एक दांत इस तरह से है, एक दांत इस तरह से लंबा है, और एक दांत यहाँ पे टिक 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 छोटा छोटा यहाँ पे दिख रहा है ना, एक टिक 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 छोटा छोटा, ये एक दांत है। मतलब दो रोलर में दो प्रकार की दांत का डिजाइन किया है। टीथ जो होता है रोलर में, जो टीथ होता है वो दो प्रकार का टीथ को डिजाइन। अच्छा, जो रोलर है, रोलर का जो बात बताया था, जो रोलर जो है उसमें पावर क्या होता है, मतलब पूरा का पूरा जो रोलर का लिए जो मोटर यूज किया जाता है, उसका मोटर जो होता है, उस मोटर के लिए मतलब मोटर का जो पावर है उसका क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो हम देखें जैसे टेबल वन में जो है 10 HP का अगर यदि मोटर लगाया है तो उसमें जो आरपीएम का जो पावर है वो 8.5 से लेके 12 माने 12 kW का मतलब पावर आरपीएम होना चाहिए। और टेबल 2 में अगर 25 HP है, 25 HP तो होना ही चाहिए, तो है, तो उसमें आरपीएम जो है 21 से 23.5 kW का माने पावर रिक्वायरमेंट आरपीएम होना चाहिए। और टेबल 3 में 15 HP का है, तो 15 HP का है तो 12 से लेकर 14.5 kW का आरपीएम होना चाहिए। और टेबल 4 में अगर यदि 20 HP का है तो आपका जो पावर है वो आरपीएम 17 से 19.5 kW का पावर होना अनिवार्य है, ठीक है ना। अभी इस तरह से आपका मोटर, इस तरह से पूरा का पूरा जो मोटर है ना, मैंने जो दिखाया कहा था, वो जो मोटर इस तरह से आपका मोटर इस तरह से दिखता है, इस तरह से मोटर होना चाहिए। और थोड़ा मोड़ा मोटर का जो है आपका जो है मोटर का नॉलेज होना जरूरी है। मोटर का अगर नॉलेज नहीं है तो फिर थोड़ा बाद में जो है कुछ हो जाने के बाद में दिक्कत हो रही है। तो मोटर का जो है इसका बारे में, मोटर कितना एचपी कितना पावर ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि उसी पावर के हिसाब से और दोनों रोलर का रेशियो के हिसाब से वो कटिंग होता है, ठीक है ना। वो दोनों कटिंग होता है, उस कटिंग के हिसाब से ही चाय का आपका जो है क्वालिटी इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए इन सारी बातों का रोलर, दांत, मोटर, अभी मैंने पहले बताया जो रोलर होता है उसमें मोटर होता है और जो है रोलर होता है। मोटर और रोलर जो होता है उसको हम फाइनली उसको हम सीटीसी बेल्ट करते हैं इसी के द्वारा में। और जो मोटर और रोलर के अलावा इसमें चेन, बैरल, बेरिंग और सॉकेट, मतलब बहुत सारा जो होता है मशीनरी का प्रोसेस, ठीक है। और जो सेगमेंट होता है जो रोलर, उसमें जो दांत होता है, इन सारे प्रोसेस तीनों को मशीनरी को मिल के ब्रश कंटिन्यू रोलर कहा जाता है। अगर अच्छा प्लीज, अच्छा एक बार, अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो आइकन का बटन है उसको दबा करें ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आप मत भूलिए कि बगल में जो है आई का बटन दबा के और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। तो अभी हम बात करने वाले हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में। अभी फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन मशीनरी और फर्मेंटेशन वर्क लेवल। मतलब जिस तरह से हम रोलर में देखा उस तरह से हम फर्मेंटेशन के लिए भी तीनों चीज देखने वाले हैं। तो फर्मेंटेशन एक्चुअली में क्या है ना। फर्मेंटेशन किसे कहा जाता है? फर्मेंटेशन वह प्रोसेस है जिसके दौरान चाय की पत्तियों की मौजूदगी में पॉलीफिनल एंजाइम को मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होते हैं और बाद में मिलकर कलर कंपोनेंट को बनाते हैं, यानी कलर चेंज होता है, ग्रीन से ये ब्राउन में चला आता है, जो चाय की क्वालिटी को योगदान देता है। रोलिंग के बाद में तुरंत ही सेल टूटने के बाद में ही
फर्मेंटेशन शुरू किया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को ही हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात है कि फर्मेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पॉलीफिनल एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होते हैं और कलर चेंज होता है, कलर बनता है। इसी प्रोसेस को ही क्वालिटी बनता है, इसी प्रोसेस की ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन जो होता है इस तरह से गुगी होता है, यहाँ देख रहे हैं नक्शा में, ये गुगी होता है। इस गुगी के बाद में जो उसको कन्वेयर बेल्ट के द्वारा शिफ्ट होता है और फर्मेंटेशन इस तरह से फर्मेंटेशन मशीन में आता है। इसे राइट में दिख रहा है, ये फर्मेंटेशन मशीन है। ये जो देख रहे हैं ना राइट में, ये फर्मेंटेशन मशीन है। ये जो देख रहे हैं राइट में, इसको फर्मेंटेशन। अच्छा, इसमें और एक चीज़ ये जो दिख रहा है, इसको डाई बोलता है, लेबलिंग डाई। इसमें एडजस्टमेंट किया जाता है कि फर्मेंटेशन मशीन के अंदर में कितना कैपेसिटी, कितना डस्ट टी आ रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ये कूट के डस्ट होके आ रहा है, तो उस आने के बाद में इसमें कितना इंची दिया जाएगा, इससे एडजस्ट किया जाता है। अभी इसको ये जितना यहाँ पे दिख रहा है, ये जितना दिख रहा है, ये जितना दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये सारे को जो बोलता है, इस मशीन को बोलता है, मतलब सीएफएम मशीन बोलता है। इसको एडजस्टमेंट डाई बोलता है। एडजस्टमेंट, इसमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट होता है, इसमें 5 इंची 4 इंची इसका हाइट दे के इस ट्रे के अंदर में, मतलब सीएफएम मशीन के अंदर में ट्रे होता है, उस ट्रे के अंदर में 4 इंची 5 इंची एक लंबाई, मतलब मोटाई का एक थिकनेस, इसी के द्वारा एडजस्टमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कितना थिकनेस होता है। इसमें सिर्फ 4 इंची या 5 इंची, ये दो जो होता है, इसका थिकनेस जो मोटाई है, इतना रखने से बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बनने का संभावना होती है। और ज़्यादा 7 इंची 8 इंची इस तरह का तो उतना अच्छा क्वालिटी नहीं बनता है। मतलब सीएफएम के अंदर में जो आता है उसका थिकनेस 4 से 5 इंची अच्छा होगा, ठीक है। 7-8 इंची थोड़ा क्वालिटी उतना नहीं होता है। तो इस मशीन में जो आता है थिकनेस, तो जो सेटिंग होता है, इसमें आपको ये ध्यान देना जरूरी है। अगर इसका ध्यान नहीं देगा और जनरली नॉर्मल रीति से आप करेगा तो बाद में क्वालिटी में थोड़ा कम बेसी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे कि सीएफएम मशीन माने दिखता कैसा है, ये सीएफएम मशीन होता क्या कैसा है, तो ये है सीएफएम मशीन। ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं नक्शा, इसमें होता है, ये इसी को बोलता है सीएफएम मशीन। ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो है सीएफएम मशीन कहते हैं, है ना। इस सीएफएम मशीन में इसमें जो होता है नूड होता है, हवा, पानी और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पासिंग होता है, और इसी प्रोसेस में मिल के मतलब ऑक्सीडाइट होता है, और ऑक्सीडाइट होके कलर चेंज होता है। मतलब पहले हम देखा था ग्रीन था, इसमें आने के बाद में ब्राउन कलर हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं ना, ब्राउन हो रहा है, पहले ग्रीन था किंतु अभी देख रहे हैं यहाँ पे आया ब्राउन हो रहा है। तो ये ब्राउन क्यों होता है, यहाँ पे हवा पानी और तापमान, हवा पानी तापमान के एक मिश्रित से 1 घंटा का एक फर्मेंटेशन हो रहा है ना। 1 घंटा इस मशीन में, इस ट्रे के अंदर में 1 घंटा ये रहता है। हवा और ह्यूमिडिटी, हवा और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये तीनों का मिश्रित से एक प्रोसेसिंग होता है, इसको फर्मेंटेशन कहता है। इसमें जो है कलर का चेंज होता है, जैसे कि पॉलीफिनल जो होता है वो थियारोबिगिन, मतलब कैटेजिन जो है थियारोबिगिन और थियाफ्लेविन में ये केमिकल टू चेंज हो जाता है, जिसके कारण से वो ब्राउन कलर का बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ब्राउन होने का वही है कि कैटेजिन जो है थियारोबिगिन और थियाफ्लेविन में कन्वर्ट होके हो जाता है, और इसमें क्वालिटी इंक्रीज हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पे ब्राउन हो जाता है ग्रीन कलर से। तो यहाँ हवा और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, इन तीनों के मौजूदगी में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज का प्रोसेस होता है, इस एंजाइम ऑक्सीडाइज होता है, इससे ही क्वालिटी का ये होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मतलब कितना रखना है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चीज़ को हमको यहाँ पे देखना। जैसे वो फर्मेंटेशन हो गया सेवन, तो इसका टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। टेम्परेचर कितना होनी चाहिए, टेम्परेचर 28 डिग्री से 29 डिग्री होना चाहिए इस सीएफएम मशीन के अंदर में। अगर इतना से कम है तो भी अच्छा नहीं बनेगा, ज़्यादा है तो भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर 28 से
29 है तो बहुत अच्छा क्वालिटी का चाय माना जाता है, अच्छा क्वालिटी चाय बनता है। अगर इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा फर्मेंटेड हो जाएगा, और मतलब कम क्वालिटी बनने का चांस होता है। एकदम टी बोर्ड ऑफ इंडिया या TRA का स्टैंडर्ड जो है, मतलब टेम्परेचर जो होता है वो 28-29 होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी जो होता है वो 95 से 98 के बीच में होना चाहिए। कम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, फर्मेंटेशन के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। आपको याद रखना है कि फर्मेंटेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, बोले तो 28-29, और ह्यूमिडिटी 95 से 98। और स्प्रेड, इसका थिकनेस मैंने बताया 4 से 5 इंची बहुत बेस्ट होता है, ज़्यादा नहीं। और हवा लगातार देना चाहिए, ठीक है ना। ट्रक के अंदर में वो जो ट्रे है, ट्रक शेपिंग मशीन के अंदर में ट्रे, हवा हर समय वो कंटिन्यू दिया रहे, चालू रहना चाहिए, एकदम बूम साइज में बना रहता है, ठीक है, इसमें हवा आता है। तो यही है सारा चीज मिलके फॉर्मेटिंग का प्रोसेस। और अभी हम आगे बात करेंगे इस प्रोसेस के बाद में जो होता है डायर प्रोसेस, डायरिंग प्रोसेस। इसमें भी हम 3 चीज देखते हैं, ड्राइंग प्रोसेस, ड्राइंग मशीनरी, ड्राइंग वर्क ऑफ लेबर, ठीक है ना। इस तीनों चीज को हम एक एक करके देखते हैं। ड्राइंग में भी यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे कि drying is the process during which the enzyme activity at the stop moisture content is brought down to 2 and 3% only। मतलब यहाँ पे जो ड्राइंग होता है वो पूरा का पूरा जो एंजाइम रहता है, उस प्रोसेस जो एक्टिव रहता है एंजाइम, वो पूरा का पूरा ड्राइंग का प्रोसेस में आने से स्टॉप हो जाता है, मतलब एकदम रुक जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाता है इस प्रोसेस में, है ना। उसके बाद में क्या होता है, जो मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो हटना, रिमूव होके वो सपोज मान लीजिए 20-25% इसमें मॉइस्चर था, तो वो घट के 2% इसमें हो जाएगा, जो सूख के पक के। इस विधि को ही ड्राइंग कहते हैं। मतलब खाली और खाली 2% से 3% मॉइस्चर रहना चाहिए, मतलब ड्राइंग होने के बाद में। इसी प्रोसेस को ही ड्राइंग कहते हैं। अभी ड्राइंग में आपको ड्रायर एडजस्टमेंट ध्यान देना है, ड्रायर कैपेसिटी और ड्रायर ट्रे और मॉइस्चर आप टेकिंग, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता है लोड एंड ट्रे, मतलब कितना वो पत्ती कटिंग होकर डस्ट होकर या कितना लोड होना चाहिए, वो तो मेकिंग के हिसाब से ऑटोमेटिक वो ले जाएंगे, उसमें जानने की दरकार नहीं है। लेकिन ये ड्रायर, अभी जो हम बात करते हैं कि वो जो चाय के अंदर, मतलब जो ड्रायर के अंदर जो है, ड्रायर मशीन के अंदर में, तो ड्रायर मशीन जो है उस मशीन के अंदर में वो चाय प्रैक्टिकली वो पकता कैसे है, पहले भी बताया। इसके अंदर में जो रहता है वो टेम्परेचर जो होता है, वो टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो ह्यूमिडिटी का बात है, वो ह्यूमिडिटी जो है वो 95 से 96 तक ह्यूमिडिटी होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से भीतर में जो शेपिंग मशीन है, मतलब डायर मशीन है, उस भीतर का जो टेम्परेचर 100 से 110 होना चाहिए। अब बाहर में थोड़ा 15 तक मतलब कम भी हो जाता है, बाहर का 95 या 100 ऐसा होता है, लेकिन भीतर का जो होता है वो 110 से 100 मतलब 100 से 110 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी 95 से 96 या होना चाहिए। फाइनली जो है भीतर में जो डायर मशीन के अंदर में आता है, इस तरह से भीतर में ट्रे होता है। ट्रे में जो इस तरह से जो चाय आता है, वो चाय जो इस तरह से आने के बाद में जो बॉइलिंग होता है ना, उसमें बॉइलिंग में हवा इसमें दिया रहता है, हवा छोड़ा रहता है, ऐसा एकदम बैठा नहीं रहता है, हवा दिया रहता है। और हवा देने के बाद में ये जो डायर का जो ट्रे है वो हमेशा इस तरह से शेकिंग होता रहता है, मतलब हिलते रहता है, इस तरह से ऐसे ऐसा करके, इस तरह से हिलते रहता है, मतलब चेक 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 ऐसा करके हिलते रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो इस तरह से इस तरह से इस तरह से हिलते रहता है, वो हिलते रहता है। मतलब हिलते रहने से वो क्या है, वो एक जगह नहीं जलेगा, वो मतलब एक जगह स्थिर रहने से वो तो जल जाएगा ना। तो वो हमेशा वो क्या होता है, शेकिंग होते रहता है, शेकिंग इस तरह से होते रहता है। इसके अंदर में जो है वो 22 मिनट तक रहता है। ये जो चाय है इसके अंदर 22 मिनट रहता है। 22 मिनट के अंदर में 100 डिग्री टेम्परेचर, 105 डिग्री टेम्परेचर और 90 डिग्री 95 मतलब ह्यूमिडिटी के अंदर में ये पूरा का पकने का प्रोसेस होता है। इससे ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं हो। अगर ज़्यादा भी हो तो जलने का चांस, और कम हो गया तो कच्चा होने का चांस होता है ना। इसीलिए टेम्परेचर बहुत बड़े मायने रखता है। इस तरह से पकने के बाद में पूरा इस तरह से ट्रे में वो गिर के आता है। अब हम बात करेंगे सोटिंग का।
इस तरह से कन्वेयर बेल्ट में आने के बाद में sorting प्रोसेस होता है, और sorting में भी यही प्रोसेस होता है, sorting प्रोसेस और sorting मशीनरी और sorting वर्क ऑफ लेबर। ठीक है, तो इस तरह से आपका sorting में क्या होता है, जनरली जो होता है sorting is the operation which is the particle of bulk T are the separated into the various grade of different size and conforming to the grade requirement, है ना। मतलब कहने का मतलब यही है कि sorting एक ऐसा ऑपरेशन है जो जिसमें बल्क चाय के कण जो है वो ट्रेड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अलग अलग साइज को डिवाइड किया जाता है और ग्रेडिंग किया जाता है sorting मशीन के द्वारा। इसी को ही sorting कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मैनुअल sorting भी होता है और साइजिंग ओवर स्क्रीनिंग sorting। तो हम जो देख रहा है बी नंबर वाला साइनिंग ओवर स्क्रीनिंग sorting के बारे में देखने वाला है। मैनुअल भी होता है, लेकिन हम मशीनरी प्रोसेस देख रहे हैं। और उसके बाद में फाइबर एक्सट्रैक्ट, जो उसके बाद फाइबर जो होता है वो निकल के चला जाता है, और बेसिक प्रोसेस। तो इस तरह से हमारा sorting मशीन होता है। ये पहले वाला जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है फाइबर एक्सट्रैक्ट मशीन। फाइबर एक्सट्रैक्ट मशीन जो उसमें बन के जो आता है कंप्लीटली सूख के पूरा रेडी होकर जब बन जाता है, तो एक छोटा छोटा सा इसके अंदर में एक सिरा सा धुंधला सा एक पतला सा एक ये होता है, भूसा जैसा होता है, उसको ही फाइबर बोला जाता है। फाइबर क्या होता है, बोलने से एकदम सिरा भूसा जैसा होता है, उसको फाइबर कहते हैं, ब्राउन कलर का होता है। तो इस फाइबर को, इस पहले वाला जो फाइबर एक्सट्रैक्ट है उस मशीन में इस फाइबर को यहाँ पे अलग कर देता है। इस वाला मशीन में देख रहे हैं ना, इस फाइबर को ऐसे, और इसमें एक जो होता है जो बल्ब वाला जो बड़ा बड़ा ढेमा जैसे बड़ा गोला रहता है, मतलब साइज का नहीं रहता है, उसको भी यहाँ पे वो फेंक के अलग कर देता है। यहाँ से जाने के बाद में यहाँ पे स्कैनिंग sorting मशीन, इसी को बोलता है। राइट साइड में जो है, इस राइट साइड का जो मशीन है इसी को ही sorting मशीन, sorting बोला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से चाव ऊपर उठ के बैठ के धरिए, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो आएगा इसी को हम sorting मशीन का दे पूरा सेटिंग है, मतलब सेटअप है। लेकिन यहाँ पे वो ग्रेडिंग होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो ग्रेडिंग होता है इसी क्यों ही हम जो है sorting मशीन कहते हैं। इस तरह से हम पूरा इसका जो है प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ठीक है ना। इस तरह से जो है ऑर्डरिंग sorting मशीन मेश साइज, मतलब sorting का जो मेश साइज होता है, ठीक है ना, ऑर्डर के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट डिमांड है उसके हिसाब से sorting का जो मेश साइज होता है उस तरह से ही ग्रेडिंग किया जाता है। तो पहला इसमें जो ग्रेडिंग होता है, जो sorting मशीन में जो ग्रेडिंग होता है प्रेस sorting, उसमें जो होता है बिलो 18 mm से कम होता है, ओवर 30 mm मीडियम साइज। ठीक है ना। और इसी तरह से लार्ज sorting मशीन में इसमें भी 10 mm का चाय बनता है, ग्रेड होता है, उसे BPS बोलता है। और ओवर 14 mm इसमें BP बोलता है, और बिलो 14 mm इसे BOP बोला जाता है। इसी तरह से तीसरा sorting मशीन होता है मीडियम, इसमें जो होता है 12 mm का और 20 mm का होता है, उस ग्रेड को OF ग्रेड बोला जाता है। इसी तरह से 24 mm का sorting मेश साइज होता है, उसको PF बोला जाता है ग्रेड को। उसी तरह से 4 में स्मॉल sorting मशीन होता है, उसमें से ओवर 30 mm इसमें साइज होता है, मेश साइज होता है, इसको PD बोला जाता है। इसी तरह से बिलो 40 mm का मेश साइज होता है, उसको CD बोला जाता है। इसी तरह से 40 के से ज़्यादा मेश साइज होता है sorting मशीन में, इसको 10 बोला जाता है। तो पूरा तरह से इस तरह से हम देखा थियोरिटिकली, इस तरह से मेश साइज sorting मशीन में लगाया हुआ रहता है। मतलब sorting मशीन के अंदर में जो होता है मेश साइज, उसमें ही इस तरह से मेश साइज होता है। इस तरह से ही डिज़ाइन किया जाता है, इस तरह से ग्रेड किया जाता है मार्केटिंग के हिसाब से या ट्रेड के हिसाब से। इस तरह से मतलब डिज़ाइन किया जाता है मेश साइज का, और इसी तरह से ही ग्रेड बनता है। ठीक है ना। इसी प्रोसेस को ही sorting कहा जाता है। तो फाइनली sorting मशीन इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह से फाइनली जो है इस तरह से होता है sorting मशीन। इस तरह से 1 2 3 4 पहले देखना, प्रेस sorter, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर स्मॉल, इस तरह से यह होता है। इसमें ये देख रहे हैं ना, अलग अलग ग्रेड हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग ग्रेडिंग हो रहा है। यहाँ एक अलग ग्रेड हो रहा है, यहाँ पे अलग ग्रेड हो रहा है, यहाँ पे एक अलग हो रहा है, यहाँ पे एक अलग ग्रेड हो रहा है।
इस तरह से अलग अलग ब्रीड होके वो चाय का मतलब बनता है, अलग अलग बन जाता है। इसी तरह से ये लास्ट प्रोसेस होता है, मतलब चौथा प्रोसेस, ठीक है ना। पहला प्रोसेस वेविंग, दूसरा होता है रोलिंग, थर्ड फर्मेंटेशन, चौथा होता है ड्राइंग। ये जो होता है ये शूटिंग लास्ट प्रोसेस होता है। इसी तरह से चाय का पूरा प्रोसेसिंग माने प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग आगे होता है। इस तरह से बाद में कंप्लीट होने के बाद में पैकेजिंग किया जाता है। पैकेजिंग में भी प्रोसेस कुछ नहीं है, थोड़ा इसमें मशीनरी होता है और ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में जो होता है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होता है बोलने से इसमें जो पैनल बोर्ड होता है, पैनल बोर्ड में एक बैग लगाया जाता है, बैग का बोरी लगाया जाता है, ऑटोमेटिक वो लेता है और उस पैनल बोर्ड में कितना केजी पैकिंग करना है, 30 केजी, 35 केजी, 40 केजी, 48, इसमें ऑटोमेटिक सेट करते हैं। वो ऑटोमेटिक 40 अगर यदि लगा दिया पैनल बोर्ड में, यानी कि सेटिंग कर दिया, तो 40 केजी ऑटोमेटिक वो मशीन क्या है वो फिलअप करेगा ऑटोमेटिक बैग में। वो मशीन जो है बैग में मतलब वो करेगा। तो मशीन जो है होता है पैकिंग मशीन। इस तरह से पैकिंग मशीन होता है ना, इस तरह से पैकिंग मशीन होता है। इस तरह से इसमें ये पैनल बोर्ड देख रहे हैं, इसमें सिर्फ कितना बैग भरना है 40, 45 इसमें सेट कर दो, यहाँ पे गिरता रहेगा, ऑटोमेटिक भरता जाएगा। इसको ही पैकिंग बोलता है। और इसके बाद में स्टोरेज इस तरह से भरने के बाद में इस तरह से आपको स्टोरेज कर देना है। स्टोरेज होने के बाद में आपको आगे डीमैट मार्केट में भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है, यानी कि सेलिंग होता है। और बाद में एकदम लास्ट एक इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्री इलेक्ट्रिफिकेशन, जो जिसको बोलता है लेथ मशीन बोलता है। जो रोलर होता है ना, इस देख रहे हैं रोलर, इसका जो दांत होता है हर 24 घंटा या 48 घंटा में इस दांत को मतलब फिर से बनाया जाता है इस लेथ मशीन के द्वारा से। ये इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन सभी फैक्ट्री में ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कुछ में होता है, कुछ उसमें नहीं होता है। तो ये जो देख रहा है लेथ मशीन बोला जाता है। इस लेथ मशीन में जो रोलर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। टी टेस्टिंग क्या है, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो टी टेस्टिंग क्या है, फाइनली हम टी टेस्टिंग क्या है, व्हाट इज टी टेस्टिंग? What is tea testing? Tea testing is the process in which a trained tester determines the quality of a particular tea due to climate, condition, topography, manufacturing process, and different clone of the Camellia sinensis plant tea. The final product may have be vastly different flavor and appearance. कहने का मतलब इस साधारण तौर में अगर यदि इसको देखा तो चाय चखना क्या है, चाय को किस तरह से चखा जाता है, चाय चखने का प्रक्रिया क्या होता है, साधारण और सिंपल भाषा में है। तो हम इसको देखेंगे हिंदी में। चाय चखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ट्रेन टेस्टर किसी खास चाय की क्वालिटी को तय करती है, उसको जांच करती है, मतलब चेक करता है। मौसम की स्थिति पे हो सकता है, जगह की स्थिति पे हो, बनाने की प्रक्रिया की स्थिति से हो सकता है, या कैमेलिया साइनेंसिस पौधों के अलग अलग क्लोन की वजह से भी हो सकता है, या फाइनल प्रोडक्ट जो होता है या चाय को चखने या दिखाने माने फ्लेवर और अपीयरेंस को ही देखा जाता है। इसको ही प्रोसेस को ही चाय चखना या टी टेस्टिंग कहा जाता है। तो टी टेस्टिंग का सिंपल बात यह है कि चाय का चखने, जो चाय के अंदर में जो फ्लेवर और अपीयरेंस होता है या चाय के अंदर में जो गुण होता है, चाय के अंदर में जो बायोकेमिकल कंटेंट होता है, तो उसको हम बेसिकली जांच करना, उसी को ही टी टेस्टिंग कहा जाता है। तो चाय में क्या क्या होता है, पोलिफिनल होता है, कैटेजिन होते हैं, थियारोबिगिन होता है, थियाफ्लेविन होता है और कैटेजिन कैफेन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उस चाय के अंदर में जो क्वालिटी है उसको खासकर में उसको जांचना, ठीक है, उसको एक केमिकल बायोकेमिकल के हिसाब से भी जांचना या उसको फिजिकली टी टेस्टिंग करके भी जांचना, उस सभी प्रक्रिया को क्या कहता है, टी टेस्टिंग कहा जाता है। तो खास करके हम फिजिकली या टी टेस्टर के बारे में देख रहे हैं कि चाय को किस तरह से चखा जाता है, चाय को किस तरह से टेस्टिंग किया जाता है। चाय जो टेस्टिंग करने का दो प्रक्रिया मैंने बताई है। एक तो फिजिकल टेस्टिंग जो होता है, जो कि हम उसको मुंह से आपको जांचबीन करना है, टेस्टिंग कर उसका फ्लेवर क्या है, अपीयरेंस क्या है, उसका कलर क्या है,
या फिर उसको बनावटी क्या है, इस तरह से हम फिजिकल टेस्ट करते हैं, फिजिकल देखते हैं। लेकिन एक जो होता है केमिकल टेस्टिंग, केमिकल टेस्टिंग में क्या होता है, चाय के अंदर में क्या क्या होता है, जैसे एरोमा क्या होता है, पॉलीफिनल क्या है, केटेजिन क्या है, थियोरोबिगिन क्या होता है, थियोफ्लेविन क्या होता है, इसके बाद में चाय के अंदर में कैफीन क्या होता है। इस तरह से चाय के अंदर में जितने भी होता है, सोल्यूबल सोल्ट हुआ, एनिमो एसिड हुआ, इस तरह से जितना भी होता है चाय के अंदर में जो गुणवत्ता होता है या बायोकेमिकल, उसको जांचना, देखना, उसको माने उस प्रक्रिया को हम बायोकेमिकल बायोकेमिकल टी टेस्ट बोला जाता है। लेकिन वो फिजिक माने वो ज्यादा करके लेबोरेटरी में होता है, और हम इसको सीखेंगे इसको मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग बेस के लिए। और मार्केटिंग में इसको किस तरह से हम इसको डिमांड को उससे जोड़ सकते हैं मार्केटिंग, इसीलिए हम चाय को टेस्टिंग के लिए देखा जाता है, चाय चखा जाता है। या चाय की विशेष करके क्वालिटी के, और चाय का जो है किस प्रकार के बनावटी है क्वालिटी का, उसके लिए हम टी टेस्टिंग करते हैं मार्केटिंग के लिए। तो ठीक है, आज हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ टी टेस्टिंग, मतलब चाय को चखने के लिए क्या क्या महत्व हो सकता है। या फर्स्ट हम देखते हैं डिटरमाइन बेस्ट कप क्वालिटी ऑफ टी। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप ये है कि असल में चाय को चखना जो उन सभी लोगों के लिए वाइन टेस्टिंग जैसा है, जिसे चाय टेस्टिंग का कोई अनुभव नहीं है, या इसका कैरेक्टर और स्ट्रेन जिसका इस्तेमाल चाय की खूबसूरती को बनाने के लिए किया जाता है। या तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अगर आपको चाय का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो चाय का एक चखने का वो सिंपल सा लॉजिक ये है कि उसकी कैरेक्टर या उसकी स्ट्रेंथ में उसमें जो फ्लेवर और अपीयरेंस क्या है, उसको ही हम महत्व देके चाय को जजमेंट करना है, देखना है, इसी को ही हम टेस्टिंग करते हैं, इसका इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना। इसी तरह से हम जो है चाय को चखने के लिए माने क्या क्या, चाय को चखने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत होती है, या क्या क्या वस्तु की हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हम जब चाय चखते हैं तो फिजिकली तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस में आने के लिए कुछ ना कुछ वस्तु की जरूरत होती है ना। तो इसीलिए कुछ जो वस्तु की जो जरूरत है, कुछ माने अकॉर्डिंग जो चाहिए रिक्वायरमेंट, जैसे कि फिजिकली जो टेस्टिंग करने के लिए नेसेसरी सामान जो चाहिए वो क्या क्या चाहिए बोलने से एक नंबर में चाहिए डिजिटल बैलेंस। अब डिजिटल बैलेंस क्या है, जो कि जो बैलेंस जो नॉर्मली जो मार्केटिंग या शॉप में जो होता है मात्रा को मापने के लिए, जिस तरह से वजन को मापने के लिए, उसी वजन को मतलब सिंपल जो है डिजिटल वाला होना चाहिए कोई भी। और हॉट वाटर मैंने गर्म पानी चाहिए, ठीक है ना, उसको कोई भी बर्तन से गर्म करना है। उसके बाद टेस्टिंग कप एंड प्लेट, कप और प्लेट होना चाहिए, चाय टेस्टिंग के लिए कप और प्लेट अनिवार्य है। उसके बाद में हम देखते हैं टेस्टिंग स्पून मैंने कोई छोटा सा एक चम्मच लेना है। उसके बाद में वार्म मिल्क माने गर्म दूध आपको इसीलिए लेना है कि उसका ब्राइटनेस और कलर को जांचने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट, इसीलिए दूध चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में आपको जो चाहिए टी सैंपल, सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी और लास्ट ये जो होता है टी सैंपल। टी सैंपल क्या होता है, हम चाय को चख रहे हैं ना, तो चाय को चखने के लिए तो टी सैंपल जरूरी होता है। तो चाय का कुछ भी सैंपल होने दो, जो चाय चख रहे हैं उसका एक सैंपल होना चाहिए। अगर ब्लैक टी चख रहा है, ब्लैक टी टेस्टिंग कर रहा है तो ब्लैक टी का सैंपल होना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स टी अगर टेस्टिंग कर रहा है तो ऑर्थोडॉक्स टी का सैंपल होना चाहिए। ग्रीन टी अगर जो टेस्टिंग कर रहा है तो ग्रीन टी का आपका सैंपल होना चाहिए। और इसी तरह सिग्नेचर टी का चाखना है, टेस्टिंग करना है तो सिग्नेचर का सैंपल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से ओलोंग टी का भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सिमिलरली एक ही होगा। एक ही प्रोसेस में आप जो भी टी चख सकता है, मतलब टेस्टिंग कर सकता है, ग्रीन टी, ऑर्थोडॉक्स टी, ओलोंग टी या तो सिग्नेचर टी, इसको मतलब किसी को भी सेम प्रोसेस में आपको टी टेस्टिंग कर सकता है इसी प्रोसेस में। तो अब हम इम्पोर्टेंट और खास किस तरह से चखा जाता है उसको देखने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि हम प्रैक्टिकल एक बर्तन लेना है, मैंने डिजिटल बैलेंस लेना है, इस टाइप का जो देख रहे हैं इस टाइप से आपको ये लेना है। इस तरह से आपको जो है डिजिटल बैलेंस लेना है, ये देख रहे हैं ना, इस तरह से डिजिटल बैलेंस लेना है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से डिजिटल बैलेंस लेने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से एक किटली लेना है गर्म करने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से आप किटली लेना है, इस किटली के अंदर में आपको पानी का बॉईल करना है 100 डिग्री सेल्सियस, जब तक फुल गर्म ना हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस का एबो पानी गर्म ना हो जाए तब तक गर्म करना है। जब हो जाता है उसके बाद में टेस्टिंग के लिए आगे प्रोसेस में आपको लाना है। तो इस तरह से कप होना चाहिए, देख रहे हैं ना नक्शा में, इस तरह से आपको कप होना चाहिए,
ये जो दिख रहा है इस तरह से आपको कप होना चाहिए। इस कप में आपको सैंपल और पानी को दोनों के लेना है। पहले आप इसमें सैंपल को, ये दिख रहा है जो सैंपल, इसको मापना है, माप के इसमें डालना है। उसके बाद में पानी को यहाँ पे उठा के, ठीक है, इसमें देना है। इसी तरह से आपको टेस्टिंग का प्रोसेस को आगे लेके जाना है। फिर इस तरह फाइनली जो देख रहे हैं इस तरह से कप होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना राइट साइड में, इस तरह से फाइनली जो है कप इस तरह से होगा। उसके बाद में इस तरह से प्लेट में, प्लेट की बात कहा, और इस तरह से चम्मच और दूध, मैंने 3 चीज भी बताया, चम्मच और दूध। और ये प्लेट क्यों है आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसको हम कलर को, मतलब मिट्टी का कलर को एक्चुअली में जांच करने के लिए लेते हैं। और इसको स्पून जो है उसको मिक्स करने के लिए पूरा तरह से मिक्स करना है, इसीलिए दूध का वो मिक्स करना इसीलिए लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है सैंपल को सजा के रखना है। मतलब सैंपल को जो है एक्चुअली में क्यों सजा के रखना है, क्योंकि आपको उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जैसे इस तरह दिख रहे हैं नक्शा में, इस तरह आप नक्शा में दिख रहे हैं ना, तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा कप को एकदम इस तरह से दिख रहा है ना, इस तरह से पूरा कप को इस तरह से यहाँ पे रखना है। जैसे इस तरह से दिख रहा है ना, 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरह से करके पूरा कप को सीरियली एकदम सजा के रखना है। सजा के इसीलिए रखना है ताकि जो सैंपल है उस सैंपल का प्रॉपर रिकॉर्ड आप रख सकते हैं कि कौन सा क्वालिटी में, कौन सा चाय में, कौन सा ग्रेड में, कौन सा क्वालिटी या कितना इसका रेट आया है, मतलब इसका फ्लेवर का रेट कितना आया है। क्योंकि इसका भी एक स्कोर होता है। चाय चखने के बाद में क्या इसका स्कोर फाइनली दिया जाता है। स्कोर क्या होता है, 1 से लेके 10 स्कोर होता है। मतलब चाय का जो चखने का है उसमें फ्लेवर होता है, उसके बाद में स्ट्रेंथ होता है, उसका में कलर होता है, उसका ब्राइटनेस होता है, उसका एक स्कोर निकाला जाता है टी टेस्टिंग के ऊपर में, ठीक है ना। मतलब 1 से लेके 10 तक एक स्कोर निकाला जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ही आपको इस तरह से 1 by 1 यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको वो इस तरह से पूरा इस तरह से एक एक करके आपको इसको रखना है, ठीक है ना। इस तरह से अगर यदि आप रहेगा तो चाय का पूरा प्रॉपर रीति से हम टेस्टिंग को जांच सकेंगे। आगे हम देखेंगे कि टेस्टिंग का और क्या क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है ना। तो टेस्टिंग को खास करके इस तरह से जो राइट साइड में दिख रहा है ना, इस तरह से राइट साइड में आप देख रहे हैं टेस्टिंग को। तो इस तरह से आपको एक बट्टी में पहले भी दिखाया था, ये बट्टी दिख रहा है ना, तो इस तरह से एक पुट लेना है, ये कोई भी एक लेना है या फाइबर का लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको चिकनी मिट्टी का बर्तन एक लेने से भी चलेगा। तो इस तरह से आपको क्या है, टी टेस्टिंग के लिए इस तरह से प्लेट भी चाहिए और इस तरह से सजा के भी रखना है। उसके बाद आप सैंपल इस तरह से ले रहे हैं, देखना 1 नंबर में इस तरह से सैंपल, 2 नंबर में इस तरह सैंपल लेना है। इस तरह से आपको एक एक करके ऑर्थोडॉक्स का भी लेना है। और नीचे में जो है वो सीटीसी है, ऊपर का जो है ऑर्थोडॉक्स और ओलंगटी है, नीचे का जो है सब जो है वो है सीटीसी, यानी कि ब्लैक टी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक टी या सीटीसी टी, ब्लैक टी या सीटीसी। और ऊपर का जो है ये ऑर्थोडॉक्स है, ये ओलंगटी है, ऑर्थोडॉक्स ओलंगटी, ठीक है ना। थोड़ा इसमें डिफरेंस था ऑर्थोडॉक्स और ओलंगटी में, लेकिन सेम ही इसका प्रोसेस बनावटी होता है। ओलंगटी में जो होता है वो थोड़ा ग्रीन टाइप का कलर होता है, और मैंने ओलंगटी में इस तरह से देख रहे हैं, ये वाला में इस तरह से हल्का जो होता है ये ग्रीन टाइप का होता है, और ऑर्थोडॉक्स में पूरा ब्लैक हो जाता है। डिफरेंस है, लेकिन प्रोसेस जो है बनाने का सेम होता है। लेकिन आपको यहाँ टेस्टिंग में क्या है, इसका सैंपल को इस तरह से आपको लेना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको सैंपल के लेके रखना है। उसके बाद में फाइनली जो है अब हमको टी टेस्टिंग प्रोसेस अब क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं टी टेस्टिंग प्रोसेस। तो टी टेस्टिंग प्रोसेस के लिए फर्स्ट जो स्टेप होता है उसे बनाई हुई चाय का पत्ती का सैंपल लेना है। क्या करना है, 1 नंबर में हमको क्या करना है, बनाई हुई चाय का पत्ती का सैंपल, जो मैंने इसके आगे दिखाया था सैंपल, ठीक है ना, वही सैंपल को हमको लेना है। और 2 नंबर में क्या करना है, उसको मेजरमेंट करना है, 2.5 ग्राम सैंपल को मापना है। क्या करना है, 2.5 ग्राम सैंपल को मापना है। फिर तीसरा नंबर में क्या करना है, उसको हीटर में पानी को उबालना है। मैंने जो हीटर दिखाया था उस हीटर में पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर पूरा बॉईल रखना है। मतलब पूरा जब तक पूरा 100 डिग्री बॉईल नहीं हो जाता है डिग्री टेम्परेचर में,
तब तक इसको पूरा बॉयल करना है, ठीक है ना। तब गर्म हो जाएगा तो उसको उतारना है। फिर 4 नंबर में क्या करना है, उबले हुए पानी को हीटर से निकालना है और क्या करना है, कप में लेना है। 5वां नंबर जो दिख रहा है ना, वो कप में लेना है, उबला हुआ पानी को निकाल के कप में लेना है। कितना लेना है, 150 मिलीलीटर पानी को डालना है कप में। साधारण तौर में जो देखा जाएगा तो जो कप रहता है 150 mm का ही होता है, मतलब 150 mm का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है कोई कोई बड़ा, लेकिन साधारण जो जनरल कप होता है, जिसमें मैं अभी कप में देख मतलब इसके आगे जो दिखाया था, वो 150 ml का ही होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से 50 ml का कप को लेना है और 150 ml पूरा भर के पानी को उसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में क्या करना है, इसे 5 मिनट के लिए रख देना है। क्या में, उसमें कप में वो जो चाय का सैंपल को उसको डाल देना है। मतलब पहले तो चाय का सैंपल डालेगा कप में, उसके बाद पानी 150 ml डालना है। तो उसको क्या करना है 6 नंबर में, उसको इन्फ्यूजन के लिए, उसको टाइम, इन्फ्यूजन टाइम कहता है, इन्फ्यूजन के लिए उसको 5 मिनट रख देना है। मतलब चाय का सैंपल को और पानी को, ठीक है, चाय को सैंपल का और पानी को उस कप में 5 मिनट तक रख देना है, ठीक है ना। 5 मिनट तक पूरा रख देगा, उसी को ही हम इन्फ्यूजन टाइम भी कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर में देखना है कि उसके बाद में इन्फ्यूजन को निकालना है और एक चिकनी मिट्टी कप में डालना है। जैसे मैं पहले एक जो भट्टी दिखाया था चिकनी मिट्टी वाला, ऐसा गोल करके उस भट्टी में निकल के पानी को देखना है, एकदम मतलब ब्राइटनेस को जांच करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका जो है 8वां नंबर है। इसके बाद में इसको थोड़ा ठंडा हो जाने दो, मतलब पूरा ठंडा भी नहीं, पूरा गर्म भी नहीं, जो मिडिल में, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर में, फुल डिग्री में गर्म है पानी, तो उसको क्या करना है 40 या 30 या 40% उसको गर्म रखना है। 30 या 40% गर्म रखना है, उसके बीच में ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, गर्म है। उसके बाद में आपको इसके 8 नंबर में करना है, क्या करना है, उसे एक घूंट को लेना है, मतलब उसको पीना है, घूंट के लेना है और हवा के साथ में मुंह में घुमाना है। मतलब उसको मैंने कनेक्ट करके उसको फ्लेवर का स्वाद को आपको जांचना है कि किस तरह से है, किस तरह से उसका बनावटी है, उसका तो मतलब जो भीतर में चाके में क्या गुणवत्ता है, उसको ऐसा घुटन करके मुंह में घुमा घुमा के उसको स्वाद को नोट करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है आपको प्रोसेस, इसका जो है 8 प्रोसेस होता है। टी टेस्टिंग के लिए 8 प्रोसेस होते हैं। इसका 8 नंबर जो है, इसको हम आगे हम डिटेल्स में देखने वाला है। ये जो 8 नंबर दिख रहे हैं ना, उसको हम डिटेल्स में आगे देखने वाले हैं। जिस तरह से देख रहे हैं, मैंने जो बताया, जो इन्फ्यूजन टाइम होता है, जो पानी और काप लिया, पानी मतलब जो काप है, काप में जो आप सैंपल डाला था 2.5 ग्राम, उसके बाद में 150 ml अपने कप में पानी डाला ना, तो इन्फ्यूजन करने के बाद में 5 मिनट इन्फ्यूजन किया, तो इस तरह से ये चिकनी मिट्टी जो है, इस तरह से चिकनी मिट्टी में आपको निकाल के रख देना। ये दिख रहा है ना, इस तरह से आपको चिकनी मिट्टी है ना, चिकनी मिट्टी में आपको इस तरह से निकाल के इस तरह से सबको सजा के एक जगह में सबको सजा के रख देना है। क्यों सजा के रख देना है, इसका ब्राइटनेस, मतलब इसका जो कलर को चेक करने, ये दिख रहा है ना, इसका जो है, इसका जो दिख रहा है ना, इसका पूरा कलर को चेक करने के लिए, इसका भीतर में क्या कलर है, ये किस तरह से बना है उसका, इसमें कलर जो ब्राइटनेस कलर जो होता है वो बहुत ही अच्छा बना जाता है। जैसे डार्क होता है ना, कोई चीज़ यहाँ पे देखो डार्क है, तो ये डार्क वाला में क्या होता है, या तो चाय में बनावटी में प्रोसेस में कहीं तो गड़बड़ हुआ है, या तो ठीक रीति से चाय का इसके अंदर में गुणवत्ता नहीं है। 2 रीजन हो सकता है। मतलब डार्क इस तरह से दिख रहा है, इसका मतलब ये बनावटी में कुछ गड़बड़ है, या इस तरह से लाइटिंग आ रहा है, ये मतलब प्रॉपर रीति से प्रोसेसिंग किया गया है और प्रॉपर रीति से चाय बनाया गया है। तो इस तरह से आपको जांच करना है। मतलब कलर फाइनली इस तरह से जो 1 नंबर है वो उस तरह से दिखना है, या लास्ट वाला का नीचे वाला का 2 नंबर ये दिख रहा है, इस तरह से आपको दिखना चाहिए। अगर इस तरह से हो रहा है तो ये प्रोसेसिंग भी, जो भी प्रोसेसिंग चाय बनाया गया है वो प्रॉपर रीति से चाय को मिला है, प्रॉपर रीति से प्रोसेसिंग किया गया है, यानी कि वेदरिंग भी ठीक टाइप से किया गया है और फर्मेंटेशन भी ठीक रीति से किया गया है, कटिंग भी ठीक से, ड्राइंग भी ठीक से, तब जाके ये प्रॉपर रीति में इस तरह से क्वालिटी निकल गया है। मतलब क्वालिटी चाय जो होता है फाइनली इस तरह से ब्राइटनेस होता है, स्ट्रेंथ और फ्लेवर भी इसमें अच्छा आता है, ठीक है ना। इसको आपको नोट करना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको फाइनली इसमें इस तरह से सजावटी करके, इस तरह से आपको सजावटी करके आगे को आपको देखना है। तो इस तरह से जो कप को आपने रख दिया, रखने के बाद मैंने जो दूध दिखाया था, मिल्क, गरम मिल्क, उस गरम मिल्क को आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको पूरा मिक्सिंग करके, गरम मिल्क को निकाल के जो मिक्सिंग करके, इसमें जो इन्फ्यूजन जो रहता है, जो ये दिख रहा है ना, इन्फ्यूजन किया गया है,
तो ये इन्फ्यूज़न किया गया है जो 5 मिनट, जो मैंने जो दूध दिखाया था उस दूध को इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके जब तक इसका कलर दोनों एक दूसरे से मैचिंग ना हो जाए, मिल ना जाए, प्रॉपर रीति से मिल जाए और इसमें जो कलर ब्राइटनेस दिखने लगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको टेस्टिंग लेना है। लेकिन ऐसा एक इसका भी एक माप होता है। अगर 150 ml पानी है तो कम से कम 5 चम्मच इसमें, वो जो चम्मच, इस चम्मच में 5 चम्मच करके इसमें चमची से आपको दूध देना है। 5 से 8 करके देना है, ठीक ना। आप टेस्ट करके देखना है। इस तरह से आपको एक बट्टी में भी आप रख के, बट्टी में सिंपल सा एक बट्टी में रख के भी आप इसका ब्राइटनेस, मतलब जो कलर है फाइनली उस कलर को देख सकता है। मतलब इसका डार्क कलर है, लाइट कलर है या मीडियम डीप है, मतलब इस तरह से जांच कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मतलब रेड इस तरह से ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, मतलब लाइट होना चाहिए। लाइट होने से ही अच्छा क्वालिटी का जांच होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप इन्फ्यूज़न को भी एक भट्टी के, मतलब काप का जो कैप होता है, मतलब जो काप का जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन में वो चाय का जो रहता है, मतलब जो मिट्टी रहता है, उसको छाक के निकल के उस ढक्कन में इस तरह से जो देख रहे हैं, इस तरह से आपको रख देना है। इस तरह से आपको रख देना है। इसको इसीलिए रखना है कि इनका इन्फ्यूज़न ठीक से हुआ है या नहीं हुआ, इसीलिए इसको रखना है। इसको यहाँ पे इसीलिए रखा जाता है कि इसको रखने के बाद में पूरा पानी निकल के इसको थोड़ा घिसा जाता है, पूरा ऐसा घिस के इसका कलर जो है, ब्राइटनेस कलर या इसका इन्फ्यूज़न कलर, मतलब लाइट आ रहा है, इसका मतलब अच्छा बना है। एक तो इसका भी है जांचने का तरीका, एक तो कलर से जांचा जाता है और दूसरा इससे जांचा जाता है और तीसरा पी के जांचा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका यहाँ पे नीचे देखो कलर यहाँ पे डार्क है, मतलब इसमें उतना क्वालिटी माने इंक्रीज नहीं हो पाया है, ठीक है ना। इस तरह से जो डार्क आ रहा है ना, इसका मतलब यही होता है कि क्वालिटी ठीक से इम्प्रूव नहीं हुआ है। उस तरह से आप टी टेस्टिंग का मेन जो होता है किस तरह से किया जाता है। एक नंबर में टी टेस्टिंग कैसे किया जाता है, तो एक नंबर में टेस्टिंग करने का मेन जो है प्रोसेस, मतलब फिजिकली जो मैंने बोला, एक तो है उनका इन्फ्यूज़न से देखना है। इन्फ्यूज़न से एक तो देखना है कि मतलब उसका इन्फ्यूज़न में क्या कलर है नहीं है, उसे देखना है। और दूसरा जो है लिकर से देखना है, लिकर से टेस्टिंग करना है। और तीसरा जो मैंने बताया था, और मुंह से उसको टी टेस्टिंग करना है, मुंह से चाक के, मतलब इस तरह से मुंह में लेके उसको टेस्टिंग करना कि कैसा फ्लेवर है अपरेंस से उसको, ठीक है ना। इस तरह से पहला जो नंबर है, पक्का करे कि आपका मुंह साफ हो। मतलब जब टी टेस्टिंग आप कर रहे हैं तो उस टाइम में आपका मुंह एकदम खाली होना चाहिए, मतलब कोई भी खाया हुआ या कोई मीट मसाला या तो कोई गुटखा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं खाया, मतलब मुंह एकदम साफ होना चाहिए। टी टेस्टिंग के समय में एक नंबर में आप पक्का करेंगे मुंह साफ हो, मतलब गुटखा तम्बाकू बीड़ी इस तरह से कुछ ना खाए और जो है खाली मुंह रहे, मतलब कोई मांस मच्छी ना खाए, एकदम खाली रहे, शुद्ध रहे, ठीक है ना। उस 2 नंबर में आपको क्या करना है, उसकी चाय की शुरुआत, जिसका चाय आपको सबसे हल्का लगे, और जरूरी नहीं कि रंग सबसे हल्का हो, मतलब चाय को प्यास को भूने, मतलब चाय टेस्टिंग के समय में क्या करना है, आपका स्वाद को आपको हल्के रंग से लेना है, मतलब डार्क ग्रीन वाला ऐसा नहीं, मतलब हल्के कलर वाला से, हल्के अनुभव से इसको लेना है। तीसरे नंबर में आपका आता है कि जो ड्रिंक के साथ में अपने कप और जीभ और गले और पेट प्रक्रिया को महसूस करें, मतलब 4 चीज यहाँ पे जब टेस्टिंग कर रहा है तो आपको 4 चीज आपको ध्यान में देखना, मतलब जो कप लिया है उस कप में जो चाय है, उस चाय को जीभ, गले और पेट तीनों से कनेक्ट करना है। जो जीभ है ना, जीभ और जो गला है और पेट, ये तीनों को कनेक्ट करना है और एक दूसरे से समय में उसको जांच करना है, ठीक है ना। उसको एक समय में देखना है, उसको महसूस करना है, फीलिंग करना है कि उसमें क्या फ्लेवर है, क्या कस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका एरोमा क्या है, उसका फ्लेवर कंटेंट क्या है, उसको एकदम बारी से घुट के ड्रिंक करके लेके काप और जीभ और गले और पेट से घुट के महसूस करना है, फ्लेवर को महसूस करना है, फीलिंग करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपका इसमें फ्लेवर, एरोमा या इसके जो भीतर में जो गुणवत्ता है उसको जांच करना है। चौथे नंबर में आप देखेंगे कि अलग मार्ग लेने से पहले 5 से 10 सेकंड के लिए रुक के 5 से 10 सेकंड के लिए रुक के और अपनी मुंह को साफ करके पिछले चाय के स्वाद को हटाने के लिए एक ब्रेड का छोटा टुकड़ा, मतलब चाय टेस्टिंग में छोटा सा पिछले जो टेस्टिंग किया है मुंह में गुट के लिए, ब्रेड टेस्टिंग भी ब्रेड का छोटा टुकड़ा भी ले सकता है। अगर नहीं है तो
थोड़ा देर में करके रुक रुक के कर सकते हैं। 5 से 10 सेकंड के लिए रुक रुक के मुंह में उसको घुट के लेना है। मतलब एक कप का जो एक घुटन लिया मुंह में कप में, और उसको मुंह में आपको ये करना है और उसको जीभ गले और पेट से एक अनुभव करना है, महसूस करना है कि इसमें फ्लेवर कंटेंट कितना आ रहा है। मतलब इसका कस्सा जो एक अलग प्रकार का एक टेस्टी होता है कस्सा करके, वो कस्सा का टेस्टिंग आपका उसमें आना है। अगर कस्सा इस तरह से टेस्टिंग आ रहा है मतलब चाय का क्वालिटी अच्छा आया है। और जो कस्सा नहीं आ रहा है मतलब उसमें चाय के फ्लेवर में कस्सा नहीं आ रहा है, इसका मतलब चाय में थोड़ा मतलब क्वालिटी कम है। और ज्यादा करके कस्सा थोड़ा तीतापन मतलब थोड़ा कड़ा करके आ रहा है कस्सा वाला एक स्वाद, तो इसमें क्या है थोड़ा चाय का जो है एक मतलब क्वालिटी अच्छा करके बना है, ठीक है ना। तो उसमें जो है फ्लेवर कंटेंट अच्छा रहता है, अपीयरेंस भी अच्छा रहता है। या उसमें बायोकेमिकल कंटेंट जो होता है थियाबोरिन, थियाफ्लेविगिन, कैटेजिन, कैफेन, पोलोफिनॉल इत्यादि, ये जो केमिकल वगैरह होता है टी के अंदर में एरोमा वगैरह, वो अच्छा मेंटेन अच्छा इंप्रूव करके मतलब इसमें आया होता है, इसमें इंक्रीज रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एक करके देना। 5वें नंबर में क्या है, जब चाय की पत्तियां को थोड़ी ठंडी हो जाए और उसे सूंघे तो मतलब कहने का मतलब ये है चाय को जो थोड़ा ठंडा, पहले भी मैंने बताया था चाय का टेस्टिंग करने के समय में आपको पूरा 100 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में टेस्टिंग नहीं करना है। कम से कम ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा में, कम से कम 30 से 40 डिग्री उसके बीच में ठंडा रखे, मतलब थोड़ा उसको ठंडा करके रखे। 30 डिग्री उसका गर्म होना चाहिए। तो उसे सूंघ मतलब घुट के सूंघ करके उसका फ्लेवर को लेना है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पूरा टी टेस्टिंग का 5वां प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इस तरह से पूरा का पूरा 5 प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं हाउ टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ टी। मतलब हाउ टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ टी कहने का मतलब चाय में क्या क्या गुणवत्ता को हमको देखना है, कैसा इसको करना है। तो पहला जो नंबर है उसमें एक नंबर है उसका रंग को देखना है, ठीक है ना। मैंने पहले भी बता चुका है, फिर भी हम यहाँ पे लास्ट एक इम्पोर्टेंट बता रहे। एक नंबर में चाय के अंदर में क्या देखना है कि क्वालिटी अच्छा है या नहीं है, उसको जांचना है डिटरमाइन। तो आपको रंग को देखना है, कलर को, ठीक है ना। कलर जो है उसको देखना है कि अच्छी क्वालिटी की चाय के लिए गहरे या चमकीले पूरे रंग के देखना चाहिए, ठीक है ना। मतलब मैंने पहले भी बताया लाइट मतलब ब्राइटनेस होना चाहिए, ब्राइटनेस अच्छी क्वालिटी का चाय में ब्राइटनेस होना है, हल्के गहरे कलर का रंग होना चाहिए और ब्राइटेस्ट होना चाहिए, मतलब चमकदारी भूरे रंग का होना चाहिए, ठीक है ना। तो कलर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। उसको कलर को चेक करना। दूसरा नंबर में क्या है एरोमा मतलब फ्लेवर, ठीक है ना। एरोमा फ्लेवर जो मैंने पहले भी बताया, चाय के अच्छे कान को फ्लेवर को जांचना है। मतलब जब मुंह में जब ले रहा है तो फ्लेवर किस तरह से आ रहा है, फ्लेवर मतलब कस्सा आना चाहिए, ठीक है ना। अगर कम है तो अच्छा क्वालिटी नहीं, ज्यादा कस्सा है तो फ्लेवर अच्छा है, मतलब फ्लेवर को रोल को नहीं। तीसरा नंबर में जो लीप जो है बनावटी जो मैंने पहले भी बताया था कि फिजिकल भी देखना है, मतलब इन्फ्यूजन जो होता है इन्फ्यूजन को भी देखना है। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर में हम इन्फ्यूजन के साथ में उसका जो चाय का मेड टी होता है बनावटी उसको भी हम ऐड करके देखते हैं। आमतौर पे मध्यम कम जैसे बीपी और बीओपी पहले बार जैसे कि ज्यादा अच्छी खूबसूरत देखते हैं, है ना। बीपी और बीओपी अच्छी दिखते हैं, ये अच्छी क्वालिटी माना जाता है बीपी और बीओपी, लेकिन जल्दी ही से इसे खूबसूरत खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसका मिट्टी को भी देखना है, बनावटी शेप को भी देखना है या इन्फ्यूजन मतलब फाइनली लीप को देखना है, दोनों को, ठीक है। उस तरह से फाइबर को भी देखना है। फाइबर मतलब क्या होता है, कम फाइबर वाली चाय बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। अब फाइबर क्या होता है, फाइबर जो होता है एक्चुअली में जो चाय होता है ना, तो चाय के अंदर में एक छोटा सा ब्राउन कलर का लंबा सिरा करके एक मतलब पतला सा एकदम छोटा करके एक लकीर एकदम एक छोटा लकीर करके ब्राउन कलर का छोटा उसमें दाने पाया जाता है ना। तो वो क्या होता है, वो जैसे कि स्टीम होता है ना या इंटरनूड होता है, चाय पत्ती का जो प्रोसेसिंग किया जाता है तो क्या होता है पत्ती इंटरनूड स्टीम वगैरह ऐसा रख के वो ग्रीन लिप को लिया जाता है ना। मतलब 3 लिप बर्ड या 4 लिप बर्ड इस तरह से उसको प्लकिंग किया करके चाय बनाया जाता है ना। तो इस तरह से उसमें जो स्टीम होता है या इंटरनूड होता है वो थोड़ा मेच्योर हो जाता है, या 10 दिन 15 दिन का वो बना मतलब पत्ती रहता है, मतलब मेच्योर लिप रहता है। तो मेच्योर लिप रहने से क्या होगा, फाइबर इसमें फाइबर आ जाता है। लेकिन कम छोटा वाला पत्ती जैसे 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन का ऐसा लिया तो इसमें फाइबर नहीं आएगा। लेकिन 10 दिन 15 दिन का इसमें लेगा तो क्या आएगा,
वो जो प्लगिंग करके जो प्रोसेसिंग किया जाता है मतलब ज़्यादा दिन का, तो उसमें फाइबर आता है। लेकिन कम प्लगिंग में आता है बनाया जाता है तो उसमें फाइबर नहीं आता है। तो कहने का मतलब मिट्टी में छोटा छोटा ब्राउन ब्राउन कलर का जो फाइबर आता है, ठीक है ना, तो वो कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम रहना चाहिए। यानी कि फाइनली तौर में छोटा प्लगिंग डे का मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है ना। उसी तरह से 5वां नंबर में स्वाद, मैंने पहले भी बताया स्वाद, ठीक है ना। इसको डिटरमाइन करना है क्वालिटी में क्या, स्वाद। 1 नंबर में रंग, 2 नंबर में एरोमा और 3 नंबर में लीप, उसका डिजाइन किस तरह से बना है, इन्फ्यूजन को भी देखना है। 5 नंबर में फाइबर और 6ठे नंबर में जो आता है स्वाद, 5वां नंबर में आता है स्वाद, ठीक है ना। 1 में रंग, 2 में एरोमा, 3 में लीप का डिजाइन और 4 में फाइबर और 5 में स्वाद। स्वाद कहने का मतलब मैंने जो बोला तो ये पहले भी बताया, 1 से 10 तक उसका स्कोर माना जाता है, मतलब आउट ऑफ रेट, मतलब डिटरमिन किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि इसके में फ्लेवर क्या है, ब्राइटनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है ना। इस तरह से आपका उसका इन्फ्यूजन क्या है, इसको एक रेट दिया जाता है। एक एक चीज का, एक ब्राइटनेस का रेट, कलर का रेट, ठीक है, इस तरह से स्ट्रेंथ का रेट, एक एक करके 1 से लेकर 10 तक रेट दिया जाता है। तो जब स्वाद चाखा जाता है उस टाइप से मतलब रेट दिया जाता है। यदि 8-9 उससे ऊपर रेट दिया है तो चाय अच्छा बना है, मतलब उससे अच्छा रेट गया है तो अच्छा बना है। यदि उससे कम है तो स्वाद में कम आएगा। तो स्वाद कहने का मतलब जब चाखना है, जब चाय को मतलब लेना है तो गले, पेट और जीभ से तीनों को कनेक्ट करके घुट घुट के रुक रुक के घुट घुट कर लिख के एक फ्लेवर को जांचना है, कसा कसा आना चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी बताया है। तो इस तरह से अब अच्छी तरह से उसको स्वाद को एग्जामाइन करना है, डिटरमाइन करना है और उसका रेट को निकालना है। 1 से 10 तक रेट रहता है, 8 से 9, इस तरह से उसके ऊपर में इसका स्वाद का रेट जाना है, तब जाके चाय का अच्छा क्वालिटी माना जाता है। इस तरह से हम, और इम्पोर्टेंट होता है कि हाउ टू बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी, एकदम इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, हाउ टू बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी। इसमें जो होता है 1 नंबर में आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छा क्वालिटी का चाय, ठीक है ना, क्या होता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि अच्छा क्वालिटी का चाय बनने के लिए आपका 5 चीज होना चाहिए, कलर हुआ, फाइबर हुआ, एरोमा हुआ, है ना, स्वाद चाहना है। लेकिन इसमें एक चीज होता है कि फाइनली जब बन जाता है, जो रेट दिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है, उसका रेट निकाला जाता है रिजल्ट, तो 1 नंबर जो देख रहे हैं क्राउड फाइबर, जो मैंने फाइबर का जिक्र किया, वो फाइबर लेस देन 7% होना चाहिए। मतलब 7% से क्या, वो कम होना चाहिए। 7% से अगर वो ज्यादा है तो वो चाय खराब, मतलब खराब क्वालिटी का चाय है, बहुत कम क्वालिटी का चाय माना जाता है। लेकिन 7% से उसका फाइबर, क्राउड फाइबर कम है, 7% से कम है, यानी कि 4%, 5% है, तो चाय अच्छा क्वालिटी का, अच्छा मेंटेन, अच्छा प्रोसेसिंग करके बनाया गया है। इस तरह से आपको टेस्टिंग करना, एग्जामिन करना है, ठीक है। लेकिन इसका अगर यदि ऊपर गया है 11%, 12%, तो चाय थोड़ा कम क्वालिटी का, मतलब प्रोसेसिंग ठीक से नहीं किया गया है या मैन्युफैक्चरिंग ठीक से नहीं किया गया है, या फिर जो प्लाकिंग लिया गया है वो बहुत ही रफली प्लाकिंग लिया गया है, मतलब थोड़ा खराब वाला, ठीक है ना। तो इसको यहीं से एग्जाम करके आप चेक करके कि बेस्ट क्वालिटी का चीज किस तरह से होता है, यहीं से एग्जाम कर सकता है कि फ्लेवर ना हो। फ्लेवर अगर 7% से कम है तो अच्छा है, और ज्यादा है तो खराब, ठीक है ना। इस तरह से आपको देखना है। इस तरह से 2 नंबर में देख रहे हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर में भी आपको वही है कि आप अगर यदि मॉइस्चर जो टेस्टिंग कर रहे हैं उस टाइम में मॉइस्चर को भी देखा जाता है, लेकिन ये ज्यादा करके जो एक्सपीरियंस रहता है वही लोग ये सबका एग्जाम मैंने जांचबीन करते हैं, डिटरमिन करता है। लेकिन छोटे छोटे टेस्टर जो है मॉइस्चर को नहीं देखता है, लेकिन जो ज्यादा करके एक्चुअल में जेन्युइन क्वालिटी को देखना है तो मॉइस्चर भी मायने रखता है। तो मॉइस्चर क्या होना चाहिए, चाय के अंदर में जो मेड टी होता है उस मेड टी में मॉइस्चर लेस देन 2.3% होना चाहिए, मतलब लेस देन 2.3% उसके अंदर में मॉइस्चर होना है। यदि 5%, 6%, 7% अगर चाय मेड टी के अंदर में मतलब परसेंटेज में है 7%, 8%, तो वो अच्छा मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया गया, मतलब ठीक से ड्राइंग में उसको प्रोसेसिंग नहीं किया गया। जो प्रोसेसिंग होता है ना उस टाइम में, जो ड्राइंग है उस ड्राइंग में ठीक से उसको प्रोसेसिंग नहीं किया गया, इसके कारण से मॉइस्चर ज्यादा रहता है, 5%, 6%। लेकिन इसको अच्छा यदि प्रॉपर से करना है 2 से 3% ही आता है, ठीक है ना। तो इसको आपको एग्जामिन करना है, नोट करना है, ठीक है ना। बेस्ट क्वालिटी के लिए 2 से 3% मॉइस्चर होना चाहिए। उसके बाद में लिकर कलर, जैसे मैं पहले भी बताया, लिकर कलर जो है मैं पहले भी बताया कि जो इसका रेट होता है
1 to 10 रेट होता है ना, 1 to 10 रेट होता है, उसमें लिकर जो है वो 9 होना चाहिए और फ्लेवर जो है वो भी 9 होना चाहिए और ब्राइटनेस जो है वो ब्राइटनेस भी 9 होना चाहिए, जो पहले मैंने बताया वही चीज़, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट 6 नंबर में क्या है, पोलोफिनल। पोलोफिनल एक बायोकेमिकल होता है, मतलब चाय के अंदर में मैंने बताया पोलोफिनल होता है कैटेजिन, कैफेजिन, के थियारोबिन, थियाफेलेविन, इस तरह से होता है। तो पोलोफिनल जो होता है वो कम से कम 24% होने से अच्छा माना है। और TF जो होता है थियाफेलेविन 18% और थियारोबिन 14%। इस तरह से आपको इसमें रेट को देखना है, ठीक है ना, इस तरह से में होता है। और जो है ग्रेड का बात करेगा तो CTC के अंदर में इस तरह का ग्रेड मिला जाता है, देख रहे हैं, ठीक नंबर यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे CTC के अंदर में ब्रोकन में 3 ग्रेड होता है, BOP ग्रेड होता है और BP ग्रेड होता है, BPS ग्रेड होता है, मतलब ब्रोकन में 3 ग्रेड होता है, ठीक है। और फाइनिंग में OF ग्रेड होता है, PF ग्रेड होता है, BF1 ग्रेड होता है, PD ग्रेड होता है, यानी कि 4 ग्रेड होता है। और डस्ट में D ग्रेड होता है, CD ग्रेड होता है, D1 ग्रेड होता है, RD ग्रेड और FD, मतलब इस तरह से 5 डस्ट में ग्रेड होता है, ठीक है। ब्रोकन, फाइनिंग, डस्ट, इस तरह से CTC में ग्रेड हुआ जाता है। और इसका जो है नोमेनक्लेचर जो होता है, इस तरह से नोमेनक्लेचर, इसका मतलब पूरा इसका क्या होता है, इसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आए तो इसको एक एक करके ले सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ग्रेड, ठीक है ना। इस तरह से ग्रीन टी में देख रहे हैं, ग्रीन टी में भी आपको इस तरह से ग्रेड होता है। होल लिप देख रहे हैं, होल लिप के लिए YS ग्रेड होता है और दूसरा ग्रेड FYS ग्रेड होता है। और ब्रोकन में होता है GP ग्रेड और H ग्रेड, यानी कि 2 ग्रेड होता है। होल लिप में 2 ग्रेड, ब्रोकन में 2 ग्रेड। और फाइनिंग में भी 2 ग्रेड, FS ग्रेड और सोमिया ग्रेड। और चौथा जो होता है डस्ट, उसमें डस्ट होता है, ठीक है ना। इस तरह से ग्रीन लिप में भी इस तरह से ग्रेडिंग किया जाता है, आपको देखना है। उसके बाद में ऑर्थोडॉक्स में भी इस तरह से जो है ग्रेड किया जाता है, ठीक है ना। होल लिप में FTG FOS ग्रेड होता है। उसके बाद में होल लिप के अंदर ही TG FO ग्रेड होता है, OF ग्रेड होता है, उसके 3 ग्रेड होता है। उसके बाद ब्रोकन में BOP 1 ग्रेड होता है, BPS 2 ग्रेड होता है। उसी तरह से फाइनिंग में भी GOF ग्रेड होता है, OF ग्रेड होता है। और डस्ट में 4 ग्रेड होता है, OPD ग्रेड होता है, OD ग्रेड होता है, OCD ग्रेड और FD ग्रेड। इस तरह से ऑर्थोडॉक्स में ग्रेडिंग किया जाता है। मतलब आपको टी के अंदर में ग्रेड इसीलिए जांचना है क्योंकि मैंने पहले भी बताया, उसका लिप का जो है ना बनावटी और लिप का अकॉर्डिंग भी उसका कलर, बनावटी शेप, ठीक है ना। इस तरह से भी आपको देख के परीक्षण करना है, इसीलिए भी आपको ग्रेड को भी ध्यान देना है। ब्रोकन जो होता है वो अच्छा क्वालिटी का माना जाता है, ठीक है ना। ये 3 नंबर जो दिख रहा है, ये ब्रोकन अच्छा क्वालिटी माना जाता है। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बगल में जो आइकन का बटन है उसको भी आप दबा के रखिए ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।